उसने उसके साथ बिल्कुल कचरे जैसा बर्ताव किया, जब तक कि दुनिया ही खत्म नहीं हो गई। बुलीड हुआ, गरीब और बुरी तरह ठुकराया गया। मिनजुन ने बस कयामत की दुआ मांगी। और जब ज़ॉम्बी आउटब्रेक ने समाज के नियमों को पूरी तरह मिटा दिया, तब वो इम्यूनिटी पावर्स वाला इकलौता इंसान बन गया। अब वो घमंडी खूबसूरत चेहरा, जिसने उसे तोड़ा था, उसकी सुरक्षा के लिए भीख मांग रही है। लेकिन उसका जवाब, तुम अब अपने हाल पर हो। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल गर्मियों की सुबह से, एक सस्ते से अपार्टमेंट के अंदर, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट मिन जुन रहता है। कमरे की हालत देखकर साफ लगता है कि लड़के ने रात भर वीडियो गेम्स खेले हैं। उसका कंप्यूटर अब भी ऑन है और वो गहरी नींद में सो रहा है। तभी अलार्म क्लॉक की इरिटेटिंग आवाज उसकी शांत नींद तोड़ देती है। हम सब की तरह अलार्म उसे भी बेहद चिढ़ाने वाला लगता है। आधी नींद में वो खुद को मजबूर करता है, फोन उठाता है और अलार्म बंद कर देता है। स्कूल जाना है, इसलिए वो बिस्तर से उठता है, अभी भी पूरी तरह होश में नहीं। जब वो किचन में जाता है तो फ्रिज पर उसकी माँ का एक नोट मिलता है। उसमें लिखा है कि आज उसे खुद ही सब संभालना होगा, क्योंकि वो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म रखकर पहले ही काम पर निकल चुकी है। मिनजुन उस हल्की रोशनी वाले अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। जब वो अपने जर्जर से मोहल्ले से होकर चलता है तो सामने दिख रही एक आलीशान हाई राइज बिल्डिंग पर उसकी नजर चली जाती है। वही लग्जरी अपार्टमेंट जिसे देखकर वो रुक नहीं पाता। लगता है जैसे उसे वहां रहने वाले टीनेजर्स से जलन हो रही हो, जबकि वो खुद स्लम्स में सड़ रहा है, एक मिजरेबल जिंदगी में फंसा हुआ। लेकिन शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, इसलिए वो स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। जिस स्कूल की बात हो रही है वो है सैंग इन हाई स्कूल, और लगता है कि स्कूल की जिंदगी भी मिनजुन के लिए ज्यादा आसान नहीं है। वहां वही पुराने क्लासिक बुलीज हैं जो बिना किसी वजह के उसे परेशान करते हैं और उसमें ही अपनी मस्ती ढूंढते हैं। मिनजुन जमीन पर पड़ा तड़प रहा होता है। इस ग्रुप का लीडर है पार्क सॉन्ग बिन, 18 साल का, सेकेंड ईयर की क्लास 3 से। जैसे ही सॉन्ग बिन मिनजुन का मजाक उड़ाता रहता है, अचानक एक आवाज माहौल को चीरती हुई आती है और सब लोग वहीं फ्रीज हो जाते हैं। एक लड़की, उसके साथ उसका लॉयल फॉलोअर्स का ग्रुप। वो सॉन्ग बिन के चाइल्डिश बिहेवियर से बिल्कुल इंप्रेस नहीं है। उसे साफ दिखता है कि वो हमेशा कमजोर स्टूडेंट्स को टारगेट करता है। हालांकि वो खुद भी मिनजुन को पैथेटिक ही मानती है, फिर भी उसके हिसाब से सॉन्ग बिन का ये सब स्कूल की रेपुटेशन खराब कर रहा है। उसका नाम है याना, 18 साल की, क्लास 3 से। सॉन्ग बिन तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लेता है, ऐसे दिखाता है जैसे सब बेस्ट फ्रेंड्स हो। वो मिनजुन को क्लास पेट की तरह ट्रीट करता है, जिसे बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के तंग किया जा सकता है। लेकिन याना की बात अब भी सही है। सॉन्ग बिन बेवजह स्कूल के हॉल्स में कियोस फैला रहा है और स्कूल की डेकोरम बर्बाद कर रहा है। अगर उसे मस्ती करनी है तो स्कूल के बाहर करे। इस पर सॉन्ग बिन ताना मारता है कि शायद याना को मिनजुन से सबसे ज्यादा नफरत है और अब वही मोरालिटी का लेक्चर दे रही है। याना खुद को डिफेंड करते हुए कहती है कि भले ही उसे मिनजुन बदसूरत लगता हो, लेकिन उसने कभी उसे फिजिकली मारा नहीं है, सॉन्ग बिन की तरह। हमें पता चलता है कि याना और मिनजुन मिडिल स्कूल से क्लासमेट्स हैं, जैसे कि सॉन्ग बिन भी उसे काफी समय से जानता है। इस प्रिंसेस के इतने हाई स्टैंडर्ड्स होने की वजह भी है। वो उसी लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती है जिसे मिनजुन सुबह घूर रहा था, वही बिल्डिंग जो उसके घर से दिखती है। उसके माता पिता में से एक हॉस्पिटल डायरेक्टर है और दूसरे एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल। मतलब वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई है। वो सोशल मीडिया पर लगातार नई नई तस्वीरें पोस्ट करती रहती है और स्कूल का लगभग हर स्टूडेंट उसका फैन है। ऊपर से वो लुक्स और पढ़ाई दोनों में टॉप है। यहाँ तक कि अफवाहें हैं कि वो अगले साल आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाएगी। वो एकदम परफेक्ट इंसान लगती है, जिसकी जिंदगी में कोई असली मुश्किल नहीं है। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या है, वो गरीब और कमजोर लड़कों से नफरत करती है। और अंदाजा लगाइए उस कैटेगरी में कौन आता है? हाँ, मिनजुन। 8वीं क्लास की बात है जब मिनजुन और याना एक ही क्लास में थे। मिनजुन ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन याना ने उसे तिरस्कार और चिढ़ से भरे टोन में जवाब दिया। उसके लिए वो बस एक बदबूदार सा छोटा लड़का था जो मच्छर की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहता था, और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि उनके घर एक ही रास्ते पर पड़ते थे, फिर भी वो उसके साथ चलना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसने उसे अलग रास्ता लेने को कहा ताकि उसे उसकी बदबू सहनी ना पड़े। उसी पल उसे साफ समझ आ गया, ये लड़की उससे दिलो जान से नफरत करती है। बदबू की बात करें तो मिनजुन ने नोटिस किया था कि याना उसे हमेशा अच्छी खुशबू जैसी लगती थी। शायद यही अमीरी का पाप होता है। आम हालातों में इतनी बेइज्जती और रिजेक्शन के बाद कोई भी उस इंसान से नफरत करने लगता, लेकिन मिनजुन के जज्बात अडिग थे। वो एक बेहुदा हद तक लॉयल था। वो हमेशा उसके पास ही बैठता था, चाहे वो उसे कितनी ही बेरहमी से नीचा दिखाए। साल दर साल वही स्कूल, वही क्लास, वही एक तरफा प्यार। लगातार मजाक और अपमान के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी।
कभी कभी वो खुद से पूछता था, क्या मैं पागल हूं जो ऐसी लड़की से प्यार करता हूं जो हर मौके पर मेरा मजाक उड़ाती है? यही है मिनजुन की जिंदगी। शारीरिक तौर पर सोंगबिन से पिटा हुआ और मानसिक तौर पर याना से तोड़ा हुआ एक सर्टिफाइड और पथेटिक लूजर की जिंदगी में आपका स्वागत है। बाद में मिनजुन अपने दो दोस्तों के साथ बैठा होता है जो एनिमे की बातें कर रहे होते हैं, जैसे सच्चे ओटाकू। उनमें से मोटा वाला एनिमे को लेकर बेहद ऑब्सेस्ड है, जबकि उसके बगल में बैठा पतला वाला बासु हो हाल के एनिमे सीन से ज्यादा अपडेटेड नहीं है। इधर मिनजुन चुपचाप बैठा रहता है, बिल्कुल एक बैकग्राउंड एनपीसी की तरह, बस सुख ऑब्जर्व करता हुआ। बासु हो 18 साल का है और मोटा वाला है बोन जूनियर, वो भी 18 साल का। दोनों मिनजुन से अलग क्लास में है, लेकिन वही उसके इकलौते दोस्त हैं जिनकी पर्सनैलिटी उससे मिलती जुलती है। बस फर्क इतना है कि उन्हें बुली नहीं किया जाता, उससे मिनजुन बहुत जलता है। उसके पास बस यही एक वजह है, वे बस लकी हैं। जहां उसे दुनिया की सारी अनवांटेड अटेंशन मिलती है, वहीं उसके दोस्त चैन से रहते हैं। तभी उसकी सोच टूटती है जब दोस्त पूछते हैं कि क्या वो ल्यूमिना कॉन्सर्ट में चलना चाहेगा। अगर वो तैयार हो तो वे एक्स्ट्रा टिकट्स ले लेंगे। फोन पर दिख रही आइडल मॉडल काफी हॉट लग रही है, लेकिन मिनजुन को अब इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं। सच कहें तो उसने आइडल्स में आखिरी बची इंटरेस्ट भी खो दी है। उसके दोस्त सोचते हैं कि वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। अब गौर करने पर उन्हें लगता है कि मिनजुन हाल में एक चलता फिरता लाश जैसा दिखने लगा है। क्लास में वापस मिनजुन बस चाहता है कि दिन जल्दी खत्म हो जाए ताकि वो इस मिजरेबल जिंदगी से भाग सके। तभी वो सैंग बिन और उसके ग्रुप को किसी रैंडम लड़के के बारे में बात करते सुनता है, जिसने उन्हें घूर कर देखा था जब वे उसे परेशान करने वाले थे। लड़का इंटिमिडेटिंग लग रहा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि सैंग बिन उसे आसानी से हरा देता। पता चलता है कि वो लड़का नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आया है। वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने अपने माता पिता को छोड़कर खुद को बचाने के लिए भाग लिया। तभी वही लड़का कैंगिल सामने आ जाता है और सब सुन लेता है। जाहिर है वो चुप नहीं रहने वाला। जब कैंगिल सैंगबिन को ऐसे घूरता है जैसे वो कुछ भी नहीं, तो सैंगबिन का ईगो हर्ट हो जाता है। वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है, लेकिन वो सिग्मा लड़का जरा भी रिएक्ट नहीं करता। वो बस शांति से कहता है कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने की हिम्मत नहीं है तो दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। सैंगबिन हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन उसके चमचे बीच में आकर मामला शांत कराते हैं। आखिरकार वो कैंगल को छोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले जान से मारने की धमकी देता है। इस सब के दौरान मिनजुन चुपचाप पीछे बैठा रहता है, बस यही सोचता हुआ कि वो इस नर्क जैसे स्कूल से कब आजाद होगा। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर की तरफ चलता है, दिमाग में हजारों ख्याल घूमते हुए। तभी सैंगबिन और उसके गुंडे रास्ता रोक लेते हैं। अजीब बात यह है कि वे उसे देखकर खुश लगते हैं। सैंग सिगरेट मांगता है और उसे पास खड़ी एक औरत से कन्वीनियंस स्टोर से खरीदने को कहता है। आखिर वे नाबालिग हैं। मिनजुन जानता है कि यह बस उसे फिर से बुली करने का तरीका है, और अब उसका सब्र टूट चुका है। वो उन्हें इग्नोर करता है और घर की तरफ चलता रहता है। ये देखकर सैंगबिन भड़क जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, वे उसे बुरी तरह पीटते हैं और एक अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन साइट में फेंक देते हैं। सैंगबिन एक ईंट उठाता है और बार बार मिनजुन के सिर पर मारता है। वे चाहते हैं कि ये सबक उसे आज्ञाकारी बना दे, लेकिन मिनजुन अब पूरी तरह टूट चुका है। टूटी हारी आवाज में वो कहता है, बस मुझे मार दो। उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। किसी वजह से ये जवाब सैंगबिन को और भड़का देता है। वो आखिरी बार उसे लात मारता है और चला जाता है। जाने से पहले वो आखिरी धमकी देता है, अगर मिनजुन ने कभी सुसाइड किया और अपने नोट में उनका नाम लिखा तो वो उसकी मां को ढूंढकर वहीं मार देगा। वे उसे अधमरा छोड़कर चले जाते हैं। मिनजुन लड़खड़ाते हुए घर लौटता है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, काश दुनिया कल तक खत्म हो जाए। लेकिन वो जानता है ऐसा नहीं होगा। तो उसका आखिरी ऑप्शन वही है। वो उसी लग्जरी अपार्टमेंट की छत पर जाएगा और कूद जाएगा। सब कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। इसी प्लान के साथ वो उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, सब खत्म करने के लिए तैयार। तभी वो याना से टकराता है, वही लड़की जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करती है। सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही वो चिढ़ जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों घूम रहा है, जबकि ये उसका घर नहीं। उसकी हालत देखकर वो समझ जाती है कि वो कोई डिलीवरी करने नहीं आया, बल्कि वो किसी चोरी की प्लानिंग जैसा लग रहा है। फिर उसे याद आता है कि वो कितना पथेटिक है, और यही वजह है कि वो यहाँ आया था, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करने। दूसरी तरफ याना उसके चोटिल चेहरे को देखकर सवाल करने लगती है। उसे गुस्सा आता है कि वो कभी पलटकर वार क्यों नहीं करता और हर मार ऐसे सह लेता है जैसे कोई कुत्ता। वो काफी देर तक उसे लेक्चर देती रहती है। आखिरकार मिनजुन मिटता है और वहां से चला जाता है। वो स्पॉइल्ड लड़की शिकायत करती रहती है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन फिर हार मान जाती है और सोचती है कि कल बात करेगी। बाद में मिनजुन अपने छोटे बदबूदार अपार्टमेंट में लौटता है। वो पीसी ऑन करता है, हेडफोन लगाता है और वीडियो गेम्स में डूब जाता है। जो कुछ भी हुआ उस पर सोचते हुए उसे एहसास होता है वो गलत थी। वो सच में वही सब डिजर्व करता है।
इसीलिए वो फैसला करता है कि अब वो स्कूल नहीं जाएगा। कल से वो नौकरी ढूंढेगा और माँ की मदद करेगा। रात हो जाती है और मिनजुन अब भी अपने एफपीएस गेम में ज़ॉम्बीज़ की भीड़ काट रहा है। तभी लाइव चैट में उसके दोस्त बताते हैं कि वे लॉग ऑफ कर रहे हैं। ये बात उसे अजीब लगती है। अभी तो सिर्फ रात के 10 बजे हैं। तभी दोस्त उसे ब्रेकिंग न्यूज़ याद दिलाते हैं। आउटब्रेक। बाहर की दुनिया इस वक्त केओस में है और जैसे किस्मत हो, मिनजुन बाहर कुछ शोर सुनता है। वो उठता है और सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, वो झरोखे से देखता है। वो उसके ऊपर रहने वाला पड़ोसी है, कांपती आवाज में दरवाजा खोलने को कह रहा है। कुछ तो बहुत गड़बड़ लग रही है, लेकिन बिना कुछ सोचे मिनजुन दरवाजा खोलने ही वाला था। वो आदमी उसके ऊपर रहने वाले पड़ोसियों में से एक लगता है, कांपती हुई आवाज में उससे दरवाजा खोलने की गुजारिश करता हुआ। ये सुनकर मिनजुन मान लेता है कि वो आदमी फिर से नशे में है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि सामने खड़ा इंसान अब उसका शराबी पड़ोसी नहीं रह चुका है। वो सबसे बड़ी गलती करता है, दरवाजा खोल देता है। सबसे पहली चीज जो उसकी नजर में आती है वो है उस आदमी के पूरे शरीर पर लगा खून और उसके पेट पर बना एक बड़ा फटा हुआ घाव। फिर भी मिनजुन यही सोचता है कि शायद वो आदमी बुरी तरह जख्मी हो गया है और वो इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी वो आदमी, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है, एक अमानवीय चीख निकालता है और सीधे मिनजुन पर झपट पड़ता है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और ज़ॉम्बी उसके ऊपर आ गिरता है। उस पल मिनजुन को समझ आ जाता है कि ये आदमी पूरी तरह पागल हो चुका है। वो पूरी ताकत से उसे लात मारकर दूर धकेलता है, फिर पीछे की ओर रेंगता हुआ दरवाज़ा बंद करता है और उसे लॉक कर देता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, सांसें तेज हो चुकी हैं, उसके पैर बेकाबू कांप रहे हैं। ये कोई नॉर्मल पड़ोसी हो ही नहीं सकता। वो पुलिस को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाता है, लेकिन कहीं भी कनेक्शन नहीं मिलता। तभी उसकी स्क्रीन पर इमरजेंसी अलर्ट्स नजर आते हैं। अनजान हमले हो रहे हैं, अलग अलग और अनिर्दिष्ट इलाकों में। सभी लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है। उसी वक्त उसके बेसमेंट अपार्टमेंट के ठीक ऊपर जबरदस्त हंगामा सुनाई देता है। वो खिड़की को थोड़ा सा खोलकर बाहर झांकता है और जो वो देखता है वो पूरी तरह नर्क जैसा है। लोग सच में एक दूसरे को फाड़ रहे हैं। वो अपने उसी पड़ोसी को फिर से देखता है, जो अब भी सड़कों पर घूम रहा है और तबाही मचा रहा है। तभी उसे अपनी माँ की चिंता होने लगती है और वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है। रात हो जाती है। मिनजुन अपार्टमेंट की सारी लाइट्स बंद कर देता है और कंबल में लिपटकर एक कोने में सिमट जाता है। वो हर तरह के नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। न सिग्नल, न अपडेट्स। वो टीवी ऑन करता है, इस कियोस्क की कोई वजह समझने के लिए। न्यूज़ एंकर देश भर में हो रही बेरहमी से की गई हत्याओं की रिपोर्ट देता है, जिन्हें अज्ञात नागरिकों ने अंजाम दिया है। सरकार इसे इनडिस्क्रिमिनेट टेररिज्म बता रही है और कहती है कि कारण और जिम्मेदार लोगों की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। एंकर सभी से अपील करता है कि घर में रहें, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क न करें। अगले अपडेट में बताया जाता है कि बुसान भी गिर चुका है। ऐसी ही हिंसक घटनाएं सिर्फ सियोल और इंचन में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों में भी रिपोर्ट की जा रही हैं। पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है, लेकिन हालात पहले ही कंट्रोल से बाहर लग रहे हैं। मिनजुन खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करता है। एक के बाद एक डरावनी खबरें उसे तोड़ रही हैं। वो पूरी तरह शॉक में है। ये सब किसी ऐसे डरावने सपने जैसा लगता है जिससे वो जाग नहीं पा रहा। जो कुछ उसने सुना है उससे लगता है कि दुनिया पर ज़ॉम्बीज़ ने कब्जा कर लिया है, लेकिन ऐसा तो सिर्फ गेम्स और मूवीज़ में होता है। इतनी बेतुकी बात सच कैसे हो सकती है? और फिर भी अब तक जो कुछ उसने देखा है वो सब इसकी पुष्टि करता है। उसे जवाब चाहिए और इस अंधेरे अपार्टमेंट में बंद रहकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला। वो फैसला करता है कि बाहर जाकर बिल्डिंग के फ्रंट डोर को जितना हो सके उतना मजबूती से बंद करेगा। दरवाज़ा खोलने से पहले वो पीप होल से झांककर देखता है कि कहीं कोई ज़ॉम्बी आसपास तो नहीं है। रास्ता साफ देखकर वो सावधानी से दरवाज़ा खोलता है और बाहर कदम रखता है। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़कर ग्राउंड फ्लोर की ओर जाता है, एक अजीब सी खामोशी उसे घेर लेती है। बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस पर पहुंचकर वो बाहर झांकता है और सड़क पर भटकता हुआ एक ज़ॉम्बी देखता है। वो तुरंत दरवाज़ा बंद करता है और सारे बोल्ट लॉक कर देता है। उसका अगला मकसद ऊपर की मंजिलों पर यह देखना है कि कोई सर्वाइवर बचा है या नहीं, लेकिन इस जानलेवा सन्नाटे में ऐसा लगता है जैसे वहां कोई नहीं है। फिलहाल वो इसे रिस्क लेने लायक नहीं समझता। वो सुबह तक इंतजार करेगा। उसे पूरा यकीन है कि आखिरकार पुलिस या मिलिट्री यहां पहुंच ही जाएगी और उन्हें बचा लेगी। वो फिर से टीवी ऑन करता है, किसी नए अपडेट की उम्मीद में, लेकिन कोई जरूरी खबर आने से पहले ही ट्रांसमिशन कट हो जाती है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। वो लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी पागलपन भरी हालत में नींद आना नामुमकिन है।
सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात उसके अंदर उठता हुआ एक अजीब एहसास है। कल ही तो वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, क्योंकि दुनिया उसे बेहद बेरहम लगती थी। उसने तो ये तक चाहा था कि पूरी दुनिया जल जाए, और अब ऐसा लग रहा है जैसे उसकी वो ख्वाहिश सच हो गई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी आसान हो गई है। असल में अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती ये समझने के लिए कि कुछ बदला ही नहीं है। पहले भी ये नर्क था और अब भी नर्क ही है। इसलिए ये सारे ज़ॉम्बी और दुनिया का अंत उसे ज्यादा डराते नहीं हैं। ईमानदारी से कहें तो वो पहले ही उतना मिजरेबल था जितना कोई इंसान हो सकता है। सुबह होती है, सड़कों पर अबैंडन कारें भरी पड़ी हैं और हर जगह ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। मिनजुन आखिरकार मेन डोर खोलता है और बाहर झांकने का रिस्क लेता है। हवा कुछ गलत सी लगती है। हर तरफ खून की तेज धातु जैसी गंध फैली हुई है, इतनी ज्यादा कि वो झट से दरवाजा बंद कर देता है और फिर से लॉक कर लेता है। बिना तैयारी बाहर जाना सीधी आत्महत्या होगी। वो किचन की ओर जाता है और किस्मत से उसके पास काफी सामान मौजूद है। रेमंड के 4 पैकेट, इंस्टेंट नूडल्स के 6 कप, थोड़ा सा पहले से पका हुआ चावल और कच्चा चावल, करीब 2 हफ्ते का खाना। पानी की 3 बोतलें हैं। शुक्र है कि नल अब भी काम कर रहा है। गैस भी अभी तक चल रही है। अगर वो सही तरीके से सामान मैनेज करे तो करीब 1 महीने तक निकल सकता है। इतना वक्त किसी के उसे ढूंढने के लिए काफी होना चाहिए। शायद कोई रेस्क्यू टीम आकर उसे बाहर निकाल ले। फिलहाल उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी माँ है। नेटवर्क से कनेक्ट ना हो पाने की वजह से उसे ये तक नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। वो बस यही दुआ कर सकता है कि वो जिंदा और सुरक्षित हो। तभी उसे याद आता है कि इस बिल्डिंग में कुल 5 परिवार रहते हैं। उनमें से एक में रूफटॉप वाले कमरे में एक कॉलेज स्टूडेंट रहता था। उसे याद है कि वो लड़का बड़ा फ्लर्ट था। हर मंगलवार अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता था अपनी मस्ती के लिए। कल मंगलवार था, इसका मतलब वो कपल शायद अब भी वहां फंसा हुआ हो सकता है। मिनजुन हिम्मत जुटाता है और आखिरकार ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ना शुरू करता है। रास्ते में वो हर अपार्टमेंट चेक करता है, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आता। आखिरी जगह बचती है, रूफटॉप का कमरा। वहां पहुंचकर वो देखता है कि कॉलेज स्टूडेंट का कमरा भी खुला है। स्वाभाविक तौर पर वो अंदर कदम रखता है, लेकिन जो वो देखता है काश उसने कभी ना देखा होता। और वही मंजर उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि कॉलेज स्टूडेंट का कमरा भी खुला हुआ है। स्वाभाविक तौर पर वो अंदर कदम रखता है, लेकिन जो वो देखता है काश उसने कभी ना देखा होता। कमरे की दूसरे छोर पर लड़की पहले ही मर चुकी है, जबकि कॉलेज स्टूडेंट उन मांस नोचने वाले ज़ॉम्बीज में से एक बन चुका है। किस्मत से मिनजुन की नजर सीधे लाश पर नहीं जाती, क्योंकि वो उसके ब्लाइंड स्पॉट में होती है। उसके सामने बस एक ही चीज साफ दिखती है, खून की बेहिसाब मात्रा, इतनी ज्यादा कि वो पल भर के लिए ठिठक जाता है। वो तुरंत अपार्टमेंट को एक्सप्लोर करने का ख्याल छोड़ देता है। जैसे ही वो चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करता है, गलती से एक फूलदान गिर जाता है और ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। गुस्से भरी गुर्राहट सुनते ही मिनजुन चीते की तरह भागता है, लेकिन उसके भद्दे कदम उसे लड़खड़ा देते हैं। ज़ॉम्बी कमरे से झपटता हुआ बाहर आता है और सीधे उस पर कूद पड़ता है। होशियारी से मिनजुन उसी की रफ्तार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो बस झुक जाता है, ज़ॉम्बी को अपने ऊपर से उड़ने देता है और उस हरामी को सबक सिखाते हुए उसे रूफटॉप से नीचे गिरा देता है। वो मंजर उसे कुछ पल के लिए सांसहीन कर देता है। वो घुटनों के बल गिर जाता है जैसे उसकी सारी ताकत निचुड़ गई हो। एक पल भी सोचे बिना वो दौड़कर नीचे उतरता है, दरवाजा बंद करता है, उसे लॉक करता है और फिर से खुद को अपार्टमेंट के अंदर बैरिकेड कर लेता है। वो अभी तक उस लाइफ और डेथ एनकाउंटर को पूरी तरह समझ ही नहीं पाया है। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा कि रूफटॉप का वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिस पर उसने उम्मीदें टिकी थीं, अब एक दिमाग रहित अनडेड बन चुका है। और सबसे तबाह कर देने वाली बात यह है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, उसे ऊपर से धक्का देकर। फिर भी वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। जो उसने किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। पहले हमला उसी ने किया था। एक और रात ढल जाती है। पिछली रात की तरह इस बार भी मिनजुन को वही अंधेरे बेसमेंट अपार्टमेंट में बितानी पड़ती है। वो खामोशी में बैठा रहता है। उस स्टूडेंट की मौत का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर कुतर रहा है। वो उठता है और बाहर सड़क की ओर जाता है, उम्मीद करते हुए कि शायद वो स्टूडेंट फिर दिख जाए। उसके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है जो पलटकर उसकी ओर देखता है। मिनजुन नोटिस करता है कि स्टूडेंट की टूटी हुई गर्दन उसके दाएं कंधे पर लटक रही है। ये देखकर उसे एक साथ राहत भी और डर भी।
राहत इस बात की कि उसका जान पहचान वाला अब भी चल रहा है, और डर इसलिए क्योंकि उसके सामने खड़ा वो लड़का अब इंसान नहीं रहा। वो मन ही मन माफी मांगता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उस मुलाकात से उसे साफ समझ आ जाता है, वो लोग अब इंसान नहीं हैं, सिर्फ ज़ॉम्बीज़ हैं। अगला दिन आता है। अपोकलिप्स शुरू हुए ये तीसरा दिन है। वो राइस कुकर में खाना बनाता है। असल में वो पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है जिनके लिए पकाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गैस है वो उन्हीं पर निर्भर रहना चाहता है। बाद में पैक्ड सामान काम आएगा। उसके दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा है। वो मदद का इंतजार करते हुए वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर उससे पहले खाना खत्म हो गया तो वो बर्बाद हो जाएगा। एक तरफ उसे सुकून है कि पूरी बिल्डिंग अब ज़ॉम्बी फ्री है। बस वही रूफटॉप वाला स्टूडेंट था और अब वो जा चुका है, शायद रेस्क्यू टीम्स या दूसरे सर्वाइवर्स का ध्यान खींचने। वो रूफटॉप पर आग जलाने के बारे में भी सोच रहा है। साथ ही वो जल्द ही बिल्डिंग छोड़ने का भी प्लान बना रहा है। कुछ दिन पहले ही उसने जिंदगी से हार मान ली थी, तो अब अगर बाहर मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से वो पहले ही 2 बार लाइफ और डेथ सिचुएशन से बच चुका है, जिसने उसे इन मॉन्स्टर्स से लड़ने का और कॉन्फिडेंस दे दिया है। अगर हालात बिगड़ भी गए तो ये ज़ॉम्बीज़ अब उसे डराते नहीं हैं। अचानक उसका फ़ोन बजता है। हैरानी की बात यह है कि कॉल उसकी माँ की है। वो 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करता और तुरंत कॉल उठा लेता है। उसकी माँ घबराई हुई आवाज़ में पूछती है कि वो कैसा है। वो जल्दी से उसे तसल्ली देता है, बताता है कि अभी वो घर में अकेला है और पूछता है कि वो कहाँ है। वो बताती है कि परसों की इवैक्यूएशन के दौरान उसे आर्मी मिल गई थी और अब वो सीगुन के एक शेल्टर में है। वो उससे कहती है कि चिंता ना करे, घर पर ही रहे, और वादा करती है कि रेस्क्यू टीम से उसे लेने की बात करेगी। इतनी सी बात के बाद ही कॉल फिर से कट जाती है। फिर भी मिनजुन खुश है। उसकी माँ की आवाज़ सुनना ही इस बात का सबूत है कि वो जिंदा है। अचानक उसके फ़ोन पर मैसेजेस आने लगते हैं। ये उसके दोनों ओटाकू दोस्तों के हैं। अगर वो मैसेज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने अपने घरों में अब भी जिंदा है। लगता है वो दोनों इतने सुरक्षित हैं कि इस पूरे केओस के बीच भी मजाक कर रहे हैं। उसके दोनों दोस्त एक दूसरे के काफी पास रहते हैं, इसलिए मिनजुन को यकीन है कि उन्होंने इस हालात में एक दूसरे की मदद की होगी। उनके अलावा और उसकी माँ के अलावा एक और इंसान है जिसकी हालत जानना वो चाहता है, याना। वही लड़की जो हमेशा उसे नीचा दिखाती रही। जिन लोगों को वो जानता है उनमें वो सबसे पास रहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कभी उसके घर लौटेगी भी या नहीं, खासकर इस जगह से उसकी नफरत को देखते हुए। उसे अतीत याद आता है जब पार्क बिन और उसका गैंग उसके अपार्टमेंट में मस्ती कर रहा था। उनमें से किसी ने याना को भी बुला लिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि ये मिनजुन का घर है, वही जगह जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। सब हंस रहे थे और मिनजुन घबराया हुआ था ये सुनकर कि वो आने वाली है। जब वो पहुंची और उस तंग गंदे कमरे को देखा तो बस खड़ी रह गई। सिगरेट की बदबू, चिपचिपा और फपूंद लगा फर्श। उसने अंदर कदम तक नहीं रखा और तुरंत वापस मुड़ गई। उस वक्त उसके चेहरे पर नफरत भरी नजर ने मिनजुन को तोड़ दिया था। उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात से नहीं लगी थी कि पार्क बिन और उसका गैंग उसके घर पर कब्जा जमाए हुए था, बल्कि याना के रिएक्शन से लगी थी। अब टॉयलेट में बैठा वो सोचता है कि क्या वो अब भी जिंदा है, लेकिन अगर वो भी ज़ॉम्बी बन गई हो तो शायद मिनजुन को ज्यादा झटका नहीं लगेगा। आखिर उसके पिता एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। उसे अब भी उम्मीद है कि शायद उसके पापा ये पता लगा लें कि आउटब्रेक किस वायरस की वजह से हुआ है और इलाज ढूंढने वालों में शामिल हो जाएं। लेकिन आखिर में क्या उसे अपनी सर्वाइवल की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए? वो स्पॉइल्ड रिच गर्ल है, शायद अब तक सुरक्षित निकल चुकी होगी। और तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है। उसका दिल बेचैन हो उठता है जैसे ही वो उसे पहचानता है। आवाज अपार्टमेंट के बाहर से आ रही होती है। खिड़की के पास से वो उसे बुलाने की कोशिश करती है, चुप रहने की कोशिश करते हुए। फिर भी उसकी आवाज ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींच लेती है जो उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। घबराकर वो चिल्लाती है कि दरवाजा खोलो। आखिरकार मिनजुन दरवाजा खोलता है, उसे अंदर खींच लेता है और फिर से लॉक कर देता है। लड़की इतनी डरी हुई होती है कि वो सच में पसीने से भीग रही होती है। वो कितनी भी गहरी सांस लेने की कोशिश करे, खुद को शांत नहीं कर पाती। अचानक याना हड़बड़ाकर उठती है, पूछती है कि मिनजुन ठीक है या नहीं और वो यहाँ क्यों है। वो पूरी ताकत से लड़के की शर्ट पकड़ लेती है, अब भी कुछ कुछ होश में। अगले ही पल वो अपना चेहरा उसकी छाती में छुपा लेती है, बुरी तरह कांपती हुई। मिनजुन वहीं खड़ा रहता है, पूरी तरह कंफ्यूज। उसका हाथ अब भी उसकी शर्ट को कसकर पकड़े रहता है, जैसे सुरक्षा ढूंढ रहा हो। मिनजुन हैरान है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि लड़की का ये अचानक ऐसा रिएक्शन क्यों है। पूरी तरह उलझा हुआ वो सोचता है आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो वो इस तरह बर्ताव कर रही है। मिनजुन हान येना से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन तभी पूरी ताकत के साथ लड़की लड़के की शर्ट पकड़ लेती है, अब भी थोड़ी सी बेसुध।
अगले ही पल वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है, बुरी तरह कांपती हुई। जबकि मिनजुन पूरी तरह कंफ्यूज रह जाता है। उसका हाथ लड़के के कपड़ों को कसकर पकड़े रहता है, जैसे किसी सहारे की तलाश में हो। मिनजुन हैरान रह जाता है, लड़की के इस अचानक रिएक्शन को बिल्कुल समझ नहीं पाता। पूरी तरह उलझा हुआ वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि वो इस तरह बर्ताव कर रही है। कमरे के वाइड व्यू में दोनों फर्श पर बैठे दिखाई देते हैं और लड़की अब भी उससे चिपकी हुई है। चिंतित होकर मिनजुन फिर से पूछता है कि क्या हान येना ठीक महसूस कर रही है। धीरे धीरे वो उसकी शर्ट छोड़ देती है, जैसे खुद को संभाल रही हो। चेहरा उठाकर येना जंग मिनजुन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। वो ईमानदारी से मानती है कि अगर वो नहीं होता तो शायद उसका अंत बहुत बुरा होता। लड़का थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है, लेकिन राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अब वो सुरक्षित है, इसलिए सब ठीक है। गंभीर नजर से येना आसपास देखती है, फिर मिनजुन की तरफ मुड़कर पूछती है कि क्या अब घर में सिर्फ वही दोनों हैं। मिनजुन बताता है कि उसकी माँ 3 दिन पहले काम पर गई थी और वापस नहीं लौटी, लेकिन वो उनसे संपर्क कर पाया था और वो मिलिट्री के साथ सुरक्षित है। येना जवाब देती है कि वो समझती है और ये जानकर खुश है कि वो अकेला नहीं सोया। लड़का मौके का फायदा उठाकर येना के माता पिता के बारे में पूछता है। लड़की थोड़ी झिझकती है, अपनी माँ के बारे में कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन बात टाल देती है। वो कहती है कि दोनों ठीक हैं और पानी मांगती है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं पिया। दीवार पर लगी घड़ी लगभग रात के 3 बजा रही होती है। तभी मिनजुन उसके लिए बचाकर रखी पानी की बोतलें ले आता है। प्यास से बेहाल लड़की बिना रुके पानी पीने लगती है। मिनजुन हैरान रह जाता है, सोचता है कि वो एक बार में कितना पानी पी सकती है। उसे याद आता है कि पानी राशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर सप्लाई कट गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद उसने यहां तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। थोड़ा ऑकवर्ड होकर वो पूछता है कि क्या वो सीधे अपने घर से उसके यहां आई थी। अब भी कंफ्यूज्ड वो पूछता है कि उसने खास तौर पर उसका ही अपार्टमेंट क्यों चुना। येना का जवाब उसे चौंका देता है। वो बताती है कि वो इस पूरे वक्त बाहर ही छुपी हुई थी। वो समझाना शुरू करती है कि ये सब 3 दिन पहले शुरू हुआ, उसी दिन जब वो दोनों टकराए थे। उस दिन कुछ हुआ था, इसलिए वो घर जाकर कपड़े बदलने के बाद फिर बाहर निकली। लड़की अपनी कहानी सुनाती है, सड़क से आती चीखों को याद करते हुए। अचानक सब कुछ बिना किसी चेतावनी के शुरू हो गया। लोग बेतहाशा भाग रहे थे, बिना सोचे समझे। आखिरकार वो पास के एक मॉल की सीढ़ियों में छिप गई। वो रेस्क्यू का इंतजार करती रही, जो कभी नहीं आया। मिनजुन हैरान होकर पूछता है कि क्या वो वहां बिल्कुल अकेली थी। किस्मत से उसे सीढ़ियों के पास एक बिना लॉक किया हुआ दरवाजा मिल गया। वो दरवाजा एक छोटे मीटिंग रूम में खुलता था। कोई और रास्ता न देखकर वो वहीं छुप गई। खुशकिस्मती से वहां एक पानी की बोतल पड़ी थी। येना उसी के सहारे जिंदा रही। लेकिन तीसरे दिन भूख और प्यास अपनी हद पर पहुंच गई। येना ने फैसला किया कि अब उसे बाहर निकलकर घर की तरफ भागना होगा। बाहर निकलते ही उसने सड़क पर गिरे हुए लोगों को देखा और कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो अजीब तरह से चल रहे थे। दर्द से भरे चेहरे के साथ वो सोचती है कि वो रास्ता इतना भयावह क्यों था। ज्यादा विकल्प ना होने के कारण वो उस तंग और गंदी गली से होकर जाने का फैसला करती है। इसी तरह वो चुपचाप मिनजुन के मोहल्ले तक पहुंच जाती है, जगह को पहचानते हुए। अपने अपार्टमेंट तक लौटने के लिए उसे शहर के उस केओस वाले हिस्से से गुजरना पड़ता। उस पल कोई बेहतर रास्ता नहीं था, इसलिए उसे वही रास्ता लेना पड़ा। येना को एहसास होता है कि वो मिनजुन के घर के करीब पहुंच चुकी है। उसे रास्ता थोड़ा बहुत याद आता है। वो सोचती है कि क्या मिनजुन अब भी घर पर होगा, क्योंकि 3 दिन पहले वो वहीं गया था। वो बताती है कि अजीब लोगों से बचते हुए वो उसके घर तक पहुंची। राहत महसूस करते हुए येना बैठ जाती है, जबकि मिनजुन उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। लजाते हुए वो मानती है कि उसे पाकर बहुत सुकून मिला। बिखरे बालों और पसीने से भीगी हालत में वो पूछती है कि क्या घर में अब भी पानी है। उसके कपड़े पसीने से काफी गीले नजर आ रहे होते हैं। मिनजुन बस उसे ध्यान से देखता रहता है। वो कहता है कि वो बहुत पसीना बहा चुकी है और पूछता है कि क्या वो कपड़े बदलना चाहती है। लड़की उसके सवाल से चौंक जाती है, थोड़ा ब्लश करती है। चिढ़कर येना उसे पागल कहती है और लात मारती है। बोलती है कि वो इसके लायक था। बहस करने के लिए बहुत थकी हुई वो पूछती है कि क्या वो नहा सकती है अगर पानी चल रहा हो। थोड़ा ऑकवर्ड होकर वो हाँ कह देता है और कहता है कि वो जा सकती है। वो उसे धन्यवाद देती है। मिनजुन वहीं बैठा सोचता रहता है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। कुछ ही देर बाद बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। लिविंग रूम में अकेला बैठा मिनजुन बाथरूम की तरफ देखता रहता है। वो अपने प्लान्स के बारे में सोचता है। वो घर छोड़ने वाला था, लेकिन अब वो येना को अकेला नहीं छोड़ सकता। खाना एक और बड़ी समस्या है। उसके पास एक इंसान के लिए सिर्फ 1 महीने का सामान है। अब वो समय आधा हो चुका है। उसे लगता है कि दोनों के लिए हालात बिल्कुल होपलेस हैं। अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हान येना उसके घर में नहा रही है। उसे स्कूल के दिन याद आते हैं। मिनजुन अक्सर खाली गलियारों में अकेले चलता था। तब जब भी वो पास जाने की कोशिश करता, वो लड़की उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती। वो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, जैसे वो कोई कीड़ा हो। वापस वर्तमान में येना बाथरूम से हल्के कपड़े पहनकर बाहर आती है और मिनजुन चौंक जाता है।
वो कहती है कि उसे अपने कपड़े उधार चाहिए क्योंकि उसके कपड़े तुरंत धोने होंगे। घबराकर मिनजुन उसे पहनने के लिए कुछ ढूंढने लगता है, जबकि येना कहती है कि कुछ भी चलेगा। वो उसे एक ग्रे टी शर्ट देता है। पूरी स्थिति उसे बेहद ऑकवर्ड लगती है। येना शर्ट की बदबू की शिकायत करती है और पूछती है कि क्या कोई और है। मिनजुन और भी असहज हो जाता है। वो शर्ट को फिर से सूंघती है, बदबू उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर भी वो तय करती है कि कपड़े सूखने तक वही टी शर्ट पहन लेगी। वो स्प्रे इस्तेमाल करने का सुझाव देती है। येना जंग मिनजुन को पुकारती है और वो थोड़े हैरान होकर जवाब देता है। टेबल पर उनके खाने के बचे हुए निशान दिखते हैं। वो पूछती है कि अब वो क्या करेंगे। उसका मानना है कि अब बस यहीं रहकर रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए। मिनजुन कबूल करता है कि उसके आने से पहले वो अगले दिन कहीं और जाने के बारे में सोच रहा था। येना ये सुनकर चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है, और जब यहाँ खाना है तो बाहर जाने का रिस्क क्यों ले। वो जोर देकर कहती है कि वो यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल से बची है, इसलिए वो दोबारा बाहर जाने से इनकार करती है। मिनजुन उसे शांत करने की कोशिश करता है, समझाता है कि वो बस एक ख्याल था उसके आने से पहले। अब वो हालात को स्वीकार करता हुआ दिखता है। वो कहता है कि उन्हें टिके रहना होगा और मदद का इंतजार करना होगा। चिंतित होकर येना एक अहम सवाल उठाती है, अगर खाना खत्म हो गया तो क्या होगा। आमने सामने बैठे हुए वो उनके फ्यूचर को लेकर जोर देती है। मिनजुन सोचता है कि ज्यादा दिन टिकने का एक ही तरीका है, दूसरे घरों या ऊपर की मंजिलों से सामान ढूंढना। वो मानता है कि बाहर की सेफ्टी को लेकर वो पक्का नहीं है, लेकिन हाल में दूसरे बिल्डिंग से आने वाली चीखें कम हो गई हैं। तभी उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहता है कि अगर खाना पूरी तरह खत्म हो गया तो उन्हें बाहर जाना ही पड़ेगा। येना तुरंत खड़ी हो जाती है और जोर से मना कर देती है। मिनजुन उसे याद दिलाता है कि वो भी जहां थी वहां नहीं रह सकती थी। खाना खत्म होने पर बाहर जाना जरूरी होगा। वो कहती है कि वो इस चिंता को बाद के लिए छोड़ना चाहती है, अभी इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। बेचैन होकर येना बहस करती है कि वो खुद बाहर गया भी नहीं है, तो उसे क्या पता कि हालात कैसे हैं। फिर वो मानती है कि लोग बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ जैसे हैं, जैसा उसने देखा। बैठते हुए मिनजुन जवाब देता है कि उन्हें अभी और समझना होगा, लेकिन खिड़की से जो उसने देखा उसके हिसाब से अगर किसी ने काट लिया तो वो भी उन्हीं में बदल जाता है। दूर देखते हुए वो कबूल करता है कि सच कहे तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए। हैरान होकर येना कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। मिनजुन कहता है कि असली की बस कांटेक्ट से बचना है। वो याद दिलाता है कि वो खुद यहाँ तक पहुँच पाई। वो जोड़ता है कि उसने कहा था कि उसे तभी देखा गया जब वो उसके घर के पास पहुंची। वो समझाता है कि सारे इन्फेक्टेड एक जैसे नहीं होते, कुछ बस चलते रहते हैं, कुछ अपने जख्मों की वजह से ढह चुके होते हैं, और उनकी दौड़ने की रफ्तार भी एक नॉर्मल इंसान से कम है। इसलिए वो नतीजा निकालता है कि वो दोनों इन्फेक्टेड से पूरी तरह बच सकते हैं। ये ना इस पर सोचती हुई दिखती है। माहौल हल्का करने के लिए वो पूछता है कि क्या उसने बचपन में कभी टैग खेला था। लड़की कंफ्यूज हो जाती है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मिनजुन कहता है कि इसे टैग के गेम की तरह सोचो, शायद उनसे बचना थोड़ा एक्साइटिंग भी लगे। येना को ये कंपैरिजन पसंद नहीं आता। वो इसे पागलपन बताती है और कहती है कि वो अपने डर को लेकर सीरियस है। फिर भी वो कहती है कि अब वो सोने जा रही है। वो पूछती है कि क्या मिनजुन उसे कंबल दे सकता है। वो बताती है कि कई दिनों से उसे ढंग की नींद नहीं मिली। मिनजुन को चौंकाते हुए येना पूछती है कि क्या वो पागल है जो उसके पास सोने की सोच रहा है। वो एक कोने की तरफ इशारा करके कहती है कि वो उससे दूर वहीं सोए। मिनजुन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। वो कहता है कि बाथरूम के सामने सोना भी कुछ ज्यादा ही है। आ भरते हुए येना उसकी बात समझती है और थोड़ा झुक जाती है। तभी मिनजुन अपना मन बदल लेता है और कहता है कि वो खराब जगह पर सोएगा और वो आरामदायक जगह ले ले। ये सुनकर येना चौंक जाती है। वो टालते हुए कहता है कि वो सीढ़ियों पर सो जाएगा, लेकिन येना जोर देती है कि वो वहीं आराम से सोए। कौन ज्यादा आरामदायक जगह लेगा, इस पर हल्की सी बहस शुरू हो जाती है। मिनजुन मजाक में किचन में सोने की बात करता है, लेकिन जब वो देखता है कि येना ने इसे सीरियसली ले लिया है तो तुरंत पीछे हट जाता है। आखिरकार मिनजुन घर के दरवाजे के पास फर्श पर ही सोने के लिए लेट जाता है। हार मानकर वो सोचता है कि वो हमेशा ऐसे ही हार जाता है और अकेला सोता है। कम से कम वो घर के अंदर तो है। फिर भी वो मन ही मन येना का शुक्रिया अदा करता है कि अब वो अकेला नहीं है, भले ही वो बहुत बोलती हो। दरवाजे कई डब्बों और ढेर सारी टेप से बैरिकेड किया गया होता है। एक अकेली जली हुई मोमबत्ती अंधेरे और तनाव से भरे लिविंग रूम को हल्की रोशनी देती है। आरामदायक बिस्तर पर येना जारी रहती है। छत की ओर देखते हुए चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। खामोशी तोड़ते हुए वो जंग मिनजुन को पुकारती है। वो भी अपने कोने में जाग रहा होता है। मिनजुन उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है। बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए येना उसे अंदर आकर वहीं सोने के लिए बुलाती है। वो मानती है कि अकेले रहना उसे बहुत डराता है। इस बीच अंधेरे में जली हुई एकमात्र मोमबत्ती धीरे धीरे जलती रहती है। आरामदायक बिस्तर पर होने के बावजूद येना बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पा रही। उसका दिमाग भरा हुआ है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है, जो उसे सोने नहीं दे रही।
खामोशी में उसकी आवाज गूंजती है, वो जंग मिनजुन का नाम पुकारती है। लड़का चुपचाप बैठा सोचता रहता है, उसकी बातों को समझने की कोशिश करता हुआ। ये ना जोर देकर कहती है कि वो बस कमरे में आ जाए और वहीं सो जाए। वो साफ कहती है कि वो अकेली नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा है। फ्रंट डोर अब भी भारी डिब्बों और टेप से पूरी तरह ब्लॉक किया हुआ है। उसकी बात मानते हुए मिनजुन अब बेडरूम की दीवार के सहारे बैठा हुआ है। ये ना एक डरावनी आवाज का जिक्र करती है जो उसने छुपते समय कई बार सुनी थी। पीठ घुमाए हुए वो धीमे से बुदबुदाती है कि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। फर्श पर बैठे मिनजुन लड़की की खामोश शिकायतें सुनता रहता है। मिनजुन कहता है कि उसे भी नींद नहीं आ रही। उसकी आंखों में एक अलग सी चिंता झलकती है। ये ना मानती है कि बाहर से आने वाली लगातार आवाजें उसे बिल्कुल शांत नहीं होने दे रहीं। वो पास की इमारतों से आने वाली भयानक आवाजों का जिक्र करती है। ये सब उसके डर को और बढ़ा देता है। डर के बावजूद जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है और आखिरकार हान येना गहरी नींद में चली जाती है, सूरज उगाता है। मिनजुन उसे सोते हुए देखता रहता है। वो सोचता है कि वो कितनी देर तक बेहोश सी सोती रहेगी। उसे अजीब लगता है कि जो लड़की कुछ घंटों पहले आंखें बंद करने से भी डर रही थी, अब इतनी गहरी नींद में है। दीवार पर लगी घड़ी 9:05 सुबह दिखा रही होती है। मिनजुन के लिए दिन शुरू हो चुका है। धीरे धीरे येना जागती है। वो अस्थायी बिस्तर पर बैठती है, अब भी थोड़ी सुस्त। उसकी नज़र दरवाजे के पास तैयार होते मिनजुन पर जाती है। उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल होते हैं। कंफ्यूज होकर वो पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, जबकि वो उसे जैकेट पहनते हुए देखती है। जंग मिनजुन शांति से बताता है कि वो हालात चेक करने के लिए वापस रूफटॉप पर जा रहा है। चिंतित होकर येना उसे डांटती है। वो याद दिलाती है कि उसे नहीं पता कि ऊपर अब भी इन्फेक्टेड हैं या नहीं। मिनजुन कहता है कि वो ठीक रहेगा और बस ट्रबल से बचेगा। वो उससे पूछता भी है कि क्या वो साथ आना चाहती है। उसे पागल कहते हुए येना तुरंत मना कर देती है। मिनजुन अकेले जाने का फैसला करता है और उससे इंतजार करने को कहता है। दृढ़ निश्चय के साथ लड़का सीढ़ियां चढ़ने लगता है। वो अकेले बिल्डिंग के रूफटॉप की तरफ बढ़ता है। अचानक येना की आवाज सुनकर मिनजुन चौकन्ना हो जाता है। वो दरवाजे की तरफ देखता है और रीइंफोर्स्ड ग्लास में आई दरार को चिंता से नोटिस करता है। लड़का सोचता है कि ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। आखिरकार रीइंफोर्स्ड होने के बावजूद कांच तो कांच ही है। सुरक्षा को लेकर परेशान मिनजुन ऊपर वाली मंजिल चेक करने के लिए सीढ़ियां चढ़ता है। रास्ते में एक अजीब बदबू उसका ध्यान खींचती है। ऊपर कुछ बहुत खराब महक रहा है। येना उसके पीछे पीछे आती है और कहती है कि उसे इस बारे में बहुत बुरा फीलिंग आ रहा है। मिनजुन का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे भी लगने लगता है कि कुछ गलत हो चुका है। वो रूफटॉप के एंट्री पॉइंट पर पहुंचते हैं, जो दिन में कभी बहुत शांत लगता था। दरवाजे से झांकते ही मिनजुन एक डरावना सीन देखकर जम जाता है। छोटे से कमरे में जो नज़ारा है उसे देखकर वो सन्न रह जाता है। उसके डरे हुए चेहरे से ठंडे पसीने की एक बूंद बह जाती है। फर्श पर रूफटॉप वाले पड़ोसी की गर्लफ्रेंड पड़ी होती है। लगता है वो बच नहीं पाई। इस दुखद हालत को देखकर मिनजुन तय करता है कि कम से कम वो उसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना तो कर ही सकता है। दुखी मन से वो उस अब खामोश कमरे के दरवाजे से हट जाता है। येना पूछती है कि क्या अंदर कोई है। वो हाँ में जवाब देता है, लेकिन बताता है कि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। लड़की को वो मंजर न दिखाने के लिए मिनजुन सोचता है कि बेहतर है वो उस कमरे में न जाए। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ येना कुछ कहने लगती है। रूफटॉप पर येना रेस्क्यू के लिए स्मोक सिग्नल बनाने का सुझाव देती है, लेकिन मिनजुन कहता है कि हेलीकॉप्टर के टाइमिंग के बिना ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद लड़की जोर से चिल्ला देती है, लुकिंग फॉर सर्वाइवर्स। मिनजुन तुरंत उसे डांटता है, कहता है कि इससे आसपास के मॉन्स्टर्स का ध्यान खींच सकता है। और इस तरह हान येना और जंग मिनजुन को उस जगह पर अकेले ही जिंदा रहना पड़ता है। अचानक येना उससे पूछती है कि उसका एमबीटीआई क्या है। लड़का कहता है कि उसने कभी टेस्ट ही नहीं दिया। ये सुनकर येना हैरान हो जाती है और उसका मजाक उड़ाती है कि शायद उसके पास सोशल मीडिया या फॉलोअर्स भी नहीं होंगे। जिज्ञासु होकर वो पूछती है कि उसे जिंदगी में खुशी किस चीज से मिलती है या उसके कोई हॉबीज हैं। मिनजुन जवाब देता है कि उसे वीडियो गेम खेलना पसंद है। जब येना को पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी गेम खेलता है तो वो हंस पड़ती है, इस आयरनी पर कि वो असली अपोकलिप्स में फंसे हैं। बातूनी अंदाज में येना मान लेती है कि वो इंट्रोवर्ट है और वो खुद एक्सट्रोवर्ट। फिर वो पूछती है कि वो प्लानर है या स्पॉन्टेनियस। वो जानना चाहती है कि मिनजुन के हिसाब से उसका एमबीटीआई क्या होगा। मिनजुन सोचता है कि पहले वो उसे कभी नोटिस तक नहीं करती थी और अब वही अकेली है जिससे वो बात कर रही है। वो इस पूरे अजीब हालात के बारे में सोचता रहता है। उसे एहसास होता है कि वो उस लड़की के साथ अकेला रह गया है जिसे वो पसंद करता था,
और वो बिना रुके उसके पास बैठकर बातें कर रही है, पैर हिलाते हुए। उसे याद आता है कि पहले सिर्फ ऐसी बातचीत की कल्पना ही उसे बेहद खुश कर देती। अब दुनिया खत्म होने की कगार पर है और मौत पास है, तो क्या ऐसे जज्बातों का अब कोई मतलब भी है? उसे अनदेखा किए जाने से चिढ़कर ये ना उसे पागल लूजर कहती है, क्योंकि वो उसके सामने बैठा खोया हुआ था। इस बीच फ्रंट डोर अब भी डिब्बों और डक्ट टेप से मजबूती से बंद है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ये ना फर्श पर लेटी हुई शांति से किताब पढ़ रही होती है। अचानक वो जंग मिंजुन को आवाज देती है, पूछती है कि क्या उसने कपड़े धोना खत्म कर लिया। वो भूख की शिकायत भी करती है, जबकि मिंजुन हाथ से कपड़े धोते हुए बड़बड़ाता रहता है। चिढ़कर लड़का सोचता है कि शायद किसी दिन वो उसे वहीं छोड़कर अकेला भाग जाए। वो सोचता है कि क्या वो उसका नौकर बन गया है, क्योंकि येना को अपने कपड़े खुद धोने चाहिए थे। बिजली ना होने की वजह से उसे सब कुछ मोमबत्ती की रोशनी में हाथ से धोना पड़ता है। हालांकि पानी अब भी चल रहा है, लेकिन उनका इमरजेंसी खाना खतरनाक रूप से कम होता जा रहा है। मिंजुन येना से कहता है कि वो बाहर जा रहा है। वो उससे कहती है कि ज्यादा देर ना करे और 30 मिनट में वापस आए। वो साफ चेतावनी देती है कि अगर उसने फिर इंतजार करवाया तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। मिंजुन अनमने हंस से हामी भर देता है। लड़का उस रीइंफोर्स ग्लास डोर के पास जाता है जिस पर दरारें और निशान हैं। ध्यान से वो थोड़ा सा खोलकर बाहर झांकता है, फिर बाहर निकलता है। मिंजुन बताता है कि वो रोज एक बार सेफ रूट से आस पड़ोस का चक्कर लगाता है। कई दिनों तक इन्फेक्टेड को ऑब्जर्व करने के बाद उसने कुछ बातें सीख ली हैं। उसने जाना कि वो ज़ॉम्बीज जैसे ही बर्ताव करते हैं, सिर्फ जिंदा इंसानों पर हमला करते हैं। उनकी नज़र कमज़ोर होती है। 50 से 100 मीटर की दूरी से वो आपको नोटिस नहीं करते, हालांकि ये हर एक में अलग अलग होता है। लेकिन इन्फेक्टेड को देखते हुए मिनजुन को कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उसे एक ऑनलाइन गेम याद आता है जो वो पहले बहुत खेला करता था। शायद ये बस उसका भ्रम हो, लेकिन उन मॉन्स्टर्स का बिहेवियर उस गेम से बहुत मिलता जुलता लगता है। वो सोचता है कि शायद वो उस गेम में ज्यादा डूबा हुआ था। शायद ये सिर्फ एक अजीब कोइंसिडेंस है, पर अगर इन्फेक्टेड सच में उस गेम से जुड़े हैं तो दुनिया का अंत सच में पास है। अगले दिन बिल्डिंग का फ्रंट डोर टूटा हुआ दिखाई देता है। कांच बिखरा हुआ है, बाहर का खतरा साफ दिखता है। अंदर येना शिकायत करती है कि उसकी सारी कॉमिक्स खत्म हो गई हैं और वो बोर हो रही है। दीवार पर लगी घड़ी देखकर उसे लगता है कि वक्त बहुत धीरे चल रहा है। वो बड़बड़ाती है कि वो बेवकूफ जंग मिंजुन फिर देर कर रहा है। उसे लगता है कि वो उसकी बातें कम सुनने लगा है। शायद उसे और ट्रेन करना चाहिए। अचानक हेलीकॉप्टर की जानी पहचानी आवाज फिर से गूंजती है, लेकिन वो सोचती है कि अब उसका क्या फायदा। अगले दिन दूर से शहर शांत दिखता है, लेकिन हवा में तनाव अब भी मौजूद है। समय धीरे धीरे गुजरता है। घड़ी लगभग 4:30 शाम दिखा रही होती है। अपार्टमेंट में अकेली येना मिनजुन की देरी को लेकर साफ तौर पर परेशान हो जाती है। मन ही मन वो उसे कोसती है और सोचती है कि वो अब तक घर क्यों नहीं लौटा। 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका होता है। वो बेचैनी से टहलने लगती है, सबसे बुरा सोचते हुए। चिढ़कर वो कहती है कि मिनजुन बात समझने के लिए मार खाए बिना नहीं मानता। वो तय करती है कि कल वो उसे बाहर जाने से रोकेगी। रात नजदीक आते ही येना की चिंता और बढ़ जाती है। कांपती आवाज में वो मन ही मन दुआ करती है कि जंग मिनजुन को कुछ ना हो। मोमबत्ती जलती रहती है। येना को याद आता है कि अंधेरा होने के बाद इन्फेक्टेड की संख्या बढ़ जाती है। एक कोने में सिकुड़कर वो चुपचाप उससे जल्दी वापस आने की भीख मांगती है। अकेले रह जाने का डर उसे पूरी तरह घेर लेता है। अचानक दरवाजे पर हुई आवाज से वो चौंक कर सिर उठाती है। दरवाजा खुलता है और मिनजुन हाफता हुआ अंदर आता है। वो हान येना को पुकारता है और कहता है कि वो कुछ देखे। उसके चेहरे पर हैरानी है या शायद उलझन। उसकी तरफ मुड़कर येना नाराज नजर से उसे देखती है। वो पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है, क्या उसे सच में 3 घंटे लेट होकर मुसीबत मोल लेनी है। वो आगे बढ़ती है उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन मिनजुन उसे 1 सेकंड रुकने को कहता है और कुछ दिखाने को बोलता है। वो एक कागज दिखाते हुए बताता है कि हेलीकॉप्टर ने पहले पैम्फलेट्स गिराए थे और उन्हें उठाने की वजह से वो लेट हो गया। सफेद पड़ती आंखों और गाल से बहते एक आंसू के साथ येना सदमे में खड़ी रह जाती है। कुछ ना समझते हुए वो लीफलेट छीन लेती है और पूछती है, ये आखिर है क्या। मिनजुन की तरफ देखते हुए वो अब भी उस जानकारी को समझने की कोशिश कर रही होती है। डरी हुई और थोड़ी कंफ्यूज्ड येना फिर से पूछती है कि उस कागज पर लिखी वार्निंग का क्या मतलब है। लीफलेट में लिखा होता है कि गैंगबुक एरिया को लॉकडाउन किया जा रहा है और तुरंत इवैक्यूएशन जरूरी है। येना को झटका लगता है। यही तो वो जगह है जहां वे दोनों अभी मौजूद हैं। उसकी नजर डेडलाइन पर जाती है। कल तक का समय।
मिनजुन कागज का पिछला हिस्सा दिखाते हुए कहता है कि सेफ्टी स्टेटस भी देखो। पीछे लिखा होता है कि उनका इलाका जोंगवॉन-डोंग फिलहाल कॉशन जोन में है, लेकिन आसपास के सारे इलाके एक्सट्रीमली डेंजरस मार्क किए गए हैं। येना गंभीर नजर से उसकी तरफ देखती है। वो कहती है कि हालात यहां जल्द ही और भी खराब हो सकते हैं। कागज को पकड़े हुए वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि रेस्क्यू का इंतजार करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चिंतित होकर मिनजुन पूछता है कि क्या उन्हें अभी गैंगबुक छोड़ देना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन भी है। उसे याद आता है कि उसने सुना था यूजैंगू भी अनसेफ है। वो सोचने लगता है कि असली ब्लॉकेड आखिर कहाँ होगा। हालात और नॉर्थ साइड की जानकारी देखते हुए मिनजुन समझ जाता है कि जो लिखा है उस पर यकीन करना ही पड़ेगा। आखिरकार वो एक ही रास्ता निकालता है, हान रिवर क्रॉस करके साउथ जाना। वो फास्टेस्ट रूट्स एनालाइज करता है, लेकिन पाता है कि योंगडिंगपो और सेयोंगडोंग भी डेंजरस हैं। किस्मत से पेपर में दिखता है कि योंगीडोंग और दोनजाक, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं है, कंपैरेटिवली सेफर हैं। उसकी एनालिसिस सुनकर येना हैरान हो जाती है। वो मानती है कि उसे लगता था मिनजुन एक नोबडी है, लेकिन वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट निकला। झुककर तयशुदा आवाज में मिनजुन कहता है, जो भी हो हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। येना घबरा जाती है। वो पूछती है कि क्या वो अभी रात में ही निकलने की सोच रहा है। वो सुझाव देती है कि सुबह निकलना ज्यादा सेफ होगा, और सवाल करती है कि क्या वे सच में योंगीडोंग तक पहुंच भी पाएंगे। बेबस होकर वो कहती है कि शायद कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। उसका मानना है कि रेस्क्यू अब भी आ सकती है। मिनजुन का सब्र टूट जाता है। वो जोर से उसका नाम लेकर चिल्लाता है। कहता है कि अगर वो यहीं रहकर बुरा अंत चाहती है तो रह सकती है, लेकिन वो साफ कह देता है, सूरज उगते ही वो निकल जाएगा। येना उसकी फर्मनेस से सन्न रह जाती है। वो पूछती है कि क्या पहले सामान पैक कर लें, और मिनजुन से एक एक्स्ट्रा बैग मांगती है। बाहर सूरज उग चुका होता है। शहर में एक नई सुबह शुरू हो चुकी है। दरवाजा अब भी बॉक्सेस और टेप से बंद है, फिलहाल उनकी सेफ्टी के लिए। मिनजुन मुड़कर पूछता है, चलें? थोड़ी हिचक के बाद येना हामी भर देती है, लेकिन निकलने से पहले मिनजुन कुछ और कहने से खुद को रोक नहीं पाता। वो पूछता है कि क्या वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती जहां उसका पिता काम करता है। उसे याद दिलाता है कि उसके पिता वहीं थे, और सुझाव देता है कि एक बार चेक कर लेना चाहिए। येना की आंखों में पल भर के लिए कुछ बदलता है। शायद वो उसकी चिंता से छू गई हो। जबरदस्ती मुस्कुराकर वो बात टाल देती है और जल्दी निकलने को कहती है। वो बताती है कि आखिरी बार बात में उसके पिता ने कहा था कि वो मां के साथ शेल्टर में चले गए हैं। वो फिर जोर देती है कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। मिनजुन की उसकी रिएक्शन से थोड़ा कंफ्यूज रह जाता है। बाहर सूरज की रोशनी इमारतों और बिजली की तारों के बीच चमक रही होती है। मिनजुन सबसे पहले गंदे से एली में कदम रखता है, जहां जमीन पर लाल निशान बिखरे पड़े हैं। कोने से झांकते हुए वो दूर एक इन्फेक्टेड को लड़खड़ाते देखता है। वो तुरंत पीछे खड़ी येना को थम्स अप का इशारा देता है। सीन बदलता है। एक तबाह सड़क जहां एक एम्बुलेंस पलटी हुई पड़ी है। लाशें और लाल धब्बे बाहर की तबाही बयान करते हैं। सावधानी से मिनजुन और येना इस टूटी सड़क से गुजरते हैं। आसपास इन्फेक्टेड घूम रहे हैं। मिनजुन आगे का रास्ता दिखाता है। येना बिना सवाल किए उसके पीछे चल देती है। वाइट शॉट में दिखता है एक क्रैश्ड बस सड़क रोक कर खड़ा है। गिरे हुए पेड़ रास्ता और मुश्किल बना रहे हैं। बस की टूटी खून से सनी खिड़की पर बर्थडे एड्स इस हॉरर से अजीब कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। मिनजुन सोचता है कि अभी मूव करना आसान है। वो मानता है कि पहले वो बहुत डरा हुआ था और अंधेरी जगहों से सावधान रहने की चेतावनी देता है। वो समझाता है कि जहां तेज धूप पड़ती है वहां इन्फेक्टेड कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अटैक नहीं करेंगे। येना पूछती है कि योंगीडोंग अभी कितना दूर है। मिनजुन उसे पेशेंस रखने को कहता है। वो साइकिल ना होने की शिकायत करती है। मिनजुन मानता है कि ट्रांसपोर्ट मदद करता, लेकिन बिना कम्युनिकेशन के सब मुश्किल है। वो सोचता है कि सारी बाइसिकल्स गायब क्यों हैं। पसीने में भीगी थकी हुई येना 5 मिनट के ब्रेक की मांग करती है। कहती है कि उसके पैर जवाब दे रहे हैं। मिनजुन उसे चुपचाप देखता है। तंज कसते हुए कहता है, चलो कॉफी पीने चलते हैं, और चलता रहता है। येना पीछे रह जाती है, चिढ़कर उसे बास्टर्ड कहती है। वो शिकायत करती है कि अब वो उसे इरिटेट करने लगा है, और धमकी देती है कि पहुंचने के बाद देखेगी। मिनजुन बस इतना कहता है, शांत रहो, ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो जाएंगे। दूर से शहर की खामोश इमारतें दिखती हैं। सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंजती है। चलते पैरों पर फोकस करते हुए येना फिर पूछती है कि और कितना चलना है। मिनजुन कहता है कि रास्ता अभी लंबा है।
ब्लॉक्ड स्ट्रीट से गुजरते हुए येना पूछती है क्या पहुंच गए। मिनजुन जवाब देता है अभी नहीं, और थोड़ा और टिके रहने को कहता है। चलते चलते वो पानी मांगती है। मिनजुन मना कर देता है, अब ये प्रेशियस है। आगे एक ट्रक और पुराने फर्नीचर से रास्ता पूरी तरह बंद दिखता है। डू नॉट एंटर के बोर्ड्स लगे होते हैं। दोनों रुक जाते हैं। मिनजुन कहता है कि बैरिकेड काफी बड़ा है। वो इलाके को योंगसी डोंग पहचानता है और मानता है कि ब्लॉकेड मतलब जगह सेफर है। ये ना राहत की सांस लेती है। एक्साइटेड होकर पूछती है कि शायद सर्वाइवर्स हों और जल्दी चेक करने का सुझाव देती है। मिनजुन सोचता है कि सर्वाइवर्स गार्ड्स लगा सकते हैं। वो इन्फेक्टेड की गैर मौजूदगी और बदबू ना होने को नोटिस करता है। वो बैरिकेड चढ़ने लगता है। येना को अलर्ट रहने को कहता है। दूसरी तरफ पहुंचकर येना उसे बुलाकर एक जगह की ओर इशारा करती है। वो थकान के कारण वहीं आराम करना चाहती है। मिनजुन मना कर देता है। उसकी बात से चिढ़कर येना पूछती है कि एग्जैजरेट करने का क्या मतलब था। मिनजुन को दूर जाते देख वो वहीं खड़ी रह जाती है, बेहद अपसेट। कुछ पल बाद दोनों फिर साथ चलते दिखते हैं। येना बार बार पूछती है कितना चलना है और पानी मांगती है। मिनजुन उसके प्रिंसेस लाइक एटीट्यूड से तंग आकर कहता है कि पानी बचा कर रखना होगा। बेपरवाह अंदाज में येना कहती है कि खत्म हुआ तो वो फिर ला देगा। मिनजुन जवाब देता है, खुद जाओ और लाओ। येना गुस्सा हो जाती है। कहती है कि वो एक खूबसूरत लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकता है। मिनजुन शांत आवाज में कहता है कि वो उसका सर्वेंट नहीं है, और ये भी कि वो उसे नीचे देखना बंद करे, जबकि वो पूरी तरह उसी पर डिपेंड कर रही है। येना शिकायत करती रहती है, जैसे पुराने स्कूल डेज में करती थी, लेकिन मिनजुन अब परवाह नहीं करता। वो उसे रियलिटी चेक देता है। अब कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ये अपोकलिप्स है। अगर तुम डेड वेट हो तो रास्ते से हट जाओ। वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। येना पीछे से उसे कोसती है और खुद अलग रास्ते जाने की सोचती है। चलते चलते अचानक रुक जाती है। आगे का रास्ता बंद है। उसे समझ आता है कि कहीं भी सेफ नहीं है। वो कमजोर है, अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। वो वापस मिनजुन के पास जाती है और साथ चलने को कहती है। मिनजुन कहता है कि वो अब भी बॉसिंग कर रही है और माफी मांगने को कहता है। येना ने ऐसा ट्रीटमेंट कभी नहीं झेला था। उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी बर्डन है। वो रोने लगती है। मिनजुन उसे बेपरवाही से देखता है। वो जानता है कि वो इससे कहीं ज्यादा सख्त सजा की हकदार है। दोनों बैरिकेड के अलग अलग साइड्स पर खड़े रहते हैं। जमीन पर खाली बोतलें पड़ी होती हैं। आंखों में आंसू लिए येना कांपती है। उसे लगता है कि हालात फिर चैप्टर 0 जैसे हो गए हैं। मिनजुन गंभीर नजर से उसे देखता है, शायद उसके शब्दों या हालात को समझते हुए। सिर झुकाकर येना माफी मांगती है। मिनजुन चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह अचानक क्यों। येना फिर माफी मांगती है। उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। अचानक वो पीछे की ओर इशारा कर चीखती है। मिनजुन डर से पलटता है। खून से सने इन्फेक्टेड का झुंड उनकी ओर दौड़ता चला आ रहा होता है। उनकी डरावनी चीखें खाली सड़क में गूंज उठती हैं। बिना सोचे जांग मिनजुन येना की कलाई कसकर पकड़ लेता है ताकि वो बिछड़ न जाएं। वो उसे खींचते हुए भागने लगता है। दोनों टूटे रास्तों से भागते हैं। इन्फेक्टेड पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। येना डर से चीखती है। उसे यकीन नहीं होता कि सपोजिडली सेफ इलाका इतना भरा हुआ है। आगे एक आदमी एंट्रेंस बंद करने की कोशिश करता दिखता है। वो सर्वाइवर लगता है। वो हाथ हिलाकर उन्हें जल्दी आने को चिल्लाता है। मिनजुन येना को अंदर धकेल देता है और कहता है कि वो दरवाजा बंद करने में मदद करेगा। मिनजुन उसे छुपने को चिल्लाता है। वो और दूसरा सर्वाइवर एक भारी वुडन शेल्फ पकड़ते हैं। 3 गिनकर जोर से धक्का देते हैं। ठीक उसी वक्त जब एक इन्फेक्टेड पहुंच जाता है। वो अंदर घुसने की कोशिश करता है। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा सामने आ जाता है। मिनजुन चीखता है। उसे पीछे हटने को कहता है। इन्फेक्टेड जमीन पर पटकता है। बैरिकेड टूटने लगता है। कोई चिल्लाता है, भागो। येना पीछे की ओर दौड़ने को चिल्लाती है। दोनों संकरी गली में भागते हैं। फर्नीचर के ढेर पर चढ़ते हैं जब इन्फेक्टेड बेहद पास आ जाता है। ऊपर पहुंचकर येना कहती है कि उन्हें कूदना होगा। मिनजुन घबराकर हामी भरता है। दोनों कूदते हैं, जोर से गिरते हैं। येना दर्द से चीखती है। उसका टखना मुड़ जाता है। मिनजुन दहशत में चिल्ला उठता है। सामने 2 इन्फेक्टेड उनकी ओर दौड़ रहे हैं। मिनजुन की आंख का क्लोजअप, एक फैसला, एक याद। उसे याद आता है कि कैसे वो हमेशा भागता रहा। येना की वो बातें कि वो लड़ नहीं सकता। अपनी मिजरेबल जिंदगी याद कर वो चाकू निकालता है, सोचता है मरना अब मायने नहीं रखता। येना उसे हैरानी से देखती है। धीमी आवाज में वो जांग मिनजुन का नाम लेती है।
मिनजुन का दिमाग साफ हो जाता है। वो तय कर लेता है कि वो भागते हुए नहीं मरेगा। उसके हाथ मजबूत हो जाते हैं। डर पीछे छूट जाता है। वो अब पैथेटिक कावड़ की तरह नहीं मरेगा। ये ना अपनी नाजुक सी सूरत पर साफ चिंता लिए मिनजिन को देखती रहती है। उसे यूं चुप देखकर वो हल्की आवाज में फिर से उसका नाम लेती है, जंग मिनजिन। उसी पल मिनजिन के मन में एक बात पूरी तरह तय हो जाती है। वो अब भागते हुए एक पैथेटिक कावड़ की तरह मरने वाला नहीं है। तभी अचानक तेज रफ्तार से आती मोटरसाइकिल की आवाज सबका ध्यान खींच लेती है। कोई चिल्लाकर मिंजिन को झुकने की चेतावनी देता है। पीछे से बाइक खतरनाक तरीके से निकलती है। पूरी तरह ऑफ गार्ड मिंजिन के चेहरे पर सिर्फ शॉक और पल भर की कंफ्यूजन दिखती है। अगले ही सेकंड बाइक सवार बैट से सीधे इन्फेक्टेड के सिर पर वार करता है। हमलावर जोर से हंसते हुए हिट सेलिब्रेट करता है। पास खड़ा एक और लड़का चिल्लाता है, जंग मिंजिन को भी पकड़ो। गालियां गूंजती हैं। मिंजिन को बेरहमी से खत्म करने की धमकियां दी जाती हैं। एक सिख हंसी के साथ हमलावर कहता है कि इम्पैक्ट कितना इंसेन था और दूसरों को ऐसे पीटना कितना मजेदार लगता है। घूमते हुए उसकी नज़र पास खड़ी येना पर पड़ती है। डरी हुई येना को देखकर वो चौंक जाता है। वो उसे नाम लेकर बुलाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। मिंजिन कंफ्यूज हो जाता है। ये अचानक आया अननोन आदमी आखिर है कौन? लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि कौन सामने है, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, मैं तो पूरी तरह फंस गया। हाथ में बैट लिए पाक सेओंग बिन सामने आता है। वो मिंजिन को इडियट कहकर हंसता है और पूछता है कि वो येना के साथ क्या कर रहा है। मिंजिन को अफसोस होता है। इन्फेक्टेड से भी ज्यादा जिस इंसान से वो बचना चाहता था, वही उसके सामने खड़ा है। तनाव के उस पल में सेओंग बिन मिंजिन के हाथ में चाकू देख लेता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या इससे मॉन्स्टर से लड़ने वाला था? वो दोनों से पूछता है कि क्या ये बस यूं ही मिल गए, क्योंकि उनकी जोड़ी उसे अजीब और मजेदार लगती है। ये ना कांपती आवाज में उनका शुक्रिया अदा करती है। कहती है कि उनकी मदद के बिना वो शायद बच नहीं पाती। लेकिन सेओंग बिन हंसते हुए कहता है, मैंने तो बस तेरी जान बचाई है। बात बदलते हुए वो येना को इनवाइट करता है कि वो उनके साथ एक सेफ हाइडआउट चले, जहां और भी सर्वाइवर्स हैं। मिंजिन को शक होता है। वो पूछता है कि क्या वो जगह सच में सेफ है। सेओंग बिन भरोसा दिलाता है, वहां बड़े लोग हैं, इसलिए सेफ है। उसका एक दोस्त कहता है कि गैंगबुक बंद हो रहा है, उन्हें निकल जाना चाहिए। लेकिन सेओंग बिन अजीब लहजे में कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। वो येना को स्कूटर पर बैठने का ऑफर देता है। येना मान जाती है। मिंजिन पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। बुली उसे कहता है कि वो और उसका दोस्त किक स्कूटर इस्तेमाल कर ले। सेओंग बिन की नज़र में कुछ छुपा हुआ सा लगता है, जैसे वो कुछ और ही प्लान कर रहा हो। येना थोड़ी सोच में पड़ जाती है, शायद शक या फिर अभी अभी हुई चीज़ों को प्रोसेस कर रही हो। सेओंग बिन का दोस्त पूछता है कि क्या येना को साथ लाना सेफ है। सेओंग बिन नकली हैरानी दिखाता है, फिर हाँ कर देता है। येना और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। सेओंग बिन बात को टालते हुए कहता है, कुछ नहीं है, और उसे जल्दी स्कूटर पर बैठने को कहता है। येना पूछती है कि मिंजिन का क्या होगा। वो जानना चाहती है कि उसे कैसे ले जाएंगे। दूसरा लड़का इस आइडिया से हैरान हो जाता है। वो सुझाव देता है कि मिंजिन को वहीं छोड़ दिया जाए। कहता है कि वो सिर्फ बोझ बनेगा और खाना भी बचाना है। मजाक उड़ाते हुए वो मिंजिन को अकेले सरवाइव करने के लिए शुभकामनाएं देता है। लेकिन बैट वाला लड़का कहता है कि वो उसे साथ ले लेंगे, एक और इंसान से कोई नुकसान नहीं होगा। सब कुछ देखते हुए मिंजिन इस ऑफर को ठुकरा देता है। वो साफ कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। सब चौंक जाते हैं। मिंजिन कहता है कि वो सब कुछ अकेले संभालेगा। अब उसके पास एक तय जगह है जहां उसे जाना है। येना उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो उसका नाम पुकारती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है। मिंजिन उसकी आवाज अनसुनी कर देता है और सबको पीठ दिखाकर अकेले चल देता है। पीछे से एक लड़का गुस्से में चिल्लाता है। वो पिछली बार की याद दिलाता है और खुली धमकी देता है। कहता है, देश खत्म हो चुका है, अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। वो धमकाता है कि वो मिंजिन को भी वैसे ही मारेगा जैसे मॉन्स्टर्स को। मिंजिन ठंडी गंभीर नजर से उसे घूरता है। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं। सब लोग मिंजिन को घेर लेते हैं। लीडर उसे लूजर कहता है और उनके पास आने को कहता है। येना सन्न रह जाती है। वो पाक सेओंग बिन से पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है। मिंजिन को याद आता है, पहले भी उसी ने उस पर हमला किया था। वो समझ जाता है कि ये आदमी कभी नहीं बदला। एक याद में कोई लड़का चांगमन से कहता है कि येना को साथ ले जाना परफेक्ट मौका होगा। अब भी जागती हुई येना पूछती है कि क्या मिंजिन ने भी उस अजीब आदमी को देखा जो पहले उनका पीछा कर रहा था। मिंजिन अनश्योर होता है। येना बताती है,
टोपी से ढका चेहरा, अजीब सा सूट। मिनजिन को याद आता है कि उसने ऐसा कोई संदिग्ध आदमी अपने घर के पास भी देखा था। इधर सियोंगबिन अपने दोस्तों के साथ येना को लेकर मिनजिन का मजाक उड़ाता है। कहता है कि उसने इंस्टाग्राम पर उसकी फोटोज देखी हैं और वो असल में भी उतनी ही अट्रैक्टिव है। एक दोस्त पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मिनजिन पहले से इन्वॉल्व नहीं था। सड़क पर सियोंगबिन की टीम को अपनी ओर आते देख मिनजिन अनईजी हो जाता है। सियोंगबिन येना के सामने झूठी माफी मांगता है। कॉर्नर्ड महसूस करते हुए मिनजिन मजबूरी में उनके साथ चलने को मान जाता है। सियोंगबिन के चेहरे पर कंट्रोल का भाव होता है। वो कहता है कि अभी इलाका छोड़ना बहुत डेंजरस है। वो सुझाव देता है कि पहले हाइड आउट चले, फिर उसे जहां जाना हो ले जाएगा। वे लोग एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो और भी आइसोलेटेड और सस्पिशियस लगता है। मिनजिन पूछता है कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। उसे बहुत बुरा फीलिंग आती है। वो येना से कहता है कि उसे डर लग रहा है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। येना उसे शांत करने की कोशिश करती है। कहती है कि सियोंगबिन एलिमेंट्री स्कूल से ही उसका लैकी रहा है। वो वादा करती है कि अगर उसने कुछ किया तो वो मिनजिन को बचाएगी। मिनजिन पूछता है कि क्या वो सच में उस पर भरोसा करती है, क्या वो अब भी उसे बस बचपन का जान पहचान वाला मानती है। येना गंभीर हो जाती है, उसकी आंखों में सोच उतर आती है। आगे सियोंगबिन बैट लिए कॉरिडोर में चलता दिखता है। तभी येना जोर से उसे आवाज देती है। सब रुककर पलटते हैं। येना ऑकवर्ड होकर कहती है कि वो अब वापस जा रहे हैं। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स सेओपांग शेल्टर में हैं और उसे आज ही पहुंचना होगा। वो पूछता है कि क्या सच में सेओपांग में शेल्टर काम कर रहा है। उसकी जानकारी में तो वो इलाका तबाह हो चुका था। सियोंगबिन बीच में बोल पड़ता है। वो पूछता है कि येना किसी नोबडी के साथ ऐसा रिस्क क्यों ले रही है। वो सुझाव देता है कि वो कल उनके साथ जाए। घबराकर येना बात बदलने की कोशिश करती है। कहती है कि देर हो रही है और उन्हें अभी निकलना होगा। वो नर्वस हंसी के साथ मिनजिन को खींचकर बाहर ले जाना चाहती है, लेकिन उनका ग्रुप रास्ता नहीं देता। तभी एक जंग लगी बेसबॉल बैट उनका रास्ता रोक लेती है। सियोंगबिन सख्त नजर से येना को देखता है। कहता है कि मैंने पहले ही वॉर्न किया था, अगर जाना है तो उसके ग्रुप के साथ, और वो भी कल। डर के मारे येना बस उसका नाम बुदबुदाती है। मुट्ठी कसकर वो कहती है कि वो उसके साथ जाएगी और पूछती है कि क्या वो सीरियस है। मिनजिन के चेहरे पर जैसे उसे पहले से सब पता हो। वो मान जाता है। कहता है कि चलो उनसे बात कर लेते हैं। वो कहता है कि वैसे भी सूरज डूबने वाला है। कुछ देर बाद तीनों बाहर निकलते हैं। आगे आगे सियोंगबिन बैट लेकर चलता है। वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। मिनजिन नोटिस करता है दोनों तरफ बैरिकेड्स हैं। वो स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है। जल्दबाजी में बनाया हुआ लगता है। येना पास खड़ी, पसीने में भीगी, घबराई हुई दिखती है। मिनजिन उसकी कलाई पकड़कर उसे शांत करता है। वो कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। येना थोड़ी काम होती है, लेकिन टेंशन बनी रहती है। अचानक वो जोर से चीख पड़ती है। कहती है कि वो बहुत डर गई थी। वो इन्फेक्टेड देख लेती है और पूछती है कि क्या ये जगह सच में सेफ है। एक लड़का उसे रीअश्योर करता है कि इन्फेक्टेड अंदर नहीं आ पाएंगे, लेकिन येना को भरोसा नहीं होता। उसे बैरिकेड कमजोर लगता है। ऊपर से देखने पर सब समझ जाते हैं नीचे इन्फेक्टेड से घिरे हुए हैं। एक लड़का शेल्टर पर कंप्लेंट करता है और लैडर चढ़ने को कहता है। मिनजिन समझ जाता है दूसरी मंजिल पर जाना है। लैडर हटा दी तो इन्फेक्टेड नहीं चढ़ पाएंगे। ऊपर एक कमरे में दो लोग पहले से होते हैं। एक बड़ा आदमी बैठा होता है। वो जोर से पूछता है कि नए लोग कौन हैं। लड़का बताता है कि वो सेम स्कूल से हैं। वो पूछता है कि क्या उसने येना का नाम सुना है। आदमी एक्साइटेड होकर खुद को ली बोंग जू बताता है। कहता है कि वो उसे सोशल मीडिया पर फॉलो करता था। येना को वो अजीब लगता है। येना कहती है कि सब पाक सियोंगबिन की गलती थी। उसे बिट्रेयल महसूस होता है। तभी येना पलटकर पूछती है, थोड़ी बात कर सकते हैं। सियोंगबिन चिढ़कर पूछता है कि उसे क्या चाहिए। येना कहती है कि उसे जाने दिया जाए, वो यहाँ नहीं रह सकती। वो जाने लगती है, लेकिन सियोंगबिन उसका हाथ पकड़ लेता है। एक लड़का गुस्से से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही जा सकती हो। वो उसका हाथ कसकर पकड़ता है। तभी मिनजिन आगे बढ़ता है। वो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और उसे छोड़ने को कहता है। बड़ा आदमी हैरान होकर जंग मिनजिन को देखता है। गुस्से में पूछता है, क्या तू पागल हो गया है। डरी हुई नजरों के साथ येना हकलाते हुए बोलने की कोशिश करती है, जबकि कोई उसका हाथ पकड़े हुए है। लेकिन तभी एक और हाथ उस आदमी की कलाई पकड़ लेता है जो उसे थामे हुए था। बीच में कूदते हुए मिनजिन हमलावर से कहता है कि वो उसका हाथ छोड़ दे। इस दखल से हैरान होकर सियोंगबिन बस एक तंज भरी हंसी छोड़ता है। चश्मा पहने लड़के को घूरते हुए वो आरोप लगाता है कि मिनजिन अपना दिमाग खो चुका है। उसी दौरान कहीं और कुछ सर्वाइवर्स मलबे के ढेर को देखते नजर आते हैं।
उकसाते हुए सोंगबिन पूछता है कि क्या वो पहले वाला चाकू इस्तेमाल करेगा। ये ना चिल्लाकर उसे रुकने को कहती है, लेकिन वो और आगे बढ़ते हुए उसे कायर कहता है और खुली चुनौती देता है। अचानक दो और लोग वहां पहुंचते हैं। मिंजिन समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हो रहा है। ये ना गंदगी की शिकायत करती है, लेकिन बड़ा आदमी कहता है कि वो लोग टेंट में सोएंगे। तभी मोटा सा आदमी बता देता है कि मिंजिन के पास किचन नाइफ है। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। उसे फोर आइज कहकर बुलाते हुए बोंगजू मांग करता है कि वो चाकू सौंप दे, वरना अंजाम बुरा होगा। मिंजिन जानता है कि वो अपना इकलौता हथियार नहीं दे सकता, लेकिन अकेले 5 लोगों से लड़ना भी नामुमकिन है। एक गुंडा हायरार्की समझाता है। बोंगजू बॉस है और वो सेकंड इन कमांड। बोंगजू ऐलान करता है कि देश इमरजेंसी में है और बिना लीडरशिप के ये जगह नर्क बन जाती है। वो 2 वार्निंग्स देने की बात करता है और फिर किसी को खत्म करने की। अजीब तरह से मोटा आदमी येना के कंधे पर हाथ रखता है और उसे आराम करने को कहता है। घबराकर पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत कहा। फौरन इनकार करते हुए वो कहती है कि हाल के पैनिक की वजह से डर गई थी। अपना लग्जरी कैंपिंग टेंट दिखाते हुए वो फिर से उसे अंदर आराम करने बुलाता है। येना समझ जाती है कि ये आदमी पूरी तरह पागल है। वो समय खरीदने के लिए उसे ओआ कहकर बुलाती है। थोड़ा हकलाते हुए येना कहती है कि उसे भूख लगी है और पूछती है कि क्या कुछ खाने को मिल सकता है। बोंगजू हैरान लेकिन खुश हो जाता है। वो कहता है कि उनके पास ढेर सारा पोर्क बेली है। मिंजिन पार्टी का सुझाव देता है। सब जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मिंजिन सोचता है ये सबसे वर्स्ट केस सिनारियो है। यहां कोई पुलिस नहीं है, ये पूरी तरह लॉलेस जोन है जहां जीरो सेफ्टी है। थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोंगजू येना से माफी मांगता है और उसे क्यूट कहता है। मिंजिन समझ जाता है ये लोग इन्फेक्टेड जितने ही खतरनाक हैं। येना खतरे में है, उसे किसी भी तरह उसे यहां से निकालना होगा। वो सोचता है कि इन्फेक्टेड को ल्योर करके पैनिक फैला दे, लेकिन बाकी सर्वाइवर्स के बारे में सोचकर रुक जाता है। 3 बड़े सर्वाइवर्स पर भी उसे भरोसा नहीं है। शायद रात में जब सब सो जाएं, भागने का मौका मिले, लेकिन डर ये है कि उससे पहले येना के साथ कुछ न कर दें। बेबस होकर मिंजिन गहरी सांस छोड़ता है। इधर ग्रिल पर पोर्क पक रहा है। बोंगजू येना के पास बैठ जाता है। येना बदबू की शिकायत करती है, लेकिन तुरंत खाने की तारीफ करके बात संभाल लेती है। मोटा आदमी मिंजिन से कहता है कि बुजुर्गों के लिए मांस ले जाए। प्लेट देखकर मिंजिन को हिस्सा बहुत कम लगता है। वो अपने खाने में से भी थोड़ा जोड़ देता है। 3 बुजुर्गों के पास जाकर थोड़ा हिचकिचाते हुए वो दोनों प्लेट आगे बढ़ाता है। कहता है कि ज्यादा नहीं है पर स्वीकार कर लें। एक बुजुर्ग उसका शुक्रिया अदा करता है। रात गहराती है। तारों से भरा आसमान शांत शहर को ढक लेता है। आग और एक बैरल से कैंप साइट रोशन है। मुख्य ग्रुप से दूर येना और मिंजिन चुपचाप बैठे हैं। मोटा आदमी येना को आवाज देता है। वो डर के साथ उसकी ओर देखती है। वो पूछता है कि वो अकेली क्यों है और उनके साथ रिलैक्स करने बुलाता है। येना मना कर देती है, कहती है कि सोने का समय हो गया है। असल में वो सबके सोते ही भागने का प्लान बना रही है। उसकी ठंडक से चिढ़कर बोंगजू शिकायत करता है कि वो उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही है। सोंगबिन ये सब देख रहा होता है। अचानक वो बीच में आता है और बोंगजू को रुकने को कहता है। हैरान और कंफ्यूज्ड मोटा आदमी उसकी ओर देखता है। सोंगबिन और सख्ती से दोहराता है, उससे दूर रहो। गुस्से में सोंगबिन पूछता है कि क्या स्योंगबिन पागल हो गया है। बाकी गुंडे भी उलझन में हैं। एक अजीब मुस्कान के साथ सोंगबिन खुलासा करता है। जब से वो यहां फंसे हैं, उसने तय किया था कि सबसे पहले बोंगजू को हटाएगा। वो हायरार्की तोड़ते हुए खुद को नया लीडर घोषित कर देता है। गुस्से से दहाड़ते हुए बोंगजू उस पर झपटता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। तेजी से सोंगबिन उसे चोक होल्ड में ले लेता है और उसे नरक भेजने की बात करता है। एक गुंडा चिल्लाता है कि क्या सोंगबिन पागल हो गया है। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके सिर पर जोरदार वार पड़ता है। चारों तरफ केओस फैल जाता है। कोई चिल्लाता है कि दोनों को खत्म करो। डंडों से हमला शुरू हो जाता है। डर के मारे येना और मिंजिन ये सब देखते रह जाते हैं। कोई पूछता है कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। मिंजिन की आंखें फैल जाती हैं। यही वो मौका है जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो येना से कहता है, अभी भागने का मौका है। उसी अफरा तफरी में सोंगबिन दोनों को भागते देख लेता है। वे दौड़ पड़ते हैं। बुजुर्ग चिल्लाते हैं, पकड़ो उन्हें। एक आदमी येना का हाथ पकड़ लेता है। वो चीख उठती है। मिंजिन पलट कर देखता है। आदमी के हाथ में अब चाकू है। वो धमकाता है कि अगर चुप नहीं रही तो उसे चोट पहुंचा देगा। बेहद मजबूरी में येना उसके हाथ को जोर से काट लेती है। आदमी दर्द से चीखता है। गुस्से में वो मिंजिन पर चाकू से झपकता है। हैरानी की बात यह है कि मिंजिन हमला रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। येना स्तब्ध रह जाती है। हमलावर भी चौंक जाता है। वो पूछता है कि ऐसे कमजोर लड़के में हिम्मत कहाँ से आई।
वो मिंजिन को जोर से लात मारता है। मिंजिन दर्द से कराहते हुए गिर पड़ता है। चाकू हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। लाल बूंदें जमीन पर फैल जाती हैं। येना मुंह पर हाथ रख लेती है। वो मिंजिन का नाम पुकारती है। मिंजिन पेट पकड़ता है। वहां जख्म है। बाकी आदमी उसकी चोट देख लेते हैं और पास आ जाते हैं। गालियां देते हुए वो उसे मारने लगते हैं। येना चीखती रहती है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सोंगबिन येना की कलाई पकड़ लेता है। डरावनी मुस्कान के साथ वो कबूल करता है कि वो हाई स्कूल से ही उसके पीछे था। वो कहता है कि बाकी लड़कियां आसानी से मान गई, पर वो नहीं। क्या उसे लगता है कि वो अमीर होने से बेहतर है? वो अपनी मनी, खाने और बॉडी का घमंड करता है। फिर पूछता है कि वो हमेशा खुद को उससे ऊपर क्यों समझती है। येना कांप उठती है। वो कहता है कि अब वो देखेगा कि असली येना कैसी है। वो डर से चीख पड़ती है। तभी मैनेजर किम फिर से बीच में आता है। वो सोंगबिन पर चिल्लाता है। गुस्से में सोंगबिन उसे लात मारता है। किम जमीन पर गिर पड़ता है। बाकी लोग घबरा जाते हैं। सोंगबिन ठंडे लहजे में याद दिलाता है, ये दूसरी वार्निंग थी। अब उसे हमेशा के लिए हटाया जाएगा। वो किम को उठाकर नीचे फेंक देता है। नीचे इन्फेक्टेड से घिरा किम मदद की भीख मांगता है। बाकी लोग सन्न रह जाते हैं। सोंगबिन अपने साथी को आदेश देता है, बाकी सबको भी नीचे फेंक दो, सिवाय येना के। मिंजिन दर्द से कराह रहा है। येना उसका नाम पुकारती है। मिंजिन उसे भागने को कहता है। सोंगबिन हंसकर पूछता है, कहाँ जाओगी? कहता है, बाहर तो नर्क है, तू यहीं रहेगी चाहे चाहो या नहीं। जमीन पर पड़ा मिंजिन पूरी बेबसी में चिल्लाता है। वो छोड़ देने की भीख मांगता है। सोंगबिन उसे लूजर कहता है और मजाक उड़ाता है। वो योमटैंग को बुलाता है और मिंजिन को भी नीचे फेंकने का आदेश देता है। दो आदमी उसे उठाते हैं। सोंगबिन हंसकर कहता है, सोचा था हल्का होगा, पर काफी भारी है। वे गिनती शुरू करते हैं, 1, 2, 3, और ठीक आखिरी पल में मिंजिन का हाथ कस जाता है। वो उस आदमी की शर्ट पकड़ लेता है। अचानक हुए इस विरोध से हमलावर जम जाता है। मिंजिन गहरी आवाज में कहता है, अगर मैं गिरूंगा तो तू भी मेरे साथ नीचे जाएगा। जमीन पर पड़े लड़के का मजाक उड़ाते हुए हमलावर उसे एक पथेटिक लूजर कहता है। तंज कसते हुए वो पूछता है कि उसे टफ बनने की सलाह किसने दी थी, और फिर यॉम टैंग को आवाज लगाकर आदेश देता है कि मिन जुन को भी नीचे फेंकने में मदद करे। बेहोश सा पड़ा लड़का पकड़कर दोनों उसे उठाने की तैयारी करते हैं। हमलावर टिप्पणी करता है कि उसे लगा था मिन जुन हल्का होगा, लेकिन वो तो बेहद भारी है। और वे गिनती शुरू करते हैं, 1, 2, 3। हैरानी की बात यह कि ठीक आखिरी पल में मिन जुन का हाथ कसकर उस आदमी की शर्ट पकड़ लेता है। इस अनपेक्षित विरोध से हमलावर पूरी तरह सन्न रह जाता है। मिन जुन सख्त लहजे में ऐलान करता है कि यह हरामजादा उसके साथ ही नीचे जाएगा। जोरदार झटके के साथ मिन जुन हमलावर का संतुलन बिगाड़ देता है और उसे अपने साथ खींचता हुआ गहराई की ओर गिरते हुए चीखता है। ऊपर से यमगांग जमी हुई शक्ल के साथ ये सब देखता है। उसके चेहरे पर पूरा सदमा साफ झलकता है। बेहद घबराकर वो सेबिन को चिल्लाकर पूछता है कि क्या हुआ। यमगांग बताता है कि किम सांगयान जंग मिनजुन के साथ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया है। ग्राउंड फ्लोर पर टकराने की जोरदार आवाज गूंजती है। कुछ पल के लिए चीखें और दर्द की कराहें हवा चीर देती हैं। किम सांगयान जमीन पर पड़ा है, उसका चेहरा दर्द से ऐंठा हुआ। वो अपनी साइड पकड़ता है, खुद के पैरों को नीचे देखता है। तेज पीड़ा उसे घेर लेती है। वो सोचता है कि गिरने के बाद उसके अंग में क्या गड़बड़ हो गई है। पास ही जंग मिनजुन भी जमीन पर फैला पड़ा है, घायल है लेकिन होश में है। वो धीरे धीरे सिर घुमाकर सांगयान की ओर देखता है। गुस्से में वो पूछता है कि लड़का कहाँ जाने की सोच रहा है। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ है। सांगयान जोर से गालियां देता है। वो मिनजुन पर आरोप लगाता है कि उसकी टांग उसी की वजह से टूट गई है। अचानक एक नया खतरा सामने आता है। शोर सुनकर एक इन्फेक्टेड पास आता है। डरा हुआ सांगयान मिनजुन से मदद की भीख मांगता है। ऊपर की मंजिल पर बचे हुए दोनों गुंडे घबराहट में सब देखते हैं। एक पूछता है कि अब क्या करें, दूसरा चिल्लाता है, उस इडियट को छोड़ दो। हान येना ये पूरा डरावना मंजर देखती है। उसकी आंखें दहशत से खुली हैं और एक आंसू उसके गाल से बह जाता है। हमलावर के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर येना तुरंत मुड़ती है और जान बचाकर भागने लगती है। लेकिन बेबस सोंगबिन उसका भागना देख लेता है। वो गाली देता है और बिना देर किए उसे पकड़ने दौड़ पड़ता है। जल्दी से येना संकरी स्कैफोल्डिंग पर चढ़ जाती है। अंधेरे में रास्ता ढूंढते हुए वो मेटल प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे कदम बढ़ाती है ताकि आवाज ना हो। अचानक सेओंग बिन दिखाई देता है और चिल्लाकर हान येना का नाम लेता है। पूछता है कि क्या वो अभी भी वहीं है। पीछा करने वाला दांत पीसकर गुस्से से भर जाता है। लड़की की हिम्मत पर आग बबूला। एक प्लैंक पार करते हुए येना सुनती है कि वो उसे पागल कह रहा है और पूछ रहा है कि वो कहाँ जाने की सोच रही है।
वो किनारे पहुंचती है, पास की रूफटॉप को अपनी आखिरी उम्मीद मानकर देखती है। आंसू उसके चेहरे से बहते हैं जब सेओंग बिन धमकी देता है कि वो उसे पकड़ ही लेगा। बिना रुके हान येना खुद को आगे झोंक देती है और संकरी लेज पर दौड़ पड़ती है। एक साहसी छलांग के साथ वो इमारतों के बीच की दूरी पार करती है। लैंड करते ही वो थोड़ी लड़खड़ाती है और डर से हल्की चीख निकल जाती है। डर के बावजूद उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमकती है। सोंगबिन अविश्वास में देखता है, गालियां देता है जब समझता है कि वो सच में बच निकल रही है। गुस्से से दहाड़ते हुए वो कसम खाता है कि किसी भी हाल में उसे पकड़ेगा। वो भी दौड़ता है और उसके पीछे छलांग लगाता है, लेकिन कूदते वक्त नीचे देखते ही सोंगबिन को कुछ गलत लगता है। उसका पैर फिसल जाता है और संतुलन बिगड़ जाता है। एक भारी आवाज गूंजती है जब उसका शरीर जमीन से टकराता है। ऊपर से येना गिरते हुए शरीर को देखती है और समझ जाती है यही उसका मौका है। वो हाथों को मुंह पर रखकर जोर से चिल्लाती है, इधर इधर। नीचे मौजूद इन्फेक्टेड तुरंत आवाज की ओर मुड़ते हैं। येना की आवाज सुनते ही वे सोंगबिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जमीन पर गिरा आदमी नफरत से ऊपर देखता है। हान ये येना को देखकर उसका नाम चीखता है। रूफटॉप से येना हमलावर की ओर इशारा करती है, क्रीचर्स को उसकी मौजूदगी बता देती है। गुस्से में सोंगबिन उसे कोसता है और कसम खाता है कि वो उसकी जान लेकर रहेगा। चीखों से खिंचे हुए अनडेड भूख से उसकी ओर बढ़ते हैं। खतरा समझते ही वो बचने की बेतहाब कोशिश करता है। येना ये सब देखती है, लेकिन उसका ध्यान अब जंग मिनजुन की ओर चला जाता है। हाथ जोड़कर वो दुआ करती है कि उसका दोस्त कहीं सुरक्षित हो। नीचे से मदद की एक आवाज आती है और येना सोचती है कि कहीं वो मिनजुन तो नहीं। अचानक वो खुद जंग मिनजुन को देखती है, जो उसे ऊपर चढ़ने के लिए बुला रहा है। उसे जिंदा देखकर येना को राहत मिलती है। वो पूछती है कि क्या वो ऊपर चढ़ सकता है। मिनजुन मुश्किल से एक मेटल बार पकड़ता है और ऊपर चढ़ना शुरू करता है। पूरी ताकत लगाकर वो खुद को खींचता है, सुरक्षित रूफटॉप तक पहुंचने की कोशिश में। येना उसे हौसला देती है, बस थोड़ा और। वो हाथ बढ़ाकर उसे सहारा देती है। दोनों मिलकर आखिरकार मिनजुन ऊपर पहुंच जाता है। पूरी तरह थका हुआ वो जमीन पर गिर पड़ता है। येना घबराकर उसके पास आती है, उसकी चोटों के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो बच निकला, लेकिन उसे चक्कर आ रहा है। अचानक अंधेरे से गुस्से भरी आवाज आती है। वो सोंगबिन के साथी हैं जो उसे ढूंढ रहे हैं। घायल हालत में भी मिनजुन कहता है कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। येना सहमति में सर हिलाती है। एक भारी आवाज के साथ दोनों ठंडी जमीन पर गिरते हैं। गली का अंधेरा उन्हें घेर लेता है। येना फौरन उसकी ओर मुड़ती है, पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो उसे सहारा देती है और कहती है कि बस थोड़ा और सह लो। धीरे धीरे वो उसे रात के अंधेरे में आगे बढ़ाती है। ऊपर फैला रात का आसमान और नीचे उनकी डेस्परेट तलाश किसी सुरक्षित जगह की। मिनजुन का चेहरा पीला है, ठंडा पसीना बह रहा है। वो दर्द में दोस्त का नाम बुदबुदाता है। वो कहता है कि अगर क्रीचर्स उन्हें देख ले तो येना अकेले भाग जाए। ये सुनकर वो सन्न रह जाती है। दृढ़ होकर येना कहती है कि वो किसी तरह छिपने की जगह ढूंढेगी और उसे बचाएगी। अचानक उन्हें एक रास्ता दिखता है जहां इन्फेक्टेड की गंध नहीं है। एक अकेली रोशनी अंधेरी गली में टिमटिमाती है। सावधानी से दोनों आगे बढ़ते हैं। येना अब भी मिनजुन का वजन संभाले हुए है। अचानक येना रुक जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी और डर है। आगे एक आधा खुला दरवाजा है, शायद शेल्टर या कोई और खतरा। अंदर जाते ही हल्की रोशनी खाली और अंधेरे हॉलवे को रोशन करती है। येना सावधानी से चारों ओर देखती है, फिर राहत की सांस लेकर फुसफुसाती है, शायद यहाँ कोई नहीं है। वो मिनजुन को अंदर ले जाती है, कहती है कि थोड़ी देर यहीं आराम कर ले। थका हुआ लड़का अब और नहीं संभाल पाता और जमीन पर गिर पड़ता है, अपने पेट को पकड़े हुए। येना उसके पास घुटनों के बल बैठती है, डरते हुए उसे ठीक रहने की दुआ करती है। मिनजुन पेट के बल पड़ा है, तेज दर्द में। आंसुओं से भरी आंखों से येना उसे देखती है, फिर रुंधी आवाज में कहती है, ये सब मेरी गलती है। वो खुद को दोष देती है, उसके घर रुकने के लिए, इन्फेक्टेड को खींच लाने के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट जाने के लिए और स्कूल में उसके साथ जो हुआ उस सब के लिए। उसकी शर्ट कसकर पकड़कर येना उससे गुजारिश करती है कि बस थोड़ा और सह ले। आंसू लगातार गिरते रहते हैं। अचानक कदमों की आवाज सुनकर येना चौंक जाती है। वो अंधेरे कॉरिडोर की ओर देखती है और कांपती आवाज में पूछती है, कौन है? उसकी नजरें अंधेरे पर जमी रहती हैं, किसी जवाब या हलचल के इंतजार में। हॉलवे की बेचैन कर देने वाली खामोशी पहले से डर से भरे माहौल में तनाव को और बढ़ा देती है। थोड़ी ज्यादा सख्त आवाज में हान येना फिर से सवाल दोहराती है। ये जानना चाहती है कि वहां छिपा कौन है। उसी बीच मिनजुन के नीचे फर्श पर एक गहरा दाग फैलने लगता है, जो साफ दिखाता है कि उसकी चोट और बिगड़ रही है। अचानक अंधेरे से एक परछाई निकलती है, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े, जो सीधे उन दोनों की ओर बढ़ रही है। फिर साफ होता है कि दो आदमी हैं, दोनों के हाथों में कुल्हाड़ियां। उन्हें वहां येना और मिनजुन को देखकर साफ हैरानी होती है।
हान येना एक आदमी को घूर कर देखती है। उसके चेहरे पर पहचान की साफ झलक उभर आती है। उसके दिमाग में एक तेज याद चमकती है। वही आदमी जिसने बैरिकेड के पास उनकी मदद की थी। याद पक्की हो जाती है कि ये वही इंसान है जिसने खतरे के पल में उनका साथ दिया था। राहत की सांस लेते हुए येना बोल पड़ती है कि वो जिंदा बच गया। वहीं वो आदमी उसकी इस प्रतिक्रिया से थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। अचानक उसकी नज़र घायल लड़के पर पड़ती है। वो देखता है कि जंग मिनजुन बहुत ज्यादा खून खो रहा है। फौरन पूछता है, क्या इसे काट लिया गया है? लेकिन येना तुरंत मना करती है। बताती है कि ये चाकू से लगी चोट है। बेचैन होकर लड़की मदद की गुहार लगाती है। कहती है कि उसका दोस्त बहुत बुरी हालत में है। नया आया आदमी पूछता है कि क्या उनके पास फर्स्ट एड किट है। चिंतित होकर वो येना से पूछता है कि क्या वो ठीक है। राहत महसूस करते हुए येना उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है। अचानक उस आदमी का एक साथी येना को पकड़ लेता है, जोर से उसका मुंह ढक लेता है। उधर दूसरा घुर्गा हंसते हुए उनकी किस्मत पर टिप्पणी करता है। पूछता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। वही आदमी सुझाव देता है कि लड़की को साथ ले लेते हैं। जब येना विरोध करती है तो चिढ़कर वो उसे बेहोश करने की बात सोचता है। तभी छोटे से इस ग्रुप का लीडर, जिसने पहले येना की मदद की थी, सख्त आवाज में अपने आदमियों को रुकने का आदेश देता है। अपने अधीनस्थों की ओर देखते हुए वो उन्हें सिर्फ 3 सेकंड देता है वहां से गायब होने के लिए। हैरान होकर एक घुर्गा पूछता है कि लीडर का क्या करें। दूसरा सुझाव देता है, इसे खत्म कर देते हैं। बिना एक पल गंवाए पहला हमलावर अपने अपूर्व लीडर की ओर झपटता है, सीधे टकराव के लिए तैयार। पास ही फर्श पर कीलों से जड़ी एक बेसबॉल बैट पड़ी है, डरावना और जानलेवा हथियार। तेजी से येना की रक्षा कर रहा आदमी एक छोटा नाखून निकालता है। साफ दिखता है कि वो लड़ने को तैयार है। जो घुर्गा झपटा था वो सीधा वार करने की कोशिश करता है, लेकिन फुर्ती से लीडर वार से बचता है और पलटकर हमला करता है। हमलावर को बुरी तरह घायल कर देता है। घायल घुर्गा दर्द से कराहता है, जबकि उसका साथी अब भी येना को बंधक बनाए हुए है। हालात से झुंझलाकर लड़की को पकड़े आदमी लीडर को चिल्लाकर रुकने को कहता है। येना का रक्षक नाखून उठाकर चेतावनी देता है कि अगर उसने कोई बेवकूफ़ी की तो उसे पछताना पड़ेगा। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर येना खुद को छुड़ा लेती है। वो पलटकर देखती है। उसके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों हैं। हैरान होकर वो नए आए आदमी को घूरती है और उसका नाम लेती है, कांग हक चौल। उसके चारों ओर उसे एक रहस्यमयी चमक महसूस होती है। सब एक ज्यादा सुरक्षित कमरे में जाते हैं, शायद पीछे बना कोई मेकशिफ्ट स्टोर रूम या ऑफिस। टेबल पर बैंडेजेस, सिजर्स, एंटीसेप्टिक जैसी फर्स्ट एड की चीजें रखी हैं। जंग मिंजुन एक अस्थाई मैट्रेस पर आराम कर रहा है। लगता है सो रहा है। कांग हकचौल समझाता है कि मिंजुन को खून की कमी से ज्यादा मार और शौक का असर है और उसे आराम चाहिए। येना धन्यवाद करती है। जिज्ञासुवश पूछती है कि उसे फर्स्ट एड की इतनी जानकारी कैसे है। वो कहता है, बस संयोग से। फिर कांग हकचौल बताता है कि ये इलाका बेहद खतरनाक है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही थी। ये ना पूरी कहानी सुनाती है। हेलीकॉप्टर फ्लायर्स, युंगचिन डोंग के सेफ जोन की अफवाह और पार्क सोंग बिन के ग्रुप द्वारा पकड़े जाने तक। वो बताती है कि भागते समय कितना कियोस था और स्योंग सोंग बिन भी भाग गया। कांग हकचौल खाली नजरों से सोचता है, इसका मतलब हमलावर शायद अभी जिंदा है। कपड़े से हाथ पोंछते हुए वो कहता है कि योंगचिन डोंग के सेफ होने की कहानी सिर्फ एक झूठी अफवाह है। वो समझाता है कि सियोल में बचे लोगों ने बैरिकेड्स बनाकर इन्फेक्शन रोकने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ढह गया। अब इन्फेक्टेड से ज्यादा खतरनाक लोग हैं और येना जैसी लड़कियां सड़कों पर नहीं दिखती। हाकचोल चेतावनी देता है कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो वो नहीं जानती लोग उसके साथ क्या करेंगे। नॉर्थ सियोल अब पूरी तरह लॉलेस जोन है। बैठी हुई येना सोचती है कि जल्द ही पूरा सियोल ऐसा ही बन सकता है। उसका चेहरा डर से भर जाता है। चिंतित होकर वो हाकचोल से सीधे पूछती है, आप यहां क्यों हैं? वो नीचे देखता है और कहता है कि उसके अपने कारण हैं। फिर अचानक बताता है कि वो अगली सुबह गैंगनैम के लिए निकलेगा। येना चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या उसने नॉर्थ जोन बंद होने की खबर सुनी है? हाकचोल गंभीर होकर कहता है, इसका मतलब हालात और बिगड़ चुके हैं। वो जोड़ता है कि उसे नहीं पता पूरा नॉर्थ बंद है या नहीं और बताता है कि गैंगनैम के पुल 2 दिन से बंद हैं। कारों और इन्फेक्टेड का केओस फैल चुका है। वो समझाता है कि हान रिवर पार्क इन्फेक्टेड से भरा है, क्योंकि आउटब्रेक शुरू होते ही सब साउथ भागे।
सरकार ने पुल बंद कर दिए, पैनिक बढ़ा और रिवर के पास इन्फेक्टेड की भीड़ लग गई। इतनी जानकारी सुनकर येना पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता। वो कहता है, सर्वाइवर्स से सुना। एक आंसू बहाते हुए येना पूछती है कि क्या ये सब सच है। उसकी निराशा बढ़ती जाती है। फिर भी हाकचोल कहता है कि सब खत्म नहीं हुआ। वो एक जलता हुआ लैंप दिखाता है, बताता है कि छोटी नाव से नदी पार की जा सकती है, इन्फेक्टेड से बचते हुए। डरी हुई येना पूछती है कि क्या गैंगनैम सच में सेफ है। हाकचोल बताता है कि उसकी बहन वहां एक शेल्टर में है और उसे किसी भी हाल में उस तक पहुंचना है। येना हैरान हो जाती है और उसकी कहानी जानना चाहती है। हाकचोल बताता है कि आउटब्रेक के अगले दिन वो, उसकी बहन और उसके अंकल एक टेम्पररी शेल्टर गए। फिर सेना आई और कहा कि कुछ लोगों को साउथ ले जाया जाएगा, पहले बच्चों और बुजुर्गों को। इसलिए उसकी बहन चली गई और वो पीछे रह गया। एक सिपाही ने ठंडे लहजे में बताया कि उसकी बहन गैंगनैम शेल्टर जा रही है। हाकचोल दुख से कहता है, सेना कभी वापस नहीं आई। येना पूछती है कि उसके अंकल का क्या हुआ। वो बताता है कि इन्फेक्शंस फैल गए और भागते हुए उसके अंकल की मौत हो गई। हाकचोल कहता है कि वो सुबह निकल जाएगा, हर सेकंड कीमती है। येना उनसे विनती करती है कि उन्हें भी साथ ले चलें। वो मना करता है, 3 लोग बहुत बड़ा रिस्क है और मिंजुन को आराम चाहिए। रोते हुए येना बताती है कि मिंजुन की मां गैंगनैम में है। उसे नहीं पता कि अकेले क्या करे। वो पूरी तरह टूट जाती है और उससे मदद की भीख मांगती है। हाकचोल गंभीरता से उसे देखता है, कहता है, तुम पहले जैसी नहीं रही। वो मानता है कि स्कूल में वो उसे जानता ही नहीं था। अब वो बिल्कुल अलग है। वो फैसला करता है कि सुबह मिंजुन के उठने पर और बात करेंगे। फिर उन्हें आराम करने को कहता है। सुबह की हल्की रोशनी ब्लाइंड से अंदर आती है। एक नया दिन शुरू होता है। मिंजुन एक तरफ सो रहा है, येना सोसे पर, दोनों पूरी तरह थके हुए। अचानक हाकचोल येना को आवाज देता है। वो चौंक कर उठती है। वो पूछता है कि भागते वक्त क्या उसने पार्क सोंगबिन का अंजाम देखा था। येना हिचकिचाते हुए हाँ कहती है। हाकचोल कहता है कि वो खुद जाकर हालात देखने वाला है। येना डर जाती है। वो चेतावनी देती है वहां सब इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। हाकचोल बस कहता है, सिर्फ 300 मीटर है। फिर पूछता है कि क्या वो उसकी कहानी सुनना चाहती है, कैसे वो 12 साल की उम्र में नॉर्थ कोरिया से भागा। येना सन्न रह जाती है जब वो सुनती है कि वो 10,000 किलोमीटर चला, नदी पार की, भूखे प्यासे रहा और उस सफर में अपना छोटा भाई खो दिया। हाथ में बदला हुआ बैट पकड़े हाकचोल कहता है कि वो जल्द लौटेगा और मिंजुन का ख्याल रखने को कहता है। येना सोफे पर बैठी रहती है, चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखती है। वो उसे जाते हुए देखती है। कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर हाकचोल उस जगह की ओर बढ़ता है जहां हाल की त्रासदी हुई थी। चुपचाप वो ऊपर चढ़ता है। पीछे मुड़कर वो बुदबुदाता है, सच जानने के लिए। ऊपर पहुंचकर वो सोचता है, क्या पार्क सोंगबिन वाकई यहीं मारा गया था। निर्माणाधीन बिल्डिंग के बाहर हाल ही में हुई त्रासदी की जगह ही कांग हाकचोल का अगला ठिकाना है। फुर्ती दिखाते हुए वो इमारत की साइड प्रोटेक्शन पर चढ़ता है। सच्चाई जानने के इरादे से उसके पैर हल्के से जमीन को छूते हैं। वो दुश्मन और सन्नाटे से भरे माहौल में सावधानी से आगे बढ़ता है। पीठ घुमाए हुए वो धीमे से बुदबुदाता है, मानो खुद को तैयार कर रहा हो कि इस जगह का सच सामने लाएगा। ऊपर पहुंचते ही कांग हाकचोल सोचता है, क्या पाक सोनमिन वाकई यहीं मारा गया था। उधर शरणास्थल में मिंजुन अस्थायी बिस्तर पर धीरे धीरे होश में आने लगता है। अब भी सुस्त हालत में उसकी हलचल देखकर लड़की नोटिस करती है और लड़के की आवाज से समझ जाती है कि वो जाग चुका है। हैरान होकर येना पूछती है कि क्या वो इतनी जल्दी उठ गया। वहीं मिंजुन उलझन में पूछता है कि वो कहाँ है। येना जल्दी से समझाती है कि कांग हाकचोल ने उसका इलाज किया है। नाम सुनते ही उसका क्लासमेट चौंक जाता है। मिंजुन याद करने की कोशिश करता है, दूसरी मंजिल से गिरने की बात कहता है, लेकिन शौक की वजह से उसकी यादें धुंधली हैं। बेहद राहत महसूस करते हुए येना उसके हाथ जोर से पकड़ लेती है। लड़का हैरान रह जाता है। आंखों में आंसू लिए येना कबूल करती है कि वो कितनी डरी हुई थी। उसे डर था कि वो शायद जिंदा ना बचे। उसके इस इमोशनल इजहार के सामने जंग मिंजुन का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो बोल ही नहीं पाता। येना अब भी उसका हाथ पकड़े रहती है
और लड़का पल की गंभीरता से उलझकर बस हल्की सी आवाज निकाल पाता है। अचानक येना उसे जोर से दूर धकेल देती है और डर के मारे चीख पड़ती है। अब भी चिल्लाते हुए वो उससे पूछती है कि उसने खुद को इतनी बुरी तरह घायल क्यों होने दिया। वो मदद के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन बोलती है कि उसे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। पूछती है, अगर वो मर जाता तो वो क्या करती? गिल्ट से भरे चेहरे के साथ मिलजुन माफी मांगता है। तुरंत येना मना कर देती है, कहती है कि माफी की जरूरत नहीं, बस धन्यवाद देती है और पूछती है कि क्या उसे अंदाजा है उसे उठाकर लाना कितना मुश्किल था। बेचैन होकर वो बताती है कि कांग हाकचोल ने कहा है कि उसे एक दिन आराम करना होगा। वो जोड़ती है कि अगले दिन हालात देखे जाएंगे। ये सुनकर मिंजुन हैरान होता है और पूछता है कि क्या वो सच में सीरियस है। चिंतित होकर वो नॉर्थ के बंद होने की बात उठाता है और कहता है कि उनके पास समय नहीं है। अचानक उसके शरीर में तेज दर्द उठता है। वो कराहते हुए दोहरा जाता है। घबराकर हान येना पूछती है कि क्या वो ठीक है। डांटते हुए वो उसे बेवकूफ कहती है और हुक्म देती है कि वो अभी हिले भी ना। लड़का बस कुछ बुदबुदा पाता है। पास की टेबल पर एक डिब्बे में तरह तरह के सामान और टूल्स रखे हैं। जगह एक छोटा सा मेकशिफ्ट ऑफिस लगती है जहां वो लोग रुके हुए हैं। अचानक कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। येना और मिनजुन दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं, उत्सुक कि कौन हो सकता है। अपनी मौजूदगी बताते हुए कांग हाकचोल अंदर आता है, कहता है कि वो है। हैरान होकर मिनजुन बुदबुदाता है, तो यही है वो मशहूर कांग हाकचोल। बिना किसी औपचारिकता के नया आया आदमी एक बैकपैक जमीन पर फेंक देता है। लगता है उसमें किसी के जरूरी सामान है। मिनजुन की ओर देखते हुए हाकचोल पूछता है कि क्या ये उसका ही बैग है, वही जो वो स्कूल में इस्तेमाल करता था। जंग मिनजुन खुशी से हाँ कह देता है। कांग हाकचोल बताता है कि उसे ये बैग कंस्ट्रक्शन साइट की दूसरी मंजिल पर मिला। वो कहता है कि इसके अंदर कपड़े और पर्सनल आइटम्स हैं जो काम आ सकते हैं। वो ये भी जोड़ता है कि वहां बहुत सारा इमरजेंसी फूड था और उसने कुछ उठा लिया। मिनजुन को याद आता है कि वो सब उसकी मां ने खरीदा था। एक पल को वो नॉस्टैल्जिक हो जाता है। आखिरी चीज दिखाते हुए हाकचोल बताता है कि उसे मिनजुन के ग्लासेस भी मिल गए। वो हाथ बढ़ाकर चश्मा दिखाता है। राहत से भरा हुआ जंग मिनजुन लड़खड़ाती आवाज में दिल से धन्यवाद कहता है। चश्मा पहनते हुए वो सोचता है कि इस वक्त ये उसके लिए कितनी बड़ी राहत है। अब चश्मा पहने हुए लड़का कहता है कि येना ने बताया था कि कांग हाकचोल ने उसका इलाज किया है। पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। चोल जवाब देता है कि थोड़ा चक्कर आ रहा है, लेकिन वो ठीक है। बात बदलते हुए येना हाकचोल से पूछती है कि कंस्ट्रक्शन साइट में क्या हुआ। वो सीधे सवाल करती है, पाक सॉन्गबिन का क्या हुआ? गंभीर नजर से वो उसकी ओर देखता है, संक्षिप्त में हामी भरता है, फिर समझाने लगता है। वो बताता है कि जैसा उसे शक था, पाक सॉन्गबिन वहां नहीं था। यादों में कंस्ट्रक्शन साइट की एक झलक दिखती है। हर कोई इन्फेक्टेड हो चुका था। हाकचोल निष्कर्ष निकालता है कि बाकी सब क्रीचर बन चुके हैं। वो बताता है कि मोटरसाइकिल गायब थी, शायद से सॉन्गबिन ले गया। स्कूटर टूट चुकी थी। येना पूछती है कि क्या वो फिर से पाक सॉन्गबिन से टकरा सकते हैं। हाकचोल कहता है संभव है, लेकिन चिंता ना करने को कहता है। दृढ़ नजर के साथ हाकचोल कहता है कि वो लड़ाई हार सकता है, लेकिन जब किसी को खत्म करने की बात आती है वो हमेशा जीतता है। मिनजुन डरते हुए बुदबुदाता है। फिर हाकचोल दोहराता है कि जैसा उसने कल कहा था, वो नॉर्थ के लिए निकलने वाला है। वो दोनों से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चल पाएंगे। मिनजुन तुरंत कहता है कि बिल्कुल, और अभी निकलना चाहिए। लेकिन येना उसे डांटती है, कहती है कि उसे आज आराम करना होगा। हाकचोल लड़की से सहमत होता है, कहता है कि लड़के के ठीक होने पर ही निकलेंगे। लेकिन मिनजुन जिद करता है कि वो ठीक है और कल हालात और खराब हो सकते हैं। हाकचोल कहता है कि जल्दबाजी ठीक नहीं, पहले प्लान बनाना जरूरी है। फिर वो बताता है कि उसने एक और रास्ता सोचा है, हान नदी पार करने का। ये सुनकर दोनों उत्सुक हो जाते हैं। वो बोर्ड की तरफ जाकर एक सिंपल मैप बनाता है और कहता है कि वो लाइन 5 का इस्तेमाल करेंगे। जंग मिनजुन चश्मा पहने हैरान होकर पूछता है, क्या वो अंडरग्राउंड रिवर टनल की बात कर रहा है? वो पूछता है कि क्या वो सेफ होगा, क्योंकि सबवे जैसे क्राउडेड जगह इन्फेक्टेड से भरे होंगे। हाकचोल समझाता है कि लाइन 5 में प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स हैं और टनल शायद खाली होगा। वो मानता है कि वहां पहुंचना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। शायद और लोग भी यही सोच चुके हों या सरकार ने रास्ता बंद कर दिया हो। फिर भी वो कहता है कि ट्राई करना चाहिए। वो बताता है कि सबसे नजदीकी लाइन 5 स्टेशन जांगनैन है और पैदल जाना बहुत खतरनाक होगा, खासकर जांग इलाके में घुसते वक्त। बाहर इमारतों के ऊपर आसमान गुलाबी रंग लेने लगता है। नात नजदीक है। व्हाइट बोर्ड पर सर्वाइवल रूल्स लिखे हैं। पहला नियम, बेकार का रिस्क मत लो। हाकचोल कहता है कि ये उसके सर्वाइवल रूल्स हैं।
वो समझाता है कि नॉर्थ पहले ही बंद है और उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सेफ जगह मिले तो कुछ दिन वहीं रुककर रिकवर करना चाहिए। सोफा पर बैठे मिनजुन और येना ध्यान से सुनते हैं। दूसरा नियम, एक्सप्लोरेशन के लिए सिर्फ 1 या 2 लोग जाएं, तीनों कभी साथ नहीं। फिर वो तीसरे नियम की ओर इशारा करता है, योर लाइफ इज एट स्टेक। वो कहता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में कभी अपनी जान किसी और के लिए मत देना। जंग मिनजुन ध्यान से सुनता है। हाकचोल साफ कहता है कि अगर कोई भाग सकता है तो दूसरों को बचाने की कोशिश ना करे। वो मानता है कि वो खुद भी अपनी जान को सबसे ऊपर रखेगा। ठंडा पसीना बहाते हुए चश्मे वाला लड़का ये कठोर नियम सुनता है, कभी खुद को सैक्रिफाइस मत करना। छोटी किचन में सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आती है। अचानक हाकचोल जंग मिनजुन को बुलाता है। वो मुड़कर देखता है। हाकचोल उसे एक मॉडिफाइड बेसबॉल बैट देता है, बताता है कि इसे हथियार की तरह रखे। हैरान होकर मिनजुन और येना उस बैट को देखते हैं। मिनजुन पूछता है, क्या ये सच में कीलो वाला बैट है? हाकचोल समझाता है कि ये सिर्फ इन्फेक्टेड के लिए नहीं, खतरनाक इंसानों को डराने के लिए भी है। वो याद दिलाता है कि इन्फेक्टेड मारने के लिए हमला करते हैं, और जब मिनजुन पलटकर वार करे तो पूरी ताकत से करे। वो कहता है, दिल या सिर पर एक जोरदार वार काफी है। थोड़ी देर बाद हाकचोल कहता है कि अब निकलने का वक्त है। बाहर नीला आसमान और कुछ बादल खामोश शहर पर छाए हैं। तीनों खाली सड़क पर चल पड़ते हैं। आगे हाकचोल, पीछे येना और मिनजुन जिसके हाथ में बैट है। चलते हुए मिनजुन के मन में शंका उठती है। वो सोचता है कि इन्फेक्टेड को मारना क्या सही है? वो याद करता है कि वो भी कभी नॉर्मल लोग थे, अपने परिवारों के साथ। वो सोचता है, अगर वो ऐसा करता है तो क्या वो कातिल बन जाएगा? वो इन्फेक्टेड वार्निंग वाले दरवाजे को देखता है। सोचता है कि अगर कानून अभी भी होता तो क्या उस पर मर्डर का केस चलता? उसकी हिचकिचाहट देखकर हाकचोल उसका नाम पुकारता है। सख्ती से कहता है कि ये बेकार की सोच छोड़ दे। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर उसने दिल कठोर नहीं किया तो वो नहीं बचेगा। हान येना धीमे से कहती है कि उसने बात समझ ली है। वो पीछे मुड़कर मिनजुन से रुकने को कहती है। फिर पूछती है कि क्या वो उस गली से बच सकते हैं? वहां बहुत इन्फेक्टेड होंगे। हाकचोल पूछता है कि उसे कैसे पता? येना बताती है, गंध से। इन्फेक्टेड के पास एक अजीब बदबू होती है जो वहां बहुत तेज है। हाकचोल पूछता है कि क्या वो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती है? येना कहती है कि ये बस एक अंदाजा है। कम इन्फेक्टेड हो तो पहचान मुश्किल होती है। मिनजुन को याद आता है कि येना हमेशा से स्मेल के लिए सेंसिटिव रही है। हाकचोल आगे अकेले देखने का फैसला करता है। खंबे के पीछे से झांककर वो आगे का रास्ता देखता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। आगे सड़क पर कई इन्फेक्टेड गाड़ियों के बीच घूम रहे हैं। जमीन पर एक लाश पड़ी है। वो पूछती है, क्या मैं सही थी? हाकचोल मान लेता है कि उधर जाना बहुत बुरा आइडिया है। तभी मिनजुन ऊपर की ओर इशारा करता है। दोनों ऊपर देखते हैं। छत पर एक सोल्जर की परछाई दिखती है। मिनजुन पूछता है, क्या वो भी इन्फेक्टेड है? हाकचोल थोड़ा उलझन में पड़ता है। फिर जल्दी से दोनों को बुलाता है। इमारत के अंदर एक बिखरा हुआ कमरा है। बोतलें और गैस सिलेंडर्स पड़े हैं। हाकचोल कहता है कि ऊपर इन्फेक्टेड नहीं है और उन्हें बुलाता है। बिनोक्यूलर से छत पर देखता है। हाकचोल भी देखता है और बताता है कि कम से कम 3 इन्फेक्टेड सोल्जर्स हैं। ध्यान से देखने पर वो नोटिस करता है कि एक ज़ॉम्बी सोल्जर के पास पीठ पर राइफल टंगी है। हिचकिचाते हुए मिनजुन पूछता है कि क्या हम हथियार चुराने वाले हैं? वो कहता है कि 3 इन्फेक्टेड के बीच ये बहुत खतरनाक है। उसे शक है कि राइफल में गोलियां भी होंगी या नहीं। हाकचोल उसकी बात काट देता है और चौंकाते हुए कहता है कि उसे वो हथियार चलाना आता है। वो साफ कहता है कि वो राइफल उनके लिए ज़रूरी है और फैसला करता है कि वो उसे लेने जाएंगे। अपनी ऑब्जर्वेशन को डिटेल में बताते हुए हाकचोल कहता है कि बिनोक्यूलस से कम 3 सोल्जर्स दिख रहे हैं और तीनों इन्फेक्टेड हैं। लेकिन एक डिटेल है। फिर वो बताता है कि उन सोल्जर्स में से एक के पास राइफल है। ये जानकारी सुनकर बाकी दोनों हैरान रह जाते हैं। मिनजुन तुरंत सतर्क होकर पूछता है कि कहीं वो उस राइफल को चुराने की तो नहीं सोच रहा, और सुझाव देता है कि उन्हें बस वहां से निकल जाना चाहिए। चश्मे वाला लड़का तर्क देता है कि 3 वॉकर्स के साथ गन लेना बहुत मुश्किल होगा और उन्हें यह भी नहीं पता कि उसमें बुलेट्स हैं भी या नहीं, या गोली चलाने से और इन्फेक्टेड आ जाएंगे। इसके अलावा वो याद दिलाता है कि उन्हें राइफल चलानी भी नहीं आती। लेकिन हाकचोल जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे राइफल चलानी आती है। दोनों युवाओं के सामने ग्रुप का लीडर साफ ऐलान करता है कि यह हथियार उनके लिए बेहद जरूरी है, और फिर फैसला करता है कि वो इसे अभी लेने जाएंगे। इसी दौरान एक सुनसान सड़क दिखती है जो साबित करती है कि अकेले बाहर सर्वाइवल कितना खतरनाक हो चुका है। येना पूछती है कि क्या हाकचुल पागल हो गया है, और कहती है कि मिनजुन सही है। उस तंग जगह में 3 इन्फेक्टेड का सामना करना नामुमकिन है। वो आगे कहती है कि राइफल सोल्जर के शरीर से लटकी हुई है और उसे पाने के लिए ड्रास्टिक कदम उठाने होंगे।
वो निष्कर्ष निकालती है कि हथियार पाने के लिए पहले ज़ॉम्बी सोल्जर को खत्म करना पड़ेगा, जो ग्रुप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि चश्मे वाले लड़के के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, जो उसे बहुत परेशान कर रहा है। अचानक उसे अपने गंदे कमरे में खेले गए एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम की याद आती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर आर्म्ड कैरेक्टर और इन्फेक्टेड दिखता है। गेम में गोली चलाने की एंग्जाइटी अब भी उसके दिमाग में तैर रही होती है। शायद एक दिन जिंदा रहने के लिए उन्हें उस हथियार की सख्त जरूरत पड़े। आखिरकार मिनजुन राइफल लेने के आइडिया से सहमत हो जाता है। ये सुनकर येना पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। वो पूछती है कि क्या वो दोनों पागल हो गए हैं, क्योंकि वहां तक चढ़ना ही मुश्किल है, और इन्फेक्टेड से लड़ने का प्लान क्या है। हाकचुल कहता है कि वो और मिनजुन जाएंगे और येना छिप कर रहेगी। येना चिंता दिखाती है, लेकिन अनमने मन से मदद के लिए मान जाती है। वो पूछती है कि इस खतरनाक मिशन में उसे क्या करना होगा। अनुभवी आदमी समझाता है कि जगह बहुत नैरो है और तीनों का जाना खतरनाक होगा, इसलिए वो पीछे रहकर बैकपैक संभालेगी। इमारतों के बीच दिखते आसमान को देखते हुए वो छत पर होने वाले मुश्किल मिशन के लिए तैयार होते हैं। ऊपर जाते वक्त हॉलवे में अचानक एक इन्फेक्टेड दिखता है, जिससे आगे बढ़ रहे दोनों चौंक जाते हैं। हाकचुल जल्दी से उसके पीछे स्नीक करता है, बिना आवाज किए, ताकि नोटिस ना हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो पूछता है कि क्या वो मिनजुन ठीक है। लड़का हाँ कहता है, अभी भी थोड़ा नर्वस। हाकचोल पूछता है कि क्या वो इन्फेक्टेड से डरता नहीं, क्योंकि वो बिना हिचक आगे बढ़ रहा है। मिनजुन कहता है कि वो बस टेंस है। छत पर 3 ज़ॉम्बी सोल्जर्स घूम रहे होते हैं और दोनों सावधानी से किनारे के पास पहुंचते हैं। नीची दीवार के पीछे छिपकर हाकचुल इन्फेक्टेड सोल्जर्स की मूवमेंट्स ऑब्जर्व करता है। तीनों यूनिफॉर्म पहने वॉन्डरर्स पेट्रोल करते रहते हैं, बिना ये जाने कि सर्वाइवर्स पास ही हैं। हाकचुल कहता है कि जैसा उसने सोचा था, सिर्फ 3 सोल्जर्स हैं, लेकिन वो बहुत पास पास हैं, जिससे स्नीक अटैक मुश्किल है। वो बताता है कि येना ने मिनजुन की नाइफ स्किल्स का जिक्र किया था और पूछता है कि क्या वो इस्तेमाल करेगा। फिर हाकचुल कहता है कि वो 10 सेकंड्स में एक्शन लेंगे। हैरान होकर मिनजुन पूछता है कि सिर्फ 10 सेकंड्स और 3 इन्फेक्टेड को कैसे खत्म करेंगे। हाकचुल समझाता है कि वो अकेले 3 को नहीं संभाल सकता, इसलिए उसे लड़के की मदद चाहिए। प्लान बताते हुए वो कहता है कि वो सबसे पास वाले वॉकर पर पहले हमला करेगा और बाकी 2 उसी पर टूट पड़ेंगे। फिर वो मिनजुन को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो स्टिक से बचे हुए में से एक को खत्म करे। चश्मे वाला लड़का डर महसूस करता है। हाकचुल उसे सलाह देता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो सिर्फ एक चीज पर फोकस करना, खुद को बाइट ना होने देना। वो पूछता है कि क्या वो कर पाएगा। मिनजुन हिचकता है, लेकिन मान जाता है। हाथ कंधे पर रखकर अनुभवी आदमी उसे हौसला देता है। वो कहता है कि वो उसकी दुविधा समझता है, लेकिन अब सर्वाइवल सबसे ऊपर है। हाकचुल साफ कहता है कि जिंदा रहने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। मिनजुन सर हिलाता है, कहता है कि वो अर्जेंसी समझता है। अपने मन में वो सोचता है कि छत वाली घटना के बाद उसे समझ आ गया है कि वो क्रीचर्स अब इंसान नहीं रहे। छत पर 3 इन्फेक्टेड सोल्जर्स अब भी घूम रहे होते हैं, बिना पास आते सर्वाइवर्स को देखे। कवर के पीछे हाकचौल और मिनजुन अटैक के लिए तैयार होते हैं। अनुभवी आदमी ऊंची पोजीशन पर होता है। अचानक वो कवर से कूदकर हमला शुरू करता है। मूवमेंट देख ज़ॉम्बी सोल्जर्स चीखते हैं और मुड़ जाते हैं। हाकचौल नाइफ लेकर पहले इन्फेक्टेड पर झपटता है। वो ब्लेड से लीथल वार करता है, अपनी क्लोज कॉम्बैट स्किल्स दिखाते हुए। हिट हुआ सोल्जर लड़खड़ाता है। एक तेज मूव में ग्रुप लीडर पहले वॉन्डरर को खत्म कर देता है। फिर वो पीछे मुड़कर बाकी 2 को देखता है। एक सोल्जर जमीन पर पड़ा है, लेकिन बाकी 2 गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हाकचौल सोचता है, डैम इट। वो समझता है कि उसे कम से कम एक और वॉकर को गिराना होगा। वो दूसरे सोल्जर पर हमला करता है, लेकिन महसूस करता है कि वार काफी नहीं था। इसी दौरान एक वॉन्डरर उसे पकड़ लेता है और इमोबिलाइज कर देता है। मुसीबत में हाकचौल जोर से मिनजुन का नाम पुकारता है। डर के मारे मिनजुन मॉडिफाइड बटॉन लेकर दौड़ता है। वो इन्फेक्टेड सोल्जर के सिर पर जोरदार वार करता है। मिनजुन थोड़ा चौंक जाता है अटैक का असर देखकर, लेकिन सोल्जर चीखता है और आगे बढ़ता रहता है। ये देखकर लड़का शॉक्ड रह जाता है। फंसा हुआ हाकचौल चिल जाता है और समझता है कि उसका वार काफी नहीं था। वो 2 ज़ॉम्बी सोल्जर्स से डेस्परेट फाइट करता है। वो सोचता है कि राइफल वाले सोल्जर को पहले खत्म करना होगा। फुर्ती से वो राइफल के बैरल को डिफ्लेक्ट करता है और काउंटर अटैक करता है। वो इन्फेक्टेड के गले पर जोरदार वार करता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं, लेकिन फाइट खत्म नहीं होती। उसका नाइफ हाथ से छूटकर दूर गिर जाता है। आखिरी इन्फेक्टेड सोल्जर चीखते हुए उनकी ओर बढ़ता है। चिंतित होकर हाकचौल देखता है कि एक वॉकर जंग मिनजुन पर हमला कर रहा है और दूसरा उसकी तरफ आ रहा है। इस हताश पल में वो चमत्कार की दुआ करता है। वो गिरा हुआ राइफल उठाता है और उम्मीद करता है कि उसमें कम से कम 2 बुलेट्स हों। बिना रुके वो राइफल कॉक करता है। जमीन पर 2 वॉकर्स उसे घेर लेते हैं और एक राइफल उसकी ओर तानता है।
इधर मिनजुन इन्फेक्टेड सोल्जर से जूझ रहा होता है और उसकी ताकत से हैरान है। पकड़े जाने पर वो डर के मारे कांग हाकचॉल का नाम चिल्लाता है। सीन में दिखता है कि मिनजुन लड़ रहा है और हाकचॉल जमीन पर राइफल पकड़े है। वो सोचता है कि रुकी होते हुए भी जंग मिनजुन बहुत बहादुर है। वो एम लेता है और कहता है कि ये सर्वाइवल फाइट की बस शुरुआत है। नीचे हान येना छत की ओर से आई तेज आवाज से चौंक जाती है। खिड़की से देखकर वो समझती है कि 2 गोलियां चली हैं। घबराकर वो बाइनोक्यूलर्स उठाती है। लेंस से वो देखती है कि मिनजुन और हाकचॉल छत पर खड़े हैं। उन्हें सेफ देखकर उसे राहत मिलती है। छत पर मिनजुन माफी मांगता है कि वो ज्यादा मदद नहीं कर पाया। हाकचॉल कहता है कि एक को डिस्ट्रैक्ट करना ही काफी था। मिनजुन उसकी एमिंग की तारीफ करता है। हाकचॉल बताता है कि उसने 12 साल की उम्र में कुछ बार गोली चलाई थी और ये लेफ्ट हैंड से पहला शॉट था। वो मैगजीन चेक करता है। 1, 2, 3 बुलेट्स गिनता है। हाकचॉल चेतावनी देता है कि गन फायर से इन्फेक्टेड आ रहे हैं। वो मिनजुन से कहता है कि फॉलन सोल्जर के पास एमो चेक करे। इधर मेसी रूम में येना इंतजार करती है, चिंता में। खिड़की से बाहर देखती है, सोचती है कि क्या वो लौट आए हैं। दरवाजा खोलते ही वो कुछ देखकर चीख पड़ती है। बाहर स्ट्रीट पर इन्फेक्टेड जमा हो रहे होते हैं। वो डर जाती है और सोचती है कि अब नीचे नहीं जा सकती। तभी जमीन पर एक लेगलेस वॉकर उसकी ओर रेंगता है। बाकी भी अंदर घुसने लगते हैं। वो इन्फेक्टेड डरावनी मुस्कान दिखाता है। येना पूरी तरह जम जाती है। डर से मुंह ढककर वो वहीं बैठ जाती है। वो सोचती है क्या वो क्रीपी मुस्कान उसी के लिए थी। एक डिटेल उसकी नज़र खींच लेती है और कमरे में उसे कुछ नया और बेहद परेशान करने वाला महसूस होता है। जिस इन्फेक्टेड बूढ़े आदमी को वो घूर रही थी, उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल जाती है। ये देखकर वो लड़की पूरी तरह दहशत में आ जाती है, जैसे शरीर ने जवाब देना ही बंद कर दिया हो। डरी हुई हान येना जमीन पर बैठ जाती है, मुंह पर हाथ रखे और उस भयानक खतरे के सामने हिल भी नहीं पाती। चेहरे को ढकते हुए वो सोचती है कि क्या उस वॉकर की क्रीपी मुस्कान सच में उसी के लिए थी। पीछे खिड़की वाला बिखरा हुआ कमरा उस तनाव भरे पल में उसके चारों ओर मंडराते खतरे को साफ दिखाता है। उसी वक्त अंधेरी सीढ़ियों से पैरों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसकी मंजिल की ओर नीचे आ रहा हो। अब खाली पड़ी सीढ़ियों की गहरी डार्कनेस देखकर लगता है कि शायद वो चीज आगे निकल चुकी है या इमारत के अंदर और नीचे है। अचानक सीढ़ियों में एक गूंजती हुई गटरल आवाज खाह सुनाई देती है, जो माहौल को और भी डरावना बना देती है। फिर अचानक अंधेरे में एक सिलवेट उभरता है और एक बेहद भयानक ग्रर की दहाड़ छोड़ता है। कमरे में येना डर के मारे चीख पड़ती है, क्योंकि आवाजें अब और करीब आती जा रही हैं। अब भी सिमटी हुई वो कांपती रहती है और सोचती है कि ये सब किसी भी लॉजिक में फिट नहीं बैठता। उसे याद आता है कि उन्होंने दूसरे फ्लोर का दरवाजा बंद किया था और भारी चीजों से ब्लॉक भी किया था। फिर भी खिड़की की तरफ देखते हुए वो हैरानी से सोचती है कि वो चीज वहां तक पहुंची कैसे। एक और डरावनी जीरा जैसी आवाज गूंजती है। ये ना सोचती है कि कोई इन्फेक्टेड ऐसा मूव कैसे कर सकता है। बेबस होकर वो मन ही मन कहती है, नहीं, नहीं, और डर के साथ समझ जाती है कि खतरा सीढ़ियों से ऊपर उसकी तरफ आ रहा है। अंधेरी सीढ़ियों में एक वॉन्डरर के नंगे गंदे पैर धीरे धीरे सीढ़ियों के ऊपर दिखाई देते हैं। उसकी आंखों के सामने वही लेगलेस इन्फेक्टेड बूढ़ा, जिसे उसने पहले देखा था, भूखी नजर के साथ रेंगता हुआ ऊपर आता है। वो बिना पैरों वाला इन्फेक्टेड धीरे धीरे चढ़ता रहता है और एक बेहद डरावनी गटरल आवाज निकालता है। कमरे में येना डर से सिमटकर रोने लगती है जब वो वॉन्डरर लंगड़ाता हुआ अंदर घुसता है और उसकी तरफ बढ़ता है। इन्फेक्टेड आदमी बिखरे कमरे को देखता है, जैसे किसी चीज या किसी इंसान को ढूंढ रहा हो। अचानक वो लड़की की तरफ मुड़ता है और अपनी पूरी सफेद आंखों के साथ एक क्रीपी मुस्कान दिखाता है। वॉकर की खून से सनी टांगों का क्लोजअप दिखता है जब वो कोने में फंसी बेबस लड़की की ओर बढ़ता है। डर के मारे येना कुछ बॉक्सेस के पीछे छिप जाती है, बस किसी तरह उसकी नजर से बचने की कोशिश करते हुए। येना शुद्ध दहशत में आह चिल्ला उठती है। तभी अचानक कांग हाकचोल और मिनजुन सामने आते हैं। हाकचोल पूछता है, येना तुम ठीक हो? उनकी अचानक मौजूदगी से वो चौंक जाती है। एक बंद दरवाजा दिखता है, शायद वही जिसे छत पर जाने से पहले उन्होंने ब्लॉक किया था। गंभीर चेहरे के साथ कांग हाकचोल पूछता है कि इन्फेक्टेड सच में उस पर मुस्कुराया था, जैसे उसे कहानी पर शक हो। येना बताती है कि उसे वो इन्फेक्टेड नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान जैसा लगा और उसे किसी क्रीपी बूढ़े आदमी की याद दिला गया जिसने पहले उसे डरा दिया था।
चश्मे वाला लड़का कहता है कि उन्होंने मेन डोर बंद किया था और चीजों से रोका भी था, लेकिन बैरिकेड बहुत स्ट्रांग नहीं था, सामान फेंका गया और दरवाजा टूट गया। हाकचोल सोचता है कि ऐसा लगा जैसे किसी अनइन्फेक्टेड ने जानबूझकर ऐसा किया हो, क्योंकि उसके हिसाब से वॉकर्स तो सिर्फ अग्रेसिव इंस्टिंक्ट पर चलते हैं। वो पूछता है कि क्या इन्फेक्टेड ने इमोशंस या इंस्टिंक्ट्स रिटेन किए हैं। डर के साथ येना कहती है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अनुभवी आदमी एक थियरी रखता है कि शायद कुछ इन्फेक्टेड स्पेशल हैं या फिर वो इवॉल्व कर रहे हैं, जिससे मिनजुन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो आगे कहता है कि शायद जल्द ही वो चढ़ना, कूदना और सर्वाइवर्स पर कोऑर्डिनेटेड अटैक करना सीख जाएंगे और भी इंटेलिजेंट बनेंगे। हालांकि वो कहते हैं कि वो लगभग वेजिटेटिव स्टेट में हैं, लेकिन प्योर अग्रेसिव इंस्टिंक्ट के साथ। हैरानी से येना पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता। मिनजुन जवाब देता है कि ये सिर्फ एक अंदाजा है, भले ही ये absurd लगे, वो खुद भी श्योर नहीं है। वो बताता है कि इन्फेक्टेड उसे एक गेम की याद दिलाते हैं जो वो पहले बहुत खेलता था। कमरे में तीनों सिचुएशन पर बात करते हैं। मिनजुन कहता है कि वो गेम को लेकर ऑब्सेस था, शायद ये उसकी इमेजिनेशन ही हो। हाकचोल मानता है कि ये सुनने में अजीब है। येना पूछती है कि क्या इसका मतलब वो किसी गेम के अंदर है। मिनजुन तुरंत इनकार करता है। गंभीर लहजे में हाकचोल कहता है कि जो भी हो, ये हिस्ट्री की सबसे खतरनाक पैंडेमिक है और उन्हें इससे जिंदा निकलना होगा। येना पूछती है कि इन्फेक्टेड के खून के कांटेक्ट से क्या हाकचोल इन्फेक्टेड नहीं होगा। हाकचोल बताता है कि उस पर पहले भी खून पड़ा है और जब तक बाइट ना हो कुछ नहीं होता। वो बताता है कि अब उनके पास K2 राइफल है 15 बुलेट्स के साथ और 2 मिलिट्री नाइफ्स भी। वो अपनी पॉकेट नाइफ दिखाता है, फिर एक नाइफ जंग मिन जुन को और एक हान येना को देता है। हैरान होकर येना पूछती है कि क्या वो चाहता है कि वो इसे रखे। हाकचोल कहता है कि उसे खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, वो हर बार उन पर डिपेंड नहीं कर सकती। वो कहता है कि बाद में वो राइफल चलाना भी सिखाएगा। वो जोड़ता है कि अगर मिनजुन मर गया तो उसे या येना को राइफल चलानी पड़ सकती है। कमरे में तीनों वेपन्स और प्रिपरेशन पर बात करते रहते हैं। मिनजुन मजाक में कहता है कि ऐसे डेथ फ्लैग्स मत बोलो, मूवीज में ऐसा बोलने वाले पहले मरते हैं। हाकचोल जवाब देता है कि वो नहीं मरेगा और जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन वर्स्ट के लिए रेडी रहना जरूरी है। मिनजुन सहमत होता है और कहता है कि वो हमेशा गन चलाना चाहता था, लेकिन नॉइज और लिमिटेड बुलेट्स की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाकचोल येना से पूछता है कि क्या वो शूट करना चाहती है। वो सोच में पड़कर नजरें फेर लेती है। मिनजुन उसकी रिएक्शन देखता है। कुछ देर बाद येना कहती है कि उसे नहीं पता। मिनजुन कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो उससे कहती है कि वो उसके पास ना आए और चेहरा घुमा लेती है, थोड़ी इरिटेटेड। मिनजुन पूछता है क्यों। येना कहती है कि वो बस इस वक्त उसके आसपास नहीं रहना चाहती। मिनजुन और भी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि उसने क्या गलत किया। अपने मन में येना सोचती है कि वो स्कूल की तरह बिहेव करता है और कुछ समझता ही नहीं। वो हुडी से अपना चेहरा ढक लेती है, थोड़ी एम्बैरेस्ड। सोफे पर बैठी वो सोचती है कि उसने कई दिनों से नहाया नहीं है और खुद को गंदा महसूस करती है। वो सोचती है कि लाइफ और डेथ सिचुएशन में ये सोचना कितना बेवकूफ़ी है। सच ये है कि हान येना उस पल किसी पर्सनल वजह से जंग मिनजुन के पास नहीं रहना चाहती। मिनजुन साइड में देखता है, सोचता है कि उसे उसकी इतनी परवाह कब से होने लगी। बाहर नीला आसमान, हल्के बादल और तारों के बीच सब कुछ एक नॉर्मल दिन जैसा लगता है। सड़क पर एक छोड़ी हुई सफ़ेद वैन जिसका दरवाज़ा खुला है और अंदर खून के निशान हैं, खतरे की याद दिलाती है। तीनों सर्वाइवर्स के पैर खाली सड़क पर सावधानी से चलते दिखते हैं। हाकचोल पूछता है कि रास्ता ठीक है या नहीं। येना कहती है कि अंदर शायद 2-3 वॉन्डरर्स हों, लेकिन वो श्योर नहीं है। हाकचोल कहता है कि येना की वजह से रास्ता आसान लग रहा है, लेकिन गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। चलते हुए मिनजुन नोटिस करता है कि हाकचोल थोड़ा लंगड़ा रहा है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। हाकचोल जवाब देता है कि ये नॉर्थ कोरिया से भागते वक्त की इंजरीज के सामने कुछ भी नहीं है। फिर कहता है कि उन्हें सोने की जगह ढूंढनी होगी। अचानक येना एक लाल एक्स वाले दरवाजे के सामने रुक जाती है। हाकचोल पूछता है क्या हुआ। वो कहती है वहां कुछ है। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई देती है। फिर एक आवाज आती है, हे तुम लोग सर्वाइवर्स हो ना। तीनों हैरानी से ऊपर देखते हैं। छत पर एक आदमी फंसा होता है जो कहता है कि वो 2 दिनों से वहां ट्रैप्ड है और मदद की भीख मांगता है। हाकचोल पूछता है कि वो वहां कैसे पहुंचा। आदमी बताता है कि सप्लाईज लेने गया था, इन्फेक्टेड ने पीछा किया और वो छत पर फंस गया। वो कहता है कि सीढ़ियों पर इन्फेक्टेड है और एक सर्वाइवर ने गेट बंद कर दी थी। हाकचोल पूछता है कि कितने हैं। आदमी कहता है 6 या 7। हाकचोल सोचता है कि ये बहुत ज्यादा है। वो माफी मांगता है और कहता है कि वो मदद नहीं कर सकते। वो मुड़कर चलने लगता है। छत पर फंसा आदमी गिड़गिड़ाता है, कहता है कि उसकी पत्नी और बेटा घर पर इंतजार कर रहे हैं और उसकी बेटी लापता है। मिनजुन उसे चिल्लाने से रोकता है। येना पूछती है कि क्या वो सच में जा रहे हैं। हाकचोल कहता है हाँ। वो दोहराता है चलो। मिनजुन पीछे मुड़कर आदमी को देखता है, जैसे किसी और रास्ते के बारे में सोच रहा हो। अचानक वो कहता है रुको और पूछता है कि क्या उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है।
हाक्चोल रुकता है और उसकी तरफ देखता है। थोड़ा थका हुआ लेकिन सुनने को तैयार, वो पूछता है कि मिनजुन क्या सजेस्ट करता है। हिचकिचाते हुए मिनजुन कहता है कि उसके पास एक आइडिया है और शायद वो उस आदमी को बचा सकता है। थोड़ा थका हुआ दिखने के बावजूद वो चश्मा लगाए उस लड़के के रेस्क्यू वाले सुझाव को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो पूरी तरह उसकी ओर घूमता है और पूछता है कि उस समस्या को हल करने और छत पर फंसे आदमी को बचाने के लिए मिनजुन क्या सजेस्ट करता है। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवान लड़का कहता है कि उसके पास एक आइडिया है और उसे लगता है कि वो उस आदमी को इस खतरनाक और अचानक आई सिचुएशन से बचा सकता है। फिर मिनजुन, याना और कांग पास की टनल के पास जाते हैं। फिर मिनजुन उन्हें प्लान बताता है कि जब हम दरवाज़ा खोलेंगे तो अंदर जो 6 या 7 ज़ॉम्बीज़ हैं वे हमारी तरफ आएंगे। फिर हम उन्हें सुरंग के दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर हम ये दोबारा वापस आएंगे और फिर इस सफ़ेद कार को धक्का देकर सुरंग के रास्ते को बंद कर देंगे। और बताता है कि मेरे पिताजी अब यहाँ नहीं हैं, लेकिन बचपन में मैं उनके साथ खड़ी कारों को धकेलने की प्रैक्टिस किया करता था। हम इस गाड़ी को भी हटा सकते हैं और कान क्योंकि घायल है तो मैं ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही मैं अंदर आऊंगा तुम दोनों मिलकर कार को धक्का देना ताकि रास्ता बंद हो जाए। जो सुन के याना हैरान हो जाती है। कांग मिनजुन से पूछता है अगर तुम खुद को ज़ॉम्बी से दूर नहीं कर पाए तो तुम असफल हो सकते हो, और उससे पूछता है क्या वो तेज दौड़ता है। मिंजन उसे बताता है कि वो एवरेज से ऊपर भाग सकता है। फिर कांग टनल की तरफ बढ़ता हुआ कहता है तुम सही कह रहे हो, ये टनल बहुत पतली है तो अगर हम इसे कार से ब्लॉक कर देंगे तो ज़ॉम्बीज़ बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर कांग गाड़ी की हालत देखता है जिसके डोर्स खुले हैं और हैंड ब्रेक भी नहीं लगी। फिर कांग मिंजुन से कहता है मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि हमें किसी के लिए खुद को सैक्रिफाइस नहीं करना है, हमें ये लिस्ट लेकर क्या मिलेगा। फिर याना भी कांग का साथ देते हुए कहती है अगर वो बुरा आदमी हुआ तो क्या होगा। ये सुनकर मिंजुन सोच में पड़ जाता है और उसके दिमाग में पुरानी यादें फ्लैश होने लगती हैं जिसमें वो उन आदमियों को खाना दे रहा था। फिर मिंजुन उन्हें बताता है उस आदमी को देख के उसे उन्हीं वर्कर्स की याद आती है जो मारे गए थे। इसके अलावा उन्हें देख के उसे अपने फादर की भी याद आती है। फिर मिंजन कहता है चलो कार को धक्का मार कर देखते हैं, थोड़ा सा टनल को ब्लॉक करना काफी रहेगा। फिर याना और मिंजुन मिलकर गाड़ी को धक्का मारते हैं। उनके धक्का मारने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। कांग उन्हें बस एक बार गाड़ी का टायर घुमाने को बोलता है और कहता है इतना ही काफी होगा। फिर मिंजुन और याना गिनती गिनते हैं 1 2 एंड 2 3 और दोबारा कोशिश करते हैं जिससे गाड़ी आगे बढ़ जाती है। फिर वो दोनों धक्का मारते हुए गाड़ी को आगे टनल के करीब खड़ी कर देते हैं। फिर कांग मिंजुन को पीछे से कवर करने के लिए पीछे छुपने लगता है। मिंजुन उसे इमरजेंसी में राइफल का यूज करने को कहता है। तभी याना पूछती है क्या होगा अगर गेट के पीछे भी ज़ॉम्बीज़ हुए या फिर अपार्टमेंट के आसपास फैले हुए। जिसका जवाब देते हुए मिंजुन समझाता है हम उस आदमी से कहेंगे कि वो छत पर शोर मचाए ताकि ज़ॉम्बीज़ ऊपर चले जाएं। फिर मैं गेट खोलूंगा, उनका ध्यान अपनी ओर खींचूंगा और एक साथ उन्हें बाहर ले जाऊंगा। फिर कांग मिंजुन को आवाज़ लगाता है और कहता है अगर वहाँ कोई खास स्पेशल ज़ॉम्बी हुआ तो हमें नहीं पता कि वो इस जार में फंसेगा या नहीं। उसकी बात का जवाब देते हुए मिंजुन कहता है लेकिन अगर ऐसा होता तो वो वहाँ फंसा नहीं होता, और कहता है चिंता मत करो सब ठीक होगा। फिर कांग मिंजुन को साफ कहता है किसी भी हालत में मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए ही अपनी जान जोखिम में डालूंगा और ये आखिरी बार है और अब मैं कोई बेवजह का खतरा नहीं उठाऊंगा। जो सुन के मिंजुन कहता है ठीक है और फिर सारे अपने प्लान को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिंजुन प्लान के हिसाब से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींचता है। फिर मिंजुन ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे भगाता हुआ चिल्लाता है अगर तुम्हारी गांड में दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। ज़ॉम्बीज़ गंदी गंदी आवाज़ें निकालते हुए मिंजुन का पीछा करते हैं। छुपे हुए कांग और याना ये सब पीछे से देख रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज़ के टनल में जाते ही दोनों बाहर निकलते हैं और गाड़ी के पास जाके मिंजुन के वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। याना मिंजुन की सलामती की प्रे करती है। तभी मिंजुन दूसरी तरफ से भागता हुआ आता है और उन्हें धक्का मारने को कहता है। ये सुनते ही दोनों गाड़ी को धक्का मारते हैं और रास्ता बंद कर देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ टनल में ही बंद हो जाते हैं। प्लान कामयाब होने के बाद मिंजुन हाफता हुआ कहता है हमारे प्लान ने काम किया। तभी पीछे से आदमी उनका शुक्रिया करता है, जो सुन के मिंजुन कंफ्यूज हो जाता है। आदमी फिर उनका शुक्रिया करता है और मिंजुन के सामने झुकता हुआ कहता है तुम मेरे सेवियर हो। आदमी को ऐसा करते देख मिंजुन उसे ऐसा ना करने को कहता है और किसी सेफ प्लेस पर चलने को बोलता है। कंग ये देख के कुछ सोच रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक रेस्टोरेंट टाइप जगह को देखते हैं जहां सब कुछ बिखरा हुआ था। फिर हम एक बैग में बहुत सारे गैस कैंस को देखते हैं, जिन्हें देख के मिंजुन उससे पूछता है ये कितने होंगे। उसने जवाब दिया घर में हमारे पास बिजली और पानी तो है लेकिन गैस कट गई है। क्योंकि हम रेस्टोरेंट्स के पास रहते हैं तो मैंने खाना वहां से उठा लिया था। अब मैं एक पोर्टेबल स्टोव ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे सिर्फ गैस ही मिली। बिजली का सुन के मिंजुन उससे पूछता है उनके घर बिजली कैसे आ रही है। फिर आदमी मिंजुन को बताता है उनके पास बेसिक जरूरतों के लिए सोलर पैनल है। तभी कंग वहां सामान देखता हुआ कहता है यहाँ बहुत सारा खाना है, जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा, इससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। फिर आदमी उन्हें बताता है कि वो रोज अपनी बेटी को ढूंढने जाता है और मिंजुन से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। मिंजुन उसे कंफर्टेबली बात करने को कहता है, जिसके बाद आदमी मिंजुन को उसका सेवियर कहता है। मंजुन को उसकी ऐसी बातें सुन के मिंजुन सोचता है ये सच में एक अच्छा आदमी है। तभी याना आदमी से पूछती है क्या सुना है कि गैंग बुक बंद है, और बताती है कि हमने वहां से भागने की कोशिश की। जो सुन के आदमी हैरान हो जाता है और कहता है ये कितना डेंजरस है, क्या तुम सभी ठीक हो।
तभी याना आदमी से उसकी बेटी के बारे में पूछती है जो अभी भी मिली नहीं है। आदमी उसे बताता है कि जिस दिन से ये सब शुरू हुआ वही आखिरी दिन था जब उसकी बेटी से उसकी बात हुई थी। आदमी आगे बताता है कि वो अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर कार से उसे ढूंढने गया, लेकिन मैं फंस गया। बड़ी मुश्किल से वापस लौटा और मरते मरते बचा। और आगे बताता है कि मुझे पहले अपने परिवार को यहाँ से निकाल लेना चाहिए था, लेकिन बाहर की हालत बहुत खराब थी। फिर मैंने अपने परिवार से बात की और हमने यहीं रुकने का फैसला किया और सोचा कि शायद मेरी बेटी भी वापस आ जाए। ये सुन के याना उसे आदमी के लिए चिंतित होकर कहती है, मुझे उम्मीद है कि वो आपको मिल जाएगी। आदमी आगे पूछता है कि तुम्हें ये राइफल कहाँ से मिली, जिसका कंग जवाब देते हुए कहता है कि उन्हें ये स्ट्रीट से मिली। जल्दी ही रात होने वाली थी, इसीलिए आदमी उनसे पूछता है, तुम लोग कहाँ सोने वाले हो। कंग उसे बताता है कि वो सोने के लिए जगह ढूंढने जा रहे थे। जो सुन के आदमी उन्हें उसके घर रात बिताने के लिए पूछता है और बताता है कि उसका घर वहीं पास में है और वहाँ जगह भी ज़्यादा है। वहाँ बिजली, खाना, पानी सब कुछ है, जिससे वो आराम से रह सकते हैं। जो सुन के याना और मिंजन तो चौंक जाते हैं। तभी कंग आदमी को कहता है उसके घर जाके रहना उनके लिए एक ऑनर की बात होगी। ये सुन के याना कंफ्यूज होती हुई पूछती है, क्या वो इसके लिए सीरियस है। कंग उसे बताता है कि वो सीरियस है। ये सुन के मिंजुन भी कहता है अगर कंग ने हाँ कर दी तो सब कुछ ठीक है। उसके बाद सभी जाने की तैयारी करते हैं। जाने से पहले मिंजुन पूछता है, क्या तुम्हें किसी और चीज़ के लिए मदद चाहिए। आदमी उन्हें कहता है उसे चाहिए, पर ज़्यादा मेहनत मत करना। फिर वो चलते चलते आदमी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जो एक डिटैच्ड घर था, जिसमें सोलर पैनल्स, बड़ी दीवारें, आयरन गेट और लोहे की तारों से ढका हुआ था, जिसके अंदर पानी भी था। ये सब देख के कंग इसे एक परफेक्ट रिफ्यूज कैंप कहता है और गन को रीलोड करता है। कंग को गन रीलोड करता देख आदमी उससे पूछता है वो गन क्यों रीलोड कर रहा है, जिसका जवाब देते हुए कंग कहता है वो अब तक कई सारे पागल लोगों को मिला है, जिसकी वजह से वो थोड़ा कॉशियस है और कुछ नहीं। ये सब आदमी भी देख लेता है और थोड़ा घबरा जाता है। मिंजुन सिचुएशन को संभालता हुआ कहता है उसके दोस्त डेंजरस नहीं है और उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो सभी घर के अंदर जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कंग के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहां कोई जोर से गेट पर लात मारता है और गेट तोड़ के अंदर आ जाता है। उसके हाथ में एक नाइफ है, अब इंडेव है जो खून से सना है। अंदर आते ही वो कहता है कि वो लगभग आज मर ही गया था। इस एरिया में ज़ॉम्बीज से ज़्यादा तो कमीने लोग हैं। उसने अब तक इतने ज़ॉम्बीज को नहीं मारा जितने इंसानों को उसने अब तक मार दिया है। वो फिर यहीं रेस्ट करने का सोचता है। तभी उसकी नज़र कैग के बोर्ड की तरफ जाती है, जिसमें उनका गैंग बैग से बाहर निकलने का प्लान है। जो देख के वो कहता है उन कीनों ने यहाँ रेस्ट किया था और क्या उन्हें कैग मिल गया है। फिर वो सोचता है जंगान स्टेशन, क्या वो सभी वहां से निकलने का सोच रहे हैं। रहस्यमय आदमी डरावनी मुस्कान के साथ ग्रुप द्वारा छोड़ी गई एक पेंटिंग को देखता है और उनके बारे में सोचने लगता है। वो नोट्स पलटता है और जान लेता है कि उनका प्लान सबवे लाइन 5 के जरिए हैन रिवर पार करने का है। वर्तमान में वापस आते हुए रेस्क्यू सफल हो जाता है और ग्रुप उस आदमी को उसके घर के दरवाजे तक छोड़ने जाता है। बेहद खुश होकर वो आदमी चिल्लाता है कि पापा घर आ गए हैं और अपनी पत्नी व बेटे को आवाज़ देता है। लेकिन कैंग हकचल चश्मा लगाए लड़के को अंदर जाने से रोकता है और उससे बाहर 1 सेकंड रुकने को कहता है। बड़ा आदमी कहता है कि वो पहले अंदर जाएगा ताकि देख सके कि सब सेफ है या नहीं, और मिंजुन इस बात से सहमत हो जाता है। पिता अंदर की ओर दौड़ता है और ग्रुप लीडर सोचता है कि अगर ये ट्रैप हुआ तो उन्हें घर पर कब्जा करना पड़ेगा। हथियार मजबूती से पकड़े हुए वो ठीक उसके पीछे अंदर घुसता है, किसी भी एम्बुश के लिए तैयार। राहत की बात यह होती है कि कमरे में एक औरत और एक छोटा लड़का दिखाई देते हैं और बेटा अपने लौटे हुए पिता को देखकर खुशी से चिल्लाता है। पिता अपने बेटे को गले लगाता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है, जबकि उसकी पत्नी इमोशन में रो पड़ती है। दृश्य को ध्यान से देखकर हकचौल समझ जाता है कि आदमी सच बोल रहा था और कोई खतरा नहीं है। पूरी तरह घर के अंदर आकर दोनों सर्वाइवर्स चारों तरफ देखते हैं, एक सेफ जगह में होने से राहत महसूस करते हैं। पिता अपने रेस्क्यूअर्स को परिवार और पत्नी से मिलवाता है और उन्हें घर वापस लाने के लिए दिल से धन्यवाद देता है। सीन में छत का सीलिंग फैन दिखता है, जो इशारा करता है कि ग्रुप को आखिरकार टेम्पररी शेल्टर मिल गया है। आदमी की पत्नी अपना नाम जियान बताती है और उन्हें अंदर आने का न्योता देती है, ये कहते हुए कि पानी अभी भी चल रहा है। यकीन न करते हुए हैन ये ना पूछती है कि क्या वो सच में नहा सकती है, और महिला मुस्कुराकर हाँ में जवाब देती है। लड़की के हाथ पकड़कर वो औरत आभार जताती है और उन्हें पाकर बेहद खुश लगती है। जियान येना की खूबसूरती की तारीफ करती है और पूछती है कि इतनी प्यारी लड़की बाहर इतने खतरे में क्यों घूम रही है। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ युवा लड़की धन्यवाद देती है और बदले में महिला की तारीफ करती है, जबकि मिंजुन सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। अचानक औरत का चेहरा उदास हो जाता है, जैसे उसे कुछ बुरा याद आ गया हो। वो बताती है कि उसकी लापता बेटी भी येना की उम्र की ही है। माँ कहती है कि लड़की ने कॉलेज शुरू किया था लेकिन कुछ दिन पहले गायब हो गई, जिससे येना असहज महसूस करती है। संवेदनशील होते हुए येना कहती है कि उसे यकीन है उसकी बेटी कहीं ना कहीं सेफ होगी। महिला धन्यवाद देती है और कहती है कि वो डिनर तैयार करेगी, जबकि येना किचन में मदद करने की पेशकश करती है।
जियान मना कर देती है और कहती है कि अगर ज़रूरत हो तो ये ना उसकी बेटी के कपड़े पहन सकती है। फर्नीचर के पीछे छुपा उनका बेटा ग्रुप को शर्मीली और थोड़ी डरी हुई नज़र से देखता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसे देख लिया गया है, वो डरकर हॉलवे में वापस भाग जाता है। चश्मा लगाए लड़का पूछता है कि क्या वही उनका बेटा है और कहता है कि वो काफ़ी छोटा लग रहा है। सोफे पर बैठकर हकचौल थोड़ा आराम करता है और मिंजुन पास आकर उसके पैर के बारे में पूछता है। वो देखता है कि पैर काफ़ी सूजा हुआ है, जिससे वो चिंतित हो जाता है। बड़ा आदमी कहता है कि सब ठीक है, बस थोड़ा आराम चाहिए। लड़का कहता है कि हकचौल हमेशा सावधान रहता है और एक्सपीरियंस सर्वाइवर सच में अलग होते हैं। उधर बाथरूम में कोई आखिरकार हॉट शावर ले रहा होता है। ये ना पानी का आनंद लेती है और सोचती है कि इससे पहले वो कितनी गंदी और असहज महसूस कर रही थी। वो बाल धोती है और फाइनली आराम और प्राइवेसी मिलने से राहत महसूस करती है। उसे याद आता है कि कैसे मिंजुन अकेले इन्फेक्टेड को ल्योर करने के लिए दौड़ा था ताकि छत पर फंसे आदमी को बचाया जा सके। उस पल वो बहुत डरा हुआ लग रहा था, फिर भी रेस्क्यू पूरा करने के लिए दौड़ता रहा। ये सोचकर लड़की चिड़चिड़ी हो जाती है और सोचती है कि वो इतना रेकलेस और बिना सोचे क्यों करता है। वो आह भरती है और मानती है कि उसने सोचा था वो अलग है, लेकिन सच में उसमें बहुत हिम्मत है। कुछ समय बाद लिविंग रूम की घड़ी 6 बजाती है और डिनर तैयार हो जाता है। टेबल पर पूरा खाना सजा होता है और सब साथ बैठकर खाने से पहले थैंक्स देते हैं। सब खुशी से खाते हैं और कहते हैं कि बहुत समय बाद ऐसा प्रॉपर खाना मिला है। पिता उनसे गैंगनाम जाने के प्लान के बारे में पूछता है और चेतावनी देता है कि सारे ब्रिजेस बंद हैं। हकचेल बताता है कि वे लाइन 5 टनल इस्तेमाल करेंगे, जिसे सुनकर आदमी चौंक जाता है। हकचेल हैरानी से उसकी ओर देखता है और कारण पूछता है। आदमी बताता है कि उसकी बेटी से आखिरी संपर्क ग्वांगनारू स्टेशन पर लाइन 5 पर हुआ था। ग्रुप लीडर सोच में पड़ जाता है कि ग्वांगनारू हैंड रिवर पार करने से पहले का आखिरी स्टेशन है। मैप दिखाया जाता है, जिसमें रूट और क्रॉसिंग से पहले का अंतिम पॉइंट नजर आता है। अनुभवी आदमी कहता है कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो वो शायद उसी स्टेशन के पास होगी। प्रोफेसर सहमत होता है और बताता है कि उसने भी यही सोचा था। वो कहता है कि उसने वहां गाड़ी से जाने की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और उसे गाड़ी छोड़नी पड़ी। जैंगन स्टेशन पहुंचने पर जगह पूरी तरह इन्फेक्टेड से भर चुकी थी। वो बताता है कि दूरी ज़्यादा होने और परिवार को छोड़ न पाने के कारण वो घर में ही फंस गया। हकचेल कहता है कि 10 किलोमीटर सच में बहुत ज़्यादा है और दूसरे रास्तों के बारे में पूछता है। प्रोफेसर समझाता है कि ज़्यादातर सड़कें कारों से जैम हैं और फंसना बहुत खतरनाक है। ग्रुप लीडर सोचता है और निष्कर्ष निकालता है कि अभी कार से जाना बहुत रिस्की होगा। बात बदलते हुए आदमी अपना परिचय एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में देता है, जिससे सब चौंक जाते हैं। माहौल हल्का हो जाता है और सब हंसते हुए अपना परिचय देते हैं। बाहर रात हो जाती है और रोशनी से जगमगाता घर केओस के बीच एक सेफ हेवन जैसा लगता है। एक कमरे में एसी चल रहा है और दीवारों पर लगी तस्वीरें शांति का एहसास देती हैं। महिला अपनी बेटी का कमरा उन्हें सोने के लिए ऑफर करती है, लेकिन मिंजुन कहता है कि वो और हकचेल लिविंग रूम में ही रहेंगे। जीएन जोर देती है कि कम से कम येना आराम से कमरे में सो ले। येना चश्मा लगाए लड़के की तरफ देखती है, थोड़ी दुविधा में। वो मना कर देती है और कहती है कि वो दोस्तों के साथ ही लिविंग रूम में सोएगी, जिससे मिंजुन हैरान हो जाता है। लड़का जोर देता है कि वो उसके बिस्तर पर सो जाए क्योंकि वो ठीक से सो नहीं पाई है और वो चिड़चिड़ी हो जाती है। वो पूछता है कि उसने अचानक मन क्यों बदल लिया, जबकि पहले वो उसके पास भी नहीं आना चाहती थी। झटके में लड़की मिंजुन की गर्दन पकड़ लेती है और उसे डरपोक कहती है, जो अकेले सोना चाहता है। हकचेल ये सब देखकर भी कुछ समझ नहीं पाता, जबकि लड़की मिंजुन को बहुत अनोइंग बताती है। रात गहराती है, घर का गेट बंद है और सब सेफ हैं। सीलिंग फैन को देखते हुए सब एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। मिंजुन पूछता है कि क्या घर सुरक्षित है। हकचेल हाँ कहता है, लेकिन वो देखता है कि वो बंदूक लेकर ही सोता है। घड़ी 10:30 दिखाती है और घर में सन्नाटा छा जाता है। लिविंग रूम में सब फर्श और सोफे पर सोते हैं, लंबे समय बाद सेफ नींद का फायदा उठाते हुए। ये ना गहरी नींद में चली जाती है, पहले से कहीं ज्यादा शांत दिखती हुई। रात के बीच में लड़की जाग जाती है और उसे दोबारा नींद नहीं आती। वो पूछती है कि क्या बाकी सो रहे हैं, और मिंजुन बताता है कि वो अभी भी जाग रहा है। कंबल के नीचे लेटा हुआ वो भी छत को घूरता रहता है। लड़की बैठ जाती है और पूछती है कि वो क्यों जाग रहा है और बात करने का सुझाव देती है। जिज्ञासु होकर वो जानना चाहती है कि वो किस बारे में सोच रहा था। उदास चेहरे के साथ मिंजुन कहता है कि वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि खुशहाल परिवार देखकर उसे उसकी याद आई और चिंता हुई कि वो कहीं सेफ है या नहीं। ये सुनकर वो गंभीर हो जाती है और उसकी भावना को समझती है। पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वो वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो, वो उसकी माँ को ढूंढने में उसकी मदद करेगी।
लड़का अचानक मिले इस वादे से हैरान हो जाता है और कुछ नहीं कह पाता। थोड़ा शर्माते हुए वो साइड में देखता है और धीरे से उसका धन्यवाद करता है। अचानक वो बैठ जाता है, जैसे कुछ अहम पूछना चाहता हो। वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि क्या उसे अभी तक कोई खबर नहीं मिली। वो जानना चाहता है कि क्या वो सच में इस फैमिली सिचुएशन के साथ ठीक है। लड़की का चेहरा उदास हो जाता है और वो नजरें फेर लेती है, जैसे इस पर बात नहीं करना चाहती। फिर वो मान जाती है और कहती है कि वो अपनी कहानी बताएगी, क्योंकि उसे भरोसा है कि वो उसका सीक्रेट रखेगा। वो बताती है कि उसने कभी किसी को अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया और आज पहली बार ये बात उसी के साथ शेयर कर रही है। मिनजुन उठकर बैठ जाता है और लड़की की तरफ ऐसे देखता है जैसे वो उससे कुछ बहुत जरूरी पूछना चाहता हो। फिर वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि क्या अब भी उसे उनकी कोई खबर नहीं है। चिंतित होकर लड़का पूछता है कि क्या वो सच में इस पूरे फैमिली सिचुएशन के साथ ठीक है। लड़की का चेहरा उदास हो जाता है और वो नजरें पहेर लेती है, जैसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती हो। थोड़ी देर बाद वो अपनी कहानी बताने के लिए मान जाती है और कहती है कि वो उस पर भरोसा कर सकती है कि वो उसका सीक्रेट रखेगा। वो बताती है कि उसने कभी किसी को अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया और आज पहली बार ये बात उसी के साथ शेयर कर रही है। फिर लड़की कहना शुरू करती है कि उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद उसका परिवार दोबारा बना था। ये सुनकर लड़का चौंक जाता है और वो जोड़ती है कि पूरी सिचुएशन एकदम मेस थी। वो बताती है कि उसका फादर एक डॉक्टर था और उसकी मदर एक रिसर्चर थी, और जब वो छोटी थी तभी उनका डिवोर्स हो गया। सीन येना के पास्ट में चला जाता है, जहां एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई देती है और उसकी मेमोरीज शुरू होती हैं। उस समय हम देखते हैं कि क्लास के बाद मिनजुन चला जा रहा है और हान येना उससे पूछती है कि क्या वो ऐसे ही चला जाएगा। इग्नोर किए जाने पर बेहद इरिटेटेड होकर वो उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि क्या वो जवाब ना देकर पागल हो गया है। आह भरते हुए वो मन ही मन सोचती है कि वो कितना वीक लड़का है जो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता। जैसे ही लड़का अकेले चला जाता है, वो तय करती है कि अगले दिन वो बुली पाक सनबिन से निपटेगी। क्लास के बाद लड़की अपने बिल्डिंग पहुंचती है और अपार्टमेंट में घुसने के लिए पासवर्ड डालती है। दरवाजे पर रुककर वो सोचती है और समझती है कि उसे उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से उसे पुअर कहने का कोई हक नहीं था। वो सोचती है कि वो अंदर नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर उसकी स्टेप मदर वहां हुई तो उसे फिर जल्दी निकलना पड़ेगा। डर के बावजूद वो गंभीर चेहरे के साथ दरवाजा खोलती है और घर के अंदर जाती है। एंट्रेंस पर उसे फर्श पर बिखरे हुए शूज दिखते हैं और अंदर से किसी अपने को बुलाने की आवाज आती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि उसकी स्टेप मदर पूरी तरह पागल हो चुकी है। वो बताती है कि वो औरत खुलेआम उसके फादर को चीट कर रही थी और उसका फादर काम की वजह से ज्यादातर घर पर नहीं रहता था। अपने कमरे में लड़की स्कूल यूनिफॉर्म उतारती है और सोचती है कि उसकी जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। अचानक उसकी स्टेप मदर दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आती है, चिल्लाती है और पूछती है कि वो इतनी जल्दी स्कूल से क्यों लौट आई। वो शिकायत करती है कि उसे डोरबेल बजानी चाहिए थी और अल्कोहल की स्मेल से उसका सर दर्द कर रहा है। लड़की तंज कसते हुए कहती है कि शायद वो बेडरूम में अपने लवर के साथ रेड हैंडेड पकड़ी जाना नहीं चाहती थी। गुस्से में औरत उसकी छोटे कपड़ों पर ताना मारती है, लेकिन लड़की जवाब देती है कि वो उससे कहीं ज्यादा डिसेंट है। तभी लवर शर्टलेस बाहर आता है और स्टेप मदर कहती है कि बस उसके हस्बैंड की बेटी ही है। लड़की तुरंत अपना फोन निकालती है और कपल की फोटो ले लेती है ताकि बिट्रेल का प्रूफ रख सके। जीत भरी मुस्कान के साथ वो धमकी देती है कि वो ये फोटो अपने फादर को भेज देगी और उनका अफेयर एक्सपोज कर देगी। कपल घबरा जाता है और स्टेप मदर सिगरेट जलाकर खुद को काम दिखाने की कोशिश करती है। चुरोई सू जिन नाम की स्टेप मदर कहती है कि वो भेज दे, क्योंकि उसका फादर कुछ नहीं करेगा। लड़की हैरान हो जाती है और औरत बताती है कि उसके पास उसके हस्बैंड को ब्लैकमेल करने के लिए सीक्रेट्स है। धुआं उड़ाते हुए वो धमकी देती है कि अगर स्टेप डॉटर ने कोऑपरेट नहीं किया तो वो सब सीक्रेट्स बाहर कर देगी। वो समझाती है कि अगर उसके फादर ने डिवोर्स लिया तो वो सब कुछ खो देगा और उसका हॉस्पिटल बैंकरप्ट हो जाएगा। हंसते हुए वो लड़की को चुनौती देती है कि वो जाकर अपने फादर से डिवोर्स मांग कर देखे, जबकि लवर बस खामोशी से देखता रहता है। सब्र होकर लड़की उसे गाली देती है, जिससे स्टेप मदर हैरान रह जाती है। वो हाइना पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन लवर उसे रोकता है और कहता है कि वो बहुत ड्रंक है। स्टेप मदर लड़की का अपमान करती है और कहती है कि वो बिल्कुल अपनी मदर जैसी है, जिसका पर्सनैलिटी बहुत खराब था। गुस्से में वो लड़की को हमेशा के लिए उसकी नज़रों से दूर जाने को कहती है। बिना कुछ कहे लड़की जोर से दरवाजा बंद करती है और उस टॉक्सिक जगह को हमेशा के लिए छोड़ देती है। पार्क से गुजरते हुए वो तय करती है कि वो उस गंदे घर में कभी वापस नहीं जाएगी। गुस्से और डिटर्मिनेशन के साथ नज़र के साथ वो कसम खाती है कि वो वहां दोबारा कदम नहीं रखेगी। अंधेरे में अकेली वो बिना दिशा के चलती रहती है और सोचती है कि काश दुनिया ही खत्म हो जाए। कुछ समय बाद एक बार का एंट्रेंस दिखता है, जहां वो थोड़ी मस्ती करने जाती है।
वहां एक दोस्त खुशी से गा रही होती है, जबकि येना अपने फोन पर अचानक फैले कियोस्क की न्यूज़ देखती है। एक और दोस्त को मैसेज मिलता है और वो पैनिक में आ जाती है क्योंकि उसकी माँ का सीरियस एक्सीडेंट हो गया होता है। सड़क पर चलते हुए येना अपने फोन पर कई डिजास्टर अलर्ट्स देखती है और कंफ्यूज हो जाती है। अचानक एक पैनिक से भरी चीख उसका ध्यान खींचती है और वो डरी हुई आगे देखती है। लोग जान बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हुए चिल्लाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता। सीढ़ियों पर क्राउच होकर वो तेज तेज सांस लेती है और सोचती है कि वो मुश्किल से डेंजर से बच पाई। इमेज में इमरजेंसी स्टेयरकेस दिखती है जहां उसे टेम्पररी शेल्टर मिलता है। वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइन बिजी होती है, तो वो अपने फादर को कॉल करती है। वो जवाब नहीं देता और वो सोचती है कि वो हमेशा उसके फादर की जिंदगी में आखिरी प्रायोरिटी रही है। उसकी आंख से आंसू बहता है जब उसे अपनी दूर रहने वाली मदर की याद आती है। बेबस होकर वो सोचती है कि वो किससे मदद मांगे, क्योंकि उसकी मदर कुछ नहीं कर सकती। कोई ऑप्शन न होने पर वो फोन पकड़ती है और उस इंसान को कॉल करने की तैयारी करती है जिसे वो सबसे कम कॉल करना चाहती थी। निराशा में वो अपनी स्टेप मदर को कॉल करती है, उम्मीद करती है कि शायद वो मदद कर दे। औरत चिड़चिड़े अंदाज में फोन उठाती है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि वो बहुत बिजी है। स्टेप डॉटर बताती है कि वो स्टेयरकेस में फंसी है और इमरजेंसी लाइंस काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उसे मदद चाहिए। शॉक में वो सुनती है कि उसकी स्टेप मदर उसे खुद ही संभालने को कहती है। वो बताती है कि उनके बिल्डिंग में भी केओस है और फोन काट देती है। फोन स्क्रीन पर कॉल एंडेड दिखता है और लड़की समझ जाती है कि एक बार फिर उसे अबैंडन कर दिया गया है। अकेली और बिना उम्मीद के वो चुपचाप बैठी रहती है, समझ नहीं पाती कि इस हालात से कैसे निकले। वर्तमान में वो कहानी खत्म करते हुए कहती है कि उसकी स्टेप मदर ने उसे छोड़ दिया और उसके फादर ने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से वो कहती है कि वो उनमें से किसी से भी मिलना नहीं चाहती और ना ही ये जानना चाहती है कि वो कहाँ है। उदास चेहरे के साथ वो बताती है कि इस समय उसे सिर्फ अपनी असली माँ की याद आती है। लड़का पूछता है कि क्या उसकी मदर अब भी यूनाइटेड स्टेट्स में है और येना बताती है कि उसने कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया। मिनजुन सब समझ जाता है और याद करता है कि यही वजह थी कि वो अब्रॉड पढ़ने जाना चाहती थी ताकि उसे ढूंढ सके। वो बताती है कि उसने अपनी मदर से कड़वी बातें कही थी और कॉल करने में हिचकिचाती रही, भले ही वो मदद नहीं कर सकती थी। दुखी होकर लड़की कहती है कि अब उसके पास कोई नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। लड़का उसे गंभीर नज़र से देखता है, कहानी से गहराई से प्रभावित। वो कहता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए और पूरे यकीन से बताता है कि अब वो अकेली नहीं है। उसके शब्द सुनकर लड़की हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और ध्यान से सुनती है। चश्मा लगाए लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि वो और कैंग हाथकेल हर हाल में उसके साथ हैं। हल्की मुस्कान के साथ वो वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो, वे अंत तक साथ सरवाइव करेंगे। उसकी बातों से भावुक होकर येना उसे हैरानी और इमोशन भरी नज़र से देखती है। थोड़ा सा ब्लश करते हुए वो उसकी बात से सहमत होती है और खुद को पहले से ज्यादा सिक्योर महसूस करती है। घड़ी ऑलमोस्ट मिडनाइट दिखाती है और लड़का सुझाव देता है कि अब उन्हें सो जाना चाहिए। बाहर रात गहरी है और कुछ इन्फेक्टेड सड़कों पर नए शिकार ढूंढते घूम रहे हैं। बैकयार्ड में कपड़े हवा में हिलते हैं और सुबह होने वाली होती है। अंदर कमरे में सब गहरी नींद में है, शांति से आराम करने का रेयर मौका पाते हुए। सोते हुए भी ग्रुप लीडर अपने वेपन को गले लगाए रहता है, ये दिखाते हुए कि वो हमेशा डेंजर के लिए तैयार है। अचानक एक ड्रीम में एक आवाज किसी को घसीटने और वहीं खत्म करने की धमकी देती है। जमीन पर एक युवा हाकचैल को पीटा और बेइज्जत किया जा रहा होता है, उसके ट्रेटर अंकल की वजह से, जो साउथ भाग गया था। हमलावर बेरहमी से मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी किस्मत मिजरी में जीने की है और उसे पलटकर लड़ने की चुनौती देता है। हाकचैल डर के मारे हांफने लगता है, नाइटमेयर से बुरी तरह डिस्टर्ब्ड। अचानक वो उठ जाता है क्योंकि उसे बाहर कार इंजन की आवाज सुनाई देती है। टीचर ने भी आवाज सुनी होती है और ग्रुप लीडर कहता है कि वो देखने जाएगा। खिड़की से घर का फ्रंट गेट बंद दिखता है और बाहर अभी भी अंधेरा है। बाहर हाकचैल कार डोर्स की आवाज सुनता है और सोचता है कि ये नॉइज कितना डेंजर अट्रैक्ट कर सकता है। वो साइड में देखता है और हैरानी से कुछ अनएक्सपेक्टेड देखता है। बैकयार्ड में एक मेटल लैडर पड़ी होती है और उसे बेहतर व्यू पाने का आइडिया आता है। वो जल्दी से लैडर को दीवार से लगाता है और ऊपर चढ़ने लगता है। गन संभालते हुए बुजुर्ग आदमी लैडर चढ़कर घर की छत तक पहुंचता है। ऊपर पहुंचकर वो सड़क की ओर देखने के लिए तैयार होता है, ये जानने के लिए कि आधी रात में कार से कौन आया है। लेकिन जो वो नीचे देखता है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है और वो उस दृश्य को देखकर शॉक हो जाता है। ऊपर से वो दो सर्वाइवर्स को अपने शेल्टर के गेट के सामने खड़े देखता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि अंदर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हो सकता है अंदर लोग हों या इन्फेक्टेड लोग। तभी उनमें से एक पिस्टल निकालता है और कहता है कि उन्हें जल्दी अंदर जाना होगा, इससे पहले कि कोई उन्हें देख ले।
उसी पल छत से वो आदमी चिल्लाता है और उन्हें लुकने और हथियार नीचे फेंकने का आदेश देता है। लड़के डर जाते हैं और शूटर धमकी देता है कि अगर उन्होंने 3 सेकंड में बात नहीं मानी तो वो गोली चला देगा। डर के मारे एक लड़का पिस्टल जमीन पर फेंक देता है और आदमी उसे पीछे हटने को कहता है। वो गन को देखकर सोचता है कि उन्हें पिस्टल आखिर मिला कहां से। लड़कों में से एक चिल्लाकर कहता है कि वे कोई अजनबी या बदमाश नहीं है, जबकि छत पर खड़ा आदमी सोचता है कि कहीं वे चोर तो नहीं। वो पलटकर कहता है कि उन्होंने गन के साथ घुसने की कोशिश की, लेकिन जवान लड़का जोर देता है कि घर बाहर से खाली लग रहा था। चश्मा लगाए लड़का समझाता है कि उसने ये पिस्टल एक लाइफलेस बॉडी से उठाई थी और वो कोई सोल्जर नहीं था। ये सुनकर आदमी हैरान हो जाता है और पूछता है कि एक सिविलियन के पास ऐसा वेपन कैसे हो सकता है। लड़का कहता है कि यह सच है। युवा आदमी इशारा करता है कि शूटर के पास खुद राइफल है, इसलिए वो बताता है कि उसका वेपन आर्मी से आया है। दोनों अपना परिचय कॉलेज स्टूडेंट और वर्कर के रूप में देते हैं और बताते हैं कि वे गन स्टेशन शेल्टर से आए हैं। छत पर खड़ा आदमी गन स्टेशन नाम सुनते ही चौकन्ना हो जाता है। वो पूछता है कि क्या वो वही स्टेशन है जो लाइन 5 पर ग्वांगडारू से 2 स्टॉप्स पहले है, और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। डरते हुए सर्वाइवर इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि वहां एक बड़ा शेल्टर है। आदमी पूछता है कि वे वहां तक कैसे पहुंचे, और लड़का बताता है कि आसपास की स्टेशंस इन्फेक्टेड से भरी हुई हैं। ये सब सुनकर छत पर खड़ा आदमी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि उसे इस कहानी के बारे में और जानना होगा। वो इन्फॉर्मेशन के बदले एक डील ऑफर करता है और पूछता है कि क्या उन्होंने सियो कॉन्ग नाम की किसी औरत को देखा है। दोनों लड़के ये नाम सुनकर चौंक जाते हैं और उनमें से एक धीमी आवाज में नाम दोहराता है। आदमी उन्हें अंदर आने और बात करने का न्योता देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अंदर वेपन्स अलाउड नहीं है। घर के अंदर चश्मा लगाए और पसीने से तर आदमी गन स्टेशन शेल्टर के बारे में पूछता है। लड़का बताता है कि शेल्टर बहुत बड़ा है, सैकड़ों सर्वाइवर्स हैं और एंट्री काफी ऑर्गेनाइज्ड है। बुजुर्ग आदमी उनसे कहता है कि वे सियो कॉन्ग को उसकी बेटी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब बताएं। उसे याद आता है कि उस रात 10:08 पर उसकी बेटी के साथ आखिरी कॉल अचानक कट गई थी। फ्लैशबैक में लड़की फोन पर कहती है कि लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और हर तरफ केओस है। डर के मारे वो कहती है कि वो अगली कैरेज की ओर भाग रही है ताकि खुद को बचा सके। फिर वो चिल्लाती है कि वो लगभग ग्वांगनारू स्टेशन पर पहुंच गई है, और तभी कॉल कट जाती है। वर्तमान में वापस आकर पिता कहता है कि सबवे वहीं रुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी बेटी उतरी या नहीं। दूसरा सर्वाइवर बताता है कि वो भी उसी सबवे में था जो ग्वांगनारू से गंजा की ओर जा रही थी। वो समझाता है कि आउटब्रेक ट्रेन में शुरू हुआ था और वो सिर्फ गंजा स्टेशन पर रुकी थी। लड़का निष्कर्ष निकालता है कि अगर ये कहानी सच है तो उसकी बेटी के शेल्टर में होने की काफी संभावना है। पिता पूछता है कि क्या उन्होंने उसे देखा, लेकिन लड़का कहता है कि भीड़ में किसी को पहचानना मुश्किल था। वो अपने फोन पर फोटो देखता है और कहता है कि उसे याद नहीं है, क्योंकि ट्रेन में 200 से ज्यादा पैसेंजर्स थे। चूंकि कई लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, इसलिए ये भी नहीं पता कि वो बची या मॉन्स्टर बन गई। सर्वाइवर शूटर से पूछता है कि क्या वो उनके साथ चलेगा, और चेतावनी देता है कि एंट्रेंस अच्छी तरह गार्डेड है। आदमी कहता है कि एक साथ बहुत लोग जाना सही नहीं होगा और सुझाव देता है कि वे आराम करें और सुबह निकलें। वो लड़के को एक रेडियो देता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। आदमी कहता है कि वे 1 किलोमीटर दूर वेट करें और 2 दिन का खाना जुटाएं। सर्वाइवर पूछता है कि क्या ये सब करने से शूटर उन पर भरोसा करेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस लड़के को गंभीर और दृढ़ नजर से देखता है। सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है, जहां सड़क पर हल्की रोशनी दिखती है। घर के अंदर वो अपने ग्रुप को बताता है कि उन्होंने गंजा स्टेशन जाने पर सहमति बना ली है। लंबे बालों वाली लड़की सवाल करती है कि कहीं वे लड़के झूठ तो नहीं बोल रहे। वो टीचर की ओर मुड़कर पूछता है कि वे क्या करेंगे, क्योंकि वे कल निकल रहे हैं। लड़का पैदल इतने खतरनाक रास्ते पर चलने की मुश्किलों के बारे में सोचता है। वो सुझाव देता है कि अगर उन्हें 6 सीटेड व्हीकल मिल जाए तो सफर पॉसिबल हो सकता है। शूटर चेतावनी देता है कि वो खुद का ख्याल रखेगा और टीचर को अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। वो कहता है कि फाइनल डिसीजन बहुत सोच समझकर लेना होगा। प्रोफेसर की वाइफ और बेटा उसे चिंता भरी नजरों से देखते हैं। दीवार पर मेडल्स वाली फोटोज दिखती हैं जो उसके अचीवमेंट्स भरे पास्ट को दर्शाती हैं। लड़की कहती है कि वो मिसेज मो से एक्स्ट्रा फूड के लिए बैकपैक मांगेगी। खाना तैयार करते वक्त वो सोचती है कि जंग मिन जुन कहाँ चला गया। कुछ देर बाद वो सीढ़ियां चढ़कर चश्मा लगाए लड़के को ढूंढने जाती है। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वो दरवाजे से झांकती है और गेम्स को लेकर बातचीत सुनती है। अंदर 2 लड़के रेज जेड नाम के ज़ॉम्बी गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे उनमें से एक छुपकर खेलता है। छोटा लड़का बताता है कि उसका सपना है उस गेम के क्रिएटर की तरह गेम डेवलपर बनना। लड़की अचानक कमरे में आती है, दोनों चौंक जाते हैं। वो पूछती है कि वे इतने क्लोज कब हो गए। चश्मा लगाए लड़का शर्मिंदा हो जाता है और वो क्यूरियोसिटी से उसे देखती रहती है। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे आइडल ग्रुप के पोस्टर पर जाती है और छोटा लड़का बताता है कि वो उसका फैन है। लड़की लड़के से नीचे आकर पेरेंट्स से बात करने को कहती है और वो खुशी से मान जाता है। कैमरा पोस्टर पर जूम करता है जहां ब्लॉन्ड हेयर वाली एक आइडल दिखती है। लड़की नोटिस करती है कि लड़का पोस्टर को घूर रहा है और पूछती है कि क्या वही उसका टाइप है।
चश्मा लगाए लड़का बोल ही नहीं पाता और हैरानी से उसे देखता रह जाता है। वो बताता है कि पोस्टर वाली आइडल असल में उसे बचपन से जानता था। ये सुनकर लड़की पूरी तरह शॉक्ड और स्पीचलेस हो जाती है। जोर से हंसते हुए वो लड़के की ओर इशारा करती है और कहती है कि झूठ बोलना बंद करे क्योंकि ये जोक फनी नहीं है। लड़का जोर देकर कहता है कि ये सच है और बताता है कि हाई स्कूल में जाने के बाद उनका कॉन्टैक्ट टूट गया। वो कहता है कि जब उसे पता चला कि वो आइडल बन गई है तो वो दूर से ही उसे सपोर्ट करता रहा। लड़की अब भी शक करती रहती है और वो कहता है कि उसके दोस्तों ने भी उसे पागल कहा था। हंसते हुए वो कहती है कि आइडल को जानना कितना रिडिक्युलस है और लड़का भी मान लेता है कि ये बस मजाक था। उसके कमरे से जाने के बाद लड़की अकेली रह जाती है और पोस्टर को देखती रहती है। वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं उसकी कहानी सच तो नहीं। पोस्टर को फिर देखते हुए वो मानती है कि ब्लॉन्ड आइडल वाकई बहुत सुंदर है। सीन बाहर के व्यू में बदलता है जो दिखाता है कि फैसला ले लिया गया है। लिविंग रूम में टीचर हाकचल के पास आता है जो सोफा पर बैठा इंतजार कर रहा होता है। वो बताता है कि उसने फैमिली से बात की है और वे सब साथ में शेल्टर जाने का फैसला कर चुके हैं। हाकचल जवाब का इंतजार करता है और कहता है कि उसके पास पहले से ही एक व्हीकल का प्लान है। प्रोफेसर अपनी कार और एसयूवी का जिक्र करता है लेकिन बताता है कि वे अबैंडन्ड है। वो बताता है कि 1 किलोमीटर दूर एक एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें ड्राइवर की सीट पर इन्फेक्टेड बैठा था। प्रॉब्लम यह है कि व्हीकल में कुल 5 इन्फेक्टेड थे। शूटर पुष्टि करता है कि उसने खुद कैबिन में 2 इन्फेक्टेड देखे थे। प्रोफेसर कहता है कि उसने एम्बुलेंस 3 दिन पहले देखी थी और शायद अब भी वहीं हो। हाकचल मानता है कि मदद से वे 3 ज़ॉम्बीज संभाल सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक होगा। सब अगले दिन सुबह साथ निकलने की तैयारी पर सहमत हो जाते हैं। अगले दिन सूरज उगता है और ग्रुप एम्बुलेंस की ओर जाने की तैयारी करता है। बैकपैक्स पैक्ड हैं और ज्यादातर गियर रेडी दिखता है। चश्मा लगाए लड़का हाकचल से पूछता है कि और क्या लाना चाहिए। वो सजेस्ट करता है कि मोलोटोव कॉकटेल्स तैयार करना अच्छा रहेगा। हाकचल हैरान होकर भी मान जाता है और कहता है कि बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है। शूटर भी सोचकर मान जाता है और कहता है कि आइडिया सच में अच्छा है। शहर पर फिर रात छा जाती है और सड़कें अंधेरे में डूब जाती हैं। घर के अंदर सब आराम करते हैं जबकि हाकचल सोफा पर लेटकर पहरा देता है। अचानक रेडियो से आवाज आती है और दूसरा पैर पूछता है कि क्या उन्हें व्हीकल मिल गया। हाकचल एम्बुलेंस प्लान समझाता है और चेतावनी देता है कि रास्ते में अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो सकती हैं। दूसरे कहते हैं कि वे इंतजार करेंगे और हाकचल उम्मीद करता है कि कोई बड़ी परेशानी ना आए। रात के अंधेरे में शहर पर एक डरावनी और खामोश धुंध छा जाती है। अंधेरी सड़कों के बीच एम्बुलेंस खड़ी है और आसपास ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। ज़ॉम्बीज की कराहें सुनाई देती है और रेडियो पर लड़का उन्हें गुड लक कहता है। घर के अंदर सब लोग आराम कर रहे होते हैं जबकि कैंग हकचल सोफे पर लेटा हुआ पहरा दे रहा होता है। अचानक रेडियो से कॉल आती है और दूसरा पैर पूछता है कि क्या उसे कोई व्हीकल मिल गया है। हकचल एम्बुलेंस वाले प्लान के बारे में समझाता है और चेतावनी देता है कि रास्ते में अनफॉर्सीन घटनाएं हो सकती हैं। दोनों कहते हैं कि वे इंतजार करेंगे और हकचल मन ही मन उम्मीद करता है कि कोई बड़ी परेशानी ना आए। रात के अंधेरे में पूरा शहर एक डरावनी और खामोश धुंध से ढक जाता है। अंधेरी सड़कों के बीच एम्बुलेंस रुकी हुई है और उसके आसपास ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। ज़ॉम्बीज की कराह सुनाई देती है और रेडियो पर लड़का उन्हें गुड लक कहता है। घर के अंदर वापस रात आगे बढ़ती रहती है और लाइट्स अब भी जली हुई हैं। इसी बीच लंबे बालों वाली लड़की अपने बिस्तर पर चैन से सो रही होती है। वो गहरी नींद में होती है, बाहर के खतरे से बिल्कुल अनजान। तभी सीन बदलकर एक खाली स्कूल कॉरिडोर में चला जाता है जहां एक सपना शुरू होता है। एक क्लासरूम के अंदर लड़की अपनी डेस्क पर अकेली सो रही होती है। उसका सिर उसकी बाहों पर टिका होता है और नींद में वो हल्की सी कराह निकालती है। आखिरकार वो जागती है, जम्हाई लेती है और ज़ॉम्बीज वाले भयानक सपने की शिकायत करती है। चारों ओर देखकर उसे एहसास होता है कि वो अकेली है और वो सोचती है कि क्या सब घर चले गए हैं। जब वो अपनी घड़ी देखती है तो घबरा जाती है क्योंकि उसे जिम के लिए देर हो रही है। जल्दी में वो अपना बैकपैक उठाती है और क्लासरूम से बाहर दौड़ जाती है। कॉरिडोर में वो किसी से टकराती है और हैरानी से चीख निकल जाती है। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वो देखती है कि सामने चश्मा लगाए लड़का खड़ा है। वो शॉक में आ जाती है और पहचानती है कि वो जंग मिनजुन है। समझ ना पाने की हालत में वो पूछती है कि वो अभी तक स्कूल में क्यों है और घर क्यों नहीं गया। उसे देखने का तरीका अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर वो उसकी आंखों में देखता भी नहीं था। अचानक वो लड़का लड़की की कलाई जोर से पकड़ता है और दर्द से वो चीख उठती है। फिर वो उसे नोटिस बोर्ड के खिलाफ धक्का देता है जिससे वो डर जाती है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। पूरी तरह शॉक में और ठंडे पसीने से भीगी हुई वो बस उसका नाम ही बोल पाती है। डरते हुए वो उससे पूछती है कि उसे क्या हो गया है और उसे तुरंत छोड़ देने का आदेश देती है। वो बस गुस्से और तिरस्कार भरी नजर के साथ डैम शब्द फुसफुसाता है। लड़का उसे इंसल्ट करता है और पूछता है कि क्या उसे ऐसे इग्नोर करना पसंद है। वो आरोप लगाता है कि स्कूल में वो उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी और उसे किसी कीड़े की तरह नजरअंदाज करती थी।
लड़की समझ नहीं पाती और पूछती है कि क्या वो चाहती है कि वो उससे और भी बदतमीजी करे। वो धमकी देता है कि अगर उसे इडियट कहा गया तो वो उस पर हमला कर देगा। लड़का कहता है कि उसे किसी बेगर को देखने में दिलचस्पी नहीं है और उसे हमेशा के लिए चुप रहने को कहता है। लड़की उसे चुनौती देती है कि अगर हिम्मत है तो उसे मार कर दिखाए और उसे कावड़ कहती है। दर्द में आंखें बंद किए हुए वो उसे बद्दुआ देती है। तभी सपना और भी डरावना हो जाता है और लड़की नींद में हल्की करहा निकालती रहती है। उसकी आंखें कसकर बंद होती हैं और वो बहुत बेचैन नींद में होती है। आखिरकार वो जागती है और राहत महसूस करती है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन जैसे ही वो सच में आंखें खोलती है, वो चीख उठती है जब देखती है कि वो लड़के को गले लगाए हुए है। सीन दिखाता है कि दोनों एक ही बेड पर साथ लेटे हुए हैं और लड़की पैनिक में आ जाती है। घबराई हुई और शर्माई हुई वो सोचती है कि वो उसके साथ उसकी बाहों में कैसे सो गई। वो शक करती है कि कहीं उसने जानबूझकर उसे धक्का तो नहीं दिया और अब सोने का नाटक कर रहा है। उसी कमरे में हकचौल सोफे पर चैन से सो रहा होता है। लड़की चश्मा लगाए लड़के पर गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसके मन में एक शक पैदा होता है। उसे पूरी सिचुएशन बहुत अजीब लगती है और वो कुछ सोचने लगती है। उसे स्कूल में उसकी बदबू याद आती है, लेकिन अब वो उसके पास लेटे हुए उसे कोई बदबू नहीं आती। लड़का शांति से सो रहा होता है और वो उसकी धीमी सांसें महसूस कर सकती है। वो सोचती है कि शायद उसने शावर लिया होगा, क्योंकि अब वो अच्छा स्मेल कर रहा है। उलझन भरी नजर के साथ वो वहीं लेटी रहती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या। वो सोचती है कि क्या वो उसे हैंडसम लग रहा है या ये भी बस एक सपना है। उसे यकीन है कि वो इतना हैंडसम नहीं था और वो हैरान है क्योंकि उसने ग्लासेस भी नहीं पहने हैं। अचानक लड़का आंखें खोल देता है, जिससे लड़की पूरी तरह चौंक जाती है और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाती। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं, अब भी एक ही बेड पर लेटे हुए हैं। उसका चेहरा ठंडे पसीने से लाल हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाती। अचानक पैनिक में लड़की चीखती है और लड़के के चेहरे पर मुक्का मार देती है। शोर से हकचौल जाग जाता है और गन पकड़ लेता है, लेकिन मिनजुन उसे वापस सोने को कहता है। लड़की शिकायत करती है कि उसने अचानक सामने आकर उसे डरा दिया और उसे लगभग हार्ट अटैक आ गया। वो पूछता है कि वो जाग क्यों रही थी और लड़की झूठ बोलती है कि उसकी आंखें पहले से खुली थीं। गुस्से से कांपते हुए लड़का उसे देखता है, जबकि वो उसे बास्टर्ड कहती है। फिर वो उस पर आरोप लगाती है कि उसने नींद में उसे इंसल्ट किया और मारा भी। गुस्से में लड़की चश्मा लगाए लड़के के चेहरे पर जोर से लात मार देती है। बेचारा लड़का जमीन पर गिर जाता है और अपना चेहरा पकड़े रहता है, समझ नहीं पाता कि हुआ क्या। पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर वो सोचता है कि क्या उसने सच में हानयेना को बिना जाने इंसल्ट कर दिया। वो खुद से इनकार करता है और सोचने लगता है कि शायद उसने नींद में कुछ बोल दिया हो। अगली सुबह घनी धुंध के साथ शहर ढका होता है। हकच्योल प्लान दोहराता है कि एम्बुलेंस मिलते ही उन्हें तुरंत वापस लौटना है। वो मिनजुन से कहता है कि जब तक वे वापस ना आएं, वो रूफ पर जाकर निगरानी रखे। सब गुड बाय कहते हैं और प्रोफेसर की पत्नी अपने पति से सावधान रहने को कहती है। प्लान तय होने के बाद दोनों आदमी घर के सामने वाले दरवाजे से निकल जाते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है, जबकि बाकी दो शेल्टर के अंदर इंतजार करते हैं। सड़कों पर घनी धुंध छाई रहती है, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। रूफ पर चश्मा लगाए लड़का बिनोक्यूलस से देखने की कोशिश करता है। लेंस के जरिए वो खाली सड़क के बीच एक टैक्सी खड़ी देख पाता है। लड़की पूछती है कि क्या वो उन्हें देख पा रहा है, लेकिन वो जवाब देता है कि धुंध बहुत ज्यादा है। वो चिंता से कहती है कि 1 घंटा हो गया है और वे अब तक नहीं लौटे। वो उसे याद दिलाता है कि एम्बुलेंस में इन्फेक्टेड थे, इसलिए समय लग सकता है। अचानक एक जोरदार गनशॉट गूंजता है, जिससे रूफ पर मौजूद दोनों डर जाते हैं। लड़की घबराकर पूछती है कि क्या ये शॉट हकच्योल का था, लेकिन लड़का कहता है कि नहीं। पीले चेहरे के साथ वो समझाता है कि आवाज उनके दोस्त की राइफल से अलग है। लड़की पूछती है कि फिर किसने गोली चलाई और क्या ये वही लड़के हैं जो कल आए थे। अचानक लड़की का चेहरा पैनिक से भर जाता है और वो शॉक में चली जाती है। वो अपने हाथ से मुंह ढक लेती है, क्योंकि हवा में बहुत भयानक बदबू फैल रही होती है। घिन से भरे एक्सप्रेशन के साथ वो शिकायत करती है कि ये स्मेल उसे बीमार कर रही है। चश्मा लगाए लड़के को भी बदबू महसूस होती है और वो चेतावनी देता है कि कुछ पास आ रहा है। नीचे से एक घबराई हुई आवाज चिल्लाती है और शेल्टर का गेट खोलने का आदेश देती है। बिना देर किए वो जल्दी से बिनोक्यूलर्स उठाकर नीचे देखने लगता है। लेंस के जरिए वो पिछले दिन आए लड़कों में से एक को अकेले धुंध में दौड़ते हुए देखता है। वो आदमी गन हाथ में लिए दौड़ता हुआ गेट की ओर आ रहा होता है और चिल्लाता है कि जल्दी खोलो। नीचे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ओरिजिनल रेजिडेंट्स उस सर्वाइवर का सामना करते हैं। रूफ पर लड़की पूछती है कि कार और दूसरा आदमी कहाँ है। नीचे सर्वाइवर गेट तक पहुंचने के लिए बेताबी से दौड़ता है। पिस्टल हाथ में लिए वो फिर से चिल्लाता है कि गेट खोलो। लड़का दूसरे के बारे में पूछता है और वो बताता है कि उसका साथी अटैक हो गया था।
बस इतना ही। सर्वाइवर पसीने में भीगा और गंदे चेहरे के साथ कहता है कि एक इन्फेक्टेड सामने आ गया है। वो घबराकर चिल्लाता है कि एक मॉन्स्टर आ गया है और उसे गोली मारने से कोई फायदा नहीं होगा। रूफ पर मिनजुन जल्दी से बिनोक्यूलर्स उठाकर देखने लगता है। जो वो देखता है उसे देखकर वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। सड़क पर भारी सूजे हुए पैर चलते हुए दिखाई देते हैं और सर्वाइवर येना को पुकारता है। एक याद में एक बड़ा मुस्कुराता हुआ आदमी खुद को बोंगजू के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। फिर एक डरावनी तस्वीर दिखती है जहां वो खून से लथपथ होकर इंस्टाग्राम के बारे में पूछ रहा होता है। मिनजुन को याद आता है कि उसने एक वीडियो गेम खेला था जिसमें एक मोटा ज़ॉम्बी दिखाई देता था। गेम को लेकर जो शक उसके मन में था अब अचानक समझ में आने लगता है। अगर इस गेम का रियल लाइफ से जरा सा भी कनेक्शन है तो दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। वही डरावना क्रीचर जो गेम में था अब असल जिंदगी में उसके सामने खड़ा है। वो विशाल विकृत मॉन्स्टर सड़क पर चलता है और लड़का आखिरकार सब समझ जाता है। मॉन्स्टर को उसकी पूरी ग्रोटेस्क शक्ल में देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी दुनिया में अपोकलिप्स सच में शुरू हो चुका है। मिनजुन को याद आता है कि उसने एक वीडियो गेम खेला था जिसमें एक मोटा सा ज़ॉम्बी दिखाई देता था। गेम को लेकर जो शक उसके मन में लगातार बना हुआ था वो अचानक समझ में आने लगता है। अगर गेम और रियलिटी के बीच की ये सिमिलैरिटी सच हुई तो दुनिया पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वही भयानक क्रीचर जो गेम में था अब असल जिंदगी में ठीक उसके सामने खड़ा है। वो विशाल विकृत मॉन्स्टर सड़क पर चलता हुआ आगे बढ़ता है और लड़का आखिरकार सब कुछ समझ जाता है। एक कांटेदार वायर फेंस दिखाया जाता है और चैप्टर टाइटल डिक्लेयर करता है कि अपोकलिप्स आखिरकार आ चुका है। कुछ पल पहले का सीन दिखता है जहां शहर की सड़कें पूरी तरह खाली हैं और एक अजीब सी धुंध पूरे अर्बन एरिया को ढक चुकी है। उससे ठीक पहले एक पार्क्ड एम्बुलेंस दिखाई देती है जिसके अंदर दो इन्फेक्टेड लोग फंसे हुए हैं। व्हीकल के पास दो आदमी अपनी एस्केप प्लान कर रहे होते हैं। उनमें से एक हाथ में बैट लिए हालात का अंदाजा लगाता है। तभी एक जोरदार आवाज उसका ध्यान खींच लेती है और वो उलझन में ऊपर देखता है। उसका साथी पूछता है कि वो आवाज क्या थी और क्या उसने व्हीकल हासिल कर लिया है ताकि वे तुरंत भाग सके। युवा आदमी बताता है कि आवाज कलाए लोगों की तरफ से आई थी और ये सुनकर प्रोफेसर शॉक में आ जाता है। कोई उन्हें चेतावनी देता है कि ड्राइवर साइड डोर ना खोलें और गोली चलाने के लिए तैयार रहें क्योंकि इन्फेक्टेड उन पर टूट पड़ेंगे। इसी बीच दूसरा आदमी जान बचाने के लिए एक दरवाजे की तरफ दौड़ता है। बेबस होकर वो एक हरे रंग के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है और उन्हें खोलने की भीख मांगता है वरना वो मारा जाएगा। दरवाजा खुलता है और चश्मा लगाए एक लड़का उसे जल्दी सेफ हाउस के अंदर आने को कहता है। जैसे ही वो धन्यवाद कहने वाला होता है पीछे से मॉन्स्टर्स उसे पकड़ लेते हैं और वो डर से सिहर उठता है। चश्मा लगाए लड़का वहीं जम सा जाता है। सामने हो रहे इस भयानक सीन को देखकर पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। आदमी दर्द से चीखता है जब उसे जमीन पर घसीटकर उस क्रीचर द्वारा अटैक किया जाता है। वो मदद की गुहार लगाता है लेकिन चश्मा लगाए लड़का और लड़की बस डर के मारे देखते रह जाते हैं। लड़की पूरी तरह शॉक में होती है, कंफ्यूज्ड और आसपास हो रही चीजों को समझ नहीं पाती। धुंध के बीच से इन्फेक्टेड लोगों की पूरी भीड़ निकल आती है और उनके बीच वही बड़ा ताकतवर मॉन्स्टर भी होता है जो गेम में था। वो विशाल क्रीचर उन्हें घूरता है और ठंडी आवाज में कहता है कि उसने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया है। डर के मारे लड़की जमीन पर गिर जाती है और चश्मा लगाए लड़का उसके सामने खड़ा पूरी तरह पैनिकिंग जम सा जाता है। जैसे जैसे भीड़ पास आती है वो लड़का पल भर में फैसला लेता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। अंदर से वो पूरी ताकत से दरवाजा थामे रहता है, बाहर आदमी की चीखें सुनते हुए। शौक में लड़की उससे पूछती है कि वो राक्षसी चीज आखिर थी क्या। वो उसे ली बोंग जियो के रूप में पहचानती है, वही आदमी जिससे वे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले थे और जो पाक संग बिन को जानता था। बाहर वो विशाल मॉन्स्टर एक डरावनी दहाड़ लगाता है और वो नाम पुकारता है। चश्मा लगाए लड़के के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है और वो कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वो बताता है कि राइफल भी उस चीज को नहीं रोक सकती और उन्हें कैंग हैक्चल नाम के किसी आदमी की मदद चाहिए। अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं जैसे उसे कोई आइडिया सूझ गया हो। इसी नए विचार के साथ वो घर के अंदर की ओर मुड़ता है और तेजी से पीछे की तरफ भागता है, दरवाजे से जितना दूर हो सके। एक बुजुर्ग महिला शोर के बारे में पूछती है तो वो उसे कहता है कि हाजुन को लेकर सेकंड फ्लोर पर छिप जाए। तभी उसे आग का ख्याल आता है और वो मोलोटोव कॉकटेल्स इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। वो लड़की की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे ध्यान से सुनना होगा क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए। हानई नाम की वो युवती अब भी डर से जमी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चश्मा लगाए लड़का उस पर चिल्लाता है कि खुद को संभाले और उसके प्लान पर ध्यान दे जो उसने उनके बचने के लिए बनाया है। वो समझाता है कि क्रीचर गेट और डोर तोड़ देगा, इसलिए वो मोलोटॉव्स फेंककर उन्हें कुछ समय खरीदेगा।
जब मॉन्स्टर अंदर आएगा तो उसे गैसोलीन डालनी होगी और फिर और मोलोटॉव्स फेंकने होंगे ताकि उसे रोका जा सके। लड़की एक पल हिचकिचाती है लेकिन फिर इस खतरनाक प्लान में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी सहमति मिलते ही वो सबको सेकंड फ्लोर पर भागने के लिए चिल्लाता है। कोई मोलोटॉव कॉकटेल की एक बोतल उठा लेता है। बाहर लड़का बॉम्ब्स के साथ तैयार होता है, ये जानते हुए कि शोर और भी वॉकर्स को खींच लाएगा। वो सोचता है कि इन्फेक्टेड कितने भी अग्रेसिव हों, आग के सामने वे अब भी कमजोर हैं। तेजी से वो फायर बॉम्ब फेंकता है, ये जानते हुए कि क्रीचर्स बिना सोचे समझे आग में कूद पड़ेंगे। एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और उसे उम्मीद होती है कि इससे मॉन्स्टर्स की भीड़ रुक जाएगी। तेज आग के बावजूद एक इन्फेक्टेड का हाथ टूटे हुए गेट से अंदर आ जाता है। क्लोजअप में हम एक ज़ॉम्बी का जलता हुआ पैर देखते हैं। सबसे अहम बात ये कि प्लान काम करता दिख रहा है। जंबो साइज्ड मॉन्स्टर आग के बीच से आगे बढ़ता है और लड़की का नाम चिल्लाता है, जबकि लड़का कहता है कि उन्हें इसे खत्म करना होगा। जलते हुए शरीर के बावजूद क्रीचर रुकता नहीं और आगे बढ़ता रहता है, जैसे पूछ रहा हो कि क्या उसे आखिरकार ढूंढ लिया गया है। ऊपर से नैथ किसी लिक्विड की बाल्टी फेंकता है ताकि नीचे खतरे से निपटा जा सके। लिक्विड मॉन्स्टर के चेहरे पर गिरता है और वो दर्द और गुस्से में चीखता है, किसी का नाम पुकारते हुए। मौका देखते हुए चश्मा लगाए लड़का एक और मोलोटॉव फेंकता है और चिल्लाता है कि वो मर जाए। बॉटल सही निशाने पर लगती है और एक भयानक एक्सप्लोजन होता है जो ज़ॉम्बी को पूरी तरह आग में घेर लेता है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता हुआ जलकर खाक होने लगता है। लड़का चिल्लाता है कि ये काफी नहीं है और लड़कियों से बॉम्ब्स फेंकते रहने को कहता है। लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड आग की बैरियर पार कर लेता है और उनके सेफ जोन में घुस जाता है। चश्मा लगाए लड़का परेशान हो जाता है क्योंकि उसके मोलोटॉव्स खत्म होने वाले हैं और बिना उनके हालात खतरनाक हो जाएंगे। सेकेंड फ्लोर पर येना और दूसरी लड़की भी अपने ज्यादातर फायर बॉम्ब्स इस्तेमाल कर चुकी होती है। मिन जुन अपने पास बची आखिरी बॉटल पकड़ता है बचाव के लिए। तभी एक इन्फेक्टेड अचानक उस पर झपटता है और सरप्राइज अटैक करता है। वो गंदे हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर उसे जोर से पीछे फेंक देता है। ऊपर से ये भयानक सीन देखकर येना बेबस होकर मिन जुन का नाम चिल्लाती है। दूसरी महिला पूछती है कि अब क्या करें, और उसे समझ आता है कि वो बॉम्ब नहीं फेंक सकती वरना वो उसे ही लग जाएगा। कोर्टयार्ड में और ज़ॉम्बीज आगे बढ़ते रहते हैं जबकि मिन जुन जमीन पर दबा हुआ अटैक झेल रहा होता है। दर्द और डर में वो ऊपर देखता है और अपनी बची खुची ताकत से चीखता है। वो सोचता है कि अगर और क्रीचर्स आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। अपना अंत सामने देखकर वो अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है जबकि मॉन्स्टर्स उस पर बेरहमी से टूट पड़ते हैं। चश्मा लगाए लड़के का शरीर आग पकड़ने लगता है जबकि इन्फेक्टेड हमला जारी रखते हैं। आंखें बंद करके वो मान लेता है कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। तभी एक आवाज उसे उठने और हार ना मानने के लिए चिल्लाती है। ये कैंग हाक्चल होता है जो उसे मॉन्स्टर्स के आने से पहले उठने को कह रहा होता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ मिनजुन अपने अचानक प्रकट हुए सेवियर का हाथ पकड़कर उसे जमीन से उठाता है। इसी बीच वो विशाल मॉन्स्टर जो अब भी आग में घिरा है पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अब भी खतरा बना हुआ है। थोड़ा फ्लैशबैक दिखता है जहां हैक्चल सबको जल्दी शेल्टर में घुसने के लिए चिल्ला रहा होता है। सड़कों पर इन्फेक्टेड की एक विशाल भीड़ बेकाबू दौड़ रही होती है, पूरे शहर में पैनिक फैलाते हुए। एम्बुलेंस के सामने हमारा हीरो अपनी गन से एक क्रीचर पर निशाना साधता है जो उसकी तरफ दौड़ रहा होता है। वो एक परफेक्ट शॉट मारता है, गोली सीधे उसकी आंखों के बीच लगती है और मॉन्स्टर वहीं गिर जाता है। शॉट के बाद लड़के को याद आता है कि ये उसकी आखिरी बुलेट थी, अब उन्हें सच में भागना होगा। कैमरा एम्बुलेंस की ब्लड स्मीयर्ड नंबर प्लेट पर जूम करता है जबकि सब अंदर बैठने की तैयारी करते हैं। वो ड्राइवर से जोर से कहता है कि पूरी स्पीड से गाड़ी चलाए और आदमी उन्हें वहां से निकालने के लिए तैयार हो जाता है। एम्बुलेंस तेजी से आगे बढ़ जाती है, पीछे फ्यूरियस ज़ॉम्बीज की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए जो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रही होती है। वे आखिरकार तेज रफ्तार में भाग निकलते हैं, मॉन्स्टर्स को पीछे छोड़ते हुए। एम्बुलेंस का ड्राइवर पसीने से तर बेहद टेंस हालत में सड़कों पर गाड़ी संभाल रहा होता है। रियर व्यू मिरर में वो देखता है कि उनका पुराना शेल्टर आग की लपटों में घिर चुका है और पीछे छूटा वो खौफनाक मंजर साफ दिख रहा है। आग पूरी इमारत को निगल जाती है जो कभी सबके लिए एक सेफ हेवन हुआ करती थी। गंभीर चेहरे के साथ आदमी सड़क पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कुछ अभी अभी हुआ है उसके बारे में सोचने से खुद को रोकते हुए। शहर की सड़कें पूरी तरह कियोस में डूबी हैं, हर तरफ इन्फेक्टेड दौड़ते दिखाई देते हैं। एक बहुत घनी धुंध पूरे अर्बन लैंडस्केप को ढक लेती है, जिससे सब कुछ और भी डरावना लगने लगता है। ये दृश्य साफ दिखाता है कि अपोकलिप्स आखिरकार आ चुका है और अब दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। अब उनकी व्हीकल डिजर्टेड स्ट्रीट पर खड़ी अबैंडेंड कार्स के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एम्बुलेंस के अंदर सभी सर्वाइवर्स चुप हैं, उनके चेहरों पर झेले गए ट्रॉमा की साफ छाप है। चश्मा लगाए लड़का गहरी सोच में डूबा दिखता है, पसीना बहता हुआ, जब उसे एक ट्रैजिक घटना याद आती है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है, जब एक आदमी दरवाजा पीट रहा था, अंदर आने के लिए गिड़गिड़ा रहा था।
शॉक्ड चेहरे के साथ वो लड़का दरवाज़ा खोलता है और आदमी को चिल्लाकर अंदर आने को कहता है, इससे पहले कि देर हो जाए। जैसे ही वो धन्यवाद कहने वाला होता है, पीछे से एक क्रीचर उसे पकड़ लेता है और शेल्टर में घुसने से रोक देता है। वर्तमान में लौटते हुए उसकी आंखें उस भयानक याद से फैल जाती हैं। अचानक चश्मा लगाए लड़के को तेज दर्द महसूस होता है और वो पेट पर हाथ रखकर कराहता है। ये ना पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो वो बताता है कि जख्म फिर से दर्द करने लगा है। वो कहता है कि वो बस कल तक इंतजार करेगा। घनी धुंध से भरी संकरी सड़कों से एम्बुलेंस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फ्रंट सीट पर बैठा ड्राइवर कहता है कि वे उस रॉन्डेवू पॉइंट के करीब पहुंच चुके हैं जो उन्होंने किसी के साथ तय किया था। लीडर को लगता है कि वे काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन दूसरा आदमी इंतजार करना चाहता है क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है और बारिश हो सकती है। अचानक ड्राइवर चौंककर आगे की ओर इशारा करता है और चिल्लाता है कि उसे जगह दिख गई है। वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, स्काई मोटल बिल्डिंग, जो एक पूरी तरह सुनसान सड़क पर खड़ी होती है। पास आते ही वे एंट्रेंस पर खड़ी एक और एम्बुलेंस देखते हैं। अंदर अंधेरे हॉलवे में बिखरा हुआ खून का मंजर सबको अनीजे कर देता है। हाक्चल कहता है कि फ्लोर सिक्योर है, 3 रूम्स हैं, और उसे मॉन्स्टर से ज्यादा लोगों से डर लगता है। वो एक्स से मार्क्ड दरवाजों से सावधान रहने की चेतावनी देता है और बताता है कि 4th फ्लोर पर और इन्फेक्टेड है। प्रोफेसर पूछता है कि 3 रूम्स कैसे बांटें, जबकि येना कंप्लेन करती है कि फ्लैशलाइट सब कुछ और भी क्रीपी बना रही है। कैमरा रूम नंबर 203 के डार्क डोर पर टिकता है, जो सेफ स्पॉट्स में से एक है। रूम के अंदर लीडर पूछता है कि क्या येना अब अकेले रह पाएगी, लेकिन वो कहती है कि वो उन्हीं के साथ रहना चाहती है। वो सजेस्ट करता है कि येना बड़ी लेडी के साथ रूम शेयर करे और मैन बाकी 2 रूम्स बांट लें। बाथरूम में अकेला चश्मा लगाए लड़का तेज दर्द में होता है और पेट को पकड़ लेता है। दर्द से भरे चेहरे के साथ वो शिकायत करता है कि जख्म और ज्यादा दर्द कर रहा है। वो अपनी शर्ट उठाता है जिससे पेट पर बंधा बड़ा बैंडेज दिखाई देता है। बैंडेज देखकर वो चौंक जाता है और घबराकर पसीना बहाने लगता है। आंखें डर से फैल जाती हैं और वो सोचता है कि उसके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। जख्म को ध्यान से देखकर उसे स्टिचेस अजीब लगते हैं और वो समझ नहीं पाता क्यों। मिरर के सामने वो और साफ देखता है और महसूस करता है कि जख्म पूरी तरह इन्फेक्टेड लग रहा है। इस ख्याल से डरकर वो खुद से पूछता है कि कहीं वो बाहर के मॉन्स्टर से इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया। बेबस होकर वो याद करने की कोशिश करता है कि ज़ॉम्बी अटैक के दौरान कब और कहाँ ऐसा हुआ होगा। वो अपने आर्म्स और बाकी शरीर को चेक करता है, लेकिन कहीं भी बाइट मार्क्स नहीं मिलते। उसे कंस्ट्रक्शन साइट की फाइट याद आती है, जहां वो घायल हुआ था। उसे याद आता है कि उस लड़ाई में वो गिर पड़ा था और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। वो सोचता है कि अगर वो तभी इन्फेक्टेड हुआ होता तो इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा नहीं होता और वो अब तक ज़ॉम्बी बन चुका होता। वो फिर सोचता है कि कहीं इन्फेक्शन बॉडीली फ्लूइड्स जैसे ब्लड के आंख या मुंह में जाने से तो नहीं हुआ। उसे हाकचल की बात याद आती है कि इन्फेक्शन सिर्फ बाइट से फैलता है, ब्लड से नहीं। शायद उसके दोस्त की थ्योरी गलत थी, या शायद ये बस एक नॉर्मल इन्फ्लेमेशन हो। अचानक उसकी आंखें एक डरावने निष्कर्ष पर पहुंचकर फैल जाती हैं। बाथरूम के फर्श पर बैठा वो पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसका गट फीलिंग गलत नहीं है और ये सच में इन्फेक्शन है। उधर रूम में एक छोटा ऑयल लैंप हल्की रोशनी दे रहा होता है। यी नाई का चेहरा चिंता से भरा होता है। परेशान होकर वो सोचती है कि वो बहुत देर से अंदर है और उसका नाम लेकर बुलाती है, कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। वो धमकी देती है कि अगर वो बाहर नहीं आया तो अंदर आ जाएगी, और उसी पल बाथरूम डोर धीरे धीरे खुलता है। हैरान होकर लड़की पूछती है कि वो अंदर क्या कर रहा था, क्योंकि उसने कोई आवाज नहीं सुनी। लड़का पूछता है कि क्या वो बाकी बचे रूम में अकेला सो सकता है, जिससे लड़की कंफ्यूज हो जाती है। वो बस कहता है कि वो अकेला रहना चाहता है, जिससे वो और उलझ जाती है। वो वजह पूछती है, लेकिन वो कहता है कि वो सिक महसूस कर रहा है, इसलिए अकेला रहना चाहता है। अजीब माहौल में लड़की पूछती है कि क्या वो हैक्चुअल के साथ रूम शेयर करे, जो उसे थोड़ा वियर्ड लगता है। बिना जवाब दिए लड़का बैकपैक उठाता है और निकलने लगता है, जबकि वो उसे रुकने को कहती है। लड़की पूछती है कि क्या वो उसकी वजह से अनकंफर्टेबल है, लेकिन वो बस उसका नाम लेकर गंभीर नज़र से देखता है। वो कहता है कि वो उसके साथ गेम्स खेलना बंद करना चाहता है और उसे अकेला छोड़ देने को कहता है। पूरी तरह न समझ पाने की हालत में लड़की उसकी अचानक बदली हुई हरकत से कंफ्यूज रह जाती है। लड़का रूम छोड़कर चला जाता है और लड़की डोरवे में अकेली खड़ी रह जाती है। दूसरे रूम में हैक्चुअल दरवाजे से टेक लगाए खड़ा होता है, बाहें क्रॉस किए गंभीर चेहरे के साथ। वो कहता है कि वो दूसरों के साथ रूम शेयर करेगा और उसके लिए बेहतर होगा कि वो बड़ी लेडी के साथ रहे। कैमरा रूम 202 के दरवाजे पर जाता है, जहां चश्मा लगाए लड़का खुद को आइसोलेट करने का फैसला करता है।
डोर नॉब घुमाते हुए वो सोचता है कि शायद सब लोग एक्शन मूवी जैसी जिंदगी की उम्मीद करते हैं। रूम में घुसते हुए वो सोचता है कि जिंदगी मूवी के मेन कैरेक्टर जैसी नहीं होती। विंडो की ओर देखते हुए वो सोचता है कि लोग चाहे हालात कितने भी बुरे हों, हैप्पी एंडिंग पर भरोसा रखते हैं। मैसी रूम के बीच खड़ा उसे पेट में तेज दर्द होता है और वो पूरी तरह होपलेस महसूस करता है। वो फ्लोर पर बैठ जाता है, दरवाजे से टेक लगाकर, और अपनी ट्रैजिक व लोनली फेट को स्वीकार करता हुआ लगता है। जख्म पकड़ते हुए उसे एहसास होता है कि रियल लाइफ में हर किसी के लिए हैप्पी एंडिंग नहीं होती। वो समझ जाता है कि वो कभी मेन कैरेक्टर नहीं था, उसकी जिंदगी साधारण और बेनाम थी। आखिर में वो सोचता है कि इन्फेक्टेड होकर गायब हो जाना ही शायद उसका अंत है, क्योंकि वो इस कहानी का बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है। वो सोचता है कि उसने जिंदगी से क्या उम्मीद की थी, अपनी बेकार सी एग्जिस्टेंस पर विचार करते हुए। मेसी रूम के फ्लोर पर बैठा वो रोता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका अंत किसी न किसी तरह ऐसा ही होने वाला था। बाहर शहर अब भी धुंध में डूबा रहता है और ज़ॉम्बीज़ की कराहें खाली सड़कों में गूंजती रहती हैं। अगली सुबह बादलों से ढका आसमान स्काई मोटल के साइन को रोशनी देता है, जहां सर्वाइवर्स ने रात बिताई थी। ये नाई रूम 202 के दरवाजे पर नॉक करती है, मिन जुन को बुलाती है कि क्या वो जाग गया है। उसके पीछे हैक चियोल आता है और गंभीर आवाज में कहता है कि वो दरवाज़ा खोलकर चेक करेगा। वो दरवाज़ा घुमाता है लेकिन कुछ अजीब महसूस करता है और उलझ जाता है। हैरान होकर वो कहता है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड है और लड़की शॉक में आ जाती है। पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से बहती है और वो सोचता है कि काश वो गलत हो, लेकिन उसे बहुत बुरा फीलिंग आ रहा है। हैक च्योल कहता है कि उसे लगता है लड़का मॉन्स्टर से इन्फेक्टेड हो गया है। ये सुनकर लड़की स्तब्ध रह जाती है। वो कहती है कि ये नॉनसेंस है, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर होता तो आवाज़ करता। हैक च्योल जवाब देता है कि अगर वो ठीक होता तो अब तक दरवाज़ा खुल चुका होता। वो ये भी कहता है कि हो सकता है वो सांस लेना बंद कर चुका हो। गुस्से में वो उसे पागल कहती है और ऐसा मजाक न करने को कहती है। बेचैन होकर वो दरवाज़ा पीटती है और मिन जुन को चिल्लाकर बुलाती है कि वो मजाक बंद करे। वो लगातार दरवाज़ा पीटती रहती है, कहती है कि ये बिल्कुल फनी नहीं है। अंदर से कोई जवाब नहीं आता और वो दरवाजे के सामने चुप हो जाती है। वो फिर उसका नाम पुकारती है, वहीं खड़ी हुई। बेबस होकर वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटती है और उसे तुरंत खोलने को कहती है। आंसुओं से भरे चेहरे के साथ वो उसे गालियां देती है और कहती है कि ये बेवकूफ़ी भरा प्रैंक बंद करे। अचानक डोर नॉब के घूमने की आवाज़ हॉलवे में गूंजती है और दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। दरवाज़ा हिलते देख लड़की पूरी तरह स्टन रह जाती है। घबराकर वो पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन लड़का कमज़ोर आवाज़ में बस उसका नाम पुकारता है। फिर वो बताता है कि उसके शरीर के साथ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। यंग वुमन दरवाजे पर लगातार जोर जोर से मुक्के मारती रहती है, बेतहाशा चिल्लाते हुए उस लड़के से कहती है कि अपना ये बेवकूफ़ी भरा गेम बंद करे। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। वो उसे कोसती है और डिमांड करती है कि ये घटिया बेस्वाद प्रैंक अभी बंद करे। अचानक डोरनॉब घूमने की आवाज़ हॉल में गूंजती है और दरवाज़ा आखिरकार चरमराते हुए खुलने लगता है। दरवाजे को हिलते देख लड़की पूरी तरह से उस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सीन से सन्ने रह जाती है। घबराकर वो पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन यंग मैन बस बहुत कमज़ोर आवाज़ में उसका नाम लेता है। फिर वो बताता है कि उसके शरीर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है, जिससे दोनों ही बेहद परेशान हो जाते हैं। सीन अचानक 18 साल पीछे चला जाता है। हमें एक शांत सबर्बन अमेरिकन नेबरहुड की गली दिखाई देती है। एक ऊंची बाड़ के पास दो छोटे लड़के खड़े हैं। उनमें से एक अपने दोस्त को जल्दी उस अजीब जगह तक पहुंचने के लिए उकसा रहा है। एक लड़का दूसरे को चेतावनी देता है कि वहां रहने वाले उस अजीब आदमी के पास मत जाना, क्योंकि उसकी आंटी ने मना किया है। दूसरा बच्चा जवाब देता है कि ये बस क्यूरियोसिटी है, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि वो आदमी क्यों सोचता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। उसका दोस्त डराते हुए कहता है कि वो आदमी उन्हें बंदूक से गोली मार सकता है, लेकिन उसे यकीन है कि उनके नेबरहुड में ऐसा कभी नहीं होगा। थोड़ा डरा हुआ होने के बावजूद वो लड़का समझ नहीं पाता कि क्या करे, क्योंकि उस आदमी को लेकर उसकी जिज्ञासा ज्यादा मजबूत है। उसका डरा हुआ दोस्त आखिरकार हार मान लेता है और घर जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो अपनी आंटी से पिटना नहीं चाहता। बाद में अकेला वो जिज्ञासु लड़का वहीं खड़ा रहता है, बड़े मेटल गेट को घूरते हुए, अभी भी सोचता हुआ कि दूसरी तरफ क्या है। अचानक प्रॉपर्टी के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज जोर से पूछती है, कौन है बाहर? और लड़का चौंक जाता है। वो आवाज चेतावनी देती है कि जल्द ही हर जगह ज़ॉम्बीज होंगे और उससे पूछती है कि क्या वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। लड़का सोचता है, ज़ॉम्बीज? इसका मतलब क्या होता है? उसे इस पागलपन भरी स्थिति की कोई समझ नहीं आती। आवाज कहती है कि उसने उसे कोरियन बोलते सुना और पूछती है कि वो कहाँ से है, जिससे लड़का हैरान रह जाता है। आदमी पूछता है कि क्या वो पास में रहने वाले एशियन कपल का बेटा है, लेकिन लड़का मना करता है और अपनी स्थिति समझाता है। आवाज पूछती है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं और लड़के के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो जवाब नहीं देता। खाली नजर से वो बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत साउथ कोरिया में ही हो गई थी, इसलिए उसे और उसके ट्विन ब्रदर को अपने अंकल के पास रहने भेज दिया गया, और आवाज इस सवाल के लिए माफी मांगती है।
आदमी चेतावनी देता है कि बाहर रहना खतरनाक है और ज़ॉम्बीज़ आएंगे, लेकिन लड़का उसे पागल समझता है। आवाज़ पूछती है कि क्या वो कोई हाइडआउट ढूंढ रहा है, और लड़का सोचता है क्या ये कोई रोल प्लेइंग गेम है। साथ देते हुए वो कहता है कि ज़ॉम्बीज़ इसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो खतरे से भाग रहा है। आदमी पूछता है कि क्या ज़ॉम्बीज़ सच में आ गए हैं और क्या उसे काटा गया है, लेकिन लड़का कहता है नहीं। अचानक बड़ा मेटल गेट थोड़ा सा खुलता है, अंदर की एक पतली सी दरार दिखाई देती है। लड़का खुले गेट के सामने जमे खड़ा रह जाता है, पूरी तरह हैरान। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी शॉटगन लेकर दिखाई देता है और चेहरे पर पसीने की धार के साथ चिल्लाता है, जल्दी अंदर आओ। ये अजीब सीन देखकर लड़का बोल ही नहीं पाता। फिर हम देखते हैं मेटल गेट बंद होता है और घर लोहे की सलाखों और अजीब चेतावनियों से मजबूत किया गया है। यार्ड में स्कैफोल्ड्स, बॉक्स और मेटल प्लेट्स पड़ी हैं, जैसे आदमी किसी बड़े खतरे की तैयारी कर रहा है। घर की खिड़कियां भी लकड़ी की तख्तियों से ढकी हुई हैं। अंदर एक बिखरा हुआ कमरा है, कॉफी टेबल पर बचा हुआ खाना और बोतलें फैली हैं। लड़का पूछता है ज़ॉम्बीज़ क्या होते हैं। आदमी हंसता है और कहता है कि उसे बिल्कुल कुछ नहीं पता। फिर वो पूछता है पापी मरने के बाद कहाँ जाते हैं, और खुद ही जवाब देता है नर्क में। वो समझाता है कि अगर नर्क भर गया तो गॉड पूरी मानवता को निर्दयी सजा देगा। जब नर्क में जगह नहीं बचेगी तो जो मरे हुए वहां नहीं जा पाएंगे वो धरती पर भटकेंगे। ये सुनकर लड़के की आंखें फैल जाती हैं। आदमी चेतावनी देता है कि दिव्य सजा करीब है और अगर तैयारी नहीं की तो बचना मुश्किल होगा। गंभीर नजर से वो कहता है कि वो उसे कुछ अविश्वसनीय दिखाने वाला है। वो उसे बेसमेंट में ले जाता है जहां शेल्फ्स पर अपोकलिप्स के लिए राशन और सप्लाई भरे हैं। बेसमेंट के एक हिस्से में दीवार भर में अलग अलग कैलिबर की फायर आर्म्स और गोलियां लगी हैं। आदमी उसे पूरा सर्वाइवल आर्सनल दिखाता है। हैरान लड़का पूछता है ये सब क्या है। उसके डरे चेहरे पर पसीने की बूंद बहती है। आदमी गंभीरता से कहता है कि एक दिन दुनिया खत्म होगी और उसे तैयार रहना है। वो गैरेज में खड़ा आर्मर्ड व्हीकल दिखाता है, जैसे अपोकलिप्स की तैयारी का सबूत हो। सीन वापस वर्तमान में आता है। स्काई मॉडल के सामने सड़क पर एक मॉन्स्टर लड़खड़ाते हुए चलता दिखता है। फिर हम रूम 202 का दरवाजा देखते हैं, जहां सर्वाइवर्स का ग्रुप इकट्ठा है। 18 साल बाद सू में एक लड़का मिनजुन पर बंदूक ताने खड़ा है, जो बेड पर घायल पड़ा है। लड़की पूछती है बंदूक क्यों तान रखी है। वो जवाब देता है कभी नहीं पता क्या हो जाए। वो समझाता है कि लड़का किसी भी पल बदल सकता है और उन पर हमला कर सकता है। प्रोफेसर कहता है कि 160 डिग्री का फीवर नॉर्मल नहीं है और सिर्फ घाव की वजह से नहीं हो सकता। बेड पर पड़ा मिनजुन जोर देकर कहता है कि उसे काटा नहीं गया और उसे समझ नहीं आ रहा कि कट पर ऐसे लक्षण क्यों हैं। यंग वुमन कहती है कि इंक्यूबेशन टाइम छोटा होता है और आदमी समझाता है कि वो एक पूरे दिन से ज्यादा नहीं चलता। वो कहता है कि शायद गंदे चाकू या खुले घाव से इन्फेक्शन हुआ। इसका मतलब इन्फेक्शन उसके इलाज से पहले हो चुका था, जिससे लड़की गहरे सदमे में चली जाती है। डरकर वो पूछती है क्या मतलब वो कई दिनों से संक्रमित था और हमें पता भी नहीं चला। वो इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि अगर वो कल तक नहीं बदला तो कुछ अलग हो सकता है। फिर वो संभावना उठाता है कि शायद मिनजुन इम्यून हो, जिससे सब चौंक जाते हैं। वो मानता है कि वो एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए पक्का नहीं कह सकता। बेड पर पड़ा चश्मा पहने लड़का ये सब सुनकर स्तब्ध है। चौड़ी आंखों से वो सोचता है क्या वो सच में इस घातक बीमारी से इम्यून हो सकता है। समय धीरे धीरे गुजरता है और रात स्काई मोटल पर उतर आती है। शहर पर अंधेरा छा जाता है। हवा में खामोश दहशत तैरती है। अचानक मोटल के साइन की एक लाइट टिमटिमाती है और बुझ जाती है। माहौल और भी भारी हो जाता है। कमरे में बीमार लड़का आखिरकार कुछ देर के लिए सो पाता है। कुर्सी पर बैठी यंग वुमन पूरी रात जागकर उसकी हालत देखती रहती है। अचानक वो देखती है कि वो जाग चुका है और हैरानी से पूछती है तुम उठ गए। वो कहती है तुम्हारा फीवर कम हो गया है और चेहरा बेहतर लग रहा है। फिर पूछती है कि अब कैसा लग रहा है। वो पूछता है मैं कितनी देर सोया। वो जवाब देती है कल से कई दर्जन घंटे। उलझन में वो पूछता है कि वो वहां क्या कर रही है। लड़की कहती है बस तुम्हें चेक कर रही थी। वो पूछता है तुम्हें डर नहीं लगता, मैं कभी भी उनमें बदल सकता हूं। वो उसे गंभीर स्थिर नजर से देखती है, बिना किसी डर के। वो कहती है तुम डरावने नहीं हो और उसने कहा था कि शायद तुम इम्यून हो। वो पूछता है क्या तुम बहुत बदल गई हो। वो जवाब देती है कि उसके बिना भी वो किसी तरह सरवाइव कर लेती। हल्के लाल चेहरे के साथ वो कहती है कि उसकी देखभाल सिर्फ ये देखने के लिए थी कि वो कैसा महसूस कर रहा है। लड़का उसे हर मदद के लिए धन्यवाद देता है। वो कहता है कि वो अलग है और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उस पर निर्भर होगा। फिर से धन्यवाद देता है। लड़की छेद जाती है और कहती है कि असल में उसे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कमरे की गड़बड़ी देखकर वो कहता है कि अब वो काफी बेहतर है, क्योंकि कल वो लगभग खत्म ही हो गया था और जिंदा रहने के लिए जो करना पड़े करना पड़ता है। कैमरा स्काई मोटल के साइन पर जाता है, जहां सर्वाइवर्स ने शरण ली है। कमरे में दूसरा लड़का पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर उसके गेम के ज़ॉम्बीज जैसा था। बेड पर पड़ा लड़का पक्के तौर पर कहता है कि ये स्थिति उसी गेम से जुड़ी है। दूसरा पूछता है कि क्या गेम कंपनी ने वायरस बनाया, लेकिन वो कहता है कि उसे नहीं पता। लड़की फेमस डेवलपर के बारे में पूछती है और वो उसका नाम याद करने की कोशिश करता है। एक आवाज बताती है डैनियल जिन, रेड माइंड का सीईओ, और हम अतीत की याद में दरवाजे पर खड़े एक यंग मैन को देखते हैं। फ्लैशबैक में 12 साल का लड़का कहता है कि वो उस मशहूर गेम डेवलपर को बहुत मानता है। वर्तमान में लड़की याद करती है कि उसका सपना डेव बनने का था और पूछती है कि क्या उसने डैनियल जिन का नाम सुना है। लड़का बताता है कि वो कोरियन अमेरिकन डेवलपर है, जिसने हाई स्कूल में एक इंडी गेम से धमाल मचाया। वो बताता है कि गेम रेज जी हिट रहा और बाद में कंपनी ने मेडिसिन और बायोलॉजी में इन्वेस्ट किया।
वो कहता है कि अमेरिका में वो बड़ा एंटरप्रेन्योर है, लेकिन कोरिया में ज्यादा मशहूर नहीं। प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि डैनियल जिन का एक ट्विन ब्रदर भी है, लेकिन उसका नाम अभी याद नहीं। वो अफसोस जताता है कि इंटरनेट नहीं है, वरना ये अजीब संयोग चेक कर सकता था। लड़की पूछती है कि कंपनी का मकसद क्या हो सकता है, लेकिन उसके पास जवाब नहीं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद उभर आती है, वो मोटिव समझ नहीं पा रहा। सीन अचानक एक अंधेरे उदास कॉरिडोर में शिफ्ट होता है, किसी रहस्यमय इमारत के अंदर। 29 साल का डैनियल जिन किसी ऑफिशियल रिपोर्ट में दिखता है। कोई समझाता है कि डैनियल और उसका ट्विन ब्रदर एलियट बचपन में बहुत बुलिंग झेलते थे। उनकी मां मशहूर एक्ट्रेस थीं जिन पर गलत तरीके से फ्रॉड का आरोप लगा और उन्होंने अपनी जान ले ली। उनके पिता भी दिवालिया हुए और उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। इसके बाद ट्विन्स अपने अंकल के पास अमेरिका चले गए। एक एजेंट महिला से कहता है, सीधे मुद्दे पर आओ। वो बताती है कि उसके बाद उसने रेड माइंड की स्थापना की। यंग मैन कहता है कि उसके पास इस बातचीत के लिए वक्त नहीं है, उसे अभी कोरिया वापस जाना है। एजेंट टिप्पणी करता है कि अगर उसने अपने ही देशवासियों से इतना सहा है तो बदला लेने का मोटिव हो सकता है। फिर वो सीधा सवाल पूछता है, क्या साउथ कोरिया में वायरस फैलाने वाला वही था? वो यंग मैन कहता है कि उसके पास इस कॉन्वर्सेशन के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि उसे अभी के अभी कोरिया वापस जाना है। एजेंट कमेंट करता है कि अगर उसने अपने ही देशवासियों के हाथों इतना सफर किया है तो उसके पास रिवेंज लेने का मोटिव तो होगा। फिर वो शख्स सीधे तौर पर पूछता है कि क्या साउथ कोरिया में वायरस फैलाने वाला वही था? हम फिर से बिल्डिंग के स्टेराइल और खाली हॉलवे को देखते हैं, जो इंटेंस टेंशन और सस्पेंस का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। अनॉयड होकर वो यंग मैन पूछता है कि उसे कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा कि उस इंसिडेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। फिर वो सजेस्ट करता है कि वे उसके छोटे भाई पर शक करें, जो इस कहानी में असली कल्प्रिट लगता है। एजेंट पूछता है कि क्या उसे पता है कि एलियट वापस कोरिया क्यों लौटा, लेकिन वो यंग मैन कहता है कि उसे रियल रीजन नहीं पता। डैनियल को लगता है कि ये ऑब्वियस है कि वही था जिसने एलियट की लैब खरीदी थी, और उसे ये एब्सर्ड लगता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। एजेंट रिवील करता है कि उसकी कंपनी का स्टॉक 500% बढ़ गया है और इसी वजह से वो प्राइम सस्पेक्ट है। एक तरफ देखते हुए वो यंग मैन बस कमेंट करता है कि उसका भाई हमेशा से ही वैसा वियर्ड और थोड़ा क्रेजी था। एक हेटफुल लुक के साथ वो कहता है कि सभी कोरियंस को उन सब चीज़ों के लिए नर्क में जाना चाहिए जो उन्होंने उनके साथ किया। एजेंट स्कॉफ करता है और डैनियल गुस्सा हो जाता है, ये कहते हुए कि उसने अपनी कंपनी मदद करने के लिए बनाई थी, दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। वो स्टेट करता है कि जब वे बहस कर रहे हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं और केवल वे ही वैक्सीन क्रिएट कर सकते हैं। एजेंट इन्फेक्टेड लोगों को ल्योर करने के बारे में पूछता है और यंग मैन कंफर्म करता है कि वे रास्ते में हैं, उसे सीरियसली धमकाते हुए। वायरस पहले ही दूसरे देशों में फैल चुका है और उसे अपने भाई द्वारा फैलाए गए मेस को साफ करने के लिए कोरिया जाना ही होगा। एजेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि एलियट के वेयरअबाउट्स के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है, क्योंकि लोकल एजेंट्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। एक दूसरा एजेंट कमेंट करता है कि हालांकि एलियट मेन सस्पेक्ट है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। फिर एजेंट डिसाइड करता है कि वे खुद एलियट के पीछे जाएंगे और जब तक वे उसे ढूंढ नहीं लेते, वे डैनियल को रिलीज नहीं करेंगे। एजेंट प्लान से सहमत होता है और उस प्रिटी क्रेजी आइडिया के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। डैनियल फिर प्रपोज करता है कि एजेंट्स उसके साथ कोरिया चलें और गारंटी देता है कि वो भागने की कोशिश नहीं करेगा। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो सोचता है कि उसका भाई उससे बच नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं। एजेंट डैनियल को घूरता है जब वो दावा करता है कि वही वो इंसान है जो अपने ट्विन ब्रदर को सबसे अच्छे से जानता है। एक हीरो वाले अंदाज में वो असर्ट करता है कि अंत में केवल वही पूरी ह्यूमैनिटी को बचा पाएगा। सीन फिर हर जगह अबैंडन्ड कारों वाली एक खाली और कोहरे से भरी सड़क पर शिफ्ट होता है। हम 2 दिन पीछे पास्ट में उस पल में जाते हैं जब वो लड़का शहर में एम्बुलेंस ढूंढने के लिए निकला था। वो सड़क पर अपना स्कूटर चलाता है और कोहरे व अपनी व्हीकल की लो बैटरी नोटिस करता है। वो लड़का गन और आसन स्टेशंस की ओर जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि ग्रुप ने शायद अपना रूट बदल लिया हो। अचानक चोटों से भरा एक आदमी उसके सामने आता है, जो दर्द और डेस्परेशन में जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो लड़का स्कूटर के ब्रेक्स जोर से लगाता है और खून से सना टायर उस अजीब आदमी के ठीक सामने रुकता है। वो आदमी फिर उसकी ओर लपकता है और वो लड़का इस अग्रेसिव और अनएक्सपेक्टेड मूव से डर जाता है। बिना दोबारा सोचे वो लड़का तेजी से एक चाकू निकालता है जो उसके बैकपैक के अंदर रखा था। एक स्विफ्ट मोशन में वो इमिनेंट थ्रेट से खुद को डिफेंड करने के लिए चाकू से उस आदमी पर हमला करता है। वो चाकू से हमला जारी रखता है, ये इंश्योर करने के लिए कि वो आदमी दोबारा जमीन से न उठ सके। वो सोचता है कि मुक्के की तुलना में चाकू से हमला करना ज्यादा एक्साइटिंग है, लेकिन ये बोरिंग हो जाता है क्योंकि वे मॉन्स्टर्स कुछ बोलते नहीं हैं।
अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और वो उस अनएक्सपेक्टेड शोर से हैरान रह जाता है। कंफ्यूज्ड होकर वो लड़का सोचता है कि वो अजीब आवाज क्या थी और जल्द ही रियलाइज करता है कि वो असली गनशॉट जैसी थी। वो सवाल करता है कि क्या वाकई वो फायर आर्म था और सोचता है कि शायद आसपास कोई सोल्जर हो सकता है। अपना चाकू साफ करते हुए वो सोचता है कि मिलिट्री उन इन्फेक्टेड को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है और चिंतित हो जाता है। थोड़े फियर के बावजूद वो लड़का ये पता लगाने के लिए गोलियों की आवाज की डायरेक्शन में जाने का फैसला करता है कि आखिर हो क्या रहा है। रास्ते में वो एक कार के पास रुकता है जिसका हुड खुला हुआ है, शायद अपने स्कूटर के लिए बैटरी लेने के लिए। गाड़ी पर वापस आते ही उसे और शॉट सुनाई देते हैं और वो रियलाइज करता है कि आवाज करीब और करीब आती जा रही है। वो लड़का शॉट्स की संख्या से शॉक्ड है और कैलकुलेट करता है कि लगातार 10 से ज्यादा राउंड्स फायर किए गए थे। करीब जाकर वो उस दिशा में गोली चलाने वाले का अटेंशन पाने के लिए चिल्लाता है। वो एक छत पर एक सर्वाइवर को देखता है और उसे चेतावनी देता है कि वो उस तरफ ना जाए क्योंकि मॉन्स्टर्स वहां इकट्ठे हो रहे हैं। वो आदमी जो सोल्जर जैसा दिखता है बुरी तरह घायल है और छत से मदद के लिए डेस्परेटली चिल्ला रहा है। वो लड़का वहीं खड़ा होकर हैरान एक्सप्रेशन के साथ सोल्जर को देखता है, अनश्योर कि क्या करना है। सीन उस मोटेल रूम की ओर कट होता है जहां हम फर्श पर खून की एक लकीर देखते हैं जो थोड़े खुले दरवाजे से आ रही है। वो लड़का पूछता है कि क्या ये सच है और चश्मे वाला यंग मैन कंफर्म करता है, जिससे वो उस खबर से काफी टेंस हो जाता है। सोल्जर एक्सप्लेन करता है कि वहां से 300 मीटर्स की दूरी पर सुपर सर्वाइवर्स हैं और उन्होंने मोटेल पर मिलने का प्लान बनाया था। वो कहता है कि एक मॉन्स्टर आ गया था और उसने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, लेकिन वो किसी तरह बच गया। उसके पार्टनर ने सोचा होगा कि वो मर चुका है, गॉनर है और शायद मदद के लिए सुपर सर्वाइवर्स के घर की ओर भाग गया होगा। वो लड़का कहता है कि वो मदद करेगा और पूछता है कि क्या दूसरे सर्वाइवर्स मिलिट्री से हैं, क्योंकि उसने शॉट सुने थे। सोल्जर इससे इनकार करता है और रिवील करता है कि उसने सुना था कि उनमें से एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर था जो स्टूडेंट जैसा दिखता था। सोल्जर से वो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड जानकारी सुनकर उस लड़के की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। शॉक्ड होकर वो पूछता है कि क्या सोल्जर ने सच में कहा कि सर्वाइवर्स में से एक नॉर्थ कोरिया का डिफेक्टर था। फिर वो लड़का पूछता है कि क्या उस ग्रुप में हाकचियोल, जंग मिन जुन और येना थे। सरप्राइज्ड होकर उसे एहसास होता है कि सोल्जर उसके दोस्तों के बारे में बात कर रहा है और कहता है कि वो उन्हें ही ढूंढ रहा था। सोल्जर उस लड़के के रिएक्शन से पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि क्या वो इस बारे में सीरियस है। सोल्जर कहता है कि उस घर में प्रॉब्लम है और उसने एक इंजन की आवाज़ सुनी थी, लेकिन उसे नहीं पता कि वे बच निकले या नहीं। घायल पैर के साथ वो व्हीकल पाने के लिए और दूसरों को ये बताने के लिए मदद मांगता है कि वो जिंदा है। वो लड़का जानकारी को जोड़ता है, घर, एम्बुलेंस और स्काई मोटेल के बीच की कड़ियों को कनेक्ट करता है। वो सोल्जर को थैंक्स कहता है और बोलता है कि उस अनएक्सपेक्टेड और अजीब पल में उसके लिए सब कुछ सही रहा। वो लड़का फिर सोल्जर के बैकपैक को खंगालना शुरू कर देता है, जो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो कहता है कि सोल्जर वैसे भी मरने किक द बकेट वाला है और पूछता है कि क्या वो उसका बैकपैक ले सकता है। सोल्जर को समझ नहीं आता और वो लड़का कहता है कि वो टूटे पैरों वाले किसी डूड की मदद नहीं करने वाला और उसे लाउड माउथ बुलाता है। वो सोल्जर से कहता है कि अगर उसे दर्द हो रहा है तो बस मर जाओ और उसे सकर कहता है, जिससे वो आदमी पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। फ्यूरियस होकर सोल्जर उसे स्कमबैग कहता है और याद दिलाता है कि उसने मदद करने के लिए कहा था और अब उसे अबैंडन कर दिया है। एक मलिशियस स्माइल के साथ वो लड़का पूछता है कि क्या सोल्जर उस जगह अकेले मरने से डर रहा है। फिर वो सोल्जर को आराम से मरने में मदद करने का ऑफर देता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। दर्द की एक चीख पूरे इलाके में गूंजती है जैसे ही सीन में एक इंट्रिकेट पैटर्न वाली खिड़की दिखाई देती है। बाहर हम एक घर देखते हैं जिसके ड्राइववे में एक क्रैश्ड कार है और वहां अबैंडनमेंट और डिस्पेयर का एटमॉस्फेयर है। उस लड़के के स्कूटर की बैटरी आखिरकार खत्म हो जाती है और वो इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से अनॉयड हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और अब वो उस मरे हुए सोल्जर का बैकपैक ढो रहा है। वो उस नेबरहुड का नाम याद करने की कोशिश करता है जहां स्काई मोटेल है, लेकिन उस पल उसकी याददाश्त धोखा दे जाती है। 2 दिन बाद प्रेजेंट में सीन फिर से स्काई मोटेल के साइन पर फोकस करता है जहां ग्रुप ने शरण ली है। वे डिस्कस करते हैं कि क्या इम्यूनिटी गेम में एक ग्लिच है और इस पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं कि डैनियल ने गेम को रिक्रिएट किया है। वो यंग वुमन कहती है कि वो ह्यूमैनिटी की उम्मीद हो सकता है, लेकिन पहले उसे कंफर्म करना होगा कि क्या वो सच में इम्यून है। वो लड़का कहता है कि जो बात उसे सबसे ज्यादा वरी कर रही है वो हथियार है जो उसने पिछली बार उस मिस्टीरियस पर्सन के पास देखा था। वो रिवील करता है कि वो डेजर्ट ईगल पिस्टल्स थीं, ऐसे हथियार जो उस देश में कॉमनली यूज नहीं होते। दूसरा लड़का सजेस्ट करता है कि वे लाइव एमो वाली शूटिंग रेंज से हो सकते हैं, लेकिन ये हाइपोथेसिस अनलाइकली है। बिस्तर पर चश्मे वाला यंग मैन अभी भी उन सभी घटनाओं से थोड़ा शेकन लग रहा है जो अब तक हुई हैं।
वो यंग वुमन सजेस्ट करती है कि अब मौसम सुधर गया है तो उन्हें निकलना चाहिए, और वो लड़का पेरेंट्स को तैयार होने के लिए कहने जाता है। चश्मे वाला लड़का रूट चेक करने के लिए उठता है और वो यंग वुमन उसके साथ जाने का ऑफर देती है। वो यंग वुमन उस लड़के के अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन से हैरान है और उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या कहे। दूसरा लड़का चश्मे वाले लड़के को अकेले जाने से रोकने की कोशिश करता है और यंग वुमन वरीड लगती है। वो पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है और क्या उसे बेहोश होने का डर नहीं है, लेकिन वो उसे अश्योर करता है कि वो रिकवर हो चुका है। यंग वुमन पूछती है कि क्या वो उसे वहां अकेले छोड़ने वाला है और फिर से उसके साथ मिशन पर जाने का ऑफर देती है। दूसरा लड़का सीन को देखता है और कमेंट करता है कि वो यंग वुमन चश्मे वाले लड़के से पूरी तरह अटैच्ड है। लड़की इससे इनकार करती है, उसका चेहरा लाल है और वो चिल्लाती है कि वो कुछ नहीं जानता और उसे पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि अगर उसे जाना है तो बस चला जाए। वो लड़का खुद को छुड़ाता है और उसे गो टू हेल बोलता है, जबकि यंग वुमन बिस्तर पर बैठ जाती है, कुछ भी न समझते हुए। चश्मे वाला यंग मैन उसे चलने के लिए बुलाता है और वो कमरे से निकलने के लिए राजी हो जाता है, उस शॉक्ड यंग वुमन को पीछे छोड़कर। अपने कंधे के ऊपर से देखते हुए वो डिसबिलीफ में सोचती है कि वो जर्क सच में बस चला गया। सीन फिर हमें स्काई मोटेल का बाहरी हिस्सा दिखाता है, जहां सर्वाइवर्स का ग्रुप छिपा हुआ है। फिर हमें अबैंडन्ड सिटी की खाली सड़क पर चलते हुए खून से सने सफेद स्नीकर्स की एक जोड़ी दिखती है। मिलिट्री जैकेट वाला वो लड़का आखिरकार स्काई मोटेल पहुंचता है और सामने खड़ी एम्बुलेंस को देखता है। हमारी तरफ अपनी पीठ किए हुए वो शहर के उस पूरे हिस्से में खोजने के बाद आखिरकार उस जगह को पाने का जश्न मनाता है। अपने चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल के साथ वो अपनी आंखों में एक अजीब से लुक के साथ खुद से धीरे से स्काई मोटेल नाम को दोहराता है। वही अजीब आदमी मोटेल के सामने खड़ा सोचता है कि क्या यही सही जगह है। मिलिट्री कपड़ों में वो कहता है कि उसने सारे मोटेल ढूंढ लिए और आखिरकार जो चाहता था वो मिल गया। चेहरे पर खतरनाक मुस्कान के साथ वो खुद से कंफर्म करता है कि वो सच में स्काई मोटेल पर है। वो सस्पिशियस दिखने वाला पुराना दोस्त बिल्डिंग के सामने खड़ा जगह को घूरता है। गंदे कपड़े और हल्की मुस्कान के साथ वो कहता है कि वो येना से दोबारा मिलने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आता है उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे याद आता है कि कैंग हक्चल नाम के आदमी ने कभी कहा था कि उसके पास वेपन है। ये सोचकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि तब वो डिसएडवांटेज में होगा और उसे प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन मोटेल एंट्रेंस की ओर देखते ही उसे बड़ा सरप्राइज मिलता है। हम देखते हैं कि दो आदमी बाहर निकलते हैं और नॉर्थ कोरियन हक्चल को राइफल थमाता है। छिपकर मिलिट्री वाला आदमी दोनों को डिफेक्टर की एस्केप स्टोरी पर बात करते हुए देखता है। वो बताता है कि बिना गाइड देश छोड़ना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। फिर वो आदमी उन्हें पहचान लेता है और समझ जाता है कि वेपन असली है और वे पहरा दे रहे हैं। बिल्डिंग की ओर देखते हुए वो मिलिट्री आदमी कड़िया जोड़ने लगता है कि अंदर क्या चल रहा होगा। हल्की मुस्कान के साथ वो समझ जाता है कि येना अंदर पूरी तरह डिफेंसलेस है। वो मन ही मन घमंड करता है कि वहां कोई भी उससे ज्यादा डेंजरस नहीं है। सीन फिर एक रैंडम सिटी स्ट्रीट पर कट होता है, जहां कुछ कार्स गुजरती दिखती हैं। अचानक एक गैराज से चीख सुनाई देती है जो अब पूरी तरह दागदार हो चुका है। वापस उन दोनों के पास हक्चल पूछता है कि क्या दूसरे आदमी को बचपन से शूटिंग आती थी। वो हाँ में जवाब देता है और बताता है कि भागने से पहले उसे किसी को मारना पड़ा था, जिससे हमारा हीरो शॉक में आ जाता है। वो कहता है कि उसके अंकल पहले भाग निकले थे और उसी वजह से उसके परिवार को ट्रेटर करार दिया गया, लेकिन एक सोल्जर की लापरवाही का फायदा उठाकर उसने गन छीनी और गोली चलाई, फिर अपने भाइयों के साथ भाग निकला। वो बताता है कि उस वक्त वो सिर्फ 12 साल का था, जिससे हक्चल पूरी तरह इंप्रेस हो जाता है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या हर नॉर्थ कोरियन इतना स्ट्रांग होता है, लेकिन वो तुरंत मना कर देता है। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग कमजोर होते हैं और वो खुद 2 साल तक अपनी जान बचाने के लिए लड़ते लड़ते मजबूत बना। फिर भी हक्चल पूछता है कि क्या वो वापस घर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो इस आइडिया को साफ मना कर देता है। थोड़ा और चलने के बाद वे आखिरकार अपार्टमेंट 203 के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अंदर येना के चेहरे पर अजीब सी उदासी और चिंता है। माँ नोटिस करती है कि वो परेशान है और पूछती है क्यों, लेकिन येना कहती है कि कुछ नहीं। वो झूठ बोलती है कि एक दोस्त बस उसे थोड़ा परेशान करता है। माँ कहती है कि भले ही जंग मिंजिन कमजोर हो, लेकिन वो उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। येना बात टाल देती है और कहती है कि वो चिंतित नहीं है, बस वो थोड़ा इरिटेट करता है। फिर माँ गंभीर होकर पूछती है कि अगर वो बचा ही नहीं तो क्या, और सीधे पूछ लेती है कि क्या येना को वो लड़का पसंद है। ये सुनकर येना पूरी तरह शॉक हो जाती है। पूरा ब्लश करते हुए वो तुरंत मना कर देती है, लेकिन उसकी रिएक्शन पर वो हंस देती है। अकेले में येना सोचने लगती है कि क्या सच में उसके दिल में जंग मिंजिन के लिए फीलिंग्स हैं। वो सोचती है कि कहीं वो बस ऑब्सेस तो नहीं, और लोग भी क्या यही देखते हैं। आंखों में आंसू लिए वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सच्चा प्यार नहीं है। वो निष्कर्ष निकालती है कि वो बस इसलिए ऐसा महसूस करती है क्योंकि इस वक्त वही एक इंसान है जिस पर वो भरोसा कर सकती है। दूसरी ओर मिंजुन के थॉट्स दिखते हैं। वो सोचता है कि येना उसके लिए इतना बदल कैसे गई। अपने रूम में येना धीरे से मानती है कि वो सच में बदल चुकी है। वो सोचती है कि दुनिया खत्म हो चुकी है और अब सब बराबर हैं, इसलिए वो भी पहले जैसी नहीं रही। उसे याद आता है कि पहले वो जो चाहती थी पा लेती थी और बहुत पॉपुलर थी। हाई स्कूल में हर लड़का उस पर मरता था सिवाय एक के। अचानक उसे ख्याल आता है क्या इसलिए मिंजुन उसे पसंद नहीं करता। वो इरिटेट हो जाती है कि सब उसके लिए गिरते हैं, बस मिंजुन ही रिएक्ट नहीं करता।
बिना ध्यान दिए वो जोर से बोल देती है। उसे अचानक इतना सैसी होने पर डांट देती है। तभी दरवाजे पर बहुत तेज नॉक्स होती हैं, जिससे दोनों चौंक जाती हैं। बाहर एक अंधेरा और खाली हॉलवे दिखता है, जो टेंशन बढ़ा देता है। माँ पूछती है कि कौन है, क्या हेजुन वापस आ गया। वो अंदाजा लगाने की कोशिश करती है कि शायद लड़कों में से कोई लौट आया हो, लेकिन ये ना समझ जाती है कि कुछ गलत है, क्योंकि वे इतनी जल्दी वापस नहीं आते। अचानक दरवाज़ा जोर से धकेला जाने लगता है, जिससे दोनों डर जाती हैं। डर से आंखें फैली हुई ये ना चिल्लाती है कि बाहर कौन है। माँ पीप होल से देखने जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हॉलवे बिल्कुल खाली है। साइड में छिपा मिलिट्री आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि वो पहली बार से ज़्यादा नर्वस है। वो कंफर्म करता है कि उसने येना और दूसरी महिला की आवाज़ सुनी है। वो रूम 206 को मार्क करने का फैसला करता है और बाकी रूम्स चेक करने निकलता है। उसे एक एक्स मार्क वाला दरवाज़ा दिखता है और समझ जाता है कि अंदर इन्फेक्टेड है, इसलिए वो नहीं घुस सकता। अचानक उसका चेहरा बदल जाता है जब वो रूम 206 के सामने रुकता है और कुछ देर घूरता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, अंदर से एक आदमी अपने बेटे हज्जुन से कहता है कि थोड़ा रुक जाए। वो कहता है कि डैडी मम्मी को देखने जा रहे हैं, जिससे मिलिट्री आदमी कंफ्यूज हो जाता है। दरवाज़ा खुलता है और चश्मा लगाए एक डरता हुआ आदमी पूछता है कि वो कौन है। खतरनाक नज़र से वो जवाब देता है कि वो येना के लिए आया है। वो आदमी डर से कांप उठता है और मिलिट्री वाला पूछता है कि क्या रूम में और कोई है। धैर्य खोकर वो ब्लेड निकालता है और चश्मे वाले आदमी को धमकाते हुए आगे बढ़ता है। तभी एक छोटा लड़का कमरे के दरवाजे पर दिखाई देता है। उसके चेहरे पर साफ डर झलकता है। अग्रेसर उसके पिता को पकड़ लेता है, जो घबराकर चीख उठते हैं। लड़का दौड़ता है और चिल्लाता है कि उसके पिता को मत छुओ। वो उसे आसानी से धक्का देकर पूछता है कि ये छोटा ब्रैट कौन है। ये शोर येना के रूम तक पहुंचता है और वो दरवाजे की ओर डर से देखती है। उसे और उसकी माँ को समझ आ जाता है कि वे उसके भाई और पिता हैं। बेचैन होकर माँ दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन येना कहती है कि वे साथ चलें। वो जल्दी से वो नाइफ ढूंढती है जो हकचियोल ने उसे दिया था। हल्के कांपते हाथों से वो ब्लेड पकड़ लेती है। नाइफ के साथ वो बाहर जाने को तैयार होती है, तभी एक परिचित आवाज़ उसे अंदर ना आने को चिल्लाती है। अचानक नॉर्थ कोरियन और हकचियोल हॉलवे में दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। दरवाजे पर पहुंचते ही डिफेक्टर राइफल अंदर तान देता है। अंदर मिलिट्री आदमी पिता को पकड़े पूछता है कि और कौन है। तभी नॉर्थ कोरियन पीछे से उसे सरप्राइज करता है और हिलने से मना करता है। लड़का घबराकर चीखता है और डिफेक्टर राइफल ताने रहता है। सीन में एक्सट्रीम टेंशन दिखती है जब एमसी का दोस्त हॉस्टेज पकड़े मिलिट्री आदमी पर निशाना साधे खड़ा है। वो सोचता है कि उसकी आखिरी बुलेट पाक सनबिन के लिए थी। बिना हिचकिचाहट वो दुश्मन को गुड बाय कहता है और फायर करने की तैयारी करता है। स्टेडी फिंगर से वो ट्रिगर दबा देता है सब खत्म करने के लिए, लेकिन शॉक में उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। वेपन उसी पल जैम हो जाती है। मौका देखकर मिलिट्री आदमी झपट पड़ता है। एक तेज मूव में राइफल दूर जा गिरती है और वो अनान रह जाता है। बिना समय गंवाए मिलिट्री आदमी नॉर्थ कोरियन की वेस्ट बैंड से नाइफ खींच लेता है, जिससे वो पूरी तरह स्टन रह जाता है। दृश्य एक शांत शहर की सड़क पर खुलता है, जहां दोपहर की धूप में कर्ब के किनारे कारें पार्क हैं। जैसे ही कोई फुटपाथ पर चलता हुआ आगे बढ़ता है, वो अचानक रुक जाता है। उसका साथी मुड़कर यंग मिन जुन की ओर देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। युवा लड़का बेहद अस्वस्थ दिखता है, बताते हुए कि उसके सिम्टम्स फिर से लौटते हुए लग रहे हैं। वो अपनी हुडी उठाता है और उसकी साइड पर बड़ा रफली स्टिच्ड जख्म दिखाई देता है, जो अब भी खून बहा रहा है। मिनजुन कहता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और बुखार तेज होता महसूस हो रहा है। उसका साथी फैसला करता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। वो उसे येना की सलाह सुनने और ज्यादा एक्सर्ट ना करने को कहता है और उसे मोटेल ले जाकर आराम कराने की पेशकश करता है। चिंतित चेहरे के साथ मिनजुन हिचकिचाते हुए वापस जाने के लिए मान जाता है। दोस्त के सहारे चलते हुए वो अपने जख्म को पकड़ता है और सोचता है कि उसे अचानक इतना बीमार क्यों महसूस हो रहा है। वे सड़क से नीचे चलते हुए एक पीली वैन की ओर बढ़ते हैं, जिसके दरवाजे खुले हैं। चलाते समय डिफेक्टर अचानक चिंता भरी आवाज निकालता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसी पल पास की एक इमारत से तेज चीख गूंजती है, जो उन्हें चौंका देती है। दृश्य अचानक एक ब्रूटल फाइट पर कट होता है, जहां डिफेक्टर एक सोल्जर के नाइफ अटैक को ब्लॉक करता है। वो घुसपैठिए की कलाई जोर से मरोड़ता है, उसे डिसार्म करने की कोशिश में। तंग हॉलवे में दोनों आदमी नाइफ पकड़े जानलेवा संघर्ष में फंसे हैं। एक तेज मूव में डिफेक्टर सोल्जर के कंधे में अपना ब्लेड घोंप देता है। मिलिट्री आदमी दर्द से चीख उठता है जब हथियार उसके मांस में धंस जाता है। बिना हिचकिचाहट नॉर्थ कोरियन नाइफ और अंदर धकेल देता है, दुश्मन को इनकैपेसिटेट करने के लिए। फिर एक जोरदार किक मारकर घायल सोल्जर को पीछे गिरा देता है। सोल्जर झुंझलाहट में गाली देता है, जबकि डिफेक्टर नाइफ हाथ में लिए तैयार खड़ा रहता है। सोल्जर अपना जख्म पकड़ते हुए सोचता है कि क्या उसका अपोनेंट कोई एमए फाइटर है।
क्योंकि वो हर वार को बेहतरीन तरीके से ब्लॉक कर रहा है। वो कैंग हकचल को घूरता है और बड़बड़ाते हुए उसकी स्किल को कोसता है। एक पल में सोल्जर घबरा जाता है, रियलाइजिंग कि उसे कितनी बार स्टैब किया जा चुका है। डिफेक्टर का ब्लेड खून से लथपथ है और वो अगले वार के लिए स्टेडी खड़ा है। सोल्जर जानता है कि वाइटल स्पॉट पर एक और वार उसका अंत होगा और उसे हकचल के पीछे जंग मिन जुन भी दिखाई देता है। हकचल शांत आवाज में पूछता है कि उसने उसी नाइफ से कितने लोगों को मारा है। वो मानता है कि सोल्जर ने कई सर्वाइवर्स को मारा होगा और उसे एक इनोसेंट टीचर को नुकसान पहुंचाने के लिए पागल कहता है। फिर हकचल एक चौंकाने वाला कन्फेशन करता है, एडमिटिंग कि उसे भी एक अजीब एहसास होता है। वो कहता है कि जब भी उसे किसी को स्टैब करना पड़ता है, उसे एक थ्रिल महसूस होता है, और जब टारगेट कोई क्रिमिनल हो तो ये एहसास और भी बेहतर होता है। सोल्जर का कॉन्फिडेंस डगमगाता है। वो हकचल से कहता है कि वे लड़ाई छोड़ दें क्योंकि उनके पास लड़ने की कोई वजह नहीं है। मौका देखकर इंट्रूडर एक डील करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसका काम सिर्फ येना और मिन जुन से है और अगर उन्हें उसके हवाले कर दिया जाए तो वो चला जाएगा। हकचल उसे इडियट कहता है और पूछता है कि उसने टीचर पर हमला क्यों किया। सोल्जर चुप हो जाता है। घिरा हुआ सोल्जर कहता है कि वे नाइफ्स छोड़कर फिस्ट से फेयर फाइट करें। वो चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या वो बिना हथियार के लड़ने से डरता है। अचानक हकचल अपना नाइफ फेंक देता है और सोल्जर भी ऐसा ही करता है। लेकिन जैसे ही सोल्जर बोल रहा होता है, हकचल झपटकर उसका एक उंगली काट देता है। सोल्जर दर्द से चीख उठता है। गुस्से में वो डर्टी ट्रिक का आरोप लगाता है और फिर भी फेयर फाइट की मांग करता है। अब डरा हुआ सोल्जर अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन हकचल शांत खड़ा रहता है, नाइफ तैयार। पीछे से देख रहा जंग बिन जुड हैरान है कि इतना टफ सोल्जर रहम की भीख मांग रहा है। आदमी हाथ उठाकर टीचर पर हमले के लिए माफी मांगता है और जान बख्शने की गुहार करता है। हकचल ठंडे चेहरे के साथ सुनता है। वो शांत स्वर में पाक संगबिन से कहता है कि उसे अपने गुनाहों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। सोल्जर समझ जाता है कि भीख बेकार है, पसीना बहाते हुए आखिरी टकराव के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने खून से सने नाइफ को देखता है और मजबूती से पकड़ लेता है। संगबिन कहता है कि वो तैयार है। हकचल एक पल को उसके बदले हुए तेवर से उलझ जाता है। सोल्जर कसम खाता है कि एक हाथ खोकर भी वो हकचल को मार देगा। वो अपना बैकपैक शील्ड की तरह पकड़ता है और अचानक उसे हकचल की ओर फेंक देता है। इस अनएक्सपेक्टेड मूव से हकचल एक पल के लिए ऑफ गार्ड हो जाता है। सोल्जर तुरंत झपटता है और पूरी ताकत से उसे घिरा देता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं, खून से सने जूते उलझते हुए। संगबिन ऊपर आकर हकचल को दबा देता है, गालियां देते हुए। चेकर्ड फ्लोर पर दोनों हिंसक संघर्ष जारी रखते हैं। अब डोमिनेंट पोजीशन में संगबिन नाइफ उठाए खड़ा है। हकचल नीचे दबा है, हिल भी नहीं पा रहा। सोल्जर हंसते हुए कहता है कि हकचल ने उसे अंडर एस्टिमेट किया। तभी हकचल की आंखें फैल जाती हैं। अचानक जुंग मिन जुन प्रकट होता है, स्पाइक बैट ऊंचा उठाए। वो पूरी ताकत से उसे सोल्जर पर दे मारता है। दर्द से कराहते हुए मिन जुन अपने साइड को पकड़ता है। सोल्जर बैट के वार से चीख उठता है। लगभग बेहोश हकचल कमजोर आवाज में मिन जुन का नाम लेता है और फिर होश खो देता है। उसका हाथ ढीला पड़ जाता है और खून से सना नाइफ फर्श पर गिर जाता है। ये देख सोल्जर खुद को उठाता है और मिन जुन पर पागलों की तरह हंसता है। वो पूछता है कि उसने बैट से उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। मिन जुन पसीने में डूबा है, सोचता है कि उसकी बीमारी अभी क्यों भड़क गई। सोल्जर समझ जाता है कि हकचल और टीचर गिर चुके हैं, अब सिर्फ मिन जुन और दूसरा लड़का बचे हैं। वो अपनी कटी उंगली दिखाता है और बदला लेने की कसम खाता है। डर से मिन जुन की आंखें फैल जाती हैं। दर्द बढ़ता है और स्पाइक बैट उसके हाथ से गिरकर फर्श पर टकराती है। मिन जुन चीख उठता है, जिससे सोल्जर चौंक जाता है। वो पूछता है कि उसे क्या हो रहा है। मिन जुन पेट पकड़कर गिर जाता है। सोल्जर सोचता है कि क्या वो इन्फेक्टेड है, फिर तय करता है कि उसे वैसे भी मारना होगा और नाइफ उठा लेता है। वो उसके ऊपर खड़ा होकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। अचानक मिन जुन लड़खड़ाते हुए डोर 205 की ओर बढ़ता है और उसे मुक्कों से पीटने लगता है। अंदर से कोई चीखता है। सोल्जर हैरान होकर पूछता है कि क्या उस रूम में ज़ॉम्बीज़ हैं। मिन जुन उसे अनदेखा कर दरवाजे से टकराता रहता है, दर्द में चिल्लाते हुए। सोल्जर पूछता है कि क्या वो पागल है, क्या वो ज़ॉम्बी से मरना चाहता है। सोल्जर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मिन जुन दरवाज़ा खोलने में सफल हो जाता है और अंदर गिर पड़ता है। सोल्जर हॉलवे में अकेला रह जाता है। रोशनी से भरे हॉलवे में वो अंधेरे कमरे को घूरता है। अंधेरे से एक चीख गूंजती है, फिर दूसरी। खून से सने नंगे पैर बाहर आते हैं। जल्द ही एक छोटा होड़ हॉलवे में लड़खड़ाते हुए निकल आता है। सोल्जर फंस जाता है। आगे ज़ॉम्बीज़, पीछे बेहोश हकचल। वो अविश्वास से देखता है। गिरा हुआ वॉरियर कमजोर आवाज में जुंग मिन जुन का नाम लेता है और बेहोश हो जाता है। इन्फेक्टेड के बीच खड़ा मिन जुन ठंडी दृढ़ नजर से देखता है। दृश्य फ्लैशबैक में कट होता है। एक मेज पर स्नैक्स, ड्रिंक्स और सिगरेट बट्स बिखरे हैं। एक युवक स्मर्क के साथ मिन जुन से कहता है कि हैन के आने से पहले रिहर्सल कर लें। वो उसे अपमानित करते हुए आदेश देता है और हंसता है। बुली गिरे हुए मिन जुन को यूजलेस कहता है। वो उसे पकड़कर कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता और क्रूअली पूछता है कि क्या वो अपने पिता की तरह मर चुका है। सन बिन धमकी देता है कि मिन जुन के बाद वो उसकी मां को भी मार देगा। मिन जुन के भीतर गुस्सा भड़क उठता है। वो अपनी बर्बाद जिंदगी के लिए पाक संग बिन को दोष देता है।
वर्तमान में लौटकर वो ज़ॉम्बीज़ को अटैक करने का आदेश देता है। वो तय कर चुका है कि अपने पुराने टॉर्मेंटर का फैसला अब वही करेगा। लड़का ज़ॉम्बीज़ को घूरता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड, और सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। उधर जंग मिनजुन उसे ठंडी और नफरत भरी नज़र से देख रहा होता है। उसके मन में आता है कि उसकी जिंदगी इस हालत में सिर्फ एक खास इंसान की वजह से पहुंची है। वो सोल्जर की ओर इशारा करते हुए अपनी बर्बाद जिंदगी की हर गलती का जिम्मेदार उसे ठहराता है। फिर वो लड़का आदेश देता है कि सामने खड़े उस मिजरेबल आदमी को ज़ॉम्बीज़ खत्म कर दें। तुरंत इन्फेक्टेड सोल्जर की ओर दौड़ पड़ते हैं, मानो उसके आदेश का इंतजार कर रहे हों। फर्श पर पड़ा आदमी हल्का सा होश में आता है, चक्कर खाता हुआ, और सामने का मंजर समझ नहीं पाता। बिना पूरी तरह समझे भी उसे एहसास हो जाता है कि हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। युवा लड़का जल्दी फैसला करता है कि उसे किसी कमरे में छिप जाना चाहिए। वो घिसटते हुए पास के एक दरवाजे तक पहुंचता है, अंदर घुसते में कामयाब होता है और पीछे से उसे लॉक कर देता है। हॉलवे में सोल्जर दर्द से चीखता है, क्योंकि एक ज़ॉम्बी बिना रहम के उस पर झपट पड़ता है। वो क्रीचर उसे कसकर जकड़ लेता है, पूरी तरह इम्मोबिलाइज कर देता है। फिर मॉन्स्टर उसके कंधे पर जोर से काटता है और सोल्जर दर्द से चीख उठता है। उसके पीछे खड़ा प्रोटैगनिस्ट ये सब ठंडी हिसाबी नज़र से देखता है। कुछ ही पल में वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर क्रीचर को धक्का देकर अलग करता है और गुस्से में मिन जुन का नाम चिल्लाता है। बेबस होकर वो चारों ओर देखता है, लेकिन लड़का कहीं दिखाई नहीं देता। अचानक उसे ऊपर से आवाज सुनाई देती है। वो आगे देखता है और हॉलवे की अंधेरी छत से लटकते पैरों की एक जोड़ी देखता है। ऊपर से मिनजुन अपने पुराने बुली को शैतानी मुस्कान के साथ देख रहा होता है। बैकग्राउंड कैरेक्टर पूरी तरह दहशत में है, जो देख रहा है उस पर यकीन नहीं कर पा रहा। जो युवा लड़का कमरे में छिपा था वो बाहर निकलता है और सोचता है कि बाहर क्या हुआ। वो चिंतित दिखता है और अपने अतीत की कुछ बातें याद करने लगता है। दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर वो को फर्श पर पड़ा देखता है और शॉक में आ जाता है। उधर हॉलवे में इन्फेक्टेड का एक होड़ बेकाबू होकर दौड़ रहा है। एक्स्ट्रा कैरेक्टर दीवार से घिर चुका है, उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बची। पास एक दरवाजा देखकर वो उसकी ओर दौड़ता है, उम्मीद करता है कि बच निकलेगा। वो बेताबी में दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक्ड मिलता है। मजबूरी में वो पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बीज़ उससे कहीं तेज होते हैं और कमरे में घुसने से पहले ही उसे पकड़ लेते हैं। सब खत्म होने के बाद मिनजुंग हॉलवे से गुजरता है, जहां फर्श पर लाशें बिखरी हैं। वो उस खून खराबे को ठंडी नज़र से देखता है और परिणाम से संतुष्ट लगता है। फिर दूसरा युवा लड़का घायल हाकचेल के पास जाता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। फर्श पर पड़ा आदमी लड़के का नाम लेकर कहता है कि वो किसी बात में गलत था। हाकचेल समझाता है कि समस्या जख्म नहीं, बल्कि वो ब्लेड है जिसने उसे घायल किया। ये सुनकर लड़का पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। दो युवा लड़के एक गिरे हुए आदमी को डैड कहकर पुकारते हैं। दोस्त कहता है कि अगर जख्म का इलाज जल्दी कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा, और मदद मांगता है। युवा लड़का दरवाजे से झांक कर देखता है कि हॉलवे सेफ है या नहीं। हॉलवे में मिनजुन दरवाजे के पास खड़ा है, जहां फर्श पर ज़ॉम्बीज़ की लाशें पड़ी हैं। उसका दोस्त बाहर आकर पूछता है क्या हुआ। मिनजुन बताता है कि उसने ज़ॉम्बीज़ को अंदर बंद कर दिया था। वो कहता है कि प्रॉब्लम ये हुई कि वो जर्क पार्क बिन किसी तरह बच निकला। उसका साथी कहता है कि उसने देखा था कि ज़ॉम्बीज़ मिनजुन पर हमला नहीं कर रहे थे। मिनजुन जवाब देता है कि शायद ये सिर्फ गैस है, लेकिन जब उसके सिम्टम्स होते हैं तब वे उस पर हमला नहीं करते। वो ये भी कहता है कि उसे नहीं पता ये सिम्टम्स कब और क्यों आते हैं। अचानक दोस्त को हाकचेल याद आता है और पूछता है कि वो कैसा है। जवाब मिलता है कि टीचर का वुंड उतना सीरियस नहीं था जितना दिख रहा था। तभी दो लड़कियां आती हैं और चिंता से पूछती हैं कि हाकचेल ठीक है या नहीं। वो उनमें से एक से ब्लीडिंग रोकने को कहता है और खुद फर्स्ट एड किट लाने की बात करता है। मिनजुन पूछता है कि क्या वो आखिरी बुलेट इस्तेमाल कर सकता है, और उसका दोस्त कहता है कि अब कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट दृढ़ नज़र से गन लेता है। युवा आदमी जल्दी से वेपन रीलोड करता है ताकि मिनजुन बिना दिक्कत उसे इस्तेमाल कर सके। वो पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसे ये हथियार चलाना कैसे सिखाया गया था। साथी कहता है कि बुली ज्यादा दूर नहीं गया होगा और टीचर को संभालने के बाद वो मदद करेगा, लेकिन मिनजुन इनकार कर देता है। कहता है कि उसे उस आदमी को अपने हाथों से खत्म करना है। वो दोस्त से कहता है कि प्रोफेसर हकच्योल का ध्यान रखे। दोस्त चुपचाप उसकी ओर देखता है और समझ जाता है कि वो अकेले जाने का फैसला कर चुका है। इमारत के बाहर मिनजुन का हंट सच में शुरू होने वाला है। जमीन पर खून का तालाब दिखता है, जो बताता है कि कोई घायल यहां से गुजरा है। सड़क पर घुटनों के बल बैठकर वो दुश्मन की छोड़े निशान देखता है। उसे समझ आता है कि ये फुटप्रिंट्स और खून के धब्बे पार्क सन बिन के हैं। अचानक वो नोटिस करता है कि उसकी बाह पर दिख रहे सिम्टम्स गायब होने लगे हैं। मिनजुन सोचता है कि अगर वो जल्दी नहीं करेगा तो इन्फेक्टेड उस पर भी हमला कर सकते हैं।
इसीलिए वो खून के निशान का पीछा करते हुए शहर की सड़कों पर आगे बढ़ता है। ये ट्रेल उसे एक अंधेरी गली तक ले जाती है। लगता है फ्यूजिटिव उसी तरफ गया है। उधर ज़ॉम्बीज़ का एक ग्रुप सड़क पर बेतहाशा दौड़ रहा है। एक कोने में छिपा पार्क सनबेन थका हुआ है, लेकिन जिंदा रहने के लिए दृढ़ है। दौड़ते हुए वो एम्बुलेंस न लेने का पछतावा करता है और खुद को बेवकूफ़ कहता है। खून का निशान उसे एक सुनसान से दिखने वाले घर के दरवाजे तक ले जाता है। अंदर सब कुछ अंधेरा और बिखरा हुआ है, जैसे वहां अब कोई नहीं रहता। बुली फर्स्ट एड किट ढूंढता है, क्योंकि वो बहुत खून खो चुका है। दर्द से करहाते हुए वो फर्श पर गिरता है और हकचौल को अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराता है। उसे एहसास नहीं कि वो अब अकेला नहीं है। जैसे ही वो मुड़ता है, डोरवे में खड़े मिनजुन को गन लिए देखकर चौंक जाता है। बुली पूछता है कि वो इतनी जल्दी बिना पकड़े कैसे पहुंच गया। मिनजुन शांत स्वर में कहता है कि किसी अजीब वजह से वो एक अजीब सी गंध सूंघ पा रहा था। बुली पूछता है कि उसने ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या उसे गन चलानी भी आती है, और कहता है कि ये टूटी हुई लगती है। मिनजुन उसे ठंडी दृढ़ नज़र से देखता रहता है। सनबिन पूछता है कि क्या उसने कभी किसी की जान ली है। प्रोटैगनिस्ट मानता है कि उसने कभी किसी को नहीं मारा, इवन किसी इन्फेक्टेड को भी नहीं। वो कहता है कि अब तक वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जिंदा रहा है। गन तानते हुए मिनजुन कहता है कि आज वो उसकी लिस्ट में पहला होगा। बुली जोर से हंस पड़ता है, उसे सब कुछ मजाकिया लगता है। वो कहता है कि मिनजुन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है। वो कहता है कि वो इतना मिजरेबल भी नहीं कि वो ऐसा अपराध करे। वो कहता है दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन किसी की जान लेना अब भी सबसे बड़ा क्राइम है। वो माफी मांगता है और कहता है कि उसने जो किया, दोस्त समझकर किया। मिनजुन उसके शब्दों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। गन उसी पर तनी रहती है। वो कहता है कि दुनिया खत्म हो रही हो, फिर भी उसके जैसा डेलिंक्वेंट जीने के लायक नहीं है। बिना एक पल गवाए वो ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधा निशाने पर लगती है और जोरदार इम्पैक्ट से लड़के का शरीर पीछे उछल जाता है। गोली की आवाज के साथ कमरे की छत लाल छींटों से भर जाती है। एक कप फर्श पर गिरता है और दो दुश्मनों की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। मिनजुन डोरवे में खड़ा गन पकड़े खाली नजर से देखता है, अपनी रिवेंज पूरी करने के बाद। फिर वो गन फर्श पर गिरा देता है। उसका हाथ हल्का सा कांपता है, जो उसने अभी किया उसे समझने की कोशिश करते हुए। बुली का चेहरा अपने ही खून से सना है, आंखें पूरी तरह खुली हुई। प्रोटैगनिस्ट उस मेसी रूम के फर्श पर पड़े अपने दुश्मन के शरीर को चुपचाप घूरता रहता है। उधर स्काई मोटेल में बाकी सर्वाइवर्स बेचैनी से खबर का इंतजार कर रहे हैं। बाहर मिनजुन सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है, गन हाथ में लिए, खोई हुई नजर के साथ। अचानक खाली सड़क के बीच कोई इसका नाम पुकारता है और वो चौंक जाता है। वो येना होती है, जो उसे बेहद उदास चेहरे के साथ देख रही है। बिना कुछ कहे येना दौड़कर आती है और मिनजुन को कसकर गले लगा लेती है। राहत और दर्द दोनों के साथ वो उसके कंधे पर रोने लगती है, पूरी तरह हिल चुकी लगती है। चिंतित होकर मिनजुन पूछता है कि इस वक्त हकचोल कैसा है। दोनों डिजर्टेड सड़क के बीच मोटेल के सामने कुछ देर तक एक दूसरे को थामे खड़े रहते हैं। दृश्य वापस उस कमरे में जाता है जहां प्रोफेसर आराम कर रहे हैं और सभी मौजूद हैं। अंदर युवा लड़का बहुत रो रहा है, जबकि बिस्तर पर लेटे हैं। वो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि इतना रोने की जरूरत नहीं है। वो उसे उसके नाम से बुलाते हैं और शांत नजर से देखते हैं। माफी मांगते हैं कि उन्होंने पहले नहीं बताया, लेकिन उनके पास बहुत कम समय बचा था। वो कहते हैं कि दुखी मत हो, ये उतनी बुरी बात नहीं है जितनी लगती है। वो याद दिलाते हैं कि उसे अपनी बहन को ढूंढना है और उसके लिए मजबूत बनना है। कहते हैं कि हर किसी का समय आता है, बस फर्क इतना है कि जल्दी या देर से। वो कहते हैं कि हाजुन को बड़ा होते देखना ही उनके लिए खुशहाल जीवन था, इसलिए उसे दुखी नहीं होना चाहिए। हल्की मुस्कान के साथ वो कहते हैं कि जिंदगी बस ऐसी ही होती है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। उनका दोस्त ये सब गंभीर और सोच में डूबे चेहरे के साथ चुपचाप सुनता है। दृश्य रूम 206 के दरवाजे पर शिफ्ट होता है, जहां वे सब इकट्ठा हैं। दूसरे कमरे में अपने दोस्त से कहते हैं कि जो उन्होंने बताया था वो झूठ था। युवा आदमी पूछता है कि क्या कैंसर डायग्नोसिस सच नहीं है, और मान लेते हैं कि वो सब उन्होंने बना लिया था। वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि लड़का उनके जाने पर कम दुखी हो। अगर हाजुन सच जान जाता तो उसके लिए सहना और भी मुश्किल होता। अपने दोस्त से विनती करते हैं कि वो हाजुन को सच्चाई न बताए। वो कहते हैं कि आखिर तक एक अच्छे पिता के रूप में वो बस इतना ही कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने लंबा जीवन जिया और उनकी जिंदगी बहुत मीनिंगफुल रही। फिर वो अफसोस जताते हैं कि वो अपनी बेटी हकई यंग को नहीं देख पाए और सच में उसे ढूंढना चाहते थे। वो अपने दोस्त से मदद मांगते हैं कि उसकी बेटी को ढूंढकर परिवार को फिर से एक साथ लाया जाए। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वो उसकी ओर मुड़ते हैं और एक आखिरी बहुत जरूरी रिक्वेस्ट करते हैं। कहते हैं कि वो ह्योंग और हाजुन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। कमरे के एक कोने में समूह का दूसरा दोस्त कुछ सोचता हुआ लगता है। वो कहता है कि अगर वो इन्फेक्टेड में बदल जाए तो उसे कमरे में छोड़ दिया जाए और खत्म करने की चिंता ना की जाए। वो समझाता है कि अगर वो ज़ॉम्बी बनकर वहीं फंस गया तो शायद भूख से मर जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद है कि अगर कियोस खत्म हुआ तो इन्फेक्शन का क्योर आ सकता है।
अचानक स्तर पर असहज महसूस करने लगते हैं और दोस्त सबको वापस बुलाता है। वो चुपचाप सब सुनता है और वहीं एक अहम फैसला लेता है। वो कहता है कि वो क्योर का इंतजार करेगा और उम्मीद नहीं छोड़ेगा। स्काई मोटेल के बाहर सर्वाइवर्स का समूह इकट्ठा होकर बात करता है। युवा आदमी पूछता है कि क्या इन्फेक्टेड के लिए किसी ट्रीटमेंट की संभावना है। वो कहता है कि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन क्योर लगभग नामुमकिन लगता है। दोस्त समझाता है कि वंस इन्फेक्टेड आप पहले जैसे इंसान नहीं रहते। हालांकि क्योर होना शानदार होता। ये ना पूछती है कि हॉलवे में थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। वो मिन जुन की ओर मुड़कर कहता है कि ऐसा लगा जैसे वो ज़ॉम्बीज को आदेश दे रहा था। लड़की उलझन में पूछती है कि क्या ये बात लॉजिकली समझ में आती है। मिन जुन तुरंत इनकार करता है, कहता है कि वो बस गुस्से में चिल्ला रहा था। दोस्त मानता है कि ज़ॉम्बीज ने बुली पर इसलिए हमला किया क्योंकि वही अकेला नॉन इन्फेक्टेड था। उसे याद आता है कि सिम्टम्स मिन जुन को प्रोटेक्ट करते हैं और मिन जुन पुष्टि करता है कि वे फिर लौटेंगे। प्रोटैगनिस्ट को एक गेम याद आता है, रेज जेड, और उसका एक कैरेक्टर। उस गेम में अनडेड का एक किंग था जो कॉन्शियस था और होड को लीड करता था। मिन जुन सोचता है कि वो किंग नहीं बना क्योंकि सिम्टम्स फेड होते ही ज़ॉम्बीज उस पर हमला करते हैं। वो तय करता है कि अगली बार वो टेस्ट करेगा कि क्या वो इन्फेक्टेड को कंट्रोल कर सकता है। ये ना सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि क्या मिन जुन अब भी वायरस से इन्फेक्टेड है। वो ये भी सोचती है कि कहीं वो खुद डिजीज पकड़ ना ले, और क्या उसके पास रहना खतरनाक है। उसके मन में आता है कि अगर ये सच है तो रोमांटिक चीजें भी इम्पॉसिबल होंगी। वो कल्पना करती है कि अगर वो उसे किस करे तो क्या वो उसे इन्फेक्ट कर देगा। दोस्त कहता है कि उसके और येना के बीच कुछ नहीं है, लेकिन वो मिन जुन के फ्यूचर को लेकर चिंतित है। येना को उसके लिए दुख होता है और वो सोचती है कि शायद वो कभी किसी लड़की के साथ नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। मुड़कर वो उम्मीद करती है कि मिन जुन पूरी तरह इन्फेक्टेड ना हो। मोटेल के सामने एम्बुलेंस खड़ी है जो सर्वाइवर्स को दूर ले जाने के लिए तैयार है। व्हीकल के पास इकट्ठा होकर ड्राइवर पूछता है कि सबने अपना सामान ले लिया है या नहीं। युवा आदमी बिना लाइसेंस के भी ड्राइव करने की पेशकश करता है और महिला सहमत हो जाती है। ड्राइवर गंभीर और फोकस्ड नज़र के साथ सबको सुरक्षित पहुंचाने के अपने मिशन पर कमिटेड दिखता है। उधर युंग हाजुन अब भी अपने पिता के जाने से बेहद दुखी और हिला हुआ है। चश्मा पहने दोस्त कहता है हाजुन फ्रंट में बैठेगा और मिन जुन से कहता है कि वो पीछे दूसरों के साथ बैठे। ड्राइवर बताता है कि स्टेशन पास ही है, लेकिन रास्ते में फंस जाना सबसे बुरा होगा। एम्बुलेंस के खून से सने पहिए बता रहे हैं कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। सबके बैठ जाने के बाद व्हीकल मोटेल छोड़कर खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। कार के अंदर ड्राइवर हाजुन को, जो उसके पास बैठा है, बात करने को कहता है। वो बताता है कि जब वो हाजुन की उम्र का था तब नॉर्थ कोरिया से भागा था। उसके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे और भागने के दौरान उसने अपने एक सिबलिंग को खो दिया। वो कहता है कि वो बस हालात स्वीकार कर सकता था और सरवाइव करने के लिए लड़ सकता था। ड्राइवर कहता है कि वो उसे सांत्वना नहीं दे सकता क्योंकि अब उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है। वो याद दिलाता है कि जब वो अपनी बहन को ढूंढेगा तो परिवार की रक्षा करने वाला वही होगा, इसलिए उसे फोकस्ड रहना होगा और बिल्कुल नहीं टूटना होगा। ड्राइवर चेतावनी देता है कि अब वो कोई साधारण बच्चा नहीं रहा। हाजुन चुपचाप सुनता है और गंभीरता से सिर हिलाकर सहमति जताता है। ड्राइवर ध्यान से गाड़ी चलाता रहता है, लेकिन अचानक आगे कुछ अजीब देखता है। सड़क के बीच कुछ रुका हुआ है। वो एम्बुलेंस रोक देता है क्योंकि रास्ता ब्लॉक्ड लगता है। एक काली हेवीली मॉडिफाइड कार सड़क रोककर खड़ी है। उसके आगे कई स्पाइक्स लगे हैं और वो पूरी तरह खून से सनी है। सबके शौक के लिए कार के सामने एक आदमी क्रॉस पर बांधा हुआ है। वो अजीब व्हीकल इंटरसेक्शन पर रुका है, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। ड्राइवर सोचता है ये किस तरह की कार है और क्या ये उनके लिए आई है। वो चिल्लाकर सबको नीचे झुकने को कहता है, समझ नहीं पाता कि सामने क्या हो रहा है। युवा आदमी नहीं जानता कि वहां कौन है, लेकिन उसे साफ महसूस होता है कि हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। वो अजीब व्हीकल इंटरसेक्शन पर रुका है, मानो उनका इंतजार कर रहा हो। ड्राइवर समझ नहीं पाता कि ये कैसी कार है और क्या ये उनके लिए आई है। वो चिल्लाकर सबको नीचे झुकने को कहता है क्योंकि उसे सामने जो दिख रहा है वो समझ से बाहर है। युवा आदमी नहीं जानता वहां कौन है, लेकिन उसे साफ महसूस होता है कि हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। एम्बुलेंस सुनसान सड़क के बीच रुक जाती है। तभी वो बिजार व्हीकल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। ऊपर से हाथ चल समझने की कोशिश करता है कि ये कैसी कार है और आखिर क्यों उनकी तरफ आ रही है। पूरी तरह डरे हुए वो सबको झुकने और तैयार रहने के लिए चिल्लाता है क्योंकि खतरा करीब है। ड्राइवर को नहीं पता अंदर कौन है, लेकिन वो यकीन कर चुका है कि जो भी हैं बेहद खतरनाक लोग हैं। वो नतीजे पर पहुंचता है कि उस कार में बैठे लोग एक मैसिव थ्रेट हैं। पीछे मिन जुन और औरतें डर से देखती रहती हैं, समझ नहीं पाती कि वे सड़क के बीच क्यों रुके हैं। अचानक वो अजीब कार वहीं रुक जाती है, जिससे सब और ज्यादा टेंस हो जाते हैं। ड्राइवर सोचता है वे क्यों रुके और क्या उन्होंने उन्हें देख लिया है।
वो अपना नाइफ पकड़ता है और सोचता है कि क्या उसे लड़ना चाहिए, लेकिन अगर 2 से ज्यादा लोग हुए तो रिस्क बढ़ जाएगा। तभी अचानक एक इन्फेक्टेड सड़क पर दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता हुआ आता है, जिससे पूरा ग्रुप चौंक जाता है। आर्मर्ड व्हीकल के साइड में बने एक ओपनिंग से एक वेपन बाहर निकलता है और सीधे इन्फेक्टेड पर एम करता है। एक साफ शॉट में इन्फेक्टेड के सिर पर सीधा हिट लगता है और वो सड़क के बीच गिर जाता है। हाकचल ये दृश्य देखकर शॉक में है और तुरंत पहचान लेता है कि ये असली गन शॉट की आवाज थी। कार के अंदर कोई हंसता है और हेडशॉट पर कमेंट करता है, साथ ही सर्वाइवर्स की शिकायत भी करता है। दूसरा जवाब देता है कि आखिर में सारे सर्वाइवर्स खत्म हो ही जाते हैं और उसे आसपास कोई दिख नहीं रहा। ड्राइवर कहता है कि वे छिपे हुए हैं और उन्हें जल्दी फैसला करना होगा कि वे लोगों को लूट करेंगे या फूड ढूंढेंगे। सबकी हैरानी के बीच वो बिजार कार बस एम्बुलेंस के पास से निकलकर आगे बढ़ जाती है। सर्वाइवर्स राहत की सांस लेते हैं, सोचते हैं खतरा टल गया, लेकिन हाकचल कहता है कि उन्हें जल्दी निकलना होगा क्योंकि उसे कुछ बहुत गलत लग रहा है। एम्बुलेंस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ती है जहां अबैंडन कार्स बिखरी पड़ी हैं। वे एक ऊंची बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं और शहर पर अजीब सन्नाटा छा जाता है। आगे एक क्रैश हुई कार रास्ता आंशिक रूप से रोकती है, लेकिन वे किसी तरह निकल जाते हैं। एम्बुलेंस सावधानी से पार्क्ड व्हीकल्स और मलबे के बीच रास्ता बनाती है। ड्राइवर कहता है कि शुक्र है सड़क उतनी ब्लॉक्ड नहीं है जितनी उसने सोचा था। उसे लगता है वे जल्द ही स्टेशन के पास होंगे और वहां से पैदल जा सकते हैं। अचानक वो साइड में देखता है, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ है। रियर व्यू मिरर में वही बिजार कार उन्हें बहुत करीब से फॉलो करती दिखती है। डर कर वो चिल्लाता है कि वही लोग उनका पीछा कर रहे हैं। मिन जुन भी शॉक में आ जाता है। बिना एक सेकंड गवाए ड्राइवर एक्सेलरेटर दबाता है और तेज मोड़ लेकर बचने की कोशिश करता है। एम्बुलेंस फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ती है, पीछा छुड़ाने की कोशिश में। मोड़ के बाद वो अजीब कार गायब लगती है और सड़क फिर खाली हो जाती है। पीछे देखने पर व्हीकल नहीं दिखती और वे सोचते हैं कि वे बच गए, लेकिन अचानक आर्मर्ड कार ठीक उनके सामने आ खड़ी होती है। वो बिजार व्हीकल सुनसान सड़क पर उनका रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। ड्राइवर टेंस हो जाता है, समझ नहीं पाता क्या करे क्योंकि वे कॉर्नर हो चुके हैं। ऊपर से एक्सीडेंट के कारण आगे का रास्ता भी बंद है। वो घबराकर साइड में एस्केप रूट ढूंढता है। उसे पार्किंग गैराज का एंट्रेंस दिखता है और समझ जाता है कि यही उनकी आखिरी उम्मीद है। हाकचल सोचता है अंदर इन्फेक्टेड हो सकते हैं, फिर भी वो रिस्क लेने का फैसला करता है। ड्राइवर स्पीड बढ़ाता है और एम्बुलेंस अंधेरे गैराज में घुस जाती है। पीछे महिलाएं पूछती हैं क्या हो रहा है और हाकचल बताता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। अंदर जाते ही पता चलता है कि पार्किंग गैराज का रास्ता एक कार से पूरी तरह ब्लॉक्ड है। पसीना बहाते हुए हाकचल समझ जाता है कि अब ये सबके लिए लाइफ और डेथ की स्थिति है। वो सबको कार में रुकने को कहता है और खुद तैयार होता है क्योंकि अब फाइट अनअवॉइडेबल है। ग्रुप का लीडर व्हीकल से उतरता है और कहता है कि अगर सामने वाले हॉस्टाइल हुए तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। उसकी राइफल में एमो नहीं है, इसलिए उसके पास सिर्फ एक मेकशिफ्ट नाइफ और एक इमरजेंसी नाइफ है। वो जानता है कि गन्स के खिलाफ नाइफ से लड़ना बड़ा डिसएडवांटेज है। हकच्योल सोचता है कि अगर हालात और बिगड़े तो उसे कदम उठाना होगा। वो तय करता है कि शायद वो अकेले सिचुएशन हैंडल कर सकता है। बहुत सावधानी से वो एक पिलर के पीछे छिपकर बाहर झांकता है। उसे सफेद कार दिखती है जिसने रास्ता रोका था और वो सोचता है वे लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। वो ध्यान से एनिमी के अगले मूव का इंतजार करता है। बाहर ग्रे हुडी पहने आदमी कहता है कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकता और दूसरे को चेक करने भेजता है। हेलमेट और टैक्टिकल गियर पहने आदमी आदेश समझता है और इन्वेस्टिगेट करने निकलता है। राइफल हाथ में लिए वो सोचता है कि अगर सर्वाइवर्स काम के नहीं हुए तो सबको खत्म कर देंगे। वेपन देखकर ड्राइवर शॉक में आ जाता है और समझता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। वो भागकर एम्बुलेंस तक आता है और सबको वॉर्न करता है। वो चिल्लाता है कि सब जल्दी बाहर निकले और कोई और जगह ढूंढे। चिंतित होकर हकच्योल पूछता है क्या मिनजुन ठीक है और क्या सिम्टम्स वापस आ रहे हैं। वो येना से पूछता है क्या गराज में इन्फेक्टेड हैं। येना कहती है कि उसे कुछ प्रेजेंस महसूस हो रही है। फ्लैशलाइट लेकर हकच्योल अंधेरे में सावधानी से आगे बढ़ता है। वो लाइट एक अबैंडन्ड वैन पर डालता है और जमीन पर लाल निशान देखता है जो साफ डेंजर का संकेत है। तभी वे कुछ इन्फेक्टेड को गराज में चलते देखते हैं और तुरंत छिप जाते हैं। फ्लैशलाइट से हकच्योल एक डोर की ओर इशारा करता है, एग्जिट दिखाते हुए। वो फुसफुसाकर सबको फॉलो करने को कहता है और ग्रुप चुपचाप दौड़ता है, अटेंशन से बचते हुए। लकीली इमरजेंसी एग्जिट डोर खुला है और वे बाहर निकल जाते हैं। हकच्योल मिनजुन से कहता है कि वो सबको सेफ जगह ले जाए जबकि वो एनिमी ग्रुप से निपटेगा। वो आर्म्ड आदमी का अकेले सामना करने का फैसला करता है जबकि उसके पास एमो नहीं है। एक्सपीरियंस्ड हकच्योल एनिमी को बाहर लुभाकर राइफल का इस्तेमाल किए बिना लड़ने की कोशिश करेगा। मिनजुन उसे केयरफुल रहने को कहता है और वो जवाब देता है चिंता मत करो। फिर हकच्योल अंधेरे में कदम रखता है अपने दोस्तों की रक्षा के लिए खतरे का सामना करने।
गराज में दो इन्फेक्टेड चीखते हुए दौड़ते हैं, शोर मचाते हुए और मुसीबत खींचते हुए। हकच्योल छिप जाता है और सोचता है कि यहाँ फायरिंग करने से बिल्डिंग के सारे इन्फेक्टेड आ जाएंगे। वो ये भी सोचता है कि इस केओस में एनिमी को साइलेंसर वाली राइफल कहाँ से मिली। एक पल के लिए वो राहत की सांस लेता है और अपनी राइफल को और मजबूती से पकड़ता है। ग्रुप लीडर तय करता है कि अगर हालात बेकाबू हुए तो उसका आखिरी ऑप्शन भागना होगा। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक अबैंडन्ड स्कूल का रिसेप्शन एरिया दिखता है। मिनजुन और येना अंदर आते हैं और देखते हैं कि कोई नहीं है, सब शांत है। ग्रुप एक खाली क्लासरूम ढूंढकर वहां छिप जाता है, न्यूज़ का इंतजार करते हुए। डेस्क पर बैठी येना आह भरती है और सोचती है कि हकच्योल बाहर सुरक्षित होगा। मिनजुन कहता है कि सब यहीं छिपे रहें क्योंकि वो वापस जाकर अपने दोस्त की मदद करेगा। चिंतित येना उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और किसी भी हालत में न जाने की विनती करती है। विनती भरी नज़र से वो कहती है कि उसे अकेला छोड़कर ना जाए। मिनजुन उसकी अचानक रिक्वेस्ट से पूरी तरह शॉक और स्पीचलेस हो जाता है। अपनी हरकत समझते ही येना तुरंत उसका हाथ छोड़ देती है और नज़रें फेर लेती है। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ वो कहती है कि वो डरी हुई है क्योंकि नीचे आर्म्ड एनिमीज हैं। उसे याद आता है कि हकच्योल ने उन पर भरोसा किया है और कहा था कि उसके लौटने तक कहीं न जाएं। गंभीर नज़र से मिनजुन उसकी बात मान लेता है और कुछ देर और इंतजार करने का फैसला करता है। स्कूल का रिसेप्शन एरिया खाली और शांत रहता है, जबकि ग्रुप क्लासरूम में छिपा है। समय बीतता है और प्रोफेसर की पत्नी सोचती है कि हकच्योल ठीक होगा या नहीं, क्योंकि उसने कहा था वो उन्हें बाहर लुभाएगा। ग्रुप चिंता और बेचैनी के साथ इंतजार करता रहता है। बेचैन होकर मिनजुन उठता है और बाहर क्या हो रहा है ये देखने का फैसला करता है। वो अंधेरे हॉलवे से होकर डबल डोर्स तक जाता है जो स्कूल के दूसरे हिस्से में खुलते हैं। करीब जाकर उसे पता चलता है कि डोर्स लॉक्ड हैं और वो सोचता है दूसरी तरफ क्या है। अचानक कोई आवाज आती है। येना पास आकर पूछती है क्या हकच्योल वापस आ रहा है, लेकिन तुरंत ही उसे कुछ गलत महसूस होता है और वो मानने से इनकार कर देती है कि वो उनका साथी है। येना धीरे से कहती है कि उस डोर के दूसरी तरफ उसे एक इन्फेक्टेड की प्रेजेंस साफ महसूस हो रही है। कमरे में वापस ग्रुप ही सुनकर शॉक और डर से भर जाता है कि पास ही कोई इन्फेक्टेड मौजूद है। मिनजुन फिर अंधेरे हॉलवे से वापस चलता है बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए। वो लॉक्ड डबल डोर्स की ओर बढ़ता है ताकि सच में देख सके कि आखिर चल क्या रहा है। जैसे ही वो पास पहुंचता है उसे एहसास होता है कि दरवाजे सच में बंद है और वो उलझन में पड़ जाता है। चेहरों पर पसीना बहता हुआ कपल सोचते हैं कि क्या उनका दोस्त लौट आया है। ये ना करीब से महसूस करती है और समझ जाती है कि ये सेंट उनके कंपेनियन का नहीं है। वो निष्कर्ष निकालती है कि दरवाजे के दूसरी तरफ निश्चित रूप से एक इन्फेक्टेड है और सब हैरान रह जाते हैं। येना की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए वो नॉब घुमाने की कोशिश करता है। वो उसे पागल कहती है और कहती है कि पास मत जाओ, अंदर जरूर इन्फेक्टेड है। मिनजुन दरवाजे का नॉब घुमाता है और येना घबराकर पूछती है क्या वो पूरी तरह पागल हो गया है। चश्मा पहने लड़का दरवाजा खोलकर अंधेरे हॉलवे में कदम रखता है। गंभीर चेहरे के साथ वो अंधेरे में घूरता है, सोचते हुए कि वहां कौन या क्या मिलेगा। उसकी हैरानी के लिए सीढ़ियों पर दो युवा लड़के खड़े दिखाई देते हैं। मिनजुन उन्हें पहचान लेता है, वे उसके दोस्त हैं। वो पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। छिपी हुई येना कुछ समझ नहीं पाती और सोचती है कि स्मेल इंसानी नहीं थी। नए आए लड़कों में से एक मिनजुन और येना की अजीब पेयरिंग पर कमेंट करता है। हॉरर से येना अपना मुंह ढक लेती है और कहती है कि वे सच में इन्फेक्टेड हैं। वो उनकी ओर इशारा करके कहती है कि उन्हें बाहर निकालो, वे सब इन्फेक्टेड हैं। लड़की कहती है कि उनकी स्मेल इंसानी नहीं बल्कि सड़े हुए लूजर जैसी है और कई बुरी चीज़ों की तरह बदबू है। मिनजुन उनमें से एक के पास जाकर कंफर्म करता है कि ये बस उसका भयानक पसीना है। मोटा दोस्त शर्मिंदा होकर कहता है कि वो नहाता है लेकिन स्मेल जाती ही नहीं। अंधेरा स्कूल हॉलवे चुप रहता है जबकि ग्रुप हालात समझने की कोशिश करता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वे गंजे स्टेशन के शेल्टर से आए हैं और वे हाँ में जवाब देते हैं। एक बताता है कि शेल्टर भरा हुआ है और वे टेरिटरी बढ़ा रहे हैं। दूसरा कहता है कि ये टेम्पररी बेस था और उसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ मिनजुन से टकरा जाएगा। तभी माँ आगे आती है और पूछती है क्या उन्होंने 20 साल की लड़की को वहाँ देखा है। वो अपनी मिसिंग बेटी की फोटो दिखाती है और पूछती है क्या उसे शेल्टर या कहीं और देखा। एक लड़का फोटो देखता है और लड़की का नाम दोहराता है जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। वो कहता है कि शायद उसने उसे फीमेल आइसोलेशन एरिया में देखा है। माँ शौक में पूछती है क्या वो सच कह रहा है। वो 100% श्योर नहीं है लेकिन कहता है कि अगर वो खुद जाकर देखे तो कंफर्म कर सकती है। मिनजुन कहता है कि एक और प्रॉब्लम है, उन्होंने सड़क पर एक अजीब आर्म्ड कार देखी थी। वो पूछता है क्या उन्होंने भी देखा, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं। येना डिस्गस्ट से मुंह ढकती है और मोटे दोस्त की स्वेटी स्मेल पर फिर कंप्लेन करती है। शेल्टर से आया लड़का पूछता है हकचेल कौन है। मिनजुन समझाता है कि वो भी उसी स्कूल से है।
दूसरा दोस्त कहता है कि 30 मिनट हो चुके हैं और वो हकचेल को लेकर वरीड है। मोटा दोस्त कहता है कि जब वे आए थे तब वहां कोई नहीं था और रूफ पर जाकर चेक करने का सुझाव देता है। ये ना मिनजुन की शर्ट पकड़कर कहती है कि थोड़ा और इंतजार करे। वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे और बाकी दो दोस्तों को भेज दे। एक न्यू कमर कहता है कि वे सब साथ जा सकते हैं और दोनों थोड़ा कंफ्यूज दिखते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं जैसे आंखों से ही बात कर रहे हो। मिनजुन कहता है कि चिंता मत करो, वो खुद रूफ पर जाकर देखेगा। येना थोड़ी हेजिटेंट रहती है लेकिन आखिरकार मान जाती है। दोस्त मिशन के लिए तैयार होते हैं और मिनजुन कहता है ज्यादा दूर मत जाना। ग्रुप सीढ़ियों से रूफटॉप की ओर बढ़ता है। रूफटॉप पर पहुंचकर वे शहर को देखते हैं, सब खाली है। मिनजुन सोचता है क्या सच में आसपास कोई नहीं और क्या हकचौल नीचे सेफ है। वो बिनोक्यूलर से देखता है और सोचता है कि अगर कोई गन शॉट नहीं सुना तो क्या वो सुरक्षित है। मोटा दोस्त कहता है शायद साइलेंसर की वजह से आवाज नहीं आई। अचानक वही मोटा लड़का मिनजुन की कॉलर पकड़कर गुस्से में पूछता है कि सच बताओ, क्या तुम येना के साथ रिलेशनशिप में हो। मिनजुन शॉक में पड़ जाता है। दूसरा दोस्त धमकी देता है कि अगर ये सच हुआ तो उसे रूफ से नीचे फेंक देंगे। वो कहता है येना ऐसी लड़की नहीं है और वो लूजर से नफरत करती है। वो याद करता है कि उसका पर्सनालिटी खराब है लेकिन क्योंकि वो प्रिटी है सब माफ कर देते हैं। मोटा दोस्त दुखी होकर कहता है कि उसने उसे हमेशा घृणा से देखा। वो पूछता है अगर वो पहले मिनजुन से नफरत करती थी तो अब क्यों उसे अपने पास रहने को कह रही है। मिनजुन समझाता है कि क्राइसिस की शुरुआत में वे बस संयोग से साथ आ गए। वो कहता है येना के पेरेंट्स गायब हैं और अभी वो सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकती है। मोटा दोस्त यकीन नहीं करता और आरोप लगाता है कि मिनजुन लड़की से मिल रहा है। वो कहता है दुनिया खत्म हो चुकी है, इसलिए येना पागल होकर अफेक्शनेट हो रही है। मिनजुन गुस्से में कहता है बकवास बंद करो, अभी सबसे जरूरी हकचौल को ढूंढना है। वो बताता है कि उसने शेल्टर के पास शूटआउट के बारे में सुना और एक आर्म्ड ग्रुप ने उनका पीछा किया। शेल्टर वाला दोस्त कहता है उनके वेपन्स कमजोर है और डेंजर में वे रेडियो से मदद मांगते हैं। मिनजुन सोच में पड़ जाता है, क्या वही ग्रुप था जिसने उनका पीछा किया। दोस्त सुझाव देता है कि स्टेशन जाने से पहले थोड़ा इंतजार करें क्योंकि शेल्टर अब ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है। मिनजुन देखता है कि उसके पास रेडियो है और पूछता है क्या वही मॉडल है जो हकचेओल के पास था। उसे याद आता है कि हकचेओल का बैकपैक एम्बुलेंस में छूट गया, इसलिए कांटेक्ट करना मुश्किल होगा। मोटा दोस्त रेडियो पकड़कर अपना परिचय देता है और करंट सिचुएशन रिपोर्ट करता है। वो कहता है उन्हें 4 सर्वाइवर्स मिले हैं और वे उसी स्कूल के दोस्त हैं। रेडियो के दूसरी तरफ से आवाज आती है कि उन्हें क्लिनिक ले जाकर एक दिन आइसोलेट किया जाए। ये सुनकर मिनजुन शॉक हो जाता है। एंट्री से पहले इन्फेक्शन टेस्ट जरूरी है। वो कहता है कि उनके ग्रुप का एक मेंबर अभी मिसिंग है और पहले उसे ढूंढना होगा। रेडियो वाला आदमी मान जाता है और कहता है कुछ भी हो तो रिपोर्ट करें, वे कल मूव कर सकते हैं। मोटा दोस्त समझाता है कि शेल्टर में घुसने के लिए इन्फेक्शन टेस्ट मैंडेटरी है। वो बताता है होप क्लिनिक नाम के हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर टेस्ट करता है। मिनजुन चिंतित होकर पूछता है अगर कोई पॉजिटिव निकला तो क्या होगा। दोस्त बताता है कि जो भी पॉजिटिव होता है उसे वहीं खत्म कर दिया जाता है। ये सुनकर मिनजुन सन्न रह जाता है। दोस्त सोचता है मिनजुन इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन चश्मा पहने लड़का अंदर से डर जाता है। पेट पर हाथ रखकर वो सोचता है अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो। बिल्डिंग की रूफ पर ग्रुप खतरनाक हालात पर चर्चा करता रहता है। पास की एक बिल्डिंग में एक आदमी रेडियो हाथ में लिए उन्हें देख रहा है और वो हॉस्टाइल लगता है। वो खुद को पेट्रोल टीम 2 बताकर रिपोर्ट करता है कि रूफ पर वही सर्वाइवर्स हैं जो कुछ दिन पहले शूटआउट में थे। वो कहता है उन्हें कैप्चर करना होगा। पेट्रोलमैन बताता है कि आर्म्ड ग्रुप एम्बुलेंस वाले फ्यूजिटिव के पीछे गया था, लेकिन कोई खबर नहीं। रेडियो वाला आदमी कहता है कि फ्यूजिटिव के पास राइफल थी और उन्हें नहीं पता ग्रुप के पास और क्या वेपन्स हैं। पेट्रोलमैन कहता है कि उसके एक आदमी को उन्हीं की वजह से खो दिया और अब उसके पास सिर्फ शॉर्ट रेंज वेपन्स बचे हैं। रेडियो पर आदेश आता है सर्वाइवर्स को जिंदा पकड़ो और अगर वे रेजिस्ट करें तो उन्हें खत्म कर दो। पेट्रोलमैन ऑर्डर कंफर्म करता है और ग्रुप को कैप्चर करने के मिशन को अंजाम देने की तैयारी करता है। वो खुद को डिसएडवांटेज में महसूस करता है क्योंकि वो कई आदमियों के खिलाफ अकेला है और उसे नहीं पता कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। पेट्रोलमैन सोचता है कि बिल्डिंग की छत पर ग्रुप के साथ और कितने सर्वाइवर्स हैं। बिनोक्यूलर से वो ग्रुप को ऑब्जर्व करता है ताकि पता लगा सके कि वे बिल्डिंग के किस फ्लोर पर हैं। वो डिसाइड करता है कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि बिना किसी हेजिटेशन के उन सबको एक बार में ही एलिमिनेट कर दिया जाए। इसी बीच छत पर दोस्त चल रहे हैं और मिनजुन अपनी फ्रेंडशिप पर रिफ्लेक्ट करता है। वो सोचता है कि उसके दोस्त ही वो लोग हैं जिन पर वो इस क्योटिक दुनिया में सचमुच भरोसा कर सकता है। मिनजुन सोचता है कि क्या उसे उन्हें अपनी इन्फेक्शन के बारे में बताना चाहिए और क्या वे यकीन करेंगे कि वो इम्यून है।
उसे डर है कि सिम्टम्स के बिना भी टेस्ट पॉजिटिव आएगा और शेल्टर द्वारा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसे डर है कि एक स्पेशल केस होने के बावजूद उसे इन्फेक्टेड इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो डेंजर बन जाएगा। प्रोटैगनिस्ट सजेस्ट करता है कि उसके अलावा बाकी सबको शेल्टर ले जाया जाए, लेकिन पहले उन्हें डायग्नोसिस की जरूरत है। मिनजुन डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो इन्फेक्शन का जिक्र नहीं करेगा और उन्हें हक्चियोल को ढूंढना होगा। अंधेरा स्कूल हॉलवे खामोश और खाली रहता है जबकि ग्रुप खबर का इंतजार कर रहा है। दीवार पर लगी घड़ी दिखाती है कि वक्त बीत रहा है और ग्रुप में टेंशन बढ़ती ही जा रही है। मोटा दोस्त पेट्रोलमैन से कांटेक्ट करने के लिए रेडियो यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो कहता है कि अगर हक्चियोल के पास रेडियो या उसके जैसा कुछ होता तो उसने पक्का जवाब दिया होता। मिनजुन थोड़ी देर और इंतजार करने का फैसला करता है और अगर कोई खबर नहीं मिली तो वो खुद उसे ढूंढने जाएगा। वो जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन अचानक उसे और उसके दोस्तों को हॉलवे से आती एक स्ट्रेंज नॉइज सुनाई देती है। वे तीनों एक दूसरे को देखते हैं, कंफ्यूज्ड और डरे हुए, ये न जानते हुए कि वो शोर क्या या कौन कर रहा है। वो ट्रियो खामोश और अलर्ट रहता है, उस मिस्टीरियस आवाज के सोर्स का पता लगाने की कोशिश करते हुए। बाहर सूरज चमक रहा है जबकि ग्रुप अंधेरे स्कूल के अंदर फंसा हुआ और वरिड है। शहर का नज़ारा ऊंची बिल्डिंग्स और पास ही के अंडरग्राउंड पार्किंग गराज का एंट्रेंस दिखाता है। एक खिड़की से एक मास्क मैन सड़क पर हो रही मूवमेंट को बहुत अटेंशन और कॉशन के साथ देखता है। वो कंफर्म करता है कि ग्रुप ड्यूबल एकेडमी में है और उसने वहां से शोर आते हुए सुना। मास्क मैन कहता है कि दरवाजा बंद था और उसे यकीन है कि वे अंदर जमा है। वो इन्फेक्टेड को ल्योर करके उन्हें कोने में फंसाने का प्लान बनाता है और फिर ग्रुप पर हमला शुरू करता है। स्कूल का रिसेप्शन एरिया खाली और खामोश है, जबकि खतरा उनकी जानकारी के बिना पास आ रहा है। मोटा दोस्त सबका अटेंशन पाता है और उनसे प्रोटेक्शन नेट देखने के लिए बाहर आने को कहता है। मिनजुन हैरान है और सोचता है कि सिर्फ उनके ग्रुप को ही उस जगह के बारे में क्यों पता होना चाहिए। अचानक कांच टूटने की आवाज ग्रुप को चौंका देती है। प्रोटैगनिस्ट चेक करने जाता है और उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या किसी ने अंदर कुछ फेंका। मिनजुन शोर की तरफ हॉलवे में दौड़ता है, ये देखने के लिए कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। पहुंचने पर वो कमरे को आग की लपटों में देखता है और डिस्ट्रक्शन के उस सीन से पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसका दोस्त फायर एक्सटिंग्विशर लाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आग तेजी से फैल रही है। वो कंक्लूड करता है कि किसी ने मोलोटोव कॉकटेल फेंका है और वे अपने दुश्मनों द्वारा खोज लिए गए हैं। चश्मे वाला लड़का औरतों से कहता है कि उन्हें वहां से निकलना होगा और दूसरी जगह ढूंढनी होगी। मोटा दोस्त बैकअप बुलाने के लिए रेडियो यूज करता है क्योंकि उन पर अनजान लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है। मिनजुन सबसे अपना सामान जल्दी पैक करने को कहता है क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं पता कि कितने दुश्मन हैं। एक वरिड एक्सप्रेशन के साथ येना उस लड़के को जाने के लिए तैयार होते हुए देखती है। फिर वो मुड़ता है और बंद डबल डोर्स को खोलने की कोशिश करता है ताकि वे भाग सके। दरवाजा नहीं खुलता और मिनजुन ये रियलाइज करके शॉक्ड रह जाता है कि वे अंदर फंस गए हैं। अचानक वो सीढ़ियों के दूसरी तरफ खून से सने कई इन्फेक्टेड को खड़े देखता है। प्रोटैगनिस्ट उस सीन से हॉरिफाइड है और समझ नहीं पाता कि इन्फेक्टेड वहां कैसे पहुंचे। फिर वो वापस दौड़ता है और उसके दोस्त पूछते हैं कि वो अंदर वापस क्यों आ रहा है। मिनजुन चेतावनी देता है कि इन्फेक्टेड इमरजेंसी स्टेयर्स पर भीड़ लगा रहे हैं। वो सोचता है कि कौन जानबूझकर इन्फेक्टेड को वहां लाया और उसके दोस्त शॉक्ड रह जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने पेट में तेज दर्द महसूस करता है और रियलाइज करता है कि इन्फेक्शन सिम्टम्स वापस आ रहे हैं। घाव पर हाथ रखकर वो सोचता है कि क्या उसकी इम्यूनिटी फिर से किक इन कर रही है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या उस सिचुएशन में कुछ अलग था, जैसे बुली के प्रति उसका गुस्सा। अचानक मिनजुन चिल्लाता है और उसके दोस्त चौंक जाते हैं, ये ना समझते हुए कि क्या हुआ। गुस्से से भरकर वो बुली का नाम चिल्लाता है और उसके दोस्त पूछते हैं कि उसने उसका जिक्र क्यों किया। मोटा दोस्त कहता है कि शेल्टर से मदद आने में ड्राइव करके कम से कम 10 मिनट लगेंगे। आग का धुआं हॉलवे में भरने लगता है और ग्रुप उस इमिनेंट डेंजर को भांप लेता है। मिनजुन फिर कहता है कि उन्हें एक्ट करना होगा और ग्रुप उसका प्लान सुनने के लिए इकट्ठा होता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो इन्फेक्टेड को सीढ़ियों की तरफ ल्योर करेगा ताकि बाकी सब इवैक्यूएट कर सकें। उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि अगर उसे काटा गया तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, लेकिन लड़का हार नहीं मानता। मिनजुन कहता है कि अगर वे अलग हो जाएं तो उन्हें सीधे गांजा स्टेशन वाले शेल्टर की ओर जाना चाहिए। डेस्परेट होकर येना उसका नाम चिल्लाती है और उसे इस रेकलेस मिशन पर जाने से रोकने की कोशिश करती है। वो उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो पहले ही ग्रुप से दूर भाग रहा है। लड़की मिनजुन के इम्पल्सिव एक्शन पर फ्रस्ट्रेशन और चिंता में अपनी मुट्ठी भींच लेती है। चश्मे वाला लड़का फिर सीढ़ियों की ओर दौड़ता है जहां इन्फेक्टेड जमा है। ग्रुप अपने चेहरों पर डर और कंसर्न के भाव लिए मिनजुन को भागते हुए देखता है। सीढ़ियों पर मिनजुन इन्फेक्टेड पर चिल्लाता है और उन्हें दूसरों से दूर अपने पीछे आने के लिए ल्योर करता है। इन्फेक्टेड सुनते हैं और रेज में प्रोटैगनिस्ट के पीछे भागना शुरू कर देते हैं।
हाथ में अपना क्लब लिए मिनजुन भागता है जैसे ही इन्फेक्टेड सीढ़ियों पर उसका पीछा करते हैं। वो सोचता है कि चूंकि वो इम्यून है इसलिए इन्फेक्टेड का उसे काटना उसके दोस्तों पर हमला करने से बेहतर है। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो दौड़ता रहता है, इस बात की परवाह किए बिना कि इन्फेक्टेड उसे काट लेंगे। इन्फेक्टेड की एक होड़ चीखते हुए अंधेरी सीढ़ी पर चढ़ती है और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वे कितने हैं। मिनजुन फिर एक हॉलवे में एंटर करता है और इन्फेक्टेड की भीड़ से बचने के लिए दौड़ता है। वो छत पर पहुंचता है और सोचता है कि अगर वो उन्हें वहां चकमा दे सके तो वो वापस अंदर जा सकता है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे रियलाइज होता है कि इन्फेक्टेड उसे पकड़ने के लिए छत पर चढ़ रहे हैं। हाथ में क्लब लिए वो लड़ाई के लिए तैयार होता है और सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। छत के किनारे पर बैठकर मिनजुन नीचे की गहराई को देखता है और लगता है कि वो कोई प्लान सोच रहा है। चेहरे से टपकते पसीने के साथ वो आसमान की ओर देखता है जैसे कोई फैसला ले रहा हो। फिर उसे आउटब्रेक का पहला दिन याद आता है जब सब कुछ इतना गलत होना शुरू हुआ था। पास्ट में मिनजुन येना के अपार्टमेंट गया था और वहां से कूदकर सब कुछ खत्म करने की कोशिश की थी। वो सोचता है कि अगर वो उस दिन उससे न मिला होता तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। अब वो जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है और रियलाइज करता है कि वो प्रैक्टिकली उसकी वजह से जिंदा है। मिनजुन ने येना से वादा किया था कि वो अंत तक सरवाइव करेगा और उसकी मां को ढूंढने से पहले नहीं मरेगा। एक डिफाइंड जेस्चर के साथ वो पास आ रहे इन्फेक्टेड को मिडिल फिंगर दिखाता है। वो चिल्लाता है कि वो खुद को उनके द्वारा काटे जाने नहीं देगा और साहस और डिटर्मिनेशन के साथ उनका सामना करता है। प्रोटैगनिस्ट डिक्लेयर करता है कि वो डरता नहीं है और रूफटॉप पर जो होने वाला है उसके लिए तैयार है। एक डेयरिंग लीप के साथ मिनजुन छत से कूद जाता है, हाथ में क्लब लिए और बिना किसी डर के। वो चिल्लाता है जब वो एस्केप की डेस्परेट कोशिश में दूसरी बिल्डिंग की ओर घिरता है। इसी बीच सर्वाइवर्स का ग्रुप जलती हुई बिल्डिंग से भागने के लिए सीढ़ियों से नीचे जाता है। येना चिंतित दिखती है और सोचती है कि क्या मिनजुन वहां नीचे इन्फेक्टेड के साथ अकेले ठीक है। वो उसके जिंदा वापस आने की भीख मांगती है जबकि ग्रुप सुरक्षा की ओर अपने डिसेंट जारी रखता है। हमारा हीरो इमारत से तेजी से गिर रहा है, लेकिन उसे बिना चोट खाए लैंड करने की तैयारी करनी है। फिर वो लैंड करने में कामयाब हो जाता है। झटके को कम करने के लिए वो टेबल्स पर रोल करता है। गिरने की वजह से उसे बहुत दर्द महसूस होता है और वो कराह उठता है। प्रोटैगनिस्ट मलबे और पलटी हुई टेबल्स के बीच जमीन पर लेटा हुआ है। उसने खुद को बहुत ज्यादा पुश किया था, लेकिन वो खुश है कि वो हमले में सर्वाइव कर गया। अपने पैरों की ओर देखते हुए उसे एहसास होता है कि लैंडिंग सबसे अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल गलत तरीके से नीचे आया था। तभी हमारा हीरो अपना सिर उठाता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। नकाबपोश आदमी पास आता है और कहता है कि वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन किस्मत ने उसे चांदी की थाली में परोस दिया। हमारा लड़का मुश्किल से उठते हुए पूछता है कि वे कौन है, और वो आदमी उसे गुंजा स्टेशन का आवारा लड़का कहता है। अचानक हमलावर प्रोटैगनिस्ट को एक जोरदार लात मारता है जो दर्द से कराह उठता है, क्योंकि हमला सीधे उसे लगा था। और ज्यादा दर्द महसूस करते हुए वो आदमी से अपनी चोट वाली जगह पर ना मारने के लिए कहता है, लेकिन बैंडिट ये जानना चाहता है कि उसके दोस्त कहाँ हैं। फिर वो आदमी रेडियो पर बात करता है और कहता है कि वो भी पेट्रोल से है और उसने उस ग्रुप के एक सर्वाइवर को पकड़ लिया है। हमलावर कहता है कि वो लड़के को वहीं रोके रखेगा और दूसरों के ठिकाने के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करेगा। हमलों से पीड़ित होने के बावजूद हमारा हीरो विरोध करने की कोशिश करता है और अपने करीबी दोस्तों को बचाने की उम्मीद करता है। नकाबपोश हमलावर अपना पैर ऊंचा उठाता है और मिनजुन को पूरी ताकत से लात मारने की तैयारी करता है। अस्त व्यस्त क्लासरूम के अंदर सभी टेबल्स और कुर्सियां पलटी हुई हैं। ग्रुप एक इमारत के अंदर है। फिर कैमरा पूल टेबल वाले एक कमरे में सर्वाइवर्स के ग्रुप पर फोकस करता है जो रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। गोल-मटोल लड़का किम डॉन जुन घबराहट में पसीना बहाते हुए रेडियो पर बोलता है, लेकिन वो खुश है कि रेस्क्यू जल्द ही आ जाएगा और वे वहां से जा सकेंगे। लेकिन येना ये कहकर सबको चौंका देती है कि वो वहीं रुक रही है और बाकी ग्रुप को आगे जाने के लिए कहती है। इस पर वो बड़ा लड़का लड़की से पूछता है कि क्या वो हमारे लड़के और हकच्योल को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वे अभी तक नहीं मिले हैं। दूसरा क्लासमेट सोचता है कि क्या मिनजुन और ड्राइवर उन्हें ढूंढते हुए पहले ही सीधे गुंजा स्टेशन शेल्टर नहीं चले गए होंगे। येना फिर सहमत हो जाती है कि वे मदद के लिए पहले शेल्टर जा सकते हैं, क्योंकि वहां रुकना बहुत खतरनाक है। वो बताती है कि शेल्टर लगभग 2 किलोमीटर दूर है, जिससे अगर हीरो और हकच्योल जिंदा है तो उनसे मिलना आसान हो जाएगा। इस बीच ग्रुप एक हॉलवे से गुजरता है। वे फर्श पर लाल लिक्विड के फब्बों वाले एक हॉलवे से भागते हैं। एक दीवार पर पुरुषों के रेस्टरूम का एक साधारण सा साइन लगा है। सड़क पर शेल्टर से आए हथियारों से लैस लोगों का एक बड़ा ग्रुप उन्हें रेस्क्यू कर लेता है। बैंडिट को एहसास होता है कि एम्बुलेंस से भागे हुए भगोड़े के पास एक राइफल थी, इसलिए हथियारों के मामले में वे कमजोर पड़ गए थे। मिनजुन ये समझाने की कोशिश करता है कि वे बस रास्ते में मिले थे, लेकिन हमलावर हंसता है और कहता है कि बातों से झूठ बोलना आसान है। बैंडिट कहता है कि प्रोटैगनिस्ट ऐसा लग रहा था जैसे वो पुराने दोस्तों से बात कर रहा हो, न कि उन लोगों से जिनसे वो अभी मिला है। इस पल हमारा हीरो चेतावनी देता है कि बगल की इमारत में आग लगी है, इसलिए उन्हें वहां से निकलना होगा।
लेकिन वो आदमी कहता है कि आग आसानी से नहीं फैलेगी और बताता है कि वो आधी रात तक एक साथी का इंतजार कर रहा है। वो चेतावनी देता है कि अगर उसका दोस्त तय समय तक नहीं आया तो वो मान लेगा कि वो मारा गया। फिर हमलावर एक चाकू निकालता है और धमकी देता है कि अगर उसका पार्टनर जल्द वापस नहीं आया तो वो मिनजुन की जान भी ले लेगा। बैंडिट हमारे लड़के को अपने साथी की जिंदगी की दुआ करने के लिए कहता है और फिर उसकी हालत में कुछ अजीब नोटिस करता है। वो पूछता है कि क्या लड़का इन्फेक्टेड है और प्रोटैगनिस्ट ये देखकर हैरान है कि ये सब अभी हो रहा है। नकाबपोश आदमी हंसता है और कंफर्म करता है कि वो आवारा लड़का इन्फेक्टेड है क्योंकि वैसे भी उसका अंत होने वाला है। तभी उसे दरवाजे के पीछे कोई दिखाई देता है। साइड कैरेक्टर हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो कौन हो सकता है, इसलिए वो उसे अपना पार्टनर समझकर जवाब देने जाता है और वो साइड कैरेक्टर कुछ कहता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या उस आदमी ने जो कहा वो कोई पासवर्ड है। बाहर खड़ा लड़का कौन शब्द से जवाब देता है और बैंडिट समझ जाता है कि वो उसका साथी है। वो आदमी खुश होता है कि दूसरा वापस आ गया है और दरवाजा खोल देता है, लेकिन उसे हैरानी होती है दरवाजे के पीछे हकचेओल था जो उस पर निशाना साधे हुए था और बिना किसी रहम के हकचेओल साइड कैरेक्टर पर एक सटीक शॉट फायर करता है जिससे वो बेबस हो जाता है। हमारा लड़का हैरान है। फिर हकचेओल धीरे धीरे कमरे में घुसता है। मिनजुन कंफ्यूज्ड है कि ये कौन हो सकता है। हकचेओल फिर कहता है कि उसने उस आवारे को पकड़ लिया था और जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसे देर हो गई। ये जानकर कि वो उसका दोस्त है, प्रोटैगनिस्ट खुद को खोलने के लिए मदद मांगने लगता है। ड्राइवर को देखकर मिनजुन कहता है कि वो कमाल का है और सोचता है कि क्या वो हथियार चलाने की अपनी स्किल की वजह से स्पेशल फोर्सेस से तो नहीं है। हकचेओल कहता है कि उसे सरवाइव करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी और फिर येना और बाकी लोगों के ठिकाने के बारे में पूछता है। वो कहता है कि जब बैंडिट ने खिड़की से बाहर देखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे गुंजा स्टेशन शेल्टर के लोगों ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया है। मिर्जुन फिर पूछता है कि क्या गन स्टेशन के लोग भरोसेमंद हैं, क्योंकि उनमें कुछ सैनिक भी मिले हुए हैं। हमारा लड़का फिर उस आदमी से माफी मांगता है और कहता है कि उसने दूसरी इमारत की छत से कूदते हुए उसके पैर की आवाज सुनी थी। वो पूछता है कि क्या मिनजुन उसके सपोर्ट से चल सकता है और प्रोटैगनिस्ट थोड़ी मुश्किल के साथ हाँ कहता है। हकचेओल अपने दोस्त के चश्मे ये कहते हुए वापस कर देता है कि वे उसे छत पर मिले थे और मिनजुन ड्राइवर की याददाश्त से हैरान है। फिर हमारा लड़का कहता है कि उसके लक्षण वापस आ गए हैं और अगर वो शेल्टर गया तो उसे इन्फेक्टेड माना जाएगा और मार दिया जाएगा। हकचेओल फिर कहता है कि बैंडिट्स वापस आ सकते हैं, इसलिए उन्हें गुंजा स्टेशन के पास जाना चाहिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट तनाव भरे चेहरे के साथ सोचता है कि आखिर वे हथियारबंद लोग कौन हैं। हकचेओल इस सवाल से गंभीर हो जाता है और उनकी मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता करता है। कैमरा उस जगह के अंदर का हिस्सा दिखाता है जहां वे हैं, एक पूरी तरह से नष्ट और वीरान आर्केड। फर्श पर पड़ा घायल बैंडिट बड़बड़ाता है कि मीटिंग प्लेस और पासवर्ड के बारे में वो जो कुछ जानता था उसने सब बता दिया है। वो कबूल करता है कि उनका कोई स्थायी बेस नहीं है, लेकिन वे जुंगनांग चियान के पास हैं और कल वहां से निकल रहे हैं। वो आदमी कहता है कि वे बस ग्रामीण इलाके के आम लोग हैं, लेकिन ड्राइवर को एहसास हो जाता है कि वो फिर से झूठ बोल रहा है। हकचेओल पूछता है कि क्या वे आम लोग हैं, क्योंकि उसके एक साथी को एक क्रिमिनल बैंडिट ने चाकू मार दिया था। वो कहता है कि घाव गहरा नहीं था, लेकिन चाकू इन्फेक्टेड लाल लिक्विड से सना हुआ था। उस कट की वजह से उसका साथी उसी पल उस क्रीचर से इन्फेक्टेड हो गया और एक क्रीचर में बदलने से पहले उसके दोस्त ने उनसे कहा था कि अगर उन्हें कोई इलाज मिल जाए तो वे उसे ढूंढ लें, जो कि लगभग नामुमकिन है। हकचेओल खून से सना वो चाकू दिखाता है और कहता है कि उसने भागने के दौरान इन्फेक्टेड से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इसके साथ वो चेतावनी देता है कि अगर वो उसे ये चाकू कुछ बार घोंप दे तो वो भी इस चाकू से इन्फेक्टेड हो जाएगा। वो कहता है कि वो लड़के को मारना नहीं चाहता, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि ये लाल लिक्विड इन्फेक्ट करने के लिए शरीर में कैसे प्रवेश करता है। फर्श पर पड़ा कैदी एक गहरी सांस लेता है और कबूल करता है कि वो अन्य कैदियों के साथ योंगियन जेल से भाग गया था। वो कहता है कि क्राइसिस की शुरुआत में इन्फेक्टेड दिखाई दिए और दंगे के दौरान बहुत से कैदी भाग गए। वो बताता है कि जिन कुछ कैदियों को वो जानता था वे इस अफरा तफरी के बारे में सुनते ही सियोल चले गए थे। फिर हकचेओल पूछता है कि क्या वे बैंडिट्स हैं जो अफरा तफरी के दौरान बैंक और स्टोर लूटने आए हैं। कैदी एक बुरा क्रिमिनल होने से इनकार करता है, लेकिन हकचेओल कहता है कि सभी क्रिमिनल्स एक जैसे होते हैं। हकचेओल फिर भगोड़ों के हथियारों के सोर्स के बारे में पूछता है, क्योंकि वो मिलिट्री का नहीं लगता। कैदी कहता है कि उसे हथियार सीधे नहीं मिले, लेकिन उसने सुना है कि वे कुछ दिन पहले आए थे। वो समझाता है कि एक हेलीकॉप्टर ने एक बॉक्स गिराया था और उसके अंदर सप्लाई के तौर पर 2 राइफल और एक ग्रेनेड थे। वो आदमी कहता है कि उनके बॉस ने एक राइफल रख ली और दूसरे लड़के ने एक मरे हुए सैनिक की राइफल ले ली। उनके पास ग्रेनेड्स भी हैं और बाकी सिर्फ मेली हथियार हैं। हकचेओल सोचता है कि ये सप्लाई स्पेशल फोर्सेस के जवानों की मदद के लिए थी। वो और मिनजुन चल रहे हैं और उन्हें एहसास होता है कि कोई जानबूझकर बाहर हथियार बांट रहा है।
हमारा लड़का इस बात पर विचार करता है, लेकिन उसे लगता है कि ये नामुमकिन है। कुछ चीज़ हकच्योल का ध्यान खींचती है और जब वे आगे देखते हैं तो ज़मीन पर कई इन्फेक्टेड पड़े होते हैं। असल में ज़मीन पर सैकड़ों पूरी तरह से बेबस इन्फेक्टेड पड़े हैं। मिनजुन हकच्योल को पहले भागने के लिए कहता है क्योंकि इन्फेक्टेड उस पर हमला नहीं करते और इससे उन्हें और समय मिल जाएगा, लेकिन हकच्योल जवाब देता है कि चूंकि वे इतनी दूर आ गए हैं इसलिए बेहतर होगा कि वे एक साथ शेल्टर के एंट्रेंस की तलाश करें। तभी वे एक डेड एंड पर रुक जाते हैं और हकच्योल हैरान होकर पूछता है कि क्या ये रास्ता यहीं खत्म होता है। वो फेंस पर बहुत सारा लाल रंग का कुछ लगा हुआ देखता है और सोचता है कि क्या यही शेल्टर का एंट्रेंस हो सकता है। अचानक कुछ इन्फेक्टेड उनके पीछे भागने लगते हैं। फिर हकच्योल तेजी से मुड़ता है और अपनी साइलेंस्ड राइफल को इन्फेक्टेड की दिशा में तान लेता है। गोली चलने की आवाज आती है और दीवार पर लाल लिक्विड बिखर जाता है क्योंकि गोली एक क्रीचर के सिर में जा लगती है। फेंस पर एक सैनिक दिखाई देता है और चिल्लाकर उन्हें जल्दी से अंदर आने और छिपने के लिए कहता है। जगह के अंदर घुसते ही मिनजुन थकान से जमीन पर गिर पड़ता है। इन्फेक्टेड को अंदर आने से रोकने के लिए लोहे के गेट को जल्दी से एक बड़े ताले से बंद कर दिया जाता है जो बहुत जोर से कराह रहे हैं। ज़ॉम्बी गेट पर बहुत हिंसक तरीके से हाथ पैर मारते हैं। जब वे अंदर नहीं आ पाते तो हकच्योल मदद के लिए उन लोगों का शुक्रिया अदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उन दोनों पर अपनी बंदूकें तान लेते हैं और उन्हें अपना सामान नीचे रखने का आदेश देते हैं। सैनिक बहुत गंभीर हैं और वे दोनों के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी उनसे कहता है कि वे अपने हथियार जमीन पर फेंक दें और हाथ ऊपर उठा लें और उन्हें आवारा कहता है। वो आदमी चेतावनी देता है कि दूर से एक और स्नाइपर उन पर निशाना साधे हुए हैं और कोई भी चालाकी उन्हें बहुत भारी पड़ेगी। हकच्योल का हथियार जमीन पर गिर जाता है और सैनिक पूछता है कि उन्हें वो मॉडर्न राइफल कहाँ से मिली। मिनजुन का दोस्त जवाब देता है कि उन्हें वो चीज बस रास्ते में मिली थी और उनके पास कोई और जानकारी नहीं है। सैनिक पूछता है कि क्या वे गन स्टेशन शेल्टर से हैं, लेकिन उसका साथी उसे बीच में ही रोक देता है और चिल्लाकर उसे चुप रहने के लिए कहता है। सैनिक आदेश देता है कि वे केवल उतना ही जवाब दें जितना पूछा गया है और हकच्योल घबराते हुए माफी मांगता है। फिर यूनिफॉर्म पहना हुआ सैनिक पूछता है कि वे दोनों कहां से आए हैं और हकच्योल खुद को एक आम स्टूडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। हथियारबंद आदमी सोचता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट उस हथियार को इस तरह कैसे चला सकता है। हकच्योल ये समझाते हुए कहता है कि कुछ दिन पहले गोलीबारी हुई थी और उनके ग्रुप को शेल्टर के एंट्रेंस पर रोक दिया गया था। वो आगे कहता है कि उन्हीं हथियारबंद और खतरनाक लोगों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था। घबराया हुआ सैनिक चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वे भी उन्हीं आवारों में से एक हैं जिन्होंने पहले अंदर घुसने की कोशिश की थी। उसका पार्टनर बीच बचाव करता है और कहता है कि इतना काफी है। फिर बताता है कि ये लड़के उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं। सैनिक समझाता है कि हथियारबंद लोगों के साथ उनका ये पहला टकराव था, इसलिए इलाके में अलर्ट मैक्सिमम पर है। वो कहता है कि वे बेगुनाहों को नहीं मारते, इसलिए उन्हें वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और उनसे समझने की रिक्वेस्ट करता है। फिर वो उन्हें बताता है कि सबसे पहले उन्हें आइसोलेशन बिल्डिंग में जाना होगा और अपना टेस्ट करवाना होगा, ये पूछते हुए कि क्या उन्हें काटा गया है। हमारा लड़का चुप रहता है, सिर झुकाए हुए और हाथ ऊपर किए हुए खतरे के बारे में सोचता रहता है। इस पल हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसके लक्षण गायब हो रहे हैं और ये उसके लिए अच्छी किस्मत है, लेकिन मिनजुन को अभी भी लगता है कि इस समय टेस्ट करवाना बहुत खतरनाक है और वो इस सिचुएशन को लेकर टेंशन में आ जाता है। मिनजुन कहता है कि ओ बायोक जुन और बून एच उसके दोस्त हैं और जरूर उसके ग्रुप के साथ पहुंचे होंगे। हमारा हीरो टेस्ट होने से पहले अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या वे रेडियो के जरिए चेक कर सकते हैं। दूसरा सैनिक पहले वाले की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वे टेस्ट से पहले नहीं मिल सकते, और उसका साथी मान जाता है। वो कहता है कि उसके दोस्त पेट्रोल पर बाहर गए थे, लेकिन अब तक उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, इसलिए ये ठीक है। फिर सैनिक रेडियो पकड़ता है और कहता है कि वो वेस्ट गेट 3 पर है और उसने 2 अज्ञात सर्वाइवर्स के आने को सुरक्षित कर लिया है। वो समझाता है कि लड़कों ने कहा है कि वे ओ बायोक जुन और बून हो के दोस्त हैं, इसलिए वो कंफर्मेशन मांगता है। रेडियो पर आवाज़ आती है और कहा जाता है कि वे जानकारी वेरीफाई कर रहे हैं और सैनिक से थोड़ी देर और इंतजार करने को कहते हैं। फिर सैनिक लड़कों से वहीं रुकने को कहता है क्योंकि जवाब जल्द ही आ जाएगा। मिनजुन बहुत चिंतित होकर और ठंडे पसीने में तर होकर कंफर्मेशन का इंतजार करता है और बिना कुछ कहे सैनिकों की तरफ देखता है। हमारे लड़के के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि वो उम्मीद कर रहा है कि उसके दोस्त ठीक हों। कैमरा सूर्यास्त के समय शहर की एक इमारत पर फोकस करता है जिसमें आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों में रंगा है और नज़ारा शांत है। पहले हुई सारी अफरा तफरी के बावजूद शहर वीरान और शांत लग रहा है। सैनिक रेडियो पर बोलता है कि वो कंट्रोल रूम में है और मिनजुन के सामने खड़ा सैनिक इशारे से जवाब देता है। वो तनाव में आ जाता है और कंट्रोल रूम के जवाब का इंतजार करता है। सैनिक जवाब देता है कि बास सून हो वापस आ गया है, लेकिन ओ बायोक जुन नहीं आया है और सर्वाइवर्स में एक महिला और एक लड़का है। हमारा हीरो हैरान रह जाता है और सोचता है कि उसका दोस्त अभी तक वापस क्यों नहीं आया। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत हैरान होता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब है कि उसका दोस्त अभी तक पेट्रोल से वापस नहीं आया है। वो कहता है कि उसके सभी दोस्त एक साथ कार में आए थे और ग्रुप में 2 महिलाएं होनी चाहिए थीं।
सैनिक जवाब देता है कि एक फील्ड रिपोर्ट के अनुसार महिला सर्वाइवर्स में से एक अपने दोस्तों की तलाश में पीछे ही रुक गई थी। मिन जुन और हकचियोल ये खबर सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि पीछे कौन रुक गया। उन दोनों के सामने खड़ा सैनिक कहता है कि ओ बायोक जुन उस सर्वाइवर के साथ है और उन्हें आइसोलेशन में जाना चाहिए। सैनिक इस आदेश से सहमत होता है और कहता है कि वो लड़कों को तुरंत वहां ले जाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर चिल्लाता है और सैनिक को एक पल रुकने के लिए कहता है और सोचता है कि क्या पीछे छूटने वाली दोस्त येना है। हकच्योल फिर कहता है कि येना के अलावा उन्हें ढूंढने वाली कोई और महिला सर्वाइवर नहीं है। वो निष्कर्ष निकालता है कि ओ बायोक जुन जरूर येना के साथ होगा और वे दोनों एक साथ सुरक्षित होंगे। सैनिक कहता है कि वे अपने हाथ नीचे कर सकते हैं और मिन जुन राहत की सांस लेता है, लेकिन अंदर से चिंतित है। हमारा लड़का एक गाली बड़बड़ाता है और उसे जल्दी सोचना होगा कि उसे आगे क्या करना है। मिन जुन सैनिक से पूछता है कि क्या वो अपनी दोस्त को लेने वापस जा सकता है, क्योंकि वो उनका इंतजार कर रही है। लड़का उसके लिए जिम्मेदार महसूस करता है और उसे ये पक्का करना होगा कि येना सुरक्षित रूप से शेल्टर पहुंच जाए। सैनिक फिर कहता है कि अगर उसकी दोस्त इंतजार कर रही है तो उन्हें उसके लिए वापस जाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि वे उन्हें लाने के लिए पेट्रोल टीम्स भेजेंगे, इसलिए उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा पहले ही अंधेरा हो रहा है और शेल्टर के नियम पेट्रोलर्स को शाम 6 बजे के बाद बाहर जाने से रोकते हैं। वो समझाता है कि जो कोई भी सेफ जोन में एंटर करता है वो जब चाहे बाहर नहीं जा सकता। सैनिक मिंजन को इन्फेक्शन टेस्ट के लिए आइसोलेशन बिल्डिंग में बने हॉस्पिटल जाने को कहता है। वो उसे बताता है कि लड़के के हेल्थ चेक्स और कुछ प्रोसीजर्स किए जाएंगे। हच्चोल कहता है कि उसका दोस्त बासून हो वहीं होगा, इसलिए उन्हें मिलना चाहिए और वो उसकी मदद करेगा। मिंजन कहता है कि वो धीरे धीरे खुद चल सकता है और उसे चलने के लिए मदद की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि बाकी के वो 2 लोग कहाँ हैं जो सबसे पहले शेल्टर पहुंचे थे। सैनिक जवाब देता है कि महिला और बच्चा आइसोलेशन रूम में होने चाहिए। हमारा लड़का चारों ओर देखता है और कमेंट करता है कि ये जगह काफ़ी बड़ी है। तो सैनिक समझाता है कि इसकी शुरुआत गुंजा स्टेशन की लॉबी से हुई थी, जहां कई सर्वाइवर्स आए थे। कुछ भटके हुए सैनिक भी आ गए, इसीलिए उन्होंने आसपास की इमारतों पर कब्जा कर लिया। वो समझाता है कि अब उन्होंने जोन को सैकड़ों मीटर तक बढ़ा लिया है और बाहरी गेट तक पहुंच गए हैं। सैनिक बैरियर्स और फेंसेस की ओर इशारा करता है और ये पक्का करता है कि यहाँ सिक्योरिटी सबसे पहली प्रायोरिटी है। मिंजुन जोन में इन्फेक्टेड से सावधान रहने की चेतावनी देने वाले कुछ साइन बोर्ड्स नोटिस करता है और पूछता है कि क्या आसपास जोन भी हैं। सैनिक कहता है कि उन्होंने सभी इमारतों पर कब्जा नहीं किया है और इन्फेक्टेड अभी भी उनमें मौजूद हैं। सैनिक एक ऑफिस बिल्डिंग की ओर इशारा करता है और मिंजुन सोचता है कि उसका क्या मतलब है। नज़ारे में एक ऊंची इमारत के ऊपर आसमान में अंधेरा छाता हुआ दिखाई देता है। सैनिक समझाता है कि वे उस इमारत पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी इन्फेक्टेड को खत्म करना मुश्किल है। वो कहता है कि केवल सेफ फ्लोर्स पर कब्जा करने से ही कई सर्वाइवर्स को ठहराने की जगह मिल जाएगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत हैरान है और सोचता है कि ये अविश्वसनीय है। ये सोचते हुए कि उन्होंने ये सब कैसे किया, वो सैनिकों की कड़ी मेहनत और शेल्टर के ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस करता है। फिर मिंजुन की चिंता टेस्ट को लेकर वापस आ जाती है और वो सोचता है कि उसे इससे पार पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। इन्फेक्टेड के रूप में पकड़े जाने का खतरा उसे डरा देता है और वो चुप रहता है। एक इमारत के सामने कंटीले तारों की फेंस दिखाई देती है और वो जगह वीरान और ठंडी लग रही है। मिंजुन अपनी सिचुएशन के बारे में सोचता है और वो बहुत परेशान है। बैंगनी और लाल रंग के बादलों के साथ आसमान में अंधेरा छा रहा है और बगल की इमारत में अभी भी आग जल रही है। काला धुआं उठ रहा है और दिखाता है कि पास में अभी भी लड़ाई चल रही है। ओ बायोजुन को एक वीरान कमरे में फेंका हुआ मिंजुन का किलो वाला बेसबॉल बैट मिलता है। वो चीज़ लाल लिक्विड से गंदी और पूरी तरह से जंग लगी हुई है। लड़का सोचता है कि मिंजुन उस इमारत से कूदा होगा और इसीलिए वो जिंदा है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसने बैट क्यों छोड़ दिया। आग का धुआं हमारे लड़के की गंध को गायब कर देता है और फिर से वापस ले आता है। बायोजुन उस लोकेशन पर येना के साथ है और वो चेतावनी देता है कि आग उनकी इमारत तक फैल सकती है, इसीलिए उन्हें वहां से निकलना होगा। लेकिन लड़की उसे सुअर कहती है और वो इस अचानक हुए अपमान से चौंक जाता है। येना लड़के की तरफ पीठ किए हुए है और पूछती है कि जब उसने उसे अकेले जाने के लिए कहा था तो वो वापस क्यों आया। लड़की कहती है कि वो वहां किसी की मदद के बिना अपने दोस्तों को ढूंढ सकती है। बायोजुन अवाक रह जाता है और कहता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये उसके लिए बहुत खतरनाक है। लड़का शहर की इस अफरा तफरी के बीच येना की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। येना बहुत हैरान होती है और पूछती है कि क्या उसे इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करना आता है। लड़की को मिंजुन के दोस्त की उस चीज़ के साथ एबिलिटी पर शक है। बायोजुन हकलाते हुए जवाब देता है कि उसने 1-2 बार शूटिंग की प्रैक्टिस की थी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लड़की समझ जाती है कि उसने क्या कहा, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि लड़का इतना नर्वस क्यों है। फिर येना पीठ घुमा लेती है और कहती है कि उसे सर्वाइव करने के लिए मिंजुन या हकचेओल के अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है।
बायोक जुन मन ही मन गाली बकता है और सोचता है कि उसकी पर्सनैलिटी अभी भी बहुत भयानक है। लड़का सोचता है कि लड़की और मिनजुन के बीच ऐसा क्या हुआ कि वो हमारे हीरो को इतना पसंद करने लगी। उसे लगता है कि उसका ये रवैया उसे बहुत परेशान करता है। येना कहती है कि वो एक घिनौना लूजर है जिससे सुअर जैसी बदबू आती है, लेकिन उसकी चिंता करने के लिए वो उसे धन्यवाद देती है। लड़की एक अजीब तरीके से बोलती है। बायोक जुन बहुत शॉक्ड है और सोचता है कि क्या येना ने सच में उसे धन्यवाद दिया और क्या उसके दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। उसका रिएक्शन बहुत बढ़ा चढ़ाकर है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। लड़की मुड़ती है और पूछती है कि क्या उसे लगा कि वो उसे लूजर कहेगी, और कहती है कि वो बस उसके साथ अकेले रहने की कोशिश कर रहा था। लड़का इस बात से बहुत हैरान होकर इनकार करता है। येना अपना चेहरा घुमा लेती है और उसे अपने साथ रहने को कहती है क्योंकि उसे इस अफरा तफरी में अकेले रहना नफरत है। लड़की चेतावनी देती है कि उसने बस एक अच्छी बात कही और वो पहले ही पूरी तरह से अपना आपा खो चुका है। दरवाजे की तरफ देखते हुए उसे कुछ महसूस होता है। उसे दरवाजे के पीछे कुछ महसूस होता है। येना को फिर एक आवाज़ सुनाई देती है। बायोक जुन उसे तुरंत छिपने के लिए कहता है। लड़का उस आवाज़ और आने वाले खतरे के बारे में चिंता करता है। दरवाजे पर कुछ खुरचने की आवाज़ सुनाई देती है। बायोक जुन और येना बैट और बंदूक के साथ एक्शन के लिए तैयार दरवाजे के पास छिपे हुए हैं। फर्श पर कुछ घसीटने की आवाज़ तेज हो जाती है और इससे वे बहुत डर जाते हैं। येना सोचती है कि क्या वो आवाज़ मिनजुन या हकच्योल की है जो उन्हें लेने वापस आ रहे हैं। लड़की उन दोनों को लेकर बहुत चिंतित है और उम्मीद करती है कि वे ठीक हों। वो सोचती है कि कहीं ये आवाज़ उसकी मदद के लिए आ रहे दोस्तों की तो नहीं है, और उसके चेहरे पर डर छा जाता है। आवाज़ तेज़ होती जाती है और उसे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तस्वीर एक क्लिनिक के नाम वाली एक ऊंची इमारत के टॉप पर फोकस करती है। काला और स्लेटी आसमान दिखाता है कि शहर में रात हो रही है। रिसेप्शन डेस्क का काउंटर अंधेरा और वीरान है, लेकिन इमरजेंसी लाइट उस जगह को रोशन कर रही हैं। माहौल शांत लगता है, लेकिन लोगों का ना होना चिंताजनक है। मिनजुन और हकचियोल आइसोलेशन बिल्डिंग के एक रोशन हॉलवे में चलते हैं और वो जगह सुरक्षित और शांत लग रही है। हमारा हीरो सोचता है कि उसकी माँ को भी ऐसी ही किसी सुरक्षित जगह पर होना चाहिए। लाल रंग की शर्ट पहने वो लड़का मिनजुन की तरफ दौड़ता है और उसका नाम पुकारता है। वो लड़का बासुन हो है और मिनजुन उसे वापस पुकारता है और उसे पाकर राहत महसूस करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट येना के बारे में पूछता है और क्या उन्होंने उसे लाने के लिए लोग भेजे थे, जैसा कि उन्होंने पहले वादा किया था। लड़का अपने दोस्त के ठिकाने को लेकर बहुत चिंतित है। बासुन हो घबराहट में पसीना बहाता है और कहता है कि उन्होंने लोगों को इमारत में वापस भेज दिया है। लड़का घबराया हुआ लगता है और मिनजुन से आंखें नहीं मिला पा रहा है। वो चेतावनी देता है कि उनका ओ बायोक जुन से संपर्क नहीं हुआ, जो मिनजुन को डरा देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये खबर सुनकर हैरान है और उसे समझ नहीं आता कि उसका दोस्त क्यों गायब है। नज़ारा पिछली इमारत की छत को दिखाता है। ओ बायोक जुन का रेडियो ट्रांसमीटर वीरान छत के फर्श पर पड़ा है और कोई जवाब नहीं देता। रेडियो का गिरना इस बात का संकेत है कि शायद कुछ बुरा हुआ है। आइसोलेशन बिल्डिंग में वापस कमरा नंबर 2 का दरवाज़ा कसकर बंद है और ऐसा लगता है कि अंदर मौजूद कोई बाहर जाने की भीख मांग रहा है। हमारा हीरो चिल्लाता है कि वो अपने दोस्तों को खोजने के लिए बाहर जाना चाहता है और पूछता है कि सैनिक उसे क्यों रोक रहा है। सैनिक समझाता है कि बाहर भेजे गए 2 लोग भी गायब हो गए हैं, जिससे चिंता और बढ़ गई है। सार्जेंट हाडो ह्यून को यकीन है कि इसके लिए हथियारबंद ग्रुप जिम्मेदार है, लेकिन चेतावनी देते हैं कि अब देर हो चुकी है और ये खतरनाक है। सैनिक कहता है कि रात में सड़कों पर और भी क्रीचर्स होते हैं जो तलाश को लगभग नामुमकिन बना देते हैं। दूसरा सैनिक सुझाव देता है कि प्रोटैगनिस्ट को जाना चाहिए और वो तर्क देता है कि मिनजुन वहाँ एक नया सर्वाइवर है और उसे जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सार्जेंट हाडो ह्यून दक्षिण कोरिया के एक अनुभवी सैनिक हैं और उन्हें ये स्थिति बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन वे एक गंभीर मुद्रा बनाए रखते हैं। इस बीच सर्जन हमारे लड़के को संबोधित करता है और कहता है कि वो शेल्टर में आने वाला पहला व्यक्ति है और उसे दिन छोड़ना चाहता है, जो उसे हैरान करता है। इस पर मिनजुन एक टकटकी लगाकर तनाव में आ जाता है और हकचियोल फिर उसे उसके पूरे नाम जंग मिनजुन से पुकारता है और वो कुछ नहीं कहता। घायल चेहरे के साथ उसका दोस्त कांग हकचियोल कहता है कि अब रात में बाहर जाना पागलपन है और सलाह देता है कि सूर्योदय तक इंतजार करना सबसे अच्छा है। इसके अलावा वो उसे याद दिलाता है कि हमारे लड़के का पैर अभी भी बुरी तरह घायल है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर इस सलाह को अनसुना कर देता है और कहता है कि कांग हकचियोल को ठीक होने के लिए वहीं रहना चाहिए और वो येना और बायोक जुन के पीछे जाएगा। हमारा लड़का अपने दोस्त को सर्वाइवल का नियम याद दिलाता है, जो ये है कि कभी भी किसी के लिए खुद को दांव पर न लगाओ, लेकिन वो ये भी कहता है कि शायद अब इस सर्वाइवल नियम को तोड़ने और दूसरों के पीछे जाने का समय आ गया है। मिनजुन की जिद को देखकर सार्जेंट कहते हैं कि उनमें से कुछ लोग कल सूर्योदय के समय जाएंगे, लेकिन अगर हमारा लड़का अभी जाना चाहता है तो वो उसे अनुमति देते हैं, जिसके बाद उसके पास बहस करने के लिए कुछ नहीं बचता। सैनिक उस लड़के को कुछ इक्विपमेंट देने का वादा करता है और सुझाव देता है कि वो वेस्ट एग्जिट 1 से बाहर जाए, जो आसान है। छोटा ह्योन चिंतित दिखता है और मिनजुन का नाम पुकारता है। सार्जेंट हाडो ह्योन कहते हैं कि वो हमारे हीरो को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर उधार देंगे क्योंकि उसका पैर घायल है।
सार्जेंट समझाते हैं कि छिपने के लिए शोर करने वाली कारों से इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर और शांत होते हैं। प्रोटैगनिस्ट का दृढ़ निश्चय देखकर कांग हकचियोल उसके बैकपैक में इक्विपमेंट पैक करने की पेशकश करता है। हमारा लड़का बस चुपचाप अपने दोस्त को देखता है और उसकी मदद से सोच में पड़ जाता है। चुल इस पूरी स्थिति को ध्यान से देखता है। इस पर लड़का जंग मिनजुन का नाम लेता है। मिलिट्री यूनिफॉर्म में मौजूद दोस्त तलाश में साथ जाने का सुझाव देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे हमारे लड़के की मदद करनी चाहिए। हकचेओल पूछता है कि क्या उसे अपना हथियार वापस मिल सकता है ताकि रास्ते में वो अपनी रक्षा कर सके। दूसरा सर्वाइवर किम डोंगजुन और सार्जेंट एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और सैनिक बड़बड़ाता है कि सब पागल हो गए हैं। शहर में अंधेरा छा जाता है और आधी रात में इमारतें लगभग अदृश्य हो जाती हैं। सार्जेंट हार्डो हियोन कहते हैं कि सब कुछ तैयार है। सैनिक समझाता है कि उन्हें सीधे जाकर बाएं मुड़कर और आगे बढ़ते हुए निकलना चाहिए, लेकिन चेतावनी देता है कि वहां नए इन्फेक्टेड है। सार्जेंट कहते हैं कि गोलियां क्रीचर्स का ध्यान भटकाएंगी ताकि वे सुरक्षित रूप से गुजर सकें। इस पर वो एक पिस्तौल सौंपते हैं और कहते हैं कि उन्हें इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वे पहले ही एक राइफल का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके साथ सार्जेंट कहते हैं कि वे उसके लिए बस इतना ही कर सकते हैं और मिनजुन मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। सैनिक फिर रेडियो पकड़ता है और कहता है कि वे हमले के लिए तैयार हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। दूर से बहुत जोर की आवाज़ सुनाई देती है और दर्द से करहाते हुए इन्फेक्टेड की आवाज़ सबको डरा देती है। हकचेओल चेतावनी देता है कि गोलीबारी ने क्रीचर्स का ध्यान भटका दिया है और अब वे अपने दोस्तों के पीछे जा सकते हैं। कांग हकचेओल कहता है कि वे जा सकते हैं और ग्रुप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर तलाश शुरू करने के लिए निकल पड़ता है। सार्जेंट हार्डो हियोन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या उसे ऐसा हथियार देना सही था जो इतनी मुश्किल से मिलता है। सार्जेंट हार्डो हियोन सोचते हैं कि ये तलाश जरूर किसी परिवार के सदस्य या किसी प्रियजन के लिए होगी और ये बात उन्हें अचरज में डाल देती है। वीरान शहर में आसमान बहुत काला है। कैमरा एक लग्जरी बिल्डिंग पर फोकस करता है जहां दरवाजे पर लग्जरी रूम लिखा है और ये जगह वीरान है। अंदर येना जमीन पर है और दहशत से चीखती है। युवा लड़की हैरान है और उसके चेहरे पर डर छाया हुआ है। कैदियों में से एक मुस्कुराता है और कहता है कि उसने अपने 2 साथी खो दिए, लेकिन उसे वहां इतनी सुंदर लड़की मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो ये कहकर मजाक भी करता है कि जो मरे वे किसी काम के नहीं थे, इसलिए सब ठीक ही हुआ। इस पल 3 और लड़के आते हैं और कहते हैं कि भागने के बाद उन्हें आराम करने की जरूरत है। एक मस्कुलर बिना शर्ट वाला आदमी पास आता है और बाकी लोग पूछते हैं कि क्या वो मजा शुरू करने वाला है। वो सबको रास्ते से हटने को कहता है क्योंकि उसे जल्दी है। वो लड़का युवा येना के पास आता है। वो लड़की के होठों पर अपना हाथ रखता है। लड़का कहता है कि वो सुंदर है और एक उत्तेजक तरीके से उसकी उम्र पूछता है। येना चुपचाप उसे घूरती है। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया है। युवा लड़की स्पष्ट रूप से अनकंफर्टेबल है और वो उस गुर्गे से कहती है कि वो उसके साथ कुछ भी अजीब न करे। फिर वो लड़का अपने गुर्गे का ध्यान अपनी ओर खींचता है। उस मस्कुलर लड़के को लगता है कि येना उसके लिए बहुत छोटी है, लेकिन क्वांट सिक, जो एक पूर्व क्राइम बॉस था, हंसता है और कहता है कि दुनिया खत्म हो चुकी है और वहां कानून की कोई कीमत नहीं है। नीले रंग के कपड़े पहना लड़का पूछता है कि कौन सी नैतिकता या एथिक्स पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उम्र मायने नहीं रखती। दूसरा कैदी मासांग चुल अपने साथी को बुलाता है और पूछता है कि क्या वो पागल है जो ऐसा जोर से कह रहा है। मस्कुलर जीहू जो फिर मुड़ता है और सबके सामने अपनी शर्ट एडजस्ट करने लगता है। वो अपने दोस्त को संबोधित करते हुए पूछता है कि क्या उसे याद है कि वो कैसे अरेस्ट हुआ था, और उसे अपने शब्दों से सावधान रहने की सलाह देता है। जीहू चेतावनी देता है कि अगर उसका साथी ऐसे ही करता रहा तो वो उसी के हाथों मारा जाएगा। क्वांट सिक टेंशन में आ जाता है और उस मस्कुलर आदमी से माफी मांगता है और मन ही मन गालियां बकता है। फिर प्रोटैगनिस्ट का गोल मटोल दोस्त 1 मिनट के लिए उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। मस्कुलर आदमी बस इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देता है और कहता है कि अगर वे लड़की का अच्छे से इस्तेमाल करें तो वे गन स्टेशन पर कब्जा कर सकते हैं। वो समझाता है कि ये जगह बड़ी है और वहां बहुत सारा खाना और हथियार हैं। ये ना दहशत में है और पूछती है कि क्या वे उसके दोस्त को मारने वाले हैं। वो उनसे उस लड़के को बख्श देने की भीख मांगती है और कहती है कि वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगी। बंधा हुआ साथी मासांग चुल बहुत हैरान है कि येना ने उसे अपना दोस्त कहा और उसकी जान की भीख मांगी। वो सोचता है कि उसने उसे अपना दोस्त कहा और उसके लिए भीख मांगी, जिसका मतलब है कि वो जो महसूस करता है वो सच्चा प्यार है। बंधा हुआ लड़का सोचता है कि लड़की निश्चित रूप से उसे पसंद करती है और इसके लिए कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। क्रिमिनल क्वांट सिक हंसता है और जीहू से सहमत होता है कि उस मोटे लड़के को मारना एक बर्बादी होगी। अगले मिशन के लिए वो जरूर उनके किसी काम आएगा। फिर वो सुझाव देता है कि वे उसके साथ थोड़ा मजा कर सकते हैं और फिर एक क्रूर मुस्कान के साथ उसे खत्म कर सकते हैं। बंधा हुआ मोटा लड़का बहुत डरा हुआ है और पूछता है कि मजा करने से उनका क्या मतलब है।
इस पर जीहू उन्हें इग्नोर करता है और येना की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसने कभी किसी इन्फेक्टेड क्रीचर की जान ली है। युवा लड़की कोई जवाब नहीं देती और वो सवाल करता है कि बिना अपनी रक्षा किए वो अब तक कैसे सरवाइव कर पाई। फिर उसके जवाब के बिना ही वो चुप हो जाता है। इसके साथ वो उसे अभी से अपनी रक्षा करना शुरू करने के लिए कहता है और कैदी क्वांटसिक हैरान रह जाता है। क्रिमिनल पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा करेगा और कहता है कि ये एक सुंदर लड़की की बर्बादी होगी। कैदी मासांगचुल फिर एक्साइटेड होकर जवाब देता है कि उसने पहले ही उनके मजे के लिए सब कुछ तैयार करना शुरू कर दिया है। ये ना डरी हुई है और उसे समझ नहीं आता कि वे उसके साथ क्या करना चाहते हैं। कैदी सोचता है कि जीहू बहुत क्रूर है और उसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। मस्कुलर जीहू पास आता है और कहता है कि उसे अपने शरीर की रक्षा करनी होगी और उनके जैसे बैंडिट्स का शिकार नहीं होना होगा। इस पल वो उसे पकड़ता है और उसके हाथ में एक कांटा घोंप देता है जिससे वो बहुत डर जाती है। जीहू उसे चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसे अपने दुश्मनों के चेहरे पर बिना किसी रहम के कांटे से हमला करने पर फोकस करने के लिए एनकरेज करता है। लड़का उसे ये सोचने के लिए कहता है कि वे वो लोग हैं जो उसका शोषण करना चाहते हैं और उसे अपने पूरे गुस्से और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ लड़ना चाहिए। वो कहता है कि इस तरह से वो इस दुनिया में सर्वाइव कर सकती है। फिर वे दूसरे कमरे में जाते हैं। ये ना दहशत से चीखती है जब उसे इस कमरे में फेंक दिया जाता है। वो मुड़ती है और समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ है। वहाँ का माहौल बहुत खराब है, हर तरफ टूटी हुई चीज़ें और लाल लिक्विड के धब्बे हैं। बहुत दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ये ना अपने हाथों में कांटा लिए खड़ी है और बड़बड़ाती है कि ये सच नहीं हो सकता। दरवाजे पर घसीटने की आवाज युवा लड़की को डरा देती है। फिर एक इन्फेक्टेड उस कमरे के फर्श पर गिर जाता है जिसमें वो है। जीहू कहता है कि उसने इन्फेक्टेड की बाहें काटकर लड़की के लिए लड़ाई आसान कर दी है। लड़का कहता है कि इस क्रूर दुनिया में सर्वाइव करने के लिए उसे थोड़ा पागल होना पड़ेगा। वो उसे चुनौती देता है कि अब सर्वाइव करके दिखाए जब मौका साफ है। दरवाजा बंद हो जाता है। ये ना हताश है और पूछती है कि वो ये कैसे कर सकती है, कहते हुए कि वो नहीं कर सकती। उसी पल इन्फेक्टेड उठता है और उसकी ओर बढ़ता है। क्रीचर को अपनी ओर आता देख ये ना घबराहट में चीख उठती है। वो मॉन्स्टर के हमले से बचती है। वो पूरी तरह से डरी हुई है। युवा लड़की के चेहरे से पसीना बह रहा है। फिर वो डर के मारे चीखती है। उसे यकीन है कि खतरा बहुत करीब है। इसके साथ ये ना हताश होकर दरवाजे का नॉब घुमाने की कोशिश करती है और किसी से भीख मांगती है कि कोई उसे इस भयानक स्थिति से बचा ले। लड़की जोर से दरवाजा पीटती है और इसे खोलने के लिए कहती है ताकि वो बहुत देर होने से पहले भाग सके। लेकिन क्रीचर फिर से आगे बढ़ता है, बहुत जोर से चीखते हुए, और वो युवा लड़की डर के मारे केवल एक और तेज चीख निकाल पाती है। इन्फेक्टेड व्यक्ति फिर येना को दीवार के खिलाफ दबाता है और उसे काटने की कोशिश करता है। इस पर धातु का वो बर्तन कमरे के फर्श पर गिर जाता है, जो ये दिखाता है कि सर्वाइवर ने अपनी जान के लिए लड़ना छोड़ दिया है। एक विकृत चेहरे वाला इन्फेक्टेड बहुत करीब है और हताश युवा लड़की जोर से चीखती है, मदद की भीख मांगती है। वो एक दुखी और हताश चेहरे के साथ संकट की उस घड़ी में किसी से भी अपनी मदद करने की भीख मांगती रहती है। फिर इससे पहले कि उसे काटा जाता, कोई आखिरी पल में प्रकट होता है। अचानक क्रीचर को येना से जोर से दूर फेंक दिया जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। युवा लड़की मुड़ती है और हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ आगे देखती है क्योंकि उस रहस्यमयी आदमी ने उसे बचा लिया। क्रिमिनल पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की। इस पर बैंडेड क्वेंसिक पूछता है कि जीहू लड़ाई के दौरान येना की मदद क्यों कर रहा था और सवाल करता है कि क्या लड़की को इतनी जल्दी मारना बहुत बोरिंग था। फिर से कांटा उठाने के बाद वो कांटा वापस उसके हाथ में दे देता है और क्रिमिनल कहता है कि इस पूरी अफरा तफरी में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें अपना दिमाग थोड़ा खोना होगा। फिर क्रीचर फिर से गुर्राने लगता है। उस पल वो इन्फेक्टेड को गर्दन से पकड़ लेता है। इन्फेक्टेड क्रीचर बहुत जोर से चीखता है और गुस्से के साथ उन दोनों की ओर बढ़ता है, इसलिए लड़ाई होना तय है। युवा लड़की की ओर देखते हुए वो काले बालों वाला लड़का कहता है कि ये उसी की भलाई के लिए है और उसे ये महसूस करना चाहिए कि खुद को बचाने के लिए पागल होना कैसा लगता है। ये ना क्रिमिनल्स की हिम्मत और क्रूरता से बहुत हैरान है। बैंगेट उसके साथ बर्तन पकड़ता है और युवा लड़की पूरी ताकत से इन्फेक्टेड को घोंपने के लिए तैयार हो जाती है। ये ना अपनी पूरी ताकत से उस व्यक्ति पर वार करती है और फर्श पर लाल लिक्विड फैल जाता है। लाल रंग का वो पदार्थ उनके चेहरों पर पूरी तरह से फैल जाता है। इन्फेक्टेड पूरी तरह से बेजान होकर गिर पड़ता है। फिर पूरी तरह से गंदा हो चुका कांटा जमीन पर गिर जाता है। वो आदमी फिर कमेंट करता है कि उसे सर्वाइव करने के लिए जाने लेनी होंगी। ये ना कमरे की अफरा तफरी के बीच जमीन पर घुटनों के बल बैठी है। उसके हाथ लाल लिक्विड से गंदे हैं। क्रिमिनल कहता है कि उसे डरने का पूरा हक है और इसी तरह लोग धीरे धीरे बदलते हैं। वो आगे कहता है कि ये उसकी अपनी भलाई के लिए है और सर्वाइव करने के लिए युवा लड़की को मजबूत होना होगा। उसे देखते हुए वो व्यक्ति कहता है कि उसे जल्द ही या बाद में उसकी मदद के बिना ये करना होगा। वो चेतावनी देता है कि वे तब तक ट्रेनिंग जारी रखेंगे जब तक कि वो क्रीचर्स को मारकर अकेले अपना बचाव नहीं कर लेती। बाहर आसमान शाम के समय शहर की इमारतों के ऊपर काला हो रहा है। सड़क पर एम्बुलेंस लावारिस पड़ी है और मलबे के बीच एक टायर ढीला पड़ा है। फिर हमारा हीरो मिनजुन
सड़क पर साइलेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कांग हकचेओल के साथ दिखाई देता है। इन्फेक्टेड क्रीचर्स उनका पीछा करते हुए दौड़ते हैं। हकचेओल पूछता है कि क्या शेल्टर सच में जांगडे स्टेशन के पास है और हमारा प्रोटैगनिस्ट इसे कंफर्म करता है। येना और बायोक जुन की तलाश में हमारा लड़का तनाव में है और पसीना बहा रहा है। फिर उसे वो सब याद आता है जब उसे पकड़ा गया था। उसे वो नकाबपोश बैंडिट याद आता है जो रेडियो पर था और कह रहा था कि उसने स्टेशन के पास एक सर्वाइवर को पकड़ लिया है। उसने कहा था कि लोकेशन स्टेशन के पास है लेकिन सटीक पता नहीं दे पाया। बाथरूम में छिपा हुआ व्यक्ति बड़बड़ाता है क्योंकि उसे जीहू के लिए एक नौकर की तरह काम करना पड़ता है और वो पहले ही बता सकता था कि वो जगह कहाँ थी। वो फिर से उनके ठिकाने के लोकेशन के बारे में कमेंट करता है। वो जांगडे स्टेशन के पास था। दोनों व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और मिन जुन पूछता है कि क्या उन्हें सीधे जांगडे स्टेशन नहीं जाना चाहिए। हकचेओल फिर कहता है कि उन्हें आखिरी इमारत को चेक करना चाहिए क्योंकि बायोक जुन का आखिरी रेडियो मैसेज उसी जगह की छत से आया था। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि उसके दोस्त को अभी तक क्रिमिनल्स ने नहीं पकड़ा हो, जिससे थोड़ी उम्मीद बनती है। उन दोनों को एहसास होता है कि इमारत में लगी आग बड़ी हो रही है और वे सोचते हैं कि क्या वहां अंदर जाना उनके लिए सुरक्षित है, लेकिन आग बगल की इमारत में नहीं फैली है, इसलिए लड़कों को अपनी तलाश जल्दी पूरी करनी चाहिए। अंदर की इमारत पूरी तरह से अंधेरे में है। वे इमारत में प्रवेश करते हैं और ड्राइवर शुक्र मनाता है कि सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए वो जगह अभी भी सुरक्षित है। अचानक उन दोनों को फर्श पर मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक सर्वाइवर के आर्म बैंड के साथ एक खून से सना हुआ व्यक्ति मिलता है। हकचेओल नोटिस करता है कि आर्म बैंड ये दर्शाता है कि वो गुंजा स्टेशन सर्वाइवर ग्रुप से है और सोचता है कि क्या उसे बैंडिट्स ने पकड़ लिया था। इस पर दोनों कंफ्यूज्ड हैं और लोकेशन को देखते हैं। फिर मिन जुन को सीढ़ियों के पास फर्श पर कुछ अजीब दिखाई देता है। हमारा हीरो नोटिस करता है कि फर्श पर गोलियों के खोखे पड़े हैं और सोचता है कि क्या हुआ होगा। ड्राइवर कंफर्म करता है कि बैंडिट्स ने उसी तरह की राइफल का इस्तेमाल किया था जैसी उसके पास है और उन पर क्रिमिनल्स ने हमला किया था। वो निष्कर्ष निकालता है कि जिस जगह खोखे गिरे हैं उससे पता चलता है कि उन पर अचानक हमला किया गया था और सर्वाइवर ग्रुप ने उनके हथियार चुरा लिए थे। ड्राइवर की राइफल हमलावरों में से एक की थी, इसलिए वो जानता था कि उसके जैसी ही एक और बंदूक वहां थी और खतरा अभी भी टला नहीं था। फिर मिन जुन सोचता है कि क्या इस पूरी अफरा तफरी के दौरान येना और बायोक जुन को भी बैंडिट्स ने पकड़ लिया था। ड्राइवर चेतावनी देता है कि उनके लिए ये बेहतर होगा कि वे ऊपर जाएं और उस छत को चेक करें जहां से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आया था। अंधेरे आसमान में काला धुआं उठ रहा है और आग आधी रात में पड़ोस की इमारत को निगल रही है। वीरान छत पर उन दोनों को बायोक जुन का रेडियो ट्रांसमीटर मिलता है और शवों का न होना ये संकेत देता है कि उन्हें पकड़ लिया गया है। हकचेओल रेडियो उठाता है और संपर्क करने की कोशिश करता है, बताते हुए कि वे छत पर पहुंच गए हैं और उन्हें इमरजेंसी सीढ़ियों पर 2 शव मिले हैं। वो चेतावनी देता है कि उन्हें बायोक जुन या येना नहीं मिले, इसलिए ग्रुप सीधे जांगडे स्टेशन की ओर जा रहा है। हमारा लड़का मिन जुन तनाव भरे चेहरे के साथ सब कुछ सुनता है और स्थिति की गंभीरता को समझता है। शहर के ऊपर आसमान काला है और वे दोनों स्टेशन के एग्जिट के पास एक गली में पहुंचते हैं। इस लोकेशन पर कई इन्फेक्टेड और मलबा है, इसलिए उन्हें पैदल और शांति से आगे बढ़ना होगा। चारों ओर देखते हुए हमारा लड़का कमेंट करता है कि गली में दर्जनों इमारतें हैं और सोचता है कि सही जगह कैसे ढूंढी जाए। अचानक वे एक इमारत की छत पर एक व्यक्ति को बैठा हुआ देखते हैं जो हाथ में राइफल लेकर हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। वो आदमी ओसांग मैन है जो 27 साल का एक क्रिमिनल है जो छत पर पहरा दे रहा था। वो सोचता है कि गुंजा स्टेशन के बैंडिट्स को ये जगह कभी नहीं मिलेगी, इसलिए वो सवाल करता है कि उसे पहरा क्यों देना पड़ रहा है। क्रिमिनल बड़बड़ाता है क्योंकि उससे छोटा एक बच्चा बॉस की तरह बर्ताव करता है और उसे फालतू काम करने के लिए छोड़ देता है। अचानक क्रिमिनल के चेहरे पर रोशनी की एक चमक दिखाई देती है। इस पल क्रिमिनल चौंक जाता है और बहुत गंभीर एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि वहां कौन है। हाथ में बंदूक लिए बैंडिट सरप्राइज रह जाता है और वो सवाल करता है कि बेस में घुसपैठिए कौन है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये उसका ध्यान भटकाने के लिए एक जाल था। तेजी से हकचोल उसके पीछे उसकी गर्दन पर चाकू रखकर प्रकट होता है। हकचोल द्वारा पूछे गए सवाल से क्रिमिनल बहुत डरा हुआ है और उसे नहीं पता कि कैसे जवाब दे। ड्राइवर जवाब मांगता है और उसे ये बताने के लिए 3 सेकंड का समय देता है कि अंदर कितने बैंडिट्स हैं। ड्राइवर फिर मिन जुन को जल्दी से अंदर आने के लिए कहता है क्योंकि तलाश में बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमारा लड़का जल्दी से इस आदेश का पालन करता है। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए अंधेरी इमारत में प्रवेश करता है। वे दोनों येना की तलाश में सावधानी से इमारत के हॉलवे में प्रवेश करते हैं। चारों ओर देखते हुए हकचोल कुछ नोटिस करता है, एक दरवाजा। फिर मिन जुन नोटिस करता है कि एलिवेटर का दरवाजा खुला है। वो दरवाजे के पास जाता है और उसे एलिवेटर शाफ्ट से एक आवाज सुनाई देती है जो उसे और भी चिंतित कर देती है। वो नोटिस करता है कि एलिवेटर की छत खुली है। अब हम एक पूरी तरह से नष्ट और गंदा हॉलवे देखते हैं। वो मोटा लड़का अभी भी कमरे के फर्श पर खून से सने चेहरे के साथ बंधा हुआ है और कसम खा रहा है कि वो कुछ नहीं जानता। क्रिमिनल्स गोल मटोल लड़के से जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसे टॉर्चर करने वाला व्यक्ति जंग जी हू है जो 30 साल का एक पूर्व मिलिट्री मैन है जो पूछता है कि क्या दूसरा अपनी उंगली कटवाना चाहता है। दूसरा बैंडिट
क्विंट सिक बिना एक शब्द कहे बस इस टॉर्चर को देखता रहता है। हालांकि उसे शक है कि उसने कुछ सुना है, इसलिए वो अकेले जाकर इसे चेक करने का फैसला करता है। वो हॉलवे से होता हुआ उस एलिवेटर के दरवाजे की ओर जाता है जो खुला है। वे दोनों अंधेरे हॉलवे में खुले एलिवेटर के सामने लुकते हैं और ड्राइवर ठिकाने के अंदर जाने के लिए तैयार होता है। हकच्योल रेडियो का इस्तेमाल करता है और चेतावनी देता है कि उनका ठिकाना जंग डे स्टेशन के एग्जिट 1 के पास है और उसे कैदी मिल गए हैं। इसलिए वो फैसला करता है कि वो वहां क्या हो रहा है और तलाश के लिए ये सुरक्षित है या नहीं, ये चेक करने के लिए पहले उस लोकेशन पर अंदर जाएगा। वो कहता है कि वो अकेले नीचे जाएगा और मिन जुन से कहता है कि वो तब तक ना जाए जब तक कि उसे नीचे मदद की जरूरत ना हो और हमारे हीरो को सावधान रहना चाहिए। जल्द ही हम वापस उसी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हॉलवे को देखते हैं। फिर वे इन्फेक्टेड लड़कियां जिनका येना सामना कर रही हैं। अंदर मस्कुलर बैंडेड जीहू येना के एक और ट्रेनिंग सेशन के लिए इन्फेक्टेड को पकड़कर रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि येना डर से रो रही है और वो बैंडेड से अपने उस दोस्त को चोट पहुंचाना बंद करने की भीख मांगती है जो वहां बंधा हुआ था। युवा लड़की हाथ में कांटा लिए हुए है और कई अन्य इन्फेक्टेड से घिरी हुई है जिसे वो पहले ही हरा चुकी है। क्रिमिनल एक गंभीर लुक के साथ कहता है कि लड़ाई उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे एक खास इंसान मानता है जो लड़ने के काबिल है। इसके साथ वो मिन जुन के साथी से कहता है कि उसे अपनी पूरी सर्वाइवल स्ट्रेंथ के साथ फिर से लड़ना होगा और मजबूत बनना होगा। वो येना को घायल क्रीचर के साथ छोड़ देता है जो उसके पास आता है। वो रहम की भीख मांगती है। उसी पल वो कमरा छोड़ देता है और येना को अकेला छोड़ देता है। उसे बाहर से क्रीचर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो पूरी तरह से एक भयानक एक्सप्रेशन के साथ कमरे के दूसरी तरफ खड़ा होता है। फिर अचानक उसे कुछ महसूस होता है जो उसे तेजी से पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर देता है। उसका ध्यान एलिवेटर की ओर जाता है। इस पल हकच्योल शोर न करने के लिए अपनी साइलेंस्ड राइफल पकड़े हुए एलिवेटर हैच में है और वो एलिवेटर केबिन से नीचे देखता है। ड्राइवर फिर शाफ्ट से नीचे उतरता है और अपने स्नीकर्स के साथ फर्श पर कदम रखता है। बिना ज्यादा शोर किए लैंड करता है। वो एलिवेटर की ओर आती हुई किसी की आहट सुनता है। साइड कैरेक्टर धीरे धीरे पास आता है। हकच्योल जल्दी से उस आदमी की मौजूदगी को नोटिस कर लेता है। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी और जब उसका आमना सामना हकच्योल से होता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। बैंडिट ड्राइवर को देखकर डर जाता है और डरते हुए पूछता है कि वो लड़का कौन है और वो क्या कर रहा है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, हकच्योल साइड कैरेक्टर के पैर में गोली मार देता है जिससे वो चीखने लगता है। साइड कैरेक्टर की दर्द भरी चीख उन क्रिमिनल्स को अलर्ट कर देती है जो गोल मटोल लड़के को पीट रहे हैं। वे सोचते हैं कि अभी जो चीख सुनाई दी वो क्या थी। एक और क्रिमिनल फिर जाकर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है। फिर वो नोटिस करता है कि बैकग्राउंड में उसका साथी फर्श पर बैठा है। हकच्योल अपना हथियार मासांग चुल पर तान लेता है जो डरा हुआ है और वो कैदी को चेतावनी देता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो चुप रहे। चुल अपनी राइफल उस लड़के पर ताने रहता है ताकि वो उसे धोखा न दे। वो सोचता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग के बावजूद ये ऑपरेशन उसके अकेले जारी रखने के लिए बहुत रिस्की है। उस व्यक्ति को याद आता है कि जिस व्यक्ति से पहले पूछताछ की गई थी उसने कहा था कि लोकेशन पर एक बड़ा ग्रुप था और उसे और सावधान रहने की जरूरत है। फिर उसे याद आता है कि पहरेदार, गुर्गे, अपहरणकर्ता और 3 अन्य आदमियों को मिलाकर कुल 7 क्रिमिनल थे। अगर ड्राइवर का कैलकुलेशन सही है तो उस इमारत में कम से कम 3 लोग और होने चाहिए। उसे याद आता है कि उनके पास राइफल्स और ग्रेनेड्स थे और अगर उन्हें गुंजा स्टेशन के बैंडिट्स से और हथियार मिल गए हैं तो वहां कम से कम 2 शूटर होंगे। इसलिए वो सोचता है कि कैदी मासांग चुल को बंधक के रूप में इस्तेमाल करना येना और बायोक जुन को वहां से निकालने का सबसे चतुर तरीका हो सकता है। तभी बैंडिट चिल्लाता है कि मासांग चुल को गुंजा स्टेशन के एक लड़के ने गोली मार दी है जो हथियारों से भी लैस है। वो गालियां बकता रहता है और दूसरे बैंडिट से जल्दी बंदूक देने के लिए कहता है ताकि वो ड्राइवर के खिलाफ लड़ाई में उसका इस्तेमाल कर सके। दूसरा क्रिमिनल जो एक पूर्व स्पेशल फोर्सेस का सैनिक है सोफे से बंदूक उठा लेता है। हकच्योल पूछता है कि शेल्टर से 2 दोस्तों के पीछे कौन गया था और पूछता है कि क्या वे वहां छिपे हुए हैं। हॉलवे में अंधेरा है जिससे उनके लिए देखना मुश्किल हो रहा है। हकच्योल चतुराई से पूछता है कि क्या उसके दोस्त वहां हैं। इस पल गोलमटोल लड़का चिल्लाकर जवाब देता है कि वो और येना वास्तव में वही हैं और मदद मांगता है। जंग जीहू अपने दोस्त के चिल्लाने से चौंक जाता है और वो गुस्से में मासांग चुल को चुप रहने के लिए कहता है। हमारा लड़का मिन जुन ओ बायोक जुन की चीख सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि कम से कम वो और येना ठीक और जिंदा है। फिर क्रिमिनल्स में से एक मांग करता है कि वो अपनी पहचान बताए। हकच्योल एक पल के लिए चुप रहता है। फिर वो खुद को गुंजा स्टेशन के यूडीटी के एक एजेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और चेतावनी देता है कि दर्जनों सैनिकों ने उन्हें घेर लिया है। वो चेतावनी देता है कि जल्द ही वहां मौजूद सभी लोगों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाएगा और पूछता है कि क्या अंदर सिर्फ 3 लोग नहीं हैं। बैंडिट्स डरे हुए हैं और सोचते हैं कि क्या यूडीटी का मतलब स्पेशल फोर्सेस है और क्या वे क्राइसिस के दौरान भटक गए थे। लेकिन दूसरे को लगता है कि ड्राइवर इनएक्सपीरियंस्ड लगता है और यूडीटी उन्हें डराने के लिए सिर्फ एक झूठ हो सकता है। वो सोचता है कि अगर उनके पास और एजेंट्स होते तो वे एक ही समय में अंदर घुसते। फिर उसे एहसास होता है कि दोनों तरफ संख्या बराबर है और एडवांटेज ड्राइवर के पास नहीं है। लेकिन वो चिढ़ जाता है क्योंकि उसे पता था कि वहां कितने बैंडिट्स थे। बैंडिट सोचता है कि ड्राइवर में गोलियां चलाते हुए अंदर घुसने की हिम्मत है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये प्रोफेशनल
प्रोफेशनलिज्म है या सरासर पागलपन। वो निष्कर्ष निकालता है कि ड्राइवर कोई निडर पागल हो सकता है या कोई शौकिया व्यक्ति जो एक प्रोफेशनल स्पेशल फोर्सेज एजेंट होने का नाटक कर रहा है। इस पर हकचेओल मोलभाव करने का सुझाव देता है और उस खतरनाक और अप्रत्याशित स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक डील का प्रस्ताव रखता है। वो चेतावनी देता है कि उसका निशाना घायल कैदी पर है और अगर ड्राइवर ने सरेंडर नहीं किया तो एक गोली तुरंत उसकी जान ले सकती है। वो कहता है कि अपने दोस्त की जान के बदले में उन्हें येना और ओ बायुक जुन को जाने देना होगा। बैंडिट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनमें से एक पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और सवाल करता है कि इस पूरी अफरा तफरी में जीहू कहाँ है। वो सोचता है कि क्या जीहू लड़की येना के पक्ष में है और क्या उसने उन्हें धोखा दिया है। दूसरा बैंडिट गुस्सा हो जाता है और वो अपने साथी से तुरंत उस लोकेशन पर ग्रेनेड फेंकने के लिए कहता है। गोलमटोल लड़का हकचेओल से उसे बचाने की भीख मांगता है और वो चिल्लाता है कि वे उसे जाने दें। घायल साइड कैरेक्टर ग्रेनेड से डरकर जीहू की मदद के लिए पुकारने लगता है। हकचेओल नोटिस करता है कि कोई पास आ रहा है जो उसका ध्यान खींचता है। अपनी चप्पलों में पास आते हुए वो चप्पल और शॉर्ट्स पहने हुए अपनी राइफल लेकर अंदर आता है और सोचता है कि इस स्थिति में बहुत समय लग रहा है। जीहू को आते देख ड्राइवर हैरान है। जंग जीहू जीहू का नाम चिल्लाता है और अपने दोस्त के सर्वाइवल के नंबर 1 नियम को याद करता है। बैंडिट जीहू चेतावनी देता है कि अगर किसी सदस्य की वजह से कोई साथी खतरे में है तो उसे मारा जाना चाहिए। फिर बैंडिट जीहू अपने ही दोस्त मासांग चुल को गोली मार देता है और उसके शरीर को लाल लिक्विड से नहला देता है। ड्राइवर शॉक्ड है और सोचता है कि क्या वो सच में ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा है। ड्राइवर जीहू को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन बैंडिट ज्यादा तेज है और उसकी राइफल पकड़ लेता है। वायलेंस के साथ जीहू हकचेओल की ठुड्डी पर वार करता है जिससे वो पीछे गिर जाता है, लेकिन कुछ उसे सरप्राइज कर देता है। एक हैरान जीहू हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखता है जिसकी उंगली बंदूक के ट्रिगर पर है। जीहू भी अपनी राइफल प्रोटैगनिस्ट पर तान लेता है। हाथ में बंदूक लिए मिनजुन उनसे येना और ओ बायोक जुन को रिहा करने और किसी दूसरे को बंधक बनाने की भीख मांगता है। जीहू प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखता है और लड़की का नाम बड़बड़ाता है क्योंकि अब वो उसका नाम जान गया है। फिर वो अचानक प्रोटैगनिस्ट पर तनी हुई अपनी राइफल नीची कर लेता है, लेकिन एक और साइड कैरेक्टर पहले ही प्रोटैगनिस्ट पर निशाना साध चुका था, इसलिए जीहू उसे बीच में रोकता है और गोली न चलाने के लिए कहता है। बैंडिट्स सोचते हैं कि क्या वे अब दोस्त हैं। जीहू कहता है कि वो येना को छोड़कर सबको जाने देगा क्योंकि वो उस युवा लड़की के लिए कुछ खास महसूस करता है। वो बताता है कि कम समय साथ बिताने के बावजूद ये एहसास बहुत मजबूत है। मिनजुन इस खुलासे पर तनाव में आ जाता है। हमारा लड़का होश में आता है और चेतावनी देता है कि जीहू के गोली चलाने से पहले उसे येना को रिहा करना होगा। बैंडिट समझ जाता है कि येना मिनजुन का ट्रिगर है और सोचता है कि क्या उन दोनों का अफेयर चल रहा है। इस पर मिनजुन को कदमों की आवाज सुनाई देती है और दूसरा बैंडिट कहता है कि गन स्टेशन से रीइंफोर्समेंट्स आ रही हैं। जीहू हैरान है और सोचता है कि उसे रीइंफोर्समेंट्स इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। बैंडिट फिर चेतावनी देता है कि अगर मिनजुन ने उसे गोली मारी तो दूर से स्नाइपर हमारे प्रोटैगनिस्ट को गोली मार देगा जिससे वो नुकसान में रहेगा। वो मिनजुन को बंदूक नीचे करने के लिए कहता है ताकि स्नाइपर उसे मार ना दे और उससे बस जल्दी से उसे ढूंढने के लिए कहता है। जीहू फिर कहता है कि येना अकेले एक कमरे में एक इन्फेक्टेड से लड़ रही है और मिनजुन चौंक जाता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि बैंडिट ने येना के साथ क्या किया और जीहू कहता है कि अगर कोई मौका मिला तो वे फिर मिलेंगे। मिनजुन ओ बायोक जुन को और अपनी दोस्त येना को खोजने के लिए तेजी से दौड़ता है ताकि उन्हें इस क्राइसिस से बचा सके। प्रोटैगनिस्ट ओ बायोक जुन को ढूंढ लेता है और पूछता है कि क्या येना उसके साथ थी। दोस्त कहता है कि लड़की उसके साथ कमरे में नहीं है। गोलमटोल लड़का इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि उसने उसे पहले नहीं बचाया। मिनजुन फिर दरवाजे का नॉब घुमाता है और कमरे में प्रवेश करता है। अंदर वो उसे पुकारता है। अंततः हमारा हीरो कमरे में प्रवेश करता है और यीना को बहुत सारे लाल लिक्विड के बीच घुटनों के बल बैठे हुए देखता है। वो मुड़ती या हिलती नहीं है और स्थिति के डर से पूरी तरह से लकवाग्रस्त लगती है। वो बहुत धीरे से उसका नाम पुकारता है। मिनजुन तेजी से अपनी क्लासमेट के पास जाता है और पूछता है कि क्या इतना सब सहने के बाद लड़की ठीक है। यीना मुड़ती है और पूरी ताकत से हमारे हीरो का हाथ पकड़ लेती है। लड़की खुद को हमारे हीरो पर फेंक देती है और बिना एक शब्द कहे उसे कसकर गले लगा लेती है। बहुत रोते हुए लड़की बस सिसकती रहती है, अपने दोस्त के शरीर से चिपकी हुई। हमारे लड़के को बहुत पसीना आ रहा है और वो उसके इस रिएक्शन से पूरी तरह हैरान है। इस पर हमारा हीरो बहुत धीरे से अपना हाथ उठाता है और अपने दोस्त को सांत्वना देने के लिए उसके सिर पर रखता है। वो युवा लड़की के पैनिक को समझता है और उसकी सिसकियों को शांत करने की कोशिश करता है। फिर हमारा लड़का उसे सांत्वना देता है और कहता है कि वो अब सुरक्षित है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाहर इमरजेंसी दरवाजा खुला है और हॉलवे बहुत अंधेरा लग रहा है, लेकिन ये शांति बहुत कम समय के लिए रहती है क्योंकि रीइंफोर्समेंट्स उस जगह को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इस पर सार्जेंट रेडियो पर किसी को ये रिपोर्ट करते हुए सुनते हैं कि उन्होंने लगभग 300 मीटर तक बैंडिट्स का पीछा किया, लेकिन इस अफरा तफरी में वे उन्हें खो बैठे। सार्जेंट रेडियो पर सभी को जल्द मीटिंग पॉइंट पर लौटने का कमांड देते हैं। वो समझाते हैं कि अलग अलग दिशाओं में
फैलना खतरनाक है, इसलिए उन्हें गुंजा स्टेशन लौट आना चाहिए। सर्जन भी बैंडिट्स को ना पकड़ पाने के कारण खुश नहीं है। फिर सार्जेंट हार्डो ह्यून कहते हैं कि काम अच्छे से किया गया और वो इम्प्रेस्ड है। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने सुना है कि हकछेओल बस एक हाई स्कूल का छात्र है। हकछेओल फिर कहता है कि उसने कई जानें ली हैं और उसे डर है कि दुश्मन बदला लेने के लिए वापस आएंगे। वो बहुत तनाव भरे लुक के साथ बोलता है और एक शिकारी होने के विचार से ठंडे पसीने से भीग जाता है। सार्जेंट तुरंत उसे चिंता न करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें और सावधान रहने की जरूरत है। वो कहते हैं कि दुश्मनों की संख्या कम हो गई है, लेकिन उन्हें किसी भी कारण से अपनी चौकसी कम नहीं करनी चाहिए। इस पर चुल पूछता है कि मिन जुन ने आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करना कहाँ से सीखा। लड़का सार्जेंट के इस अप्रत्याशित सवाल से थोड़ा हैरान होता है, लेकिन समझाता है। हकछेओल सवालों से आशंकित है, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहता है और सार्जेंट को मना लेता है। सार्जेंट अभी के लिए इसे जाने देते हैं। फिर हम कमरा नंबर 201 में पहुंचते हैं। हमारा लड़का अपनी शर्ट उठाता है और एक बड़ा सा भद्दा निशान दिखाता है। टाँके लगे घाव को देखकर सार्जेंट चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि ये इन्फेक्टेड हो सकता है। हकछेओल पूछता है कि क्या सार्जेंट इसे एक राज रख सकते हैं, और सार्जेंट अभी के लिए मान जाते हैं और कुछ सुझाव देते हैं। इस पर हकछेओल खुलासा करता है कि उसके पास एक डॉक्टर है जिस पर वो बहुत भरोसा करता है। वे टेस्ट करेंगे और वो पूरी जिम्मेदारी लेता है। मिन जुन जो उसने अभी सुना उससे हैरान है। इसके साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट पिस्तौल सौंपता है और कमेंट करता है कि ये रेड में बहुत काम आई। वो जल्दी से कहता है कि वास्तव में उसने एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन सार्जेंट को उसके दोस्त के कबूलनामे की परवाह नहीं है और वो बताते हैं कि ये पूरी तरह से सुलझ गया है। हकछेओल हमारे प्रोटैगनिस्ट को पिस्तौल अपने पास रखने के लिए कहता है और मिन जुन इस फैसले से हैरान रह जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका शुक्रिया अदा करता है। इस बीच रात शहर पर हावी हो जाती है और तारे चमक रहे हैं। इस पल उन्हें क्वारंटीन में पूरे एक दिन तक टेस्ट से गुजरना होगा। गुंजा स्टेशन शेल्टर में सर्वाइवर ग्रुप के साथ रहने के लिए ये जरूरी है। हालांकि उनका असली शेल्टर गंगनाम शेल्टर है, इसलिए वे वहां लंबे समय तक नहीं रह सकते। इसलिए हकछेओल पूछता है कि क्या सार्जेंट के पास गंगनाम शेल्टर से कोई खबर है, क्योंकि मिन जुन की मां और उसकी बहन वहां है। सर्जेंट हार्डो ह्यून के अनुसार एक सप्ताह पहले रेडियो पर स्थिति की रिपोर्ट दी गई थी। वो बताते हैं कि गंगनम शेल्टर वास्तव में मौजूद है और ये सियोल में सबसे बड़ा है। हालांकि शॉर्ट रेंज रेडियो को छोड़कर सभी कम्युनिकेशन बंद है। इसका मतलब ये है कि गंगनम की मौजूदा स्थिति सभी के लिए एक रहस्य है। स्थिति को संक्षेप में बताने के लिए दक्षिण कोरिया और पूरा कोरियाई प्रायद्वीप अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ गया है, जिसने पूरे देश को निगल लिया है और दक्षिण कोरियाई सरकार व्यावहारिक रूप से गिर चुकी है। सियोल से बुसान तक कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है। हालांकि हर जगह अलग अलग आकार के शेल्टर्स बन गए हैं और कुछ जेलों को बाहर से पूरी तरह ब्लॉक करके रेफ्यूजी कैंप्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के पड़ोसी देशों की स्थिति भी बहुत चिंताजनक है। उत्तर कोरिया ने अपनी सभी सीमाओं को सील कर दिया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन्फेक्शन वहां पहले ही पहुंच गया है या नहीं। दक्षिण कोरिया में क्राइसिस शुरू होते ही जापान ने तुरंत टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया था, लेकिन कोरियाई और जापानी रेफ्यूजीज ने नाव से जापान जाने की कोशिश की और उनमें से कुछ लोग इन्फेक्शन को वहां ले गए। लाल रंग के पदार्थ की बूंदों ने डामर के फर्श पर दाग लगा दिया है। आखिरकार इन्फेक्शन जापान में भी दिखाई दिया, जिसने खुद को इस क्राइसिस से पूरी तरह अलग कर लिया था। इस पूरे वैश्विक खतरे के बीच अमेरिका दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा शामिल होता दिख रहा है। ये जानना नामुमकिन है कि अब से क्या होगा। सर्जेंट हार्डो ह्यून की एक थ्योरी है कि इस क्राइसिस की शुरुआत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का सीरियल बायोटेररिज्म था, जिसे किसी ने बहुत सोची समझी योजना के तहत अंजाम दिया है। वो एक ही समय में पूरे देश में अचानक फैले इन्फेक्शन के बारे में सोचते हैं, साथ ही उस कम्युनिकेशन के बारे में भी जो सिर्फ एक दिन में पूरी तरह से बंद हो गया था, और अंत में जेलों और मिलिट्री बेसिस तक में इन्फेक्टेड का दिखाई देना। ये सब सिर्फ एक अर्थहीन संयोग होने के लिए बहुत अजीब है। जबकि मर्डर्स वाले क्राइम्स के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट चल रही है, कुछ लोगों को लगता है कि इसका उत्तर कोरिया से कोई लेना देना है। फिर भी इस सब का कारण अभी तक किसी को पता नहीं चला है, लेकिन सर्जन को लगता है कि इस सब का सबसे संभावित कारण गेम रेज जेड से जुड़ा है। सर्जन को याद आता है कि जिस दिन क्राइसिस शुरू हुआ था उस दिन रेज जेड के लिए एक लाइव इवेंट था और असल जिंदगी में इन्फेक्टेड गेम के ज़ॉम्बी के समान ही थे। बायोक जुन और मिन जुन जैसे खिलाड़ी लंबे समय से इस बारे में सोच रहे थे। इस पर मिन जुन सर्वाइवर्स के ग्रुप से मिलता है और उनमें से एक सोचता है कि क्या मौजूदा स्थिति गेम से जुड़ी है। हमारा लड़का इस विचार से सहमत है। थ्योरी ये है कि किसी ने जानबूझकर कोरिया में वायरस फैलाया और सर्वाइवल गेम बनाने के लिए आसमान से हथियार और सप्लाईज गिराए, या गेम के क्रिएटर ने जानबूझकर इस आपदा की योजना बनाई थी, या फिर किसी विदेशी टाइकून ने जो गेम को बहुत पसंद करता है इस सब की योजना बनाई थी। लेकिन असली सच अभी भी सभी के लिए अज्ञात है। मिन जुन सोचता है कि इस काम के लिए दुनिया की सभी जगहों में से केवल दक्षिण कोरिया को ही क्यों चुना गया। अगर उन्हें ऐसा कुछ करना था तो वे दुनिया में कहीं और भी कर सकते थे। गेम हकीकत बन गया। फिर हम क्लिनिक का एंट्रेंस देखते हैं। इस बीच हाजिन और उसकी मां ने अपने टेस्ट सुरक्षित रूप से पूरे कर लिए और सर्जेंट की वजह से वे क्वारंटीन में फिर से मिल पाए।
अंततः हाजिन और उसकी मां ने इस समय सुरक्षित रूप से अपने टेस्ट पूरे कर लिए। लड़की जो साइड कैरेक्टर की बहन है, हक चिल्लाती है और दूसरा चिल्लाता है बहन। हालांकि माहौल पूरी तरह से खुशी का नहीं है, क्योंकि हमारे हीरो को अफसोस है कि रास्ते में टीचर इन्फेक्टेड हो गए थे। वो सोचता है कि अगर मास्टर वहां उनके साथ होते तो बहुत अच्छा होता। अब बाहर से हम देखते हैं कि ये जगह कंटीले तारों की फेंस से अच्छी तरह से सुरक्षित है, जो ये सुनिश्चित करती है कि कुछ भी अंदर ना आए। वेटिंग रूम में येना टेस्ट करवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए चुपचाप बैठी है। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई दूर कहीं खालीपन में घूरती हुई दिखाई देती है। ये देखकर कि उसकी क्लासमेट बहुत शांत है, हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका नाम पुकारता है, ये देखने के लिए कि क्या वो कोई रिएक्शन देती है। फिर युवा लड़का पूछता है कि क्या वो सच में ठीक है, क्योंकि वो एक मरी हुई मछली जैसे चेहरे के साथ खालीपन में घूर रही थी। वो मुस्कुराते हुए नोटिस करता है कि शेल्टर की सुरक्षा तक पहुंचने के बाद से उसकी दोस्त खोई खोई सी है। वो उसे आश्वस्त करती है कि उसका दिमाग पहले ही ठीक हो चुका है, लेकिन हमारे हीरो को पता है कि कांटे से किसी की जान लेने से निशान रह जाते हैं। भले ही वो इसे छिपाने की कोशिश करे, वो जानता है कि हाल ही में हुआ ट्रॉमा बस यूं ही गायब नहीं हुआ है। आखिरकार उस अपार्टमेंट में शवों से घिरे हुए लाल पदार्थ से ढके होने का सीन किसी के लिए भी बहुत भारी था। उस हिंसक पल की याद अभी भी उन दोनों के दिमाग में बहुत ताज़ा है, इसलिए वो निष्कर्ष निकालता है कि युवा लड़की गहरे सदमे में होगी, भले ही वो इसे इस जबरदस्ती की मुस्कान के साथ छिपाने की कोशिश कर रही हो। विषय बदलते हुए लाल शर्ट वाला लड़का कहता है कि एग्जाम रूम में जाने की अगली बारी उसकी है, लेकिन उसका रिएक्शन अजीब है। वो नॉर्मली बर्ताव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो लड़की के साथ बहुत संभल कर चल रहा है। चिढ़कर सांवली लड़की उससे कहती है कि वो उसे उसके नाम से ना पुकारे और पूछती है कि क्या वे इसके लिए काफी करीब हैं। उस रात बाद में रिजल्ट आता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि वो और घायल दोस्त दोनों इन्फेक्टेड नहीं थे। ये खबर ग्रुप के लिए बहुत राहत लाती है, जो अब थोड़ा आराम कर सकते हैं। हालांकि घायल गोल-मटोल लड़के को कई चोटें आई थीं और उसे कई हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत का डायग्नोसिस किया गया था। अंत में हमारे हीरो की बारी आती है, जो थोड़ा चिंतित होकर कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन सर्जन और डॉक्टर पर पूरा भरोसा करता है। अंदर जाने के बाद वो अपनी शर्ट उठाता है, टांके लगा घाव दिखाता है और सवाल करता है कि क्या 1 सप्ताह के बाद भी कोई लक्षण न होना नॉर्मल है। वो समझाता है कि कभी-कभी उसकी त्वचा का रंग बदल जाता है और उसे तेज बुखार आता है, लेकिन फिर ये नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर हर चीज को बहुत ध्यान से देखती है और पूरे यकीन से बताती है कि वो केवल देखकर ही डायग्नोसिस बता सकती है। ये 27 वर्षीय मून सी ओ रिन है, जो एक पूर्व इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंट होने के साथ साथ सर्जन की गर्लफ्रेंड भी है। इस पर प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से सदमे में है जब महिला ये बम गिराती है कि वो वास्तव में ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है। वो कहती है कि वो ब्लड टेस्ट करेगी, लेकिन चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बिना 1 दिन बीत चुका है, इसलिए उसकी इम्यूनिटी सबसे संभावित परिदृश्य है। ये सुनकर लड़का सोचता है कि इम्यून होना मानवता को बचाने के लिए इलाज बनाने की कुंजी हो सकता है, लेकिन डर उसे सताता है और वो पूछता है कि क्या वो हॉरर फिल्मों और गेम्स की तरह एक लैब रैट बन जाएगा। डॉक्टर तुरंत युवक को शांत करती है, ये समझाते हुए कि उस अनिश्चित शेल्टर में वैक्सीन बनाने के लिए उनके पास ना तो लोग हैं और ना ही इक्विपमेंट है। वो कमेंट करती है कि शायद जापान या अमेरिका कर सके और खुलासा करती है कि उसे अपने सार्जेंट बॉयफ्रेंड के माध्यम से उसके मामले के बारे में पहले से ही पता था। फिलहाल महिला उसके इन्फेक्शन को पूरी तरह से गुप्त रखने का फैसला करती है और हमारा हीरो मदद के लिए राहत महसूस करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। हालांकि सब कुछ अच्छा नहीं है और डॉक्टर चेतावनी देती है कि एक शर्त है और एक गंभीर वादा है जिसे उसे अब निभाना होगा। फिर हम अस्पताल के कॉरिडोर में लौटते हैं। कमरे से बाहर निकलते हुए प्रोटैगनिस्ट कॉरिडोर से नीचे जाता है, अपनी गर्दन को छूते हुए और इस तथ्य को प्रोसेस करते हुए कि वो वायरस ले जा रहा है। उसने सांवली लड़की को सब कुछ बता दिया, जो ये पुष्टि करके हैरान है कि उसका दोस्त सच में इस प्लेग के प्रति इम्यून है। वो चौड़ी आंखों से ध्यान से सुनती है जब वो समझाता है कि डॉक्टर रिसर्च करना जारी रखेगी, लेकिन वाइफू का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है जब हमारा लड़का बताता है कि डॉक्टर ने उसे अचानक कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। लड़की हताश होकर भागती है, उसे एक तरफ धकेलती है और उसके किसी भी स्पष्टीकरण को इग्नोर कर देती है। येना अचानक कमरे में घुस जाती है और डॉक्टर के लिए चिल्लाती है। इस अचानक हुए हमले से महिला को डरा देती है। डॉक्टर उसे वहां से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन सांवली लड़की जिद करती है, ये कहते हुए कि उसे अभी किसी अर्जेंट बात पर बात करनी है। सियोरिन लड़की की हताशा से कंफ्यूज्ड है और उसे एहसास होता है कि मामला सच में बहुत गंभीर है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और शेल्फ पर रखे डिप्लोमा वहां छाई भारी शांति को देखते हुए प्रतीत होते हैं। हिचकिचाहट को देखकर प्रोफेशनल अपने हाथ बांध लेती है और उसे वो उगलने के लिए कहती है जो वो चाहती है। शर्मिंदगी से मरते हुए वाइफू बातचीत को उस कमरे से बाहर ना जाने और पूरी तरह से गुप्त रखने की भीख मांगती है। वो बहुत धीरे से मिनजुन का नाम लेती है और उस संदेह के लिए स्टेज सेट करती है जो उसे अंदर से खाए जा रहा है। हकलाते हुए युवा महिला पूछती है कि क्या इन्फेक्टेड लड़का किसी महिला के साथ अफेक्शन रख सकता है। डॉक्टर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो कयामत के इस समय में इतने दुस्साहसी सवाल को प्रोसेस करने की कोशिश में लकवाग्रस्त हो जाती है। पूरी तरह से अविश्वास में डॉक्टर क्या कहती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसने कयामत के समय में ऐसी बकवास सुनी। हैरान डॉक्टर येना से पूछती है कि उसका क्या मतलब है।
इस पर येना लाल पड़ते हुए हकलाते हुए समझाती है कि अगर जंग मिनजुन इन्फेक्टेड है तो वो एक महिला के साथ उस तरह की चीजों के बारे में बात कर रही है। फिर अभी भी हैरान डॉक्टर येना की तरफ मुड़ती है और एक बहुत बेहतर स्पष्टीकरण की उम्मीद करती है। वो फिर येना से पूछती है कि वो अचानक ऐसा बेवकूफाना सवाल क्यों पूछ रही है। अचानक डॉक्टर को सब कुछ समझ आ जाता है और वो हैरान होकर सोचती है कि क्या येना और हमारा प्रोटैगनिस्ट छुपकर डेटिंग कर रहे थे। येना बहुत लाल हो जाती है और जल्दी से चिल्लाती है कि वे डेटिंग नहीं कर रहे हैं और बस भाई बहन की तरह बहुत करीब हैं। इस बीच लड़की तर्क देती है कि अगर हमारा हीरो कोई रिश्ता नहीं रख सकता तो वो बच्चों के बिना एक भयानक जिंदगी जिएगा। इसलिए डॉक्टर युवा महिला को शांत करने की कोशिश करती है। डॉक्टर अपने हाथ बांध लेती है और कहती है कि वो अपनी क्लासमेट की चिंता समझती है, लेकिन पहले एक सवाल पूछना चाहती है। इसलिए वो येना से पूछती है कि क्या वो सड़क पर चलते किसी ज़ोंबी को किस करेगी, और युवा लड़की कंफ्यूज हो जाती है। वो फिर समझाती है कि जंग मिनजुन सड़क पर बाहर मौजूद क्रीचर्स के समान ही एक इन्फेक्टेड है। येना ये सुनकर तनाव में आ जाती है कि वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड है और उससे उसके करीब नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर दोहराती है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके करीब येना को एहतियात के तौर पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर चेतावनी देती है कि इन्फेक्शन घावों और खून के जरिए होता है, लेकिन लार या शारीरिक तरल पदार्थों से होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक ही बर्तन का इस्तेमाल करना या शारीरिक संपर्क होना खतरनाक है और मिनजुन का शरीर एक जीता जागता खतरा है। अंततः येना ये जानकर कमरा छोड़ देती है कि हमारा लड़का शेल्टर में नहीं रह सकता और वो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है, बस वो अभी किसी को काट नहीं रहा है। डॉक्टर चेतावनी देती है कि बहुत ज्यादा संपर्क और खाना या पानी शेयर करना खतरनाक होगा, इसलिए उसने हमारे लड़के को इन नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया। हालांकि वो कहती है कि हमारा हीरो किसी भी पल आक्रामक हो सकता है, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है तो उसे उसी जगह पर मारा जा सकता है और उसे इस खतरे को स्वीकार करना होगा। इस पर येना प्रोटैगनिस्ट के पास जाती है, जो पूछता है कि उन्होंने पहले किस बारे में बात की थी। फिर वो झूठ बोलती है और कहती है कि ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। वो कहता है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि पहले जब उन्होंने एक साथ खाना खाया था तो ये बहुत खतरनाक था, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे लोग आसानी से इन्फेक्टेड हो सकते थे। फिर वो कहता है कि उसे हमेशा बाहर लंबे कपड़े पहनने चाहिए और दूसरों के सीधे संपर्क से बचना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन हवा से नहीं फैलता, लेकिन उसे इसे लेकर बहुत सावधान रहना होगा। हमारा हीरो धीमी आवाज में कहता है कि अगर वो उसके साथ यात्रा करना जारी रखती है तो युवा महिला खुद को खतरे में डालेगी और उसे डर है कि अपनी मां को खोजने के इरादे में येना भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। हमारा लड़का सोचता है कि अब उसे अकेले जाना चाहिए और वो कहता है कि चुनाव युवा महिला का है, लेकिन उसे उसके बिना ही जाना होगा। खतरे को देखते हुए येना अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है, फिर उसके सुंदर चेहरे पर एक आंसू छलक आता है और वो इस पल बहुत दुख महसूस करती है। अचानक युवा महिला मुड़ती है और बहुत तेजी से प्रोटैगनिस्ट से दूर भाग जाती है, हमारे लड़के को पीछे छोड़ते हुए। हैरान हमारा प्रोटैगनिस्ट वहां अवाक खड़ा रहता है। सीन एक बहुत अंधेरे कॉरिडोर में बदल जाता है। उस लोकेशन पर येना अंधेरे में अपने हाथ बांधे हुए अकेले बैठी है। मिनजुन फिर कमरे में प्रवेश करता है और येना को वहां अकेले बैठे हुए देखता है और वो थोड़ा अटपटे तरीके से पूछता है कि क्या युवा लड़की उससे नाराज है। वो वहां तक पहुंचने के लिए लड़ने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और वो दिखाती है कि वो सच में बहुत आभारी है। हमारा लड़का फिर से चिंता करने लगता है और कहता है कि उसे डर है कि कहीं वो भी इन्फेक्टेड ना हो जाए, क्योंकि उसे लगता है कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए उनके लिए अलग अलग जाना बेहतर है। हमारा हीरो समझाता है कि ये एक सुरक्षित जगह है और वहाँ कई लोग हैं, इसलिए वो उसके बिना कम अकेली होगी। वो कहता है कि जब उसने ये कहा था तो वो युवा महिला के बारे में ही सोच रहा था और वो चिढ़ जाती है और सोचती है कि उसके दिमाग में ऐसे बेवकूफ़ाना ख्याल क्यों आते हैं। येना मिनजुन की तरफ देखती है और कहती है कि वो अमेरिका में अपनी माँ को याद कर रही थी और इसीलिए वो थोड़ी उदास थी और ये उसकी वजह से नहीं था, इसलिए उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। युवा महिला स्वीकार करती है कि हमारे लड़के के साथ रहना इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसने उसकी माँ को खोजने में उसकी मदद करने का वादा किया था, इसलिए वो अपना वादा निभाना चाहती है। वो कहती है कि अगर वो उसकी वजह से इन्फेक्टेड हो जाती है तो ये उसकी अपनी समस्या है और पहले भाग जाने के लिए माफ़ी मांगती है। वो उसे बचाने के लिए आने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो थका हुआ होगा, इसलिए उसे जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर वो चला जाता है, उसे अकेला छोड़कर। वो आह भरती है और इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि वो प्रोटैगनिस्ट के पास रहने मात्र से इन्फेक्टेड हो सकती है। येना गहरी सांस लेती है और कमरे की दीवार से सटकर अकेली बैठ जाती है और उसका डर असली है। कैमरा अस्पताल के रिसेप्शन पर फोकस करता है, जो इस समय एक खाली और शांत जगह है। सीन दिन पर वापस आता है और इमारत नीले आसमान में बादलों के साथ धूप से रोशन इंटरनल मेडिसिन रिसेप्शन को दिखाती है। मिनजुन कांग हकच्योल को देखता है, जो टूटे हुए पैर और पूरे शरीर पर पट्टियों के साथ है, इसलिए ड्राइवर को 5 सप्ताह के इलाज की जरूरत है। हमारा लड़का हैरान है और सोचता है कि उसने अपने पूरे शरीर को घायल करके वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया।
उसे एहसास होता है कि गंगनम जाने से पहले उनके पास शेल्टर में 5 सप्ताह तक रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मिनजुन फिर सोचता है कि उसने कल्पना की थी कि शेल्टर एक बहुत सख्त जगह होगी क्योंकि इसे मिलिट्री चला रही थी, लेकिन वो बहुत गलत था। हमारा प्रोटैगनिस्ट चीफ आन हायोंग जी से अपना परिचय देता है, जो शेल्टर के डायरेक्टर हैं और पहले एक मैकेनाइज्ड बटालियन के कमांडर थे। चीफ आन हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल रहा होगा और उसे आराम से रहने और जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मांगने के लिए कहते हैं। इस पर मिनजुन सोचता है कि शेल्टर के डायरेक्टर एक बहुत ही दयालु आदमी लगते हैं। हालांकि उसे बाद में पता चलता है कि चीफ इन्फेक्टेड लोगों से बहुत नफरत करते हैं क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चों पर क्रीचर्स ने हमला किया था। वो आदमी गुस्से में सभी इन्फेक्टेड को बाहर निकालने का आदेश देता है और अब उन्हें इंसानों के रूप में नहीं देखता है। फिर डायरेक्टर बीमारी वाले किसी भी व्यक्ति के पूरी तरह से बदलने से पहले उसे तुरंत मार देने का आदेश देते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपना इन्फेक्शन छिपाना होगा। मिनजून को एहसास होता है कि वहां रहने की एकमात्र शर्त सार्जेंट हार्डो ह्यून द्वारा निगरानी में रहना है, क्योंकि वो किसी भी समय एक ज़ॉम्बी में बदल सकता है। इसलिए सार्जेंट उस पर नजर रखेंगे। हमारा लड़का गोशीवॉन में ठीक उनके बगल वाले कमरे में रहता है और उसे लगता है कि वहां रहना लगभग स्वर्ग जैसा है। इसके अलावा हाक्चुअल और येना भी अन्य सर्वाइवर्स के साथ उसी गोशीवॉन बिल्डिंग में रहने आ गए हैं। बिल्डिंग का कॉरिडोर पूरी तरह से साफ है, जहां चेकरबोर्ड वाला फर्श है और पास में फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट नल चालू करता है और हैरान रह जाता है क्योंकि उस जगह पर अभी भी बहता हुआ पानी है। मिनजून सोचता है कि अगर उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो वे वहां रह सकते हैं, और अगर वे सुरक्षित जोन का विस्तार करते हैं तो ये अधिक आरामदायक होगा। हालांकि वो जानता है कि अपनी मां को खोजने के लिए हमारे हीरो को जल्द ही उस सुरक्षित जगह को छोड़ना होगा। फिर अचानक वो चुप हो जाता है। वो अपने कमरे में बैठी येना को याद करने लगता है। बिस्तर पर लेटे हमारे हीरो को एहसास होता है कि येना ने वादा किया था कि वो उसकी मां को खोजने में मदद करेगी। वो कहती है कि वो उसके साथ जाने का अपना वादा निभाएगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इन्फेक्टेड हो जाती है, क्योंकि वो उसकी समस्या है। उसने महसूस किया कि उसका वादा दिल से था। हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखें, क्योंकि वो सोचता है कि क्या उसने पहले जो कहा था उसमें कोई गलती की। वो समझता है कि येना धीरे धीरे खुल रही है और इसीलिए वे अतीत की तुलना में एक दूसरे के करीब आ गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए कीमती इंसान बन गई है और वो अनावश्यक जोखिम नहीं उठा सकता। हमारा लड़का ये सोचकर बहुत चिंतित है कि युवा लड़की उसकी वजह से इन्फेक्टेड हो सकती है या उसकी जान भी जा सकती है। वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है और वो बहुत व्यथित महसूस करता है। हम एक खूबसूरत दिन में इमारत को देखते हैं। शेल्टर गुंजा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ था, लेकिन ये इतना बढ़ गया कि आवासीय क्षेत्रों को इमारतों द्वारा विभाजित किया गया। इसके साथ सर्वाइवर्स की संख्या बढ़ जाती है और हर किसी को ठहराने के लिए उन्हें और जोन की जरूरत होती है। मिनजून ऑब्जर्व करता है कि शेल्टर में नियम बहुत कम है और सब कुछ इतना शांत लगता है कि ये उसे क्राइसिस से पहले की दुनिया की याद दिलाता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि ये शांति उसे थोड़ा अजीब महसूस कराती है, क्योंकि उस दुनिया में अब शांति होना नॉर्मल नहीं है। इस पल चश्मे वाला एक लड़का ग्रुप से कहता है कि सर्वाइवर्स के बीच उनके पुराने स्कूल के कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, और वो इशारा करता है कि ग्रुप कहाँ है। अचानक एक महिला की आवाज येना का नाम चिल्लाती है और वो युवा लड़की पूरी तरह से सन्न रह जाती है। जब वो आगे देखती है और पहचानती है कि उस जगह पर उसे किसने बुलाया है तो वो हैरान हो जाती है। फिर दो लड़कियां अपनी दोस्त की तरफ दौड़ती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी वाइफू जिंदा है, और वो तीनों इस पूरी तरह से अप्रत्याशित पुनर्मिलन पर भावनाओं से चीखने लगती हैं। लड़कियां इस बारे में लगातार बकबक करने लगती हैं कि वे कैसे बची, और हमारा हीरो बस दूर से देखते हुए याद करता है कि वो सांवली लड़की कक्षा में सभी की दोस्त थी। लेकिन उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब स्टूडेंट्स में से एक प्रोटैगनिस्ट की ओर इशारा करती है और पूछती है कि क्या उसके पीछे जंग मिनजुन नहीं है। वो जिज्ञासु लड़की पूछती है कि क्या हमारा हीरो उसके साथ आया था, और वाइफू थोड़ी झिझक के साथ जवाब देती है कि बस हालात ऐसे बन गए थे। इस पर उसकी साथी हंसती है और कहती है कि उन दोनों का ये कॉम्बिनेशन बहुत अजीब है, और मानती है कि वो हैरान है क्योंकि उसे लगा था कि उस चश्मिश ने पहले ही दम तोड़ दिया होगा। लेकिन माहौल तब भारी हो जाता है जब उसकी दोस्त येना के माता पिता के बारे में पूछती है, और हमारा प्रोटैगनिस्ट तनाव में आ जाता है और ठंडे पसीने से भीग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि एक नाजुक विषय है। ये महसूस करते हुए वाइफू बातचीत को रोक देती है, कहते हुए कि उनके पास बाद में बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब उन्हें जाना होगा क्योंकि वे एक ही इमारत में रह रहे होंगे। नाजुक विषय को काटने के बाद हमारा लड़का बस उन्हें देखता रहता है। फिर हम एक इलेक्ट्रिक फ्रायर और कुछ मसाले देखते हैं। इस पल सार्जेंट हार्डो ह्यून ग्रुप से बात करते हैं और बचने के रास्ते के रूप में एक अंडरग्राउंड टनल का इस्तेमाल करने की संभावना का जिक्र करते हैं। हक्चुअल समझाते हैं कि हाँ, नदी के सभी पुल ब्लॉक हैं, इसलिए एकमात्र विकल्प सबवे लाइन 5 टनल के जरिए गंगनाम जाना होगा। हालांकि सैनिक चेतावनी देता है कि वर्तमान स्थिति कठिन है और रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर के बिना वहां से जाने के बारे में सोचे बिना कुछ दिनों तक वहीं आराम करना बेहतर होगा। इसलिए चीजों को और बेहतर ढंग से स्पष्ट करने के लिए सार्जेंट सुझाव देते हैं कि वे गुंजा स्टेशन पर नीचे जाएं, ताकि वो व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्लेटफॉर्म पर स्थिति दिखा सके। इसके साथ हम नीले आसमान के नीचे स्टेशन का साइन बोर्ड देखते हैं। सबवे के एंट्रेंस पर पहुंचने पर उनका सामना कम रोशनी में एक बंद लोहे के गेट से
होता है जो सुरक्षित क्षेत्र को नीचे के अंधेरे से अलग करता है। सार्जेंट समझाते हैं कि अतीत में इन्फेक्टेड को प्रवेश करने से रोकने के लिए ये फायर बैरियर बहुत महत्वपूर्ण था। जगह से गुजरते हुए सैनिक कहता है कि अब नागरिकों के लिए प्रवेश वर्जित है, लेकिन शुरुआत में कई सर्वाइवर इस क्षेत्र के फर्श पर सोते थे। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए ग्रुप को एहसास होता है कि माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो रहा है। जब वे स्टेशन के शीशे से देखते हैं तो वे कई क्रीचर्स को बिना किसी लक्ष्य के भटकते हुए नोटिस करते हैं। सार्जेंट समझाते हैं कि अगला स्टेशन मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है, जो शायद ट्रेनों से बाहर आए हैं या ट्रैक्स पर घुस आए हैं, जिससे टनल एक चींटी के घर में बदल गई है। वो स्वीकार करता है कि नदी पार करने के लिए इस अंडरग्राउंड रास्ते को साफ करना एक सपना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास इतने सारे खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है। इसके अलावा सैनिक चेतावनी देता है कि अगर वे टनल को साफ भी कर लें तो दूसरी तरफ पूरी तरह से ब्लॉक होने का खतरा होगा, जो सारी मेहनत को बेकार कर देगा। ये सब सुनकर हमारे प्रोटैगनिस्ट के ठंडे पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है। उसे याद आता है कि जब उसके इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं तो वो शारीरिक रूप से बहुत थक जाता है, लेकिन अजीब बात है कि क्रीचर्स उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि वो उन्हीं में से एक हो। इसलिए इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का दृढ़ निश्चय करते हुए वो ये सुझाव देकर सबको चौंका देता है कि जैसे ही ये बीमारी उसके शरीर में फिर से प्रकट होगी, वो अकेला ही टनल को पार कर सकता है। सार्जिन फिर पूछते हैं कि क्या इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देने पर ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं करते। वो सवाल करता है कि लक्षण कितने समय तक रहते हैं, और हमारा लड़का जवाब देता है कि इसमें 1 से 2 घंटे लगते हैं। हमारा हीरो ये भी कहता है कि इस दौरान उसकी शारीरिक स्थिति भयानक होती है और वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा रह पाता है। सैनिक को ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन वो बताता है कि योजना में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो एक नक्शा दिखाता है जो समझाता है कि टनल के दूसरी तरफ चेक करने की दूरी 4 किलोमीटर है। इसके साथ उसे चिंता है कि लक्षण बीत जाएंगे और हमारे हीरो पर हमला हो जाएगा, लेकिन मिन जुन एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। सार्जेंट को लगता है कि ये विचार बहुत खतरनाक है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि लक्षण कब दिखाई देंगे या गायब होंगे। वो खुलासा करता है कि उन्हें पहले ही शेल्टर को बनाए रखने में कठिनाई हो रही है और कैदियों के कारण 2 लोगों की जान जा चुकी है। वो कहता है कि उन्हें सुरक्षा पर फोकस करने की जरूरत है। इसलिए हमारा लड़का पूछता है कि क्या वो अकेले जा सकता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। एक गंभीर लुक के साथ येना चिल्लाती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो ऐसा करने वाला है। वो हताश हो जाती है और पूछती है कि अगर वो इतना बड़ा जोखिम उठाता है तो विधवा कौन बनेगा, लेकिन वो देखती है कि उसने गलती कर दी है और खुद को सुधारते हुए कहती है कि वो अपने आप पर ज्यादा काम का बोझ डालेगा। हैक्चियोल सहमत है कि ये विचार बहुत लापरवाह है, क्योंकि लक्षणों की अवधि अनिश्चित है। वो सुझाव देता है कि वे और अधिक ऑब्जर्व करें और फिर टनल को पार करने के लिए सैनिकों से मदद मांगे। सीन शहर के रेलवे के एंट्रेंस को दिखाता है, जो ब्लॉक है। सबवे एंट्रेंस के सामने एक सैनिक पहरा दे रहा है। वे पहरा दे रहे सैनिक की ओर चलते हैं। अचानक प्रोटैगनिस्ट ह्यून अपने चेहरे पर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ मुड़ता है। फिर येना की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। वो काले जैकेट में एक महिला और उसके ठीक पीछे एक आदमी को देखती है। महिला चीसू जिन है, जो 36 साल की है, और ये येना की सौतेली माँ है। सौतेली माँ फिर हंसती है और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि क्या लड़की अभी भी जिंदा है। इस पर युवा लड़की को इस सब की शुरुआत में अपनी सौतेली माँ को की गई एक कॉल याद आती है। येना ने हताश होकर बोलने की कोशिश की थी, लेकिन महिला ने बस चिल्लाकर कहा था कि वो बिजी है। उसने मदद की भीख मांगी और कहा कि वो इमारत की इमरजेंसी सीढ़ियों पर फंसी हुई है, लेकिन सौतेली माँ ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया और लड़की इस जवाब से हैरान रह गई। उसने कहा कि वो भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है और लड़की के चेहरे पर फोन काट दिया। सौतेली माँ ने मदद की गुहार को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बिना कुछ सोचे समझे सेल फोन काट दिया। महिला ने बिना किसी अपराध बोध के अपनी सौतेली बेटी की ओर पीठ फेर ली। वर्तमान में वापस आते हुए जब येना को वो धोखा याद आता है तो उसके मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। हमारा हीरो कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट येना से पूछता है कि क्या वो इस व्यक्ति को जानती है। लड़की एक साधारण हाँ और एक एक्सप्रेशन के साथ कंफर्म करती है। येना फिर खुलासा करती है कि ये महिला वो प्रसिद्ध पागल इंसान है जिसने उसे और उसके पिता को छोड़ दिया था। इस पर सौतेली माँ को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती है कि उसने उसे इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो ऐसा चाहती थी और उसका अपार्टमेंट भी अफरा तफरी में था। वो कहती है कि वो भाग गई क्योंकि उसकी जान खतरे में थी और युवा लड़की उसे एक विलेन की तरह दिखा रही है। महिला चिल्लाती रहती है कि येना उसकी बेटी नहीं है और लड़की की पर्सनैलिटी हर चीज के लिए जिम्मेदार है। हमारा हीरो महिला को पागल कहता है और अपनी दोस्त को दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सौतेली माँ और भी अधिक क्रोधित हो जाती है। हकचेओल सार्जेंट से पूछता है कि वो मुसीबत खड़ी करने वाली कौन है। सार्जेंट समझाते हैं कि वे सर्वाइवर्स का एक कपल है जो कुछ हफ्ते पहले आए थे और वो उन्हें पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि आदमी हमेशा काम करने से बचने के लिए बीमार रहता है और महिला को लगता है कि वो कोई बड़ी हस्ती है क्योंकि वो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। प्रोटैगनिस्ट कमेंट करता है कि उसे येना के साथ उसके रिश्ते के बारे में नहीं पता था। इस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी दोस्त की तरफ देखता है और स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। अचानक सार्जेंट को रेडियो पर एक कॉल आती है। रेडियो पर आवाज बताती है कि उन्हें एक अमेरिकी सैनिक मिला है और वे उसे अंदर आने देंगे। हैरान सार्जेंट तत्काल रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस किसी को भी अंग्रेजी
अंग्रेजी बोलना आता है उसे वहां भेजा जाए। सार्जेंट सोचते हैं कि क्या कोरिया में कोई अमेरिकी सैनिक खो गया है। वो सर्वाइवर्स से मुड़कर पूछते हैं कि कौन अंग्रेजी बोलना जानता है, और हीनो पेशकश करती है। लड़की कहती है कि वो अंग्रेजी बोल सकती है, और सार्जेंट हैरान रह जाते हैं। क्लिनिक के रिसेप्शन पर उन्हें वो सैनिक मिलता है। उसकी यूनिफॉर्म पर एक अमेरिकी झंडा है। 27 वर्षीय सैनिक डेविड ब्रिग्स कहता है कि गश्त के दौरान उसे ये जगह मिली। वो खुलासा करता है कि उसकी यूनिट में केवल 5 लोग बचे हैं और बाकी लोग जीवित नहीं रहे। हमारा प्रोटैगनिस्ट येना की इंग्लिश के लेवल से इंप्रेस्ड है और नोटिस करता है कि वो अलग लग रही है। लड़की समझाती है कि ओकिनावा एयरबेस एक रेस्क्यू भेजेगा, लेकिन इंटरफेरेंस के कारण कम्युनिकेशन कट गया था। सार्जेंट पूछते हैं कि क्या अमेरिकियों की मदद से 500 सर्वाइवर्स को सुरक्षित निकालना संभव है। सैनिक कहता है कि इतने सारे लोगों के साथ ये मुश्किल होगा, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। सार्जेंट सोचते हैं कि हर किसी को बचाना असंभव है, लेकिन उनके पास एक विचार है। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट जो इम्यून है को एक इलाज विकसित करने के लिए अमेरिकी पक्ष में भेजने पर विचार करते हैं। कैमरा एक वेंडिंग मशीन पर फोकस करता है। आसमान काला हो जाता है और शहर पर रात हो जाती है। दीवार पर लगी घड़ी दिखाती है कि क्लिनिक के अंदर समय बीत रहा है। डॉक्टर मून सी ओरिन हॉलवे में देखती है, फिर वो दरवाजा बंद करती है और अपने ऑफिस लौट आती है। अपनी कुर्सी पर बैठी डॉक्टर बहुत चिंतित दिखती है। महिला आह भरते हुए अपने सेल फोन को देखती है। वो सोचती है कि बहुत समय बीत चुका है और जिस ड्रोन का वो इंतजार कर रही थी वो अभी तक नहीं आया। मेज पर हमारे लड़के के खून का एक सैंपल रखा है और उसे एक विचार आता है। अपने सेल फोन को हाथ में लिए उसे एहसास होता है कि उसने एक इम्यून व्यक्ति की खोज की है और वो नर्वस हो जाती है। डॉक्टर फिर फैसला करती है कि उसे अपनी इस खोज की रिपोर्ट साल्वाडोर जिन नाम के किसी व्यक्ति को देनी होगी। अचानक उसके सेल फोन का सिग्नल, जो कमजोर था, चमकने लगता है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। सिग्नल वापस आ जाता है और वो कॉल करने में सक्षम हो जाती है। वो राहत महसूस करती है क्योंकि वो अंततः साल्वाडोर को अपनी खोज की रिपोर्ट दे सकती है। कॉल पर वो खुद को गन स्टेशन शेल्टर के एक रिसर्चर के रूप में पहचानती है और कहती है कि उसने एक इम्यून व्यक्ति की खोज की है। दूसरी तरफ की आवाज कहती है कि ये उसे साल्वाडोर से कनेक्ट करेगी, और डॉक्टर सदमे में है। वो अवाक रह जाती है और सोचती है कि क्या वो सच में साल्वाडोर से बात करेगी। डॉक्टर फोन पर हमारे लड़के के ब्लड सैंपल के बारे में समझाती है और कहती है कि वो 100% इन्फेक्टेड है, लेकिन एक अलग तरीके से। वो कहती है कि उसे ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा है और वो स्पेशल इन्फेक्टेड से अलग है क्योंकि वो एक नॉर्मल और इम्यून व्यक्ति है। डॉक्टर कहती है कि वो ड्रोन से सैंपल भेजने वाली थी, लेकिन अब उसे लगता है कि प्रयोगों के लिए उन्हें उस लड़के की खुद की जरूरत है। लाइन के दूसरी तरफ मौजूद आवाज किसी इम्यून व्यक्ति के होने पर संदेह करती है और कहती है कि ये सच नहीं हो सकता। बात करने वाला व्यक्ति कहता है कि कोई इम्यूनिटी नहीं होती और ये जरूर कोई जानलेवा बग होगा। इसलिए डॉक्टर पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। महिला बग शब्द सुनकर डर जाती है और सवाल करती है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को मारना पड़ेगा। लेकिन फोन पर मौजूद आवाज इस संभावना से तुरंत इनकार करती है और उसे ऐसा न करने के लिए कहती है। आदेश ये है कि वो पहले ब्लड सैंपल भेजे और फिर प्रयोगों के लिए हमारे हीरो को वहां ले जाए। व्यक्ति समझाता है कि इम्यूनिटी वायरस में एक डिफेक्ट है और वे इसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर हताश है और सोचती है कि वो हमारे लड़के को वहां अकेले कैसे ले जाएगी। अचानक वो लकवाग्रस्त हो जाती है जब उसे दरवाजे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कोई दरवाजा खटखटाता है और पूछता है कि क्या वो कमरे के अंदर है। ये सार्जेंट हार्डो ह्यून है, उसका बॉयफ्रेंड, जो बाहर से उसे डियर कहकर बुलाता है। सर्जन गंभीर हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसने कमरे का दरवाजा इस तरह क्यों लॉक किया था। डॉक्टर बहुत नर्वस होकर हकलाते हुए दरवाजा खोलती है। सर्जन पूछते हैं कि दरवाजा क्यों बंद था और डॉक्टर ये झूठ बोलती है कि वो कपड़े बदल रही थी। वो कहते हैं कि ये कॉल का समय था, लेकिन उन्हें उससे अकेले में किसी महत्वपूर्ण बात पर बात करनी थी। इस पर डॉक्टर बातचीत को टालने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या वे बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन सर्जन जिद करते हैं कि ये जरूरी है। फिर वे उस अमेरिकी सैनिक को याद करते हैं जो वहां आया था और कहते हैं कि उसका इन्फेक्शन टेस्ट नॉर्मल आया है। सैनिक कमेंट करता है कि उसे एक बहुत अच्छा विचार आया क्योंकि सैनिक हमेशा मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो एक इलाज विकसित करने के लिए हमारे हीरो या उसके खून को अमेरिका भेजने का सुझाव देते हैं। सर्जन का मानना है कि अगर ये योजना काम कर गई तो उनकी ये नर्क जैसी दुनिया अंततः खत्म हो जाएगी। महिला की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो पूछती है कि उन्होंने अभी क्या कहा। उसने हताश होकर पूछा कि क्या उन्होंने उस सैनिक को बता दिया है कि उनके शेल्टर में एक इम्यून व्यक्ति है। एक गंभीर नजर के साथ वो फिर से पूछती है कि क्या उसने सच में उस सैनिक को प्रोटैगनिस्ट के बारे में बता दिया है। वो आदमी घबरा जाता है और ठंडे पसीने में तर होते हुए इनकार करता है और जोर देकर कहता है कि उसने अमेरिकी सैनिक से कुछ भी नहीं कहा है। वो फिर बताता है कि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे वे अकेले हल कर सकें। उन्हें एक वैक्सीन या इलाज बनाने के लिए मदद की जरूरत है। डॉक्टर सवाल करती है कि क्या वे सच में उस अमेरिकी सैनिक पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उसकी ठीक से जांच नहीं की गई है। उसे चिंता है कि क्या सैंपल सुरक्षित रूप से भेजा जाएगा और क्या इससे सच में कोई काम की वैक्सीन बन पाएगी।
चिंतित होकर वो सोचती है कि मिनजुन का क्या होगा और कहती है कि वे बिना किसी ऑफिशियल रिक्वेस्ट के ऐसे ही सैंपल नहीं दे सकते। शेल्टर लीडर उसकी चिंताओं को समझता हुआ लगता है और बस इतना कहता है कि वो स्थिति को समझता है। अचानक एक अलर्ट घोषणा करता है कि सेंट्रल बिल्डिंग के पास एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है। खिड़की पर खटखटाने की आवाज उन दोनों को डरा देती है और वे हैरानी और डर के एक्सप्रेशन के साथ उस आवाज की तरफ देखते हैं। एक रेडियो अलर्ट रिपोर्ट करता है कि उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम साबित हो रहा है। वो सोचता है कि आखिर एक ड्रोन वहां क्या कर रहा है और डॉक्टर को सुरक्षित रहने के लिए कहता है, जबकि वो इसे संभालता है। उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित महिला बस शेल्टर लीडर को बाहर बहुत सावधान रहने के लिए कहती है। हॉलवे में अकेली हेल्थ प्रोफेशनल उस आदमी को खतरे की जांच करने के लिए बाहर जाते हुए देखती है। एक विचारशील एक्सप्रेशन के साथ डॉक्टर हाल की घटनाओं को प्रोसेस करते हुए धीरे से कौन बुदबुदाती है। हताश होकर वो वापस अपनी डेस्क की ओर भागती है और अपने सेलफोन पर एक अर्जेंट कॉल करने की कोशिश करते हुए फ्रस्ट्रेशन में बड़बड़ाती है। महिला कॉल कनेक्ट होने की प्रार्थना करती है, लेकिन उसकी निराशा के लिए फोन कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं दिखाता है। पैनिक भरे लुक के साथ डॉक्टर को एहसास होता है कि कॉल फेल हो गई है और उसके पास कम्युनिकेट करने का कोई तरीका नहीं है। उस पल वो अपने ऑफिस में सुन्न खड़ी है, ये नहीं जानती कि बिना सिग्नल के क्या किया जाए। इस बीच शेल्टर के बाहर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वाली स्थिति अभी भी जारी है। इमारत के अंदर पट्टियों वाला एक आदमी अपने दोस्त को बताता है कि उन्होंने ड्रोन को आंखों से उझल कर दिया है। उसका साथी सोचता है कि क्या वो उड़ने वाला ऑब्जेक्ट अमेरिकी मिलिट्री का था, लेकिन दूसरा मना कर देता है। फिर वो चिंतित हो जाता है और कहता है कि अगर उन्हें ऐसे ही अचानक घुसपैठिए मिलते रहे तो उन्हें और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। उसका दोस्त बताता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या एम्यूनेशन है, क्योंकि कोरिया में आग्नेयास्त्र गैरकानूनी है। वो आदमी फिर कामना करता है कि कोई उनके लिए और सप्लाईज गिरा दे, जैसा कि पिछली बार हुआ था, लेकिन उसका साथी दावा करता है कि सार्जेंट डेविड के अनुसार अमेरिकी मिलिट्री उन्हें नहीं भेज रही है। कुछ समय बाद शेल्टर के बाहर की स्थिति बहुत शांत और चुपचाप लगती है। जल्द ही अमेरिकी सैनिकों का एक ग्रुप आता है जो फैसिलिटी के डिजाइन की तारीफ करता है और कोरियाई ताकत पर कमेंट करता है। इसके साथ हर कोई सुरक्षित आश्रय के लिए आभारी है और सैनिकों के आगमन को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखता है। सभी सर्वाइवर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शेल्टर के गेट पर सिक्योरिटी और कड़ी कर दी जाती है। कंपाउंड के दूसरे हिस्से में एक बहुत सुंदर लड़की एक युवक से उसका नाम पूछती है। वो अपना परिचय जंगुक डोंग के रूप में देता है और वो युवा महिला कहती है कि वो उसे जाना पहचाना लगता है। इसके तुरंत बाद एक और लड़का उससे फ्लर्ट करने के लिए पास आता है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो बिजी है। इस अटेंशन से चिढ़कर वो सोचती है कि आखिर वो आवारा मिनजुन कहां भाग गया। अचानक लड़की का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाता है जब वो कुछ ऐसा देखती है जो उसका ध्यान खींचता है। वो प्रोटैगनिस्ट मिनजुन को थोड़ी दूर एक और लड़की से बात करते हुए देखती है। दूसरी लड़की उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दे रही है और जो उसे ढूंढ रही थी वो हैरान है और सोचती है कि क्या वो सच में मिनजुन है। मिनजुन को ढूंढने वाली लड़की पास आती है और पूछती है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, जिससे दूसरी लड़की कंफ्यूज हो जाती। काले बालों वाली लड़की पास आती है और कहती है कि वो उसे हर जगह ढूंढ रही थी। इस बीच दो लड़के दूर से देखते हैं और उनमें से एक तारीफ करता है। उसका दोस्त फिर निष्कर्ष निकालता है कि हान गेना और प्रोटैगनिस्ट डेटिंग कर रहे हैं, जिससे उसे एक पूर्ण लूजर की तरह महसूस होता है। हल्की सी मुस्कान के साथ उसका दोस्त उससे कहता है कि वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। पट्टियों वाला लड़का हैरान है और उसका साथी फिर से पक्का करता है कि वे दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं है। वो अपना परिचय बासून हो के रूप में देता है और शेखी बघारता है कि उसकी अंतर्ज्ञान कभी गलत नहीं होती, क्योंकि वो एक रोमांस एक्सपर्ट है। पूरे यकीन के साथ वो दावा करता है कि हान येना के मन में प्रोटैगनिस्ट मिनजुन के लिए फीलिंग्स हैं। उसे इसका सटीक कारण नहीं पता और वो इसे एक रहस्य कहता है कि उस युवा महिला को प्रोटैगनिस्ट ऐसे पसंद आने लगा। वो लड़का समझाता है कि वो एक अमीर परिवार से आती है, इसीलिए वो उन चीजों को लेकर इतनी पॉजेसिव है जो उसे चाहिए। वे फिर सोचते हैं कि ये कैसे संभव है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट उन्हीं की तरह एक आम लड़का हुआ करता था। अचानक वो लड़की उनके पीछे प्रकट होती है, उन्हें आम लड़का कहती है और उन्हें डरा देती है। दोनों उछल पड़ते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन वो बस पूछती है कि क्या वे प्रोटैगनिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। एक गंभीर लुक के साथ वो युवा महिला कहती है कि वे उसके दोस्त हैं। वो मिनजुन के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। लड़के इस सवाल से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जवाब देते हैं कि वे ज्यादातर वीडियो गेम्स में एनिमे के बारे में बात करते हैं। डॉल्स शब्द लड़की का ध्यान खींचता है और ऐसा लगता है कि उसे कोई आइडिया आया है। वो युवा महिला उस पल को याद करती है जब वो अपने कमरे में प्रोटैगनिस्ट के साथ बात कर रही थी। उस समय वो उसे एक सुंदर सुनहरे बालों वाली आइडल की फोटो दिखा रही थी। उसने फिर मुस्कुराते हुए पूछा था कि क्या वो महिला उसका आइडियल टाइप है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी और कंफ्यूजन के लुक के साथ बस उसे घूरा था। प्रोटैगनिस्ट फिर खुलासा करता है कि वो आइडल एक ऐसी लड़की है जिसे वो तब से जानता है जब वो छोटा था, जिसका नाम यू जियान है। हान येना अभी उससे जो खुलासा सुना है उससे पूरी तरह से हैरान रह जाती है। अविश्वास में वो मिनजुन के दोस्त की ओर मुड़ती है और पूछती है कि क्या वे दोनों सच में एक दूसरे को जानते हैं। लड़की को कहानी पर शक होता है और वो कहती है कि अगर ये सच है कि वो उस आइडल को जानता है तो वो खुद को चोट पहुंचाने वाली है। शर्म से लाल होते हुए प्रोटैगनिस्ट का दोस्त हकलाते हुए पूछता है कि क्या उसे मिनजुन पर क्रश है। फिर सीन अचानक कट जाता है और एक आवाज किसी बेचारे लड़के को खुद को तैयार करने की चेतावनी देती है। कहीं और एक गंदा किचन ये दिखाता है कि वहां कुछ बहुत ही अस्त-व्यस्त लोग रहते हैं। एक आदमी कुछ खाली बोतलों को घूरता है और सोचता है कि उसे किसी तरह कुछ बेवकूफों से बदला लेना होगा। वो अपने साथी को सुझाव देता है कि या तो वे किसी ऑपरेशन में घुसपैठ करें या कुछ इन्फेक्टेड को शेल्टर की ओर लालच देकर लाएं, लेकिन उसका साथी जी हू चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ चुपचाप बैठा रहता है।
टैटू वाला आदमी खड़ा होता है और जीहू को उस जगह को भूल जाने के लिए कहता है, जिससे दूसरा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। वो समझाता है कि उन लोगों ने उनके ग्रुप के 5 सदस्यों को पहले ही खत्म कर दिया है। अब जब वे सिर्फ 3 बचे हैं तो उनकी संख्या कम हो गई है और जीहू चिंता करने लगता है। काले बालों वाला लड़का बस इसे भूल जाने के लिए कहता है और सुझाव देता है कि वे रहने के लिए कोई और जगह ढूंढे। इससे टैटू वाले आदमी का एक्सप्रेशन कठोर हो जाता है और वो एक खौफनाक मुस्कान के साथ अपने साथी को घूरता है। वो पूछता है कि क्या जीहू फिर से उस लड़की के बारे में सोच रहा है। वो अपने साथी को ईमानदार होने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या सच में उसके मन में उस युवा महिला के लिए फीलिंग्स थीं। वो लड़का जोर देता रहता है, ये कहते हुए कि उम्र का अंतर तो बस एक बहाना था और ये उसके जैसा व्यवहार नहीं है। हाथ में कैंची लिए हुए वो कहता है कि उसकी बहन की बात तो बस एक बहाना थी और उस लड़की की आंखों में एक जंगलीपन था। इस पर जीहू अपना आपा खो बैठता है और उस आदमी की गर्दन पकड़ लेता है और उसे तब तक कसकर दबाता है जब तक कि उसकी सांस नहीं रुक जाती। हाथ में कैंची लिए जीहू दिखाता है कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा है और वो जो भी जरूरी होगा करेगा। वो उस आदमी के साथ वही करने की धमकी देता है जो उन्होंने उसकी बहन के साथ किया था और उसे अपनी बात दोहराने की चुनौती देता है। घबराते हुए टैटू वाला आदमी दावा करता है कि ये सिर्फ एक मजाक था और अपने साथी से माफी की भीख मांगता है। वो जीहू को याद दिलाता है कि उसने एक बार उसकी जान बचाई थी और कसम खाता है कि वो उसकी बहन का नाम फिर कभी नहीं लेगा। काले बालों वाला लड़का उसे जाने देता है और वो आदमी एक तरफ गिर जाता है। उस भयानक घटना से अभी भी सदमे में है। तभी एक तीसरा आदमी जीहू को पुकारते हुए कमरे में प्रवेश करता है और दूसरे आदमी को तायसिक बुलाता है। टैटू वाला आदमी ये देखने के लिए मुड़ता है कि क्या हो रहा है। डर से अभी भी उबरते हुए नया आने वाला एक्साइटमेंट के साथ घोषणा करता है कि उसने बाहर कुछ बिल्कुल अविश्वसनीय खोजा है। सीन फिर इमारत के बाहरी हिस्से पर कट होता है जो इशारा करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वे तीनों सीढ़ियों से देखते हैं कि नीचे सड़क पर एक अजीब जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है। एक कंफ्यूज लुक के साथ टैटू वाला आदमी नीचे झांकता है और पूछता है कि आखिर दुनिया में वो शोर किस बात का है। नीचे वे घावों से ढके और खाली आंखों वाले एक विशाल भयानक क्रीचर को देखते हैं। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वो सिर्फ एक नहीं है बल्कि इन्फेक्टेड का पूरा होड़ सड़क पर आगे बढ़ रहा है। तायसिक एक मुस्कान के साथ अपने साथी की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसका आइडिया आखिरकार इतना भी बुरा नहीं था। वो समझाता है कि अगर वे होड़ को शेल्टर की तरफ लालच देकर लाएं तो गोलीबारी इन्फेक्टेड को फेंस की ओर धकेल देगी। उनमें से इतने सारे होने के कारण फेंस गिर जाएगी और गार्ड्स का ध्यान भटक जाएगा जिससे उन्हें अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। टैटू वाला आदमी एक्साइटेड हो जाता है महसूस करते हुए कि वे इस तरह से वहां मौजूद एक एक सर्वाइवर को खत्म कर सकते हैं। एक दुष्ट मुस्कान के साथ वो शेल्टर के अंदर हर किसी को सफाया करने के प्लान का जश्न मनाता है। वो लड़का कहता है कि एक नरसंहार उसकी बकेट लिस्ट में था और ये उस दुनिया से उसका बदला है जिसने उसे कैद किया था। वो फिर पूछता है कि क्या जीहू समझता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन दूसरा आदमी बस अपनी पीठ घुमाता है और चला जाता है। जीहू समझ जाता है कि प्लान बदल गया है। अब लक्ष्य इन्फेक्टेड का इस्तेमाल करके शेल्टर में अफरा तफरी मचाना है। टैटू वाला आदमी कंफर्म करता है कि ये वहां मौजूद हर एक इंसान के खिलाफ पूरी तरह से बदले का मिशन है। जीहू स्थिति को स्वीकार करता हुआ लगता है लेकिन उसे अभी भी अपने साथी को कुछ महत्वपूर्ण बताना है। एक दृढ़ लुक के साथ वो कहता है कि उसे हान येना को ढूंढना है चाहे जो भी हो। वो फिर कहता है कि उसे किसी और की परवाह नहीं है, बाकी सभी को खत्म किया जा सकता है। टैटू वाले आदमी को तब लड़की की याद आती है और वो पूछता है कि क्या वो हान येना के बारे में बात कर रहा है। एक चालाक मुस्कान के साथ वो कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि जीहू के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो प्लान में उसके साथ है। अब उन्हें बस ये पता लगाना है कि होड़ को कैसे लालच दिया जाए, जो कोई आसान काम नहीं होगा। उनका दूसरा साथी चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक सर्वाइवर को ढूंढने का सुझाव देता है और तायसिक इस आइडिया पर विचार करता हुआ लगता है। इस बीच शेल्टर के अंदर साफ और व्यवस्थित हॉलवे में जिंदगी हमेशा की तरह चलती रहती है। एक किचन में कुछ लड़कियां बातें कर रही हैं और एक पूछती है कि क्या हेयांग सच में हान नदी पार कर पाई थी। दूसरी कंफर्म करती है कि वो उसकी आखिरी ज्ञात लोकेशन थी और वो शायद गंगनम रिफ्यूज में है। हान येना जिक्र करती है कि उन्हें कोरिया से बाहर निकलना है लेकिन एयरपोर्ट बंद होने के कारण ये असंभव है। अचानक प्रोटैगनिस्ट मिन जुन प्रकट होता है और हान येना से कहता है कि साजंट को उनकी जल्दी जरूरत है। अन्य दो लड़कियां इस बातचीत को ध्यान से देखती हैं जब प्रोटैगनिस्ट हान येना से बात करता है। उनमें से एक लड़की टिप्पणी करती है कि हान येना स्कूल में बहुत मीठा बर्ताव करती थी और उसे इस तरह देखना मजेदार है। तभी बैसाखी के सहारे एक आदमी कमरे में प्रवेश करता है और जिज्ञासा से लड़की की बातचीत को देखता है। पट्टियों वाले आदमी को हान येना और प्रोटैगनिस्ट मिनजुन के बीच ये अचानक हुई दोस्ती मजेदार लगती है। उसे लगता है कि वो बस स्थिति का फायदा उठा रही है और जैसे ही सब नॉर्मल होगा वो उसे छोड़ देगी। वो उन सब चीजों के बारे में सोचकर मुस्कुराती है जिनसे वे गुजरे हैं और कहती है कि उनका बंधन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा है। टेबल पर बैठी दोनों लड़कियां अपनी दोस्त के कॉमेंट से कंफ्यूज हो जाती हैं, जिसका कोई प्राइवेट मतलब लगता है। पट्टियों वाला लड़का मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, लेकिन वो बस हंसती है और पूछती है कि क्या वो उनके स्कूल में नहीं गया था। एक मुस्कान के साथ उस युवा महिला को मजेदार लगता है कि बैसाखी वाला आदमी दखल दे रहा है, इसलिए वो वहां से जाने का फैसला करता है। खरोंच वाले चेहरे वाला युवक सोच में डूबा हुआ दिखता है जब वो उस बातचीत को प्रोसेस करता है।
शेल्टर में कहीं और एक मैकेनिक की वर्कशॉप में कुछ महत्वपूर्ण खबर शेयर की जा रही है। एक अमेरिकी सैनिक उन्हें बताता है कि उन्होंने मिलिट्री की रिकॉन टीम से संपर्क कर लिया है। हालांकि वो समझाता है कि रेस्क्यू तभी कंफर्म होगा जब अमेरिका से आदेश आएंगे और सबको बचाना मुश्किल होगा। ये संभावना है कि केवल कुछ ही लोगों को निकाला जाएगा या ये क्षेत्र एक अमेरिकी मिलिट्री बेस बन जाएगा। शेल्टर लीडर ध्यान से सुनता है और सैनिक कहता है कि वो मदद के लिए जो कुछ भी कर सकता है करेगा। ये ना अब एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ बातचीत सुनती है, मानो वो कोई बड़ा फैसला ले रही हो। लड़की फिर लीडर के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ अमेरिका जा सकती है। वो फिर सबके सामने खुलासा करती है कि उसका दोस्त मिनजुन वायरस के प्रति इम्यून है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। सैनिक हैरान रह जाता है जब लड़की समझाती है कि उसकी माँ अमेरिका में एक रिसर्चर है और वो मदद कर सकती है। एक विनती भरे लुक के साथ वो युवा महिला उनसे उसे और प्रोटैगनिस्ट को अमेरिका ले जाने की भीख मांगती है। शेल्टर लीडर की दिलचस्पी बढ़ती है और वो लड़की से इस इम्यूनिटी वाली कहानी को और विस्तार से समझाने के लिए कहता है। वो हान येना का नाम पुकारता है, ये कंफर्म करना चाहता है कि क्या उसने सच में अभी मिनजुन की इम्यूनिटी का जिक्र किया था। सीन शेल्टर के मेडिकल ऑफिस में बदल जाता है, जो फिलहाल अंधेरा और शांत है। दीवार पे लगी घड़ी टिक टिक करती है। ये दिखाती है कि जैसे जैसे स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है, समय बीत रहा है। अपनी डेस्क पर बैठी डॉक्टर अभी भी किसी खबर का इंतजार करते हुए अपने फोन को घूर रही है। उसका मानना है कि उद्धारकर्ता ने जरूर इस इमरजेंसी को समझ लिया होगा और जल्द ही संपर्क करेगा। पसीने से भीगे माथे के साथ वो सोचती है कि अगर ये जल्द ही नहीं सुलझा तो रीइंफोर्समेंट्स रास्ते में होंगे। हेल्थ प्रोफेशनल को तब एहसास होता है कि वो अब प्रोटैगनिस्ट के मामले को अकेले नहीं संभाल सकती। अचानक उसके ऑफिस के दरवाजे पर एक दस्तक उसे चौंका देती है, क्योंकि कोई अंदर आने के लिए पूछता है। घबराकर वो अपने मॉनिटर के पीछे छिप जाती है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत दे देती है। उसकी डेस्क पर हम एक माइक्रोस्कोप और अन्य आवश्यक मेडिकल रिसर्च इक्विपमेंट देख सकते हैं। वो शेल्टर लीडर था और डॉक्टर उससे इतनी रात गए अचानक आने का कारण पूछती है। टोपी पहना वो आदमी बस चुपचाप उसे घूरता है। उसका एक्सप्रेशन गंभीर है और उसे पढ़ना असंभव है। वो फिर डॉक्टर के सामने खुलासा करता है कि उसने अमेरिकी सैनिक को मिनजुन की इम्यूनिटी के बारे में बता दिया है। हैरान होकर महिला सुनती है जब वो समझाता है कि उसने सार्जेंट डेविड से इस मामले को व्यक्तिगत रूप से संभालने के लिए कहा है। हेल्थ प्रोफेशनल पूरी तरह से अवाक रह जाती है और डर के मारे ठंडे पसीने में तर हो जाती है। गुस्से में आकर वो शेल्टर लीडर पर चिल्लाती है और उसे याद दिलाती है कि उसने उसे चेतावनी दी थी कि वो कुछ न कहे। हताश होकर डॉक्टर पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी परेशान लगता है और उस मुसीबत के बारे में बड़बड़ाता है जिसमें वे फंसे हैं। डॉक्टर अभी भी हाँफ रही है और घबराई हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि शेल्टर लीडर के फैसले पर कैसे रिएक्ट करे। तनावपूर्ण चुप्पी के कुछ पलों के बाद वो उसे शांत करने की कोशिश करने के लिए एक परिचित प्यार भरे उपनाम से पुकारता है। वो आदमी फिर जिक्र करता है कि उसने नोटिस किया है कि वो हाल ही में बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। एक दृढ़ लुक के साथ वो कहता है कि ये उसका फैसला था जो सभी सर्वाइवर्स की भलाई के लिए लिया गया था। जब वो जा रहा होता है तो डॉक्टर मन ही मन सोचती है कि ये उनके लिए और पूरी मानवता के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। गाल पर लुढ़कते हुए एक आंसू के साथ वो सोचती है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसका सारा दोष उसी पर होगा। हेल्थ प्रोफेशनल ये सोचकर ही डरी हुई है कि अगर उनका प्लान फेल हो गया तो इसके कितने भयानक परिणाम होंगे। इसके साथ शेल्टर लीडर कमरे से बाहर निकल जाता है और हेल्थ प्रोफेशनल को उसके ख्यालों के साथ अकेला छोड़ देता है। अपने ऑफिस के फर्श पर घुटनों के बल बैठकर वो सोचती है कि मौजूदा स्थिति बस बर्दाश्त से बाहर है। फिर हताशा के लुक के साथ महिला एक हैंडगन उठाती है और ये तय करती है कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मिनजुन को खत्म करना है। ऐसा करने के लिए डॉक्टर प्रोटैगनिस्ट के कमरे का नंबर खोजने के लिए एक रेजिडेंट लिस्ट चेक करती है। अपना लक्ष्य तय करने के बाद वो उसे खोजने के लिए शेल्टर के कॉरिडोर से गुजरती है। चलते हुए डॉक्टर अपने महान उद्धारकर्ता और उस मिशन के बारे में कुछ बड़बड़ाती है। वो फिर हैंडगन को अपने लैब कोट के अंदर छिपा लेती है और अपने इस डार्क प्लान को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हॉलवे में भागते हुए वो भ्रष्ट और सड़े हुए कोरिया गणराज्य के शाश्वत पतन के बारे में सोचती है। हेल्थ प्रोफेशनल आखिरकार अपनी मंजिल कमरा नंबर 5 के दरवाजे पर पहुंच जाती है। उस युवक के कमरे के सामने खड़ी होकर महिला एक गहरी सांस लेती है और आगे जो होने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करती है। वो फिर दरवाजा खटखटाती है, मिनजुन से माफी मांगती है और अपने शरीर और आत्मा को इस उद्देश्य के लिए समर्पित करती है। अपना परिचय सीओ रिन के रूप में देते हुए डॉक्टर पूछती है कि क्या वो एक पल के लिए दरवाजा खोल सकता है। डॉक्टर दावा करती है कि उसे उसके खून में कुछ मिला है और उसे तुरंत एक और चीज चेक करने की जरूरत है। उसकी कहानी पर विश्वास करते हुए प्रोटैगनिस्ट उसे अंदर आने देने के लिए अपना दरवाजा खोल देता है। युवक फिर पूछता है कि वो बस कॉल करने के बजाय खुद क्यों आई। बिना जवाब दिए महिला तेजी से अपने लैब कोट में छिपी हैंडगन निकालती है। एक ही झटके में वो प्रोटैगनिस्ट के सिर पर सीधा निशाना साधती है और वो सुन रह जाता है। पूरी तरह से हैरान वो युवक केवल डॉक्टर का नाम हकलाते हुए ले पाता है। इस स्थिति को प्रोसेस करने में असमर्थ, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान के साथ वो कहती है कि उद्धारकर्ता की खातिर मिनजुन की बलि
चढ़ानी होगी। कोई चिल्लाता है, हिलना मत, लेकिन उस महिला का एक्सप्रेशन पूरी तरह से पागलों जैसा ही रहता है। अचानक शेल्टर लीडर डॉक्टर के पीछे प्रकट होता है और अपनी हैंडगन सीधे उस पर तान लेता है। एक खौफनाक मुस्कान के साथ महिला हैरानी से मुड़ती है और उसे ओप्पा कहकर बुलाती है। स्थिति से कंफ्यूज होकर वो फिर उससे कहता है कि उसे हमेशा से महसूस होता था कि कुछ गड़बड़ है, कि वो उस इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी जिसे वो जानता था। डॉक्टर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और दावा करती है कि प्रोटैगनिस्ट एक खास तरह का इन्फेक्टेड है। उसकी पागलों जैसी बातों के अनुसार उसने अंदर आने और सभी सर्वाइवर्स को इन्फेक्ट करने के लिए नॉर्मल होने का नाटक किया था। वो उसे एक टिकिंग टाइम बम कहती है और जोर देकर कहती है कि वो वहां मौजूद हर किसी की भलाई के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन वो आदमी अपनी बंदूक उसी पर ताने रखता है और उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता। एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ वो दृढ़ता से कहता है कि वो सीओ रिन नहीं है जिसे वो कभी जानता था और प्यार करता था। उसके लिए ऐसा है जैसे किसी काली शक्ति ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो और उसे किसी और में बदल दिया हो। एक दुष्ट मुस्कान के साथ हेल्थ प्रोफेशनल पूछती है कि क्या वो सच में ऐसी कहानी पर विश्वास करता है। महिला कहती है कि उसे उससे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके पास पहले से ही एक बैकअप प्लान है। वो फिर प्रोटैगनिस्ट को खत्म करने की धमकी देती है, भले ही वो उसे रोक ले, और ये गारंटी देती है कि वे दोनों एक साथ मारे जाएंगे। वो आदमी हताश हो जाता है और पूछता है कि उसे कौन धमकी दे रहा है, क्योंकि आउटब्रेक से पहले वो कभी ऐसी नहीं थी। लेकिन डॉक्टर बस एक जंगली मुस्कान और पूरी तरह से खाली भावनाहीन आंखों से उसे घूरती है। पूरी तरह से व्यथित होकर वो चिल्लाता है और पूछता है कि वो ऐसा मॉन्स्टर कब बन गई। अचानक महिला की आंख से एक आंसू निकल आता है जो अनकंट्रोलेबल तरीके से फड़कने लगती है। वो पुनर्विचार करता है और कहता है कि भले ही वो लड़के को नुकसान पहुंचाए, वो खुद उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वो फिर उस व्यक्ति को ढूंढने की कसम खाता है जिसने उसके साथ ऐसा किया है, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। इस बीच हेल्थ प्रोफेशनल के दर्द भरे चेहरे पर एक और अकेला आंसू लुढ़क आता है। अत्यधिक पीड़ा और हताशा के एक पल में महिला एक भयानक चीख निकालती है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से सन्न रह जाता है जब डॉक्टर बिना रुके चीखती रहती है। वो फिर शेल्टर लीडर की ओर मुड़ती है और अपने गर्वित उद्धारकर्ता के बारे में चिल्लाती है, जिससे वो हैरान रह जाता है। इस पर महिला खुद पर हैंडगन तान लेती है और भ्रष्ट कोरिया गणराज्य के पतन के बारे में चिल्लाती है। डॉक्टर अपने शरीर और आत्मा को इस उद्देश्य के लिए समर्पित करती है, जबकि आदमी पूरी तरह से खोए हुए तरीके से उसका नाम पुकारता है। एक हताश चीख के साथ वो घोषणा करती है कि उसने अपने प्लान को पूरा करने का मन पहले ही बना लिया है। फिर हताशा के कृत्य में हेल्थ प्रोफेशनल बंदूक की नली को जबरदस्ती अपने ही मुंह में डाल लेती है। लीडर घबराहट में उसका नाम चिल्लाता है और महिला से बस एक पल रुकने की भीख मांगता है, लेकिन डॉक्टर किसी भी सेकंड ट्रिगर दबाने के लिए तैयार होकर बंदूक को स्थिर रखती है। अचानक हॉल में एक ही गोली की आवाज गूंज उठती है और छत लाल रंग से सन जाती है। कॉरिडोर में अकेला वो आदमी अपनी बंदूक पकड़े हुए सुन्न खड़ा है और उस सीन से पूरी तरह तबाह हो गया है। सदमे की स्थिति में वो केवल उस महिला का नाम फुसफुसा पाता है जिसने अभी अभी अपनी जान ले ली थी। फर्श पर बैठा प्रोटैगनिस्ट मिनजुन भी डर से लकवाग्रस्त है और विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उसने अभी क्या देखा। डॉक्टर का बेजान शरीर अब जमीन पर पड़ा है और उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव है। कुछ समय बाद हर कोई मेडिकल ऑफिस में इकट्ठा होता है, जबकि लीडर बताता है कि क्या हुआ। एक चिंतित चेहरे के साथ वो पूछता है कि क्या हर कोई ठीक है। अभी भी डॉक्टर की मौत के सदमे से उभरते हुए वो ये समझाना शुरू करता है कि पिछले साल तक हेल्थ प्रोफेशनल को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। उसका परिवार एक फाइनेंशियल स्कैम से टूट गया था और एक कार एक्सीडेंट में उसके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद उसकी मां भी गुजर गई और उस महिला ने हान नदी के पुल से कूदने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे बचा लिया। आदमी का मानना है कि वो इस सबसे इतनी हावी हो गई थी कि वो आखिरकार अपने मानसिक टूटने के बिंदु पर पहुंच गई। वो सोचता है कि सब कुछ कब गलत हो गया, क्योंकि वो हमेशा अपनी रिसर्च से मानवता को बचाना चाहती थी। लीडर खुलासा करता है कि डॉक्टर किसी को साल्वाडोर जिन कहकर बुलाती थी, जिससे प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है। वो युवक फिर इस उद्धारकर्ता की पहचान के बारे में सोचता है और क्या ये किसी तरह का पंथ हो सकता है। इस पर हानियना विचारशील हो जाती है, मानो उसे अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण याद आया हो। वो याद करती है कि ज़ॉम्बी गेम के डेवलपर का नाम वास्तव में डैनियल जिन था। लड़की फिर सोचती है कि क्या वे दोनों किसी रहस्यमयी तरीके से जुड़े हो सकते हैं। लड़कों में से एक डॉक्टर का फोन उठाता है, लेकिन कहता है कि ये लॉक्ड है और वो इसे खोल नहीं सकता। प्रोटैगनिस्ट गेम, नाम और क्रिएटर की राष्ट्रीयता के बीच की कड़ियों को जोड़ने लगता है। अचानक उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है जब उसे याद आता है कि उस आदमी का जन्म वहीं कोरिया में हुआ था। एक हैरान एक्सप्रेशन के साथ वो युवक उसके डिप्लोमा को देखता है और सोचता है कि आखिर दुनिया में ये सब क्या हुआ। सीन फिर हेल्थ प्रोफेशनल के दुखद अंत के कुछ दिनों बाद जंप करता है। हम देखते हैं कि हान येना शेल्टर के दरवाजे के सामने हॉलवे में खड़ी है, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। एक चिंतित एक्सप्रेशन के साथ लड़की सोचती है कि प्रोटैगनिस्ट बाहर क्यों नहीं आ रहा है। वो उसका नाम पुकारती है और पूछती है कि क्या वो अंदर है और उसे बाहर आने के लिए कहती है ताकि वे जा सकें। कमरे के अंदर से वो युवक जवाब देता है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि उसे अचानक बहुत बीमार महसूस होने लगा है। लड़की पूरी तरह से हैरान है और उसके जवाब से बहुत चिंतित है। कमरे के अंदर हम देखते हैं कि शेल्टर लीडर भी वहीं है और बिस्तर पर उस युवक की निगरानी कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे सर्दी जुकाम जैसे लक्षण हैं और सोचता है कि क्या उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, लेकिन युवक को लगता है कि कुछ अलग है,
कि ये सिर्फ कोई आम सर्दी नहीं है। शेल्टर लीडर फिर उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है और वो कैसा महसूस कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये समझाना मुश्किल है, लेकिन वो एहसास किसी तरह बहुत अलग है। एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ शेल्टर लीडर प्रोटैगनिस्ट की मौजूदा स्थिति पर विचार करता है। वो फिर उस युवक को कमरे से बाहर ना निकलने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। बिस्तर पर लेटे हुए युवक को लगता है जैसे उसके शरीर में आग लगी हो और वो सोचता है कि वो जरूर पागल हो रहा है। वो पसीने में तरबतर होकर उठ बैठता है और उसे एहसास होता है कि उसके शरीर के साथ निश्चित रूप से कुछ गलत है। वो युवक अपनी बाह को नीचे देखता है और अपनी त्वचा पर अजीब लाल निशान फैलते हुए देखता है। अचानक एक जोरदार विस्फोट इमारत को हिला देता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से सन्न रह जाता है। वो सोचता है कि वो शोर क्या था और शेल्टर के बाहर आखिर क्या हो रहा है। एक ग्रेनेड विस्फोट और एक संदिग्ध घुसपैठिए की चेतावनी देने वाला इमरजेंसी अलर्ट बजता है। घोषणा सभी सर्वाइवर्स को अपनी सुरक्षा के लिए अपने अपने कमरों में खाली करने का निर्देश भी देती है। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।